जे एडवांस 2019 पेपर 1 पेपर 2 का मैथमेटिक्स का एनालिसिस मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये पेपर कंडक्ट किया था आईआईटी रुड़की वालों ने। एक बढ़िया पेपर मैथमेटिक्स का था जिसमें एक स्टूडेंट की ओवरऑल एक जो एनालिसिस जिसको कहते हैं कि जिसमें अच्छे से ढंग से पढ़ा होगा वही इन सवालों को बना पाएगा। मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस बहुत एवरेज लेवल के थे जो अगर सिंसियरली अगर उसने क्लासेस में पढ़ा है तो ज़रूर उनका आंसर निकाल पाएगा। कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पूछा है लेकिन ऑप्शंस ऐसे बने हुए थे कि बच्चा स्मार्टली अगर सॉल्व करे तो आंसर तक भी पहुंच जाएगा। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा है जिसमें चैप्टर का पता नहीं चलता, लगता है वो पीएनसी का और वो क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। मजे की बात यह है कि उसको पूरे इंडिया में सिर्फ 78 स्टूडेंट से वो सॉल्व हुआ था, ओनली 78। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे भी सवाल इस पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीपल अप्रोचेस के साथ मैंने इसके सॉल्यूशंस आपके लिए बनाए हैं। तो अगर आप ढंग से मैथमेटिक्स का ओवरऑल रिवीजन करना चाहते हैं और इन पेपर को अटेम्प्ट अगर आप करते हुए चल रहे हैं तो डेफिनेटली दीज विल इम्प्रूव योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन का ध्यान आपको इनके अंदर ज़रूर रखना होगा कि कई जगह थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इक्वेशंस बन जाती हैं, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। बस मॉडरेट लेवल का पेपर है, जैसा जेईई एडवांस का पेपर आता है। थोड़ा सा स्मार्ट तो रहता ही है क्योंकि जैसे ही हम टाइम की कंडीशन उसके ऊपर लगा देते हैं कि इतने टाइम में सॉल्व होना चाहिए तो फिर उसको सॉल्व करना एक ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, सो कीप लर्निंग और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए एंड आई एम हियर टू टीच यू ऑल थिंग्स। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप वैसे और ढेर सारे वीडियोस आपके लिए बनाता चलो। Let S be the set of all complex numbers Z, satisfying mod of Z minus 2 plus iota greater than root 5 if the complex number Z0 is such that 1 upon Z0 minus 1 is maximum of the set 1 upon mod Z minus 1, Z belongs to capital S, then principal argument of 4 minus Z0 bar upon Z0 minus Z0 bar plus 2 iota is। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 के अंदर पेपर 1 का क्वेश्चन है। पूछा गया है सिंगल करेक्ट के अंदर जहां पर सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा। सही करने पर +3 मार्क्स हैं, गलत करने पर -1 मार्क्स हैं। तो अगर हम देखें सही करने वाले स्टूडेंट जो है वो 15.22% स्टूडेंट ऐसे थे। पूरे देश भर में जब 2019 का पेपर हुआ था 24,555 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +3 मार्क्स इसके अंदर लिए थे। वहीं गलत करने वाले स्टूडेंट भी बहुत सारे थे, 42,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने -1 लिया था। मार्किंग हम स्कीम चेक कर सकते हैं जी, बिल्कुल +3 एंड -1 वाली ही थी। ऐसे भी स्टूडेंट हैं 93,000 स्टूडेंट जिन्होंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि जेईई एडवांस का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है उसके ऊपर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन है, वरना जनरली इसको किसी और चैप्टर के साथ मिक्स करके भी पूछा जाता है। तो जनरली ये जो परसेंटेज है ना 15% अगर जेईई एडवांस का कोई क्वेश्चन सही होता है तो फिर वो एक आसान लेवल या एवरेज लेवल का क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। वरना जेईई एडवांस के अंदर ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो 2% 3% स्टूडेंट सही कर पाते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं कि क्या यहाँ पर हमें बनाना है। सो एस बिलोंग करता है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया जा रहा है। सो गिवन है z, माइनस साइन में कॉमन लेता हूँ, मेरे पास से 2 माइनस आयोटा का मॉड आता है और ये वैल्यू आपके पास से √5 बनती है। ये एक सर्कल का आउटर रीजन है जिसके सर्कल का सेंटर की बात अगर हम करें तो वो 2, -1 है और रेडियस आपके पास से √5 आता है। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। 2, -1 यहाँ पर है और इस पॉइंट की अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकाले तो 4 + 1 आपके पास से √5 ही यहाँ पर भी जनरेट होने वाला है। तो ये सर्कल मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ इसका एक सेंटर है, सो लेट्स टेक द सेंटर एज 2, -1। ठीक है, ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस निकालें, ये पता कैसे चला ओरिजिन से पास होगा क्योंकि 2, -1 के ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो ये आपके पास 4 + 1 √5 ही आती है। सो दिस सर्कल विल पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब ये ग्रेटर देन की बात करें, ऑन द इक्वल टू का मतलब तो पेरिफेरी है यानी सरकमफेरेंस है। ग्रेटर देन की बात की जा रही है यानी ये इसके बाहर है, आउटसाइड है। तो दिस इज द एक्सटीरियर रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल इंक्लूडिंग द सरकमफेरेंस। इसके बाहर वाला रीजन आपके पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या चाहते हैं वो सुनिएगा। Z0 इज सच दैट हम चाहते हैं कि 1 upon
z0 माइनस 1 इस पूरे की वैल्यू मैक्सिमम आए। और z0 किसको बिलोंग करता है वो आप देखिएगा। इफ z0 इज सच दैट दिस इज द मैक्सिमम ऑफ द सेट, किस सेट के लिए कि z को अगर कैपिटल S में बिलोंग करना है, और कैपिटल S क्या है, जो इसको रीजन यानी इसके बाहर का इंक्लूडिंग सर्कमफेरेंस इज कैपिटल S, ये पूरा रीजन जो सर्कल के बाहर का है इंक्लूडिंग द सर्कमफेरेंस इज कैपिटल S, इस कैपिटल S के अंदर एक z ऐसा है जिसके लिए ये डेटा 1/z0 माइनस 1 मैक्सिमम है। अब आप बताइए, रेशियो अगर मैक्सिमम की बात की जा रही है तो ये वही होगा जब इसका डिनोमिनेटर जो कि एक मॉडुलस है ये मिनिमम बने। ठीक है, जब इसका मॉड की वैल्यू, देखो मॉड की बात हो रही है तो यहाँ पर ये रेशियो मैक्सिमम आए, इसका मतलब जो ये डेटा है ये मिनिमम आए। और ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन z0 एंड पॉइंट 1,0, और उसकी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे या फिर मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है z0 और पॉइंट 1,0, और यहाँ पे आप देखिएगा z0 किसको बिलोंग करता है, ये इस सेट के अंदर है, तो z0 बिलोंग्स टू कैपिटल S। तो z0 इस पूरे रीजन में कहीं ना कहीं पर होना चाहिए। अब हमें मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो 1,0 कहाँ पर है, 1,0 यहाँ पर कहीं पर होगा, दिस इज 1,0, एक्स एक्सिस पर होगा 1,0। ठीक है, और z0 इस पूरे रीजन पर है कहीं पर। ठीक है, अंडरस्टूड। z0 यहाँ पर है, और अगर हमें उसकी z0 कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है तो ये डिस्टेंस आएगी, यहाँ भी हो सकता है तो ये डिस्टेंस इससे निकालेंगे, इधर भी हो सकता है तो इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे। हमें मिनिमम निकालनी है। मिनिमम लोकेशन की अगर हम बात करेंगे कि z0 कहाँ पर लिया जाए कि जिसकी 1,0 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो आपको लग रहा है सर यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा S अगर है, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो दिस शुड बी दैट पर्टिकुलर पोजीशन अलोंग द नॉर्मल, और सर्कल का एवरी नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो इसका नॉर्मल बनेगा, एंड दैट इज द पोजीशन z0 जब इसके पास ये डेटा मिनिमम आने वाला है। दिस इज द पोजीशन ऑफ z0, ये वो पोजीशन है z0। ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज अ पॉइंट A। ठीक है, A पॉइंट इज 1,0, तो दिस इज द डिस्टेंस जो कि मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास से आती है। ठीक है, सो z0 तो आपके पास से ये जो AC डिस्टेंस है, पहली बात तो आप ये निकाल सकते हैं, AC डिस्टेंस आपके पास से कितनी बन जाएगी, 2 - 1 आपके पास से डेटा बनेगा होल स्क्वायर, फिर -1 - 0 का होल स्क्वायर आपके पास से आता है। ये डेटा आपके पास से 1 है, ये भी 1 है, ये √2 आता है। क्या हमें डिस्टेंस क्या यूटिलाइजेशन है पूछा क्या है वो देख लेते हैं। वो आने के बाद z0 पता चल गया तो हमें फिर ये डेटा कंप्यूट करना है, और इस वाले डेटा के लिए तो हमें क्या होगा, z0 के डिस्टेंस से बात नहीं बनेगी, हमें z0 के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो, क्योंकि ये AC पर लाई करता है तो मैं A और C दोनों से इक्वेशन लिख सकता हूँ। मेरे पास A जो है वो है 1,0, और जो C पॉइंट है वो है 2,-1। आप यहाँ से इनका स्लोप निकाल दीजिए, तो यहाँ से डेटा आपके पास है -1 इसका स्लोप आता है। तो इक्वेशन ऑफ AC अगर आप बनाएंगे तो बनेगा y - 0 - 1 x - 1, आई एम हैविंग x + y = 1। ये आपके पास से इक्वेशन आ गई। z0 को हम ले लेते हैं कि ये लिखा हुआ है x0 + i/y0, तो ये इसी पर लाई करेगा, ये इसी लाइन पर ही लाई करता है। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया है कि x0 + y0 का वैल्यू सम 1 आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले डेटा की जो हमसे पूछी जा रही है, 4 - z0 बार डिवाइडेड बाय z0 - z0 बार + 2 आयोटा। तो शॉर्टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हो गया है, इस लाइन के अलोंग आएगा, तो यही वो पर्टिकुलर पोजीशन है। ठीक है, अब इसमें दो बातें हैं, या तो हम इसको बिल्कुल अगर मेहनत से करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस लाइन को इस सर्कल की इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लें, x - 2 होल स्क्वायर + y + 1 होल स्क्वायर = √5, दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा। इतना मेहनत ना करने के लिए हम देखना चाहते हैं एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, क्या इससे जल्दी तो नहीं हो रहा है। आइए वो चेक करते हैं। z0 आपके पास से x0 + i/y0 आएगा, z0 बार आपके पास से x0 - i/0 बनेगा।
आपके पास एक्स नॉट है, ये है एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। एक्स नॉट पर कॉन्जुगेट लिया हुआ है, फिर आपके पास है 2 आयोटा है, बनाएगा एक्स नॉट है, वाई आयोटा है, यहाँ से प्लस आता है, कैंसिल हो जाएगा। मुझे दिखता है कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और ये 2 माइनस एक्स नॉट बन रहा है। डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल है, थोड़ा और चेक कर लेते हैं क्या डेटा अपने पास बनेगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास वाई नॉट है, तो हम 2 आयोटा कॉमन अगर लेते हैं तो मेरे पास यहाँ से डेटा बनता है वाई नॉट प्लस 1, वाई नॉट प्लस 1, ये डेटा अपने पास यहाँ से जनरेट होता है। एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा वाई नॉट है, 2 आयोटा कॉमन ले लिया, ये डेटा अपने पास बना। अब देखो एक रिजल्ट और है अपने पास, क्या कि हम एक्स नॉट को चाहें या वाई नॉट को चाहें, जिसको चाहें उसको चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अब मैं इसको चेंज अगर करूँ तो देखिएगा एक्स नॉट का डेटा या तो वाई नॉट में चेंज कर दूँ या वाई नॉट को चेंज कर देता हूँ। आई जस्ट वांट टू री राइट इट। 2 आपके पास है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, इट इज 1 बाई आयोटा। एक्स नॉट का डेटा आप लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस आयोटा, और यहाँ आपके पास से है वाई नॉट प्लस 1। तो आप देखेंगे कि ऊपर भी 1 प्लस आयोटा नॉट है और यहाँ भी आयोटा नॉट प्लस 1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास अल्टीमेटली लिखा हुआ है 1 बाई आयोटा। 1 बाई आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आप आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी तो पूरी जो टर्म लिखी गई है इट इज माइनस आयोटा। और अगर हम देखें तो आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा माइनस आयोटा का, माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट आता है माइनस पाई बाई 2। माइनस आयोटा यहाँ कहीं होता है, इस जगह पर होगा। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास है, ये पूरा एक्सप्रेशन कमिंग एज माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट है माइनस पाई बाई 2। तो क्या बताइए, क्या इतना डिफिकल्ट है? बस ये ज्योमेट्री वाली पार्ट को समझना है कि सर्कल का एक्सटीरियर रीजन है इंक्लूडिंग द सर्कमफेरेंस, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है जिस पूरे सेट एस में बिलोंग करता है और किस पॉइंट से 1,0 से। तो इसको मिलाने वाले नॉर्मल को बना लिया एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसकी बात हो रही है। पर हमें डिस्टेंस नहीं पूछी है, हमसे पूछा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट के लिए मान लिया एक्स नॉट कमा वाई नॉट है, 2 पॉइंट पता थे तो कोऑर्डिनेट से इक्वेशन निकाल दी स्ट्रेट लाइन की, और इसको सिंप्लीफाई करके देखा तो ये इसको यूटिलाइज करते ही कैंसिल हो जाता है। फाइनली डेटा बचता है सिर्फ माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का आर्गुमेंट अपने पास से निकल के आएगा माइनस पाई बाई 2। तो बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है, इसीलिए 25,000 बच्चे इस सवाल को कर लिए थे। आप भी ऐसे मेहनत करते हुए रहिए, पढ़ते रहिए, इस चैप्टर से दोस्ती कीजिए, काफ़ी मार्क्स और सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो अपना वेटेज हम इंक्रीज करेंगे। Let m equal to matrix sin 4 theta 1 minus 1 minus sin square theta 1 plus cos square theta cos power 4 theta equal to alpha times I plus beta times m inverse, where alpha is alpha theta and beta is beta theta are real numbers. If I is 2 cross 2 identity matrix, say alpha star is the minimum value of alpha theta, where theta varies from 0 to 2 pi, and beta star is the minimum value of the set beta theta, where theta varies from 0 to 2 pi, then find the value of alpha star and beta star. JEE Advanced 2020-2019 का एक क्वेश्चन है पेपर 1 का, सिंगल चॉइस के अंदर पूछा गया है, जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर जो हमें दिख रहा है। मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन है जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट है। सो ट्रिगो एंड मैट्रिसेस का एक बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल इसके ऊपर पूछा गया है। इनवर्स मैट्रिक्स भी इन्वॉल्व किया गया है। एक्चुअल में देखते हैं उस टाइम के जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर पेपर को अटेम्प्ट किया था, उनका रियलिटी में क्या सीन रहा था। हर साल जेई वाले पेपर के बाद इस डेटा को रिलीज करते हैं। तो अगर हम देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो एससीक्यू के अंदर पूछा है, उसमें 8% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया था, देश भर में सिर्फ 8%, और 22% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर गलत किया था। 70% के आसपास क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसको स्किप कर दिया था क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी। आप देख सकते हैं 12,900 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स लिए। गलत करने वाले -1 हैं, जो 35,670 हैं। 1,12,000 स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ दिया, रिस्क नहीं लिया। पर मैं चाहूँगा कि एडवांस में अगर एससीक्यू आया है और अगर आपने सिलेबस कवर कर रखा है, उनको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा क्योंकि ईजी रहता है अप्रोच करना। बाकी जो सेक्शंस होते हैं वहाँ पर एमसीक्यू रहता है, एनआर रहता है, एससीक्यू के रिलेटिवली थोड़ा सा डुएबल होता है, लेकिन ये बात एग्जामिनर भी जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वो यहाँ पर
आपको देंगे। प्रैक्टिस इज द किंग, प्रैक्टिस की हुई है तो आप सवाल बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की और सॉल्व करने बढ़ते हैं। m दिया है साइंस पावर 4 थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस पावर 4 थीटा है। रिजल्ट ये है, दिस इज व्हाट बीन गिवन टू अस। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, यहाँ से हमने इसको अगर m रखा, ये अल्फा है, ये i है, ये बीटा है, हम m इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ये बीटा हमने लिखा है, ये एडजॉइंट ऑफ m डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m आपके पास से बनेगा। ठीक है, अब एडजॉइंट या कैसे निकाला जाता है एडजॉइंट टर्म, अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालना हो तो क्या होता है, इन टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं और दोनों को आगे माइनस लगा देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जो अगर लिखी गई है ABCD, तो इसका एडजॉइंट 2/2 के अंदर आपके पास बन जाता है। वी जस्ट नीड टू D और A को चेंज कर देते हैं और यहाँ पर इनके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। इसका डेटा लिखिएगा, ये बनेगा आपके पास है साइन पावर 4 थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस पावर 4 थीटा। अल्फा टाइम्स आई है, आई आपको जानते हैं 0 1 1 0 बन जाएगा। ये बीटा है और यहाँ है इसका डिटर्मिनेंट और आपको एडजॉइंट निकालना इन्हीं दोनों का, जो डेटा आपके पास लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। दिस इज बीटा बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो जैसे अभी सिखाया, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। कॉस पावर 4 थीटा आपके पास है, यहाँ साइन पावर 4 थीटा बनेगा और इनके आगे माइनस साइन लगा देंगे और यहाँ वाला बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड हमें कंपेयर करना है तो आप कंपैरिजन के लिए आगे बढ़ जाइए। ये बनता है अल्फा प्लस बीटा बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m कॉस पावर 4 थीटा। यहाँ 0 रहेगा, यहाँ आप डेटा देखिएगा, इट इज बीटा बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ आपके पास से माइनस रहेगा बीटा बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड इट इज बीटा बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m। आपके पास से अल्फा इसके अंदर ऐड होगा प्लस अल्फा साइन पावर 4 थीटा। मैट्रिसेस अगर इक्वल दे रखी है तो उनके रेस्पेक्टिव पोजीशंस के एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाला इसके इक्वल होगा, सेकंड वाला उसके इक्वल हो जाएगा, थर्ड वाला इसके इक्वल हो जाएगा। बस अब इसमें से वो डेटा पिक करिए जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। इसको यहाँ कंपेयर करेंगे तो बात बनेगी नहीं, कुछ खास फायदा नहीं है, लेकिन सेकंड वाले को अगर कंपेयर करते हैं तो बात बन सकती है। तो हम यहाँ पर अपने पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को कंपैरिजन शुरू करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज बीटा बाई m और मेरे पास यहाँ से आता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से भी आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये कभी 0 होगा नहीं तो कैंसिलेशन हो जाएगा। हमारे पास से बीटा बाई m की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ m -1 आती है। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, नंबर 1 कंडीशन। ठीक है, यहाँ से भी देखिए सेम रिजल्ट आएगा अपने पास। और यहाँ पर अगर हम चलें तो हम चलते हैं लास्ट वाले की तरफ। कॉस पावर 4 थीटा है, यहाँ पर साइन पावर 4 थीटा है। चलिए फर्स्ट वाले को भी कंपेयर कर लेते हैं। A11 हमारे पास जो डेटा लिखा है, साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m कॉस पावर 4 थीटा। हमने देखा है बीटा बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू -1 आती है। ये साइन पावर 4 थीटा, ये अल्फा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। तो डेटा बन रहा है हमारे पास साइन पावर 4 थीटा एंड कॉस पावर 4 थीटा। दिस इज द अल्फा। यही बोला गया है कि अल्फा क्या है, थीटा का एक्सप्रेशन है। बीटा क्या है, बीटा भी एक थीटा का एक्सप्रेशन है। अब 0 से 2 पाई के बीच में आपको इनकी दोनों की मिनिमम वैल्यूज के बारे में बात करनी है। तो यहां तक हुआ जैसे कोई मूवी चल रही है, तो फर्स्ट हीरो का काम हो गया, मैट्रिसेस का काम खत्म हुआ। अब आगे है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इस वाले एक्सप्रेशन को हमने देखा, तो साइन पावर 4 कॉस पावर 4 है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ हमें थोड़ा इसको सोचना होगा कि अल्फा a पावर 4 तो होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर हम बना के देखें तो साइन पावर 4 कॉस पावर 4 -2ab वाली जो टर्म है वो हमें यहाँ से इसके लिए हटानी होगी।
ये अल्फा आता है, ये डेटा आपके पास से 1 बन गया। यहाँ मैं 1/2 लिख लेता हूँ तो आपके पास बनता है डेटा 2 sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर। तो मेरे पास अल्फा बनता है 1 minus 2 sin थीटा cos थीटा is sin 2 थीटा। So we are having this as sin square 2 theta by 2. This is alpha. अब मिनिमम वैल्यू निकालने हैं। sin 2 थीटा गिवन है हमारे पास कि थीटा किसके बीच में लाई करता है, थीटा है 0 से 2 पाई। तो आप बताइए 2 थीटा कहाँ रहेगा, 2 थीटा 0 से 4 पाई रहेगा। जो sin 2 थीटा होता है उसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 होगा। करेक्ट बात है, स्क्वायर कर दिया हमने। अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो फिर ये डेटा आपके पास है 0 से 1 रहता है, 0 से 1। तो अब आप बताइए अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो फिर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू घटानी होगी। मैं बात कर रहा हूँ आपके मार्क्स सबसे कम आए तो ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तो ज़्यादा, अगर हम अल्फा मिनिमम चाहते हैं तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखिए। sin स्क्वायर 2 थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है। So 1/2, I am having 1/2 as the final answer. This is the value of alpha star. ये डेटा मेरे पास है, अल्फा स्टार की वैल्यू निकल के आ गई हाफ। अब आ रही है बीटा स्टार की। बीटा स्टार क्या है, जो इसका डिटर्मिनेंट आने वाला है उसी को निकाल के नेगेटिव करना है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि दिस इज नेगेटिव ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट हम बना लेते हैं। ये मैट्रिक्स से इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो देखिए sin पावर 4 cos पावर 4 मल्टीप्लाई होगा cos पावर 4, फिर प्लस आपके पास है ए बी बी सी, यहाँ मल्टीप्लाई इन दोनों का भी बनेगा। आई एम हैविंग 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये डेटा आपके पास है। तो ये बीटा यहाँ से आपके पास बनता है, यहाँ से है साइन पावर 4 कॉस पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा है, ये डेटा है। ठीक है, जितना बना सकते हो सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दीजिए। ये दोनों डेटा मिलके 1 बन जाएंगे अपने पास से। सो दिस इज 1, दिस इज 1, आपके पास आ गया 2। और यहाँ अगर आप देखें तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का है होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही टर्म लिखी गई है कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये दोनों जगह सेम टर्म लिखी गई है। आप एक काम यहाँ पर और बना सकते हैं कि हम यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो यहाँ से आपके पास डेटा बनेगा 2 sin थीटा कॉस थीटा। परफेक्ट स्क्वायर की तरफ लेकर चलना है ना। तो देखिएगा 4 आएगा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये डेटा आपके पास है 2 sin थीटा कॉस थीटा। 4 से 4 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है ताकि हम बात को समझ पाए। दिस इज साइन 2 थीटा और यहाँ से साइन पावर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 16। यहाँ आपके पास है साइन 2 थीटा, इसका बना देंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये डेटा अपने पास लिख रहा है। चलिए बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर की बात है तो आपको लग रहा होगा ट्रिगो को अगर आप जो बच्चे हल्के में लेना चाहते हैं, ट्रिगो हल्की बात नहीं है। ट्रिगो पे जिसकी गिरफ्त है पूरा मैथमेटिक्स वो पकड़ के चलता है, क्योंकि ये कहीं पर भी इन्वॉल्व की जा सकती है। इंडिपेंडेंटली इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे ना पूछे वो अलग कहानी है, लेकिन डिपेंडेंट क्वेश्चन इनके ऊपर कई सारे बनाए जा सकते हैं। मैं बार बार क्वालिटी की तरफ इसको ले जाना चाहता हूँ ताकि हम एक अच्छे डेटा की तरफ इसको बना सकें। यहाँ से मुझे ऐसा दिखता है कि मैं 16 को है एलसीएम की तरफ ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से साइन पावर 4 2 थीटा एंड वी आर गेटिंग दिस इज 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। 16 से आपके पास है 32 बन जाएगा। दिस इज बीटा -1/16। हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। साइन पावर 4 2 बनेगा, 4 बनेगा, 2 and 2 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 4 बनता है, सो यहाँ बना के देखिएगा आप कितना बनेगा। 28 आपके पास से बचेगा, 28। अब जो साइन स्क्वायर 2 थीटा है इसके बारे में क्या पता है? फिर वही कहानी है कि साइन 2 थीटा तो देखो -1 से 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि 2 थीटा अब आपका वेरी करेगा 0 से लेके 4 पाई के बीच में। बिल्कुल लॉजिकल चलना है। स्क्वायर हमने इसको बना दिया,
तो ये डेटा आपके पास से 0 से 1 हो गया। अब हम इसके अंदर +2 करना चाहते हैं तो वैसे तो दिख गया हमें कि ये वैल्यू है, यहाँ पर है। अगर हम चाहते हैं कि बीटा की वैल्यू मिनिमम आए, मिनिमम है क्योंकि सामने माइनस साइन लगा हुआ है, ऑलरेडी माइनस साइन है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा तो साइन स्क्वायर रूट थीटा के 2 वैल्यूज हो सकते हैं, 0 या 1। आप 1 रखोगे तब ये ज्यादा बड़ा वैल्यू रखेगा, और अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तब इसकी वैल्यू कम आएगी। हम चाहते हैं इसकी वैल्यू 1 रहे ताकि हमारे पास एक बड़ा नंबर निकल के आए। सो बड़ा नंबर रहेगा और सामने उतना ही माइनस है तो फिर उतना ही छोटा नंबर बन जाएगा। सो लेट्स डिस्कस कि बीटा मिनिमम आपके पास क्या बनेगा। माइनस साइन आपके पास है जो बनता है 1/16, और ये डेटा आप रखेंगे 1 + 2 होल स्क्वायर + 28। यहां से 3 आता है तो 9 बन जाएगा। 9 + 28 यानी -37/16। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा स्टार। लेट्स डिस्कस के अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार दोनों का सम हमसे पूछा गया है। ठीक है, सिक्वेंशियली सॉल्व करते हैं। अल्फा स्टार हमारे पास से आया है 1/2, बीटा स्टार हमें बनाना है जो आया है 37/2। सो 1/2 - 37/16, so let 16 is the LCM, 8 - 37, and this number we are getting this as -29/16। पता चल गया क्यों देश भर में सिर्फ 8% बच्चों से क्वेश्चन हुआ था। थोड़ा टाइम टेकिंग है एग्जाम के अंदर, और कोई तरीका नहीं है इसका, यही तरीका है, करना ही पड़ेगा। एक एक्सप्रेशन आएगा, उसके मैक्सिमम वैल्यूज या मिनिमम वैल्यूज जो पूछी गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बनाना। ठीक है, तो ये डुएबल क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस जिसने की होगी वही कम टाइम में करेगा। घर पे आके आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं वो अलग कहानी है। एग्जाम के प्रेशर में जिस दिन आपको पता होगा पेपर के दिन मम्मी पापा भी बाहर बैठे हुए हैं, और आपने वो एग्जाम जिसके लिए साल भर तैयारी की है, 2 साल तैयारी की है, कोई बच्चे 3 साल तैयारी करते हैं, तो वो प्रेशर अलग होता है। तो उस दिन कैसे होगा, जो हम प्रैक्टिस में होंगे ना उस दिन वही सवाल बनते हैं। हेडॉक आकर नया सा कोई सवाल बना दें वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, पर डुएबल क्वेश्चन। आप देखो कंपैरिजन करना, ये रूटीन क्वेश्चन है बोर्ड टाइप के। फिर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री आ गई, यहाँ थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाना, पर बहुत खतरनाक बात नहीं है, क्वाड्रेटिक जैसे सवाल है, बनाए जा सकते हैं, डुएबल क्वेश्चन से। और बनाए हैं उस टाइम के स्टूडेंट्स के, अगर आप नंबर देखें तो 12,000 स्टूडेंट्स थे। कम नंबर है, इसके आसपास ही बच्चों को जेईई में आईआईटी में बढ़िया रैंक भी मिल जाती है। बना सकते हैं, करते रहिएगा, कोशिश कीजिएगा, सोचना सीखिए, और प्रैक्टिस इज द की। मैथमेटिक्स को हिस्ट्री की तरह मत पढ़िए, सवाल देखिए, सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। हो सकता है आप आधा सवाल में अटक जाए, हो सकता है पूरे के बाद जाके कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें, और ये भी हो सकता है कि पेन ही नहीं चला। सिर्फ बैठे रहने से बात नहीं बनेगी, प्रैक्टिस करते रहिए, सवालों से दोस्ती कीजिए, इनमें बहुत ताकत है। जहां आप जाना चाहते हैं उन सभी जगह आपको पहुंचा देंगे। A line y = mx + 1 intersect the circle x - 3 whole square + y + 2 whole square is equal to 25 at the point P and Q. If midpoint of the line segment PQ has x coordinate -3/5, then which one of the following options is correct? ये हमसे पूछा गया है, और ये जेईई एडवांस 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन है। एससीक्यू कैटेगरी के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर मार्किंग -1 थी और प्लस सही करने पर +3 भी थी। मार्किंग के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है तो फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं स्टूडेंट के, गलत होते ही तुक्के कम लगाएंगे, -1 की पेनल्टी है। तो ये सवाल का अगर हम रिस्पॉन्स देखें तो आप देख सकते हैं 26% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया। ये बहुत अच्छा नंबर है, मतलब ये आसान सवाल के अंदर कैटेगराइज होगा। 32% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको गलत किया, 40% ने क्वेश्चन छोड़ दिया। उनका रीजन ये हो सकता है कि टाइम ही ना बचा एक्चुअल पेपर में, या कोऑर्डिनेट वो छोड़कर गए हों। तो नंबर की बात करें, 42,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो +3 मार्क्स लेकर गए होंगे। वहीं पर 53,000 के आसपास -1 है। जीरो वाला भी अच्छा खासा नंबर है, 66,000 के आसपास नंबर है, 65,900, बहुत बड़ा नंबर है। देखते हैं ऐसा इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया है। Let's discuss this particular question. So line intersect the circle at point P and Q if midpoint of the line segment PQ has x coordinate. देखिए एक सर्कल है, सर्कल पर आपके पास एक लाइन आके कट कर दिया। This line intersect the circle at points P and Q. ये हम रफ स्केच बना रहे हैं, P और Q पर आकर कट करता है। इस लाइन का इक्वेशन है y = mx + 1, ठीक है।
और भी बोला है इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हम गए इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका मिड पॉइंट का, दिस इज द मिड पॉइंट, लेट्स टॉक इट एज एन एम। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास से इसका हो गया x1, y1, तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास से दिए गए हैं, इट इज -3/5। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर स्लोप की बात हमसे पूछी जा रही है। देखो सर्कल का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आप याद रखिए कि छोटे क्लासेस आपने पढ़ा होगा, कोई भी कोड हो अगर आपने उसके मिड पॉइंट को उसके सेंटर से ज्वाइन करा दिया तो एक तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा और ये एंगल आपके पास से 90 आता है। ये बात हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी कोड के मिड पॉइंट को उसके सेंटर से ज्वाइन करें तो वह एंगल 90 डिग्री आता है। तो यहीं पर अगर हम इसके सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज दिस एंगल इज 90 और सेंटर हमें मालूम है, सेंटर इज रिटर्न एज 3, -2, सेंटर इज 3, -2 और ये पॉइंट इस लाइन पर भी है। तो आप देख सकते हैं y1 की वैल्यू mx1+1 भी लिखी जा सकती है, यानी 1 - 3/5 टाइम्स m, ये डेटा हम लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इस लाइन का स्लोप m है और यहां से हम cm भी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए जो लाइन है वो और जो cm लाइन है ये दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा। सो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द cm और लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 से हम बात बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास c के कोऑर्डिनेट भी पता है, m के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m। तो लाइन के कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम है, लाइन के कोऑर्डिनेट तो m ही है आपके पास है। यहाँ से c के कोऑर्डिनेट है आपके पास है 3, -2। सो लेट्स गेट दिस नंबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड दिस वैल्यू इज -1। अब जहाँ देखता हूँ m ही m है, मतलब m सॉल्व होके आ जाएगा। फिर देख लेंगे कौन सी रेंज के अंदर ये बनता है। यहाँ ये 3 बनेगा तो आपके पास से बनता है 15 - 3m, ये यहाँ से भी आपके पास से बनेगा 3 और ये 15 आपके पास से बनता है। वी आर हैविंग 15m - 3m², यहाँ माइनस साइन है और दिस इज यू आर गेटिंग एज 18। सिंप्लीफाई करते हैं, वी आर हैविंग 3m², 15m + 18, m कॉमन लेंगे 3 को और यहाँ से ये डेटा अपने पास आ गया। और ये देखिए जितना आसान फैक्टर उसका होता है उतना कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है कि हाँ यार बन गई हमारी कहानी। तो m की वैल्यू इसके 2 और 3 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। सो वी आर हैविंग द स्लोप एज 2 and 3। तो बताइए m 2 और 3 किस ऑप्शन में लाई करते हैं? पहले वाले में लाई नहीं करते हैं। 3 यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। बी इज द आंसर, सिंगल चॉइस करेक्ट है। आपने देखा इसलिए 26% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही किया था। तो यस वी आर गोइंग टू मार्क इट एज एन बी एज द फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि किसी कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो उस कोड के परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर लाइन के कॉन्सेप्ट m1 m2 -1, ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर पेपर। तो इसीलिए आपने देखा, लेकिन फिर भी सिर्फ 42,000 स्टूडेंट्स इस सवाल को बना पाए थे। तो पूरे पेपर में से आसान आसान सवाल छांटने पड़ते हैं। वह किसी के किसी नंबर पे आएंगे, 4th आएगा, किसी के 1st नंबर होगा, किसी का वो 10th होगा, ठीक है। तो जो उसी सीक्वेंस में आपका पेपर जो रहता है तो एक बार में ये एडवाइस किया जाता है कि पूरे पेपर को एक बार बारीक नज़र से देख लिया जाए और सबसे पहले जो आसान वाले हैं उन सबको कर लिया जाए, ताकि हमारी इंडिविजुअल जो कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है सब्जेक्ट वाइज, आपको पता होगा ये एडवांस के अंदर हर सब्जेक्ट की कट ऑफ पहले पार करनी पड़ती है। मेंस में ऐसा नहीं है, उसके बाद फिर आप टोटल मार्क्स में उसको देखते हैं, फिर टोटल मार्क्स की कट ऑफ अलग होती है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हर साल देखे हैं कि वो टोटल मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ पार नहीं करने की वजह से वो जेईई एडवांस में एलिजिबल नहीं होते हैं या आईआईटी में नहीं जा पाते। तो मन से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं हुई सही। एक एक क्वेश्चन को पिक करके देखना सीखिए और ये प्रैक्टिस से ही होगा कि आसान क्वेश्चन कहाँ पर है, उसको देखना, समझना, फिर आंसर तक पहुँचना। The area of region x, y such that xy is lesser than or equal to 8 and y varies from 1 to greater than 1 and lesser than x square is, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है एरिया का ऊपर, जिसमें एक तरफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और एक तरफ पैराबोला है। उनके बीच का एक एरिया की बात यहाँ पर पूछी गई है। देखने में ये सवाल अगर स्टूडेंट सोचें
देखो किसी भी क्वेश्चन को इजी या डिफिकल्ट बताना ये एक रिलेटिव टर्म है। जो सवाल टीचर्स के लिए आसान हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर एक्चुअल एनालिसिस आपको करना है कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसा वो क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया JEE 2019 के अंदर, पेपर 1 के अंदर, और उस टाइम के स्टूडेंट्स में इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज के साथ सॉल्व किया था, एंड दैट परसेंटेज इज 31.52। एक तो SCQ में पूछा गया है, तो ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है कि 50,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को कर लिया था। ये बहुत बड़ा नंबर है। जेई में अगर कोई क्वेश्चन 31 के ऊपर कोई स्टूडेंट सोल्व कर रहे हैं तो मान के चलिए वो इजीएस्ट प्रॉब्लम है। और ऐसे कई सवाल हैं। एक तो SCQ के अंदर पूछा है, तो जो आंसर आएगा इन्हीं चारों में से आएगा। गलत करने वाले भी 54 हैं, थोड़े से ज़्यादा इनसे। जो -1 लेकर गए होंगे और +3 वाले 50,000 है। वहीं ऑलमोस्ट इक्वल नंबर पे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास तीनों के नंबर चल रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस कितना ये आसान है, कितना इजी है, कि इतना हाई परसेंटेज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रहा। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। XY इज लेसर देन और इक्वल टू 8। पहले हम कर्व्स की बात कर लेते हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये बनेगा, और एक ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो XY इक्वल टू 8, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करके देखें तो y अगर 1 आता है तो एक x इक्वल टू 8 आता है, तो एक पॉइंट A बन गया हमारे पास से 8,1। तो सीक्वेंशियली सॉल्व करते हैं। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करके देखें, y अगर 1 है मेरे पास से, तो फिर x की वैल्यूज मेरे पास +-1 आती है। एक 1,1 भी बनेगा और एक -1,1 भी बनेगा। ये B आ गया, ये C आ गया। अब इन दोनों को फिर और बात करते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और XY इक्वल टू 8 है। तो चलिए डिस्कस करेंगे फिर। तो आप यहाँ पर रखेंगे तो ये x³ इक्वल टू 8 बनेगा, यानी x का वैल्यू 2 रहेगा। x 2 है तो y 4 है, तो एक पॉइंट और आ गया 2,4। ठीक है, छोटे छोटे से कर्व्स थे, उनको छोटे छोटे से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ABCD करके मैंने इनको प्लॉट कर दिया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके पास ये बनता है, ये इधर है और ये इधर भी रहेगा। ठीक है, हम कहाँ पर हैं उस बारे में बात करते हैं। y इक्वल टू 1 एक लाइन है, दिस इज द लाइन y इक्वल टू 1, और एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये दोनों मुलाकात करते हैं 2,4 पर। y इक्वल टू 1 ने इसको कहाँ पर मिला वो देख लीजिए आप। y इक्वल टू 1 इस कर्व को मिलता है आपके पास से ये 8,1 पे। ठीक है, 8,1 यहाँ पर है, दिस इज 8,1, ध्यान रखेंगे। सो दिस इज पॉइंट A। आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम बनाने पहुंचे। ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये दोनों आपको मिले यहाँ पर, ये रे पॉइंट आपके पास 1,1, दिस इज B पॉइंट, दिस इज 1, और ये पॉइंट है C -1,1। ठीक है, ये B पॉइंट 1,1। और देखिए और क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और XY ये यहाँ पे आके मिले, दिस इज D पॉइंट 2,4। अब जब प्लॉट्स बन गए हैं, रीजन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रीजन है जिसकी बात हो रही है, वहां पे अब हम चलते हैं। तो देखिए दिया ये है कि XY इज लेसर देन और इक्वल टू 8, यानी ये इसका इंटीरियर रीजन है, यानी इस कर्व के अंदर। y इज ग्रेटर देन 1, यानी इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे, और इस कर्व के नीचे, इस लाइन के ऊपर। और y इज लेसर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के अंदर वाला डेटा की बात हो रही है, नीचे वाले डेटा, इसके पीछे वाला डेटा। तो हमें जो रीजन दिखता है इस कर्व के नीचे, दिस इज द सेक्शन जिसकी बात हो रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है, y इक्वल टू 1 के ऊपर, और ये जो कर्व है हमारे पास जो हमने बनाया है XY इक्वल टू 8, इसके नीचे की साइड। तो दिस इज द रीजन जिसके बारे में हमसे बातचीत की जा रही है, दिस इज द रीजन। पहले ये वाला पॉइंट निकलेगा, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 8 एंड दिस पॉइंट इज 1, 2 एंड 8। ये एक्स कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले। इसको सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं कि पहले हम एक्स एक्सिस के हिसाब से भी इसको निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को देख लिया और फिर यहाँ से 1/x को देख लिया, उसके हिसाब से इसको बना दिया, या फिर हम इसको डायरेक्टली वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से सॉल्व करते हैं, दोनों से हम इसको सीक्वेंशियली एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं।
तो फर्स्ट मेथड, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इस पर्टिकुलर एरिया को बनाते हैं। तो देखिएगा 1 से लेके 2 की तरफ जाएंगे, ये वाला कर्व आपके पास है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास है 1 से 2 एक्स स्क्वायर, ये कर्व, लेकिन ये लाइन के बाद रुका हुआ पूरा एरिया नहीं आने वाला। एक तो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ये बनेगा डेटा। सेकेंड, 2 से लेके 8 के बीच में ये वाला कर्व रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं कितना, y का वैल्यू 8/x का रहेगा, लेकिन अपॉन में भी फिर किसके बीच में है, y इक्वल टू 1 के बीच में। अगला डेटा आपके पास रहेगा 2 से लेके 8 के बीच में, सो आई कैन राइट दिस एज 8/x माइनस 1 dx, ये डेटा अपने पास बनना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x³ माइनस x आता है 1 से 2 बनेगा, ये बनता है 8 ln x माइनस x 2 to 8। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 माइनस 1 आप करेंगे 7 रहेगा, 7/3 माइनस 1 एंड दिस इज 8/2 माइनस 8 माइनस 2। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या डेटा बनता है हमारे पास से। यहाँ 4 बनेगा, तो ये है 8 ln 4 माइनस, यहाँ से 6 आता है और ये बनेगा 7 है, तो ये 21/3 आपके पास है डेटा बनेगा। 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, इट इज 16 ln 2 माइनस 14/3, ये नंबर मेरे पास बनता है। 16 ln 2 इन दोनों में है, माइनस 14/3, दिस इज द ए आंसर। ए ऑप्शन इज आवर आंसर, मार्क कर दिया। सर दूसरा भी बता दीजिए कि हो सकता है कि मैं कुछ और अब आया हूं तो यहाँ पर कुछ और सीख कर भी जाऊं। जी बिल्कुल आ जाइए। सेकंड मेथड, दूसरा तरीका ये है कि सर ये x के रिस्पेक्ट में ना निकाल के y के रिस्पेक्ट में निकाल दिया जाए। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आप y कोऑर्डिनेट देखिए, ये रहे y इक्वल टू 1 और ये कौन सा है, दिस इज y इक्वल टू 4। ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 4 है, तो एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, इन दोनों से बात बनानी पड़ेगी हमें। तो एक कर्व तो ये वाला है, ये मान लिया हमने x2 को क्या लिखेंगे 8/y2 है ना, और जो दूसरा वाला कर्व है ये वाला डेटा, इसको क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं x की वैल्यू √y बनेगी आपके पास। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू √y लिखेंगे, ये माइनस √y होगा। तो एक आगे वाला कर्व तो ये बन गया और पीछे वाला कर्व ये बन गया। y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 के बीच में। आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। आपके पास दो कर्व्स हैं, एक यहाँ है और एक आपके पास है, ये डेटा है। ये जो मिल रहा है आपको, दिस इज y इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 4। तो इस वाले कर्व में से इस वाले कर्व को घटा देंगे हम, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया, y की वैल्यूज 1 से लेके 4, y की वैल्यू 1 से लेके 4, जो आगे वाला कर्व है दैट इज 8/y, इट इज 8/y माइनस जो पीछे वाला कर्व है इट इज √y। इस डेटा को हम बना के इंटीग्रेट कर देते हैं, सिंपल। ये डेटा y कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डेटा बनेगा हमारे पास से 8 ln y माइनस y पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, इट इज 1 to 4। 8 आता है, ln 8 माइनस ln 1, यहाँ है 2/3, ये आपके पास से 4 बनेगा तो 8 बनेगा, 8 माइनस 1। सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग हाउ मच, इस डेटा को देख लेते हैं। यहां से आप डेटा रखिए, तो दिस इज कमिंग एज ln 4, ये बनता है 16 ln 2 माइनस 14/3, सेम आंसर जो यहाँ पे आया वो यहाँ से जाएगा। तो आप चाहे x एक्सिस के रिस्पेक्ट से निकालें या y एक्सिस के रिस्पेक्ट से निकालें, आंसर्स हमारे पास सेम आते हैं। एग्जाम में दोनों तरीके से करने का कोई मतलब नहीं है, जिससे आप कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से आप आंसर बना सकते हैं। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डुएबल क्वेश्चन आस्क्ड इन JEE 2019। तो कौन कहता है कि एडवांस के पेपर के अंदर आसान सवाल नहीं पूछे जाते। देखो सर आपको आसान लग रहा है, अरे बिल्कुल है। अगर आप एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करके देखेंगे तो 50,000 बच्चों ने इस सवाल को सही सॉल्व कर लिया था। 50,000 के आसपास गलत वाले भी थे, 50,000 छोड़ने वाले भी थे, और ये बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे ऐसे भी सवाल आते हैं जो सिर्फ 2,000 बच्चों से ही सॉल्व हुआ है, ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ 5,000 बच्चों से ही सॉल्व हुआ है। प्रैक्टिस इज द किंग, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फ्लुएंटली बना लेंगे। अब इसमें क्या है, जिन्होंने इसको सॉल्व किया होगा ना उसमें कैच भी है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 15 मिनट में सॉल्व किया हो, तो फिर क्या हुआ होगा, बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम मिला होगा।
स्पीड रहेगी तो हमें बाकी भी सॉल्व करने हैं, है ना। टाइम का गेम भी है साथ के साथ चलते हुए। Let alpha and beta be the roots of quadratic x square minus x minus 1 is equal to 0 with alpha is greater than beta. For all positive integers n, define an as alpha power n minus beta power n upon alpha minus beta n greater than or equal to 1. b1 is 1 and bn is an minus 1 plus an plus 1. Then n is greater than or equal to 2. Then there are 4 options जो हमें सही बनाना है। जे एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन है, पेपर 1 है, उसके अंदर पूछा गया है, प्रोग्रेशन दिख रहा है अच्छे से, क्वाड्रेटिक दिख रहा है इसके अंदर से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू कैटेगरी के अंदर है, जबकि हमारी मार्किंग जो होती है वो पार्शियल मार्किंग के साथ है और पेनल्टी -2 की है। तो -2 मार्क्स लेने वाले अगर हम स्टूडेंट्स देखें, 24,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर -2 मार्क्स लिए होंगे, और आप देखिए जिन्होंने +4 लिए होंगे बहुत कम है, 3,293 ओनली। तो ये परसेंटेज वाइज देखिए तो बहुत कम है, सिर्फ 2%। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। सिर्फ 2% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सही पूरे मार्क्स आए हैं। वहीं पर पार्शियल मार्किंग वाले भी काफ़ी हैं, 28,000, 25,000, 53 के स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पार्शियल मार्किंग में भी इसके अंदर मार्क्स लेकर आए हैं। नहीं करने वाले 80,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ देते हैं, कहीं गलत मार्क कर दिया तो -2 की मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है। तो पूरे स्टूडेंट ऐसे जिनके सटीक आंसर पूरे फुल मार्क्स आए वो सिर्फ 2% है। तो उस परसेंटेज को देख के लगता है कि अच्छा सवाल है। वहीं 33% ऐसे भी हैं जिन्होंने, जो कि 53,000 के आसपास आ रहे हैं, जिन्होंने इसको पार्शियली सॉल्व भी कर लिया है। सो लेट्स डिस्कस कैसा क्या इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। सो वी विल सॉल्व इट, लर्न इट एंड कोशिश करेंगे कि अपने आप को ऐसा बनाएं कॉन्सेप्ट के थ्रू कि आपके पेपर में आने वाले सवालों के लिए आप भी फुल्ली तैयार रहें। जी, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आप देखिए x² माइनस x माइनस 1 है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। आप चाहें तो सम ऑफ द रूट्स निकाल के इसकी वैल्यू 1 बन सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो -1 है। वहीं पर अगर हम चाहें तो हम श्रीधराचार्य से इसका डेटा भी निकाल सकते हैं, ये वैल्यू बनेगी। वहीं पर गिवन है कि अल्फा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा है, तो हम अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं, इट इज़ 1 + √5/2 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज 1 - √5/2। तो हमारे पास एक डेटा का बड़ा रिक्वायरमेंट है, इट इज़ अल्फा माइनस बीटा, कि हम इसका डिफरेंस ले लें तो हाफ से हाफ कैंसिल है, दिस इज कमिंग एज √5, ठीक है। तो डेटा हमारे पास गिवन है। an हमें ऐसे डिफाइन किया गया है और an के ऊपर हमारे पास यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस दिखते हैं, a एंड b। तो चलिए पहले हम सीक्वेंशियली इन्हीं को सॉल्व करते हैं कि a और b के बारे में हमें क्या दिया जा रहा है। तो लेट्स ऑप्शन नंबर a हम डिस्कस करेंगे, जो गिवन है a1 + a2 + a3 एंड इट इज डॉट 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 आपके पास an आता है। अगर हम इसी को सिग्मा के हिसाब से समझें तो ये फॉर्मूला an का काम में लिया जा सकता है अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो अल्फा पावर n बीटा पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और n वेरीज फ्रॉम 1 से लेके n तक, ये बन गई बात। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये डेटा है, n की वैल्यू 1 से लेके n है, अल्फा पावर n बीटा पावर n। अल्फा माइनस बीटा का डेटा √5 आता है, ये √5 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। सिग्मा आपके पास है अल्फा पावर n, अल्फा की वैल्यू 1 से n आपके पास, एक सिग्मा ये बनेगा। वही हमारे पास दूसरा सिग्मा जो है वो ये बन जाता है 1 से लेके n तक। तो आप देखिए ये एक जीपी की कहानी बन जाएगी आपके पास, अल्फा स्क्वायर ऐसे चलते चलते अल्फा पावर n माइनस बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब बीटा पावर n, ये डेटा है। 1/रूट आपने लिखा, जीपी का समेशन का फॉर्मूला हम यहां बना देते हैं। यही डेटा हमने इसको बना दिया। चलिए फिर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या रिजल्ट हम चाहते हैं। एक नजर इसके आउटपुट पर भी हमको रखनी है कि इसका आउटपुट क्या है। इसके आउटपुट पे an + 2 करके लिखा हुआ है। कितना डेटा लिखा हुआ है, an + 2। कि इसमें अगर हम an + 2 बना के देखेंगे तो बात बन जाएगी,
ठीक है, कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट इसके अंदर ये भी करते हैं कि सर हमने एन की वैल्यूज वगैरह पुट कर ली, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो आपके पास यहाँ पर A3 बनेगा जो अल्फा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर, वहाँ से भी आप बना सकते हो। पर क्या वो सभी के लिए ट्रू होगा, ये क्वेश्चनेबल वाली बात होती है। तो 3 के लिए अगर हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि 4, 5, 6 के लिए भी होगा। तो जेनरिक अप्रोच के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो डेटा बनेगा आपके पास से, ये 1 माइनस बीटा आपके पास रहेगा जो मल्टीप्लाई होगा अल्फा से, देन वी आर हैविंग 1 माइनस अल्फा पावर n, फिर ये 1 माइनस बीटा भी है जो यहाँ से आके मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अल्फा एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बीटा पावर n। ये डेटा हमने बना दिया, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी बनेगा। इसको थोड़ा प्रोडक्ट वाले फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो बात बना सकते हैं, इस वाले को भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ेगी। √5 रखा है इसको, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई के बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बन जाता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाले में हमने मल्टीप्लाई किया, आई एम हैविंग अल्फा माइनस अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा पावर n, बीटा माइनस अल्फा बीटा 1 माइनस बीटा पावर n। ये डेटा आपके पास। अब देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू हमें पता है -1 है, सो दिस इज कमिंग एज -1। ये वाला डेटा भी -1 है, तो आपके पास है अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा है, ये है बीटा प्लस 1 माइनस बीटा है, ये √5 है। सम ऑफ द रूट आप निकालिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है 1, अल्फा बीटा की वैल्यू आती है -1। ये डेटा आपके पास है। मल्टीप्लाई करते हैं इस डेटा को तो आपके पास बनता है 1 से, दिस इज अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 1, इट इज बीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा एंड प्लस वी आर हैविंग बीटा पावर n बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कैंसिलेशन के बाद -√5 आता है, 1 से 1 कैंसिल है, ठीक। और ये जो √5 लिखा गया है ये भी कहीं ना कहीं हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, √5 की जगह अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि हमें रिप्लेस करना है an+2 के साथ, जब an+2 में ये वाला डेटा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो √5 को लिख दिया अल्फा माइनस बीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अल्फा माइनस बीटा अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा है तो ये डिवाइड होगा। प्रॉब्लम ये है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 भी लिखा हुआ है, तो ये सोचते हैं कि अल्फा और बीटा कौन है। तो अल्फा और बीटा अगर हम देखें तो अल्फा और बीटा तो इसके रूट है, अगर इसका एक रूट अल्फा है तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास रिजल्ट आता है कि अल्फा प्लस 1 को हम अल्फा स्क्वायर रख सकते हैं, सिमिलरली बीटा प्लस 1 को भी हम बीटा स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये जो डेटा है ये अल्फा स्क्वायर है, ये जो डेटा है ये बीटा स्क्वायर है। तो अभी इसको हम बनाकर लिखना चाहें तो अपने पास डेटा बनता है अल्फा माइनस बीटा, ओके, देन वी आर हैविंग माइनस अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा पावर एंड बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक माइनस साइन है, अल्फा माइनस बीटा है। ये डेटा है आपके पास। अब ये इसको कैंसिल करेगा तो -1 आएगा, -1 आपके पास यहां से सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और ये देख सकते हैं ये an लिखा है तो an बनेगा, ये डेटा आपके पास से आता है -1 प्लस an+2। ए ऑप्शन इज ट्रू, ए ऑप्शन हमारे पास है, रिजल्ट इसका निकल के आ गया है। आते हैं बी ऑप्शन की तरफ कि बी ऑप्शन हमसे क्या कहना चाहता है। सिग्मा है, n की वैल्यू है 1 से लेके इन्फिनिटी, ये अपने पास है an/10 पावर n, ये डेटा आपके पास है। तो हमारे पास अल्फा का जो वैल्यू है अल्फा n हम निकालना चाहते हैं, तो अल्फा का डेटा देखिए पूरा, इट इज सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, इट इज अल्फा पावर n बीटा पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 10 पावर n। अल्फा माइनस बीटा वाला डेटा जो है ये तो क्लियर है कि √5 है, इसको तो बाहर कर दीजिए। बाकी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ से दो बातें बन गई, एक है अल्फा बाई 10 पावर n, एक सिग्मा ये बनेगा, और दूसरा सिग्मा अगर हम देखें तो ये बीटा बाई 10 पावर n, ये भी डेटा बनता है। अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या है, √5 + 1/2 है,
इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मूले आपके पास लग सकते हैं। 1/√5 अगर हम इसको देखें, यहाँ से डेटा बनाएंगे ना, तो आपके पास इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मूले, फर्स्ट टर्म दिस 1 माइनस फर्स्ट लास्ट टर्म, यहाँ a/1 माइनस r। सिमिलरली हियर एज वेल, इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मूले हमने दोनों जगह लगा दिए। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये डेटा अपने पास बनता है। हमें इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि क्या डेटा अपने पास से बनेगा। वी आर हैविंग tan माइनस अल्फा, इट इज tan माइनस बीटा। यहाँ अल्फा है और ये है tan माइनस बीटा, ये बीटा है, यहाँ है tan माइनस अल्फा। ये डेटा आपके पास आता है जी। इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास अल्फा बीटा है, tan आपने कॉमन ले लिया, आई एम हैविंग tan माइनस अल्फा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कैंसिलिंग आउट, और ये आपके पास है √5। वी आर हैविंग 100 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो ये अल्फा माइनस बीटा और √5 दोनों कैंसिल है, इट इज 10। ये 100 है, ये 10 इंटू 1 है, और ये है -1। So 10/89 is our final answer. 10/89. Yes, we are marking B as the correct answer. ठीक है। So A ऑप्शन भी आ गया है, B ऑप्शन भी आ गया है। बारी है C के बारे में और D के बारे में। क्या दिया है वो पढ़िए ध्यान से। BN हमें पता करके दिखाना है, क्या BN अपने पास AN-1 प्लस AN+1 है तो क्या होगा। So let's discuss now the BN. AN-1 प्लस आपके पास है AN+1। आराम से सिक्वेंशियली सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला है। और हमारे पास जो an है वो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। इट इज अल्फा पावर n बीटा पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ठीक, आइए bn बनाने पहुंचे। तो अल्फा पावर n-1 बीटा पावर n-1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। आगे पहुंचते हैं। अल्फा पावर n+1 बीटा पावर n+1, और यहां से आता है अल्फा माइनस बीटा। ये हमने लिखा। यहां पर अल्फा पावर n-1 है, और यहां है आपके पास है अल्फा पावर n+1 बीटा पावर n-1 बीटा पावर n+1। अल्फा पावर n-1 आपके पास से डेटा है, ये डेटा बनेगा। डेटा आपके पास से ये बनता है। इसको हमें सिंप्लीफाई करके लेकर आना है कि क्या रिजल्ट आए। ऑप्शन पे भी नजर रखने की BN कैसा दिख रहा है, अल्फा पावर n बीटा पावर n दिख रहा है, और हमारे पास ये रिजल्ट ये देखिएगा, ये डेटा कैसा दिख रहा है। तो हमें पता है कि x² माइनस x-1 इसके रूट्स थे अल्फा बीटा। तो यहाँ अगर हम अल्फा स्क्वायर देखें तो इसकी वैल्यू अल्फा+1 आती है। अगर हम चाहें तो यहाँ से अल्फा और बीटा के इंडिविजुअल वैल्यूज को भी डायरेक्टली रखने की कोशिश हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वो भी है कि अल्फा हमारे पास आया था √5 + 1/2, और वहीं अगर हम बीटा देखें तो वो डेटा बना था अपने पास 1 माइनस √5/2। ठीक है। सो दो ऑप्शन है, या तो मैं ये लिख दूं कि अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा+1 है, ये रिप्लेस कर दें, है ना, या फिर सीधा इन्हीं वैल्यूज को रख दिया जाए, स्क्वायर करके इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया जाए। अब देखिए, अगर हम 1 + अल्फा स्क्वायर की बात करते हैं तो ये मेरे पास इसका स्क्वायर बनेगा तो 4 आएगा। ये 5 + 1 है और 2√5 आपके पास से बनता है डेटा, तो यहाँ 2 बनेगा, तो ये बना 2 यहाँ पर, और ये 6 है तो ये बनता है 3 + 2√5/2। ये डेटा आपके पास से डेटा बनता है। √5 तो हट जाएगा। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो ये 6 है तो यहाँ से 3 बनेगा, तो आपके पास से आई एम सेइंग दिस इज 5 + √5/2, ये डेटा है। और वहीं अगर हम 1 + बीटा स्क्वायर बनाते हैं तो ये डेटा भी आपके पास से, इसको देखेंगे तो 4 ही बनेगा। 5 + 1 माइनस 2√5 आपके पास है। ठीक है, तो ये 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ये डेटा आपके पास आता है। ये दोनों डेटा हमने यहाँ पर अगर रखने की सोचना चाहें क्या डेटा बनता है, तो आप देखिएगा BN मेरे पास है अल्फा पावर n-1 आता है। इट इज 5 + 5√5/2
minus beta power n minus 1 and this is 5 minus 5 root by 2 divided by alpha minus beta। ये डेटा आपके पास है। चलिए बनाते हैं bn। कुछ बात बनती है तो बना लेंगे इसको। कैसा रिजल्ट है? अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, ऐसा रिजल्ट हमें दिख रहा है। यहां से अगर हम √5 कॉमन लेते हैं, आप देखिएगा और यहां से भी हम √5 कॉमन ले लेते हैं, यहां आपके पास अल्फा माइनस बीटा है, तो हो गया डिसाइड दैट दिस नंबर इज अल्फा एंड दिस नंबर इज माइनस बीटा। चेक करिए, दैट नंबर इज माइनस बीटा और ये आपके पास क्या है? दिस इज √5। ये कैंसिल हो गया, तो आप देख सकते हैं यहां से √5 कैंसिल है। वी आर हैविंग अल्फा पावर n माइनस माइनस प्लस बीटा पावर n। दिस इज द डेटा ऑफ bn। तो आगे आपके पास से bn निकल के आ गया है। दिस इज द डेटा सी ऑप्शन भी आपके पास यहां से सही हुआ। अभी एक और है, मतलब एक सवाल नहीं है, 4 सवाल चल रहे हैं। चौथे में पूछा है कि bn अपॉन 10 पावर n आपके पास है, इसका समेशन निकाल के दिखाइए। तो हम यहाँ पहुंचे अब डी ऑप्शन की तरफ कि सिग्मा निकालना है, n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी है। bn अपॉन 10 पावर n आपके पास है, तो आप यहाँ पहुंचे, n की वैल्यू फिर से 1 से इन्फिनिटी। तो कुछ क्वेश्चंस उन्हें रखने होते हैं टॉपर्स डिसाइड करने के लिए। पता चला जेई एडवांस के पेपर का मजाक बन गया, कोई भी सॉल्व कर करके भाग रहा है। ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो भी सेम रहेगा। तो थोड़े बढ़िया सवाल तो रहते ही हैं, सब टाइम टेकिंग हो जाएंगे। आपके पास यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, ये 10 माइनस बीटा है। एलसीएम गया, 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 अल्फा अल्फा बीटा, 10 बीटा अल्फा बीटा, 10 हो गया आपका कॉमन, -2 अल्फा बीटा आता है डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 आता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स निकाल दीजिए। इसका 1 आता है, ये -1 है, डिवाइडेड बाय 10 है, ये भी 1 है और ये -1 है। सो अल्टीमेट आंसर वी आर गेटिंग दिस एज, ये 100 आई गया आपके पास से, सो 90 89 और न्यूमरेटर में आएगा 12 कितना था? 12। सो 12/89 हम इसका आंसर लेकर आते हैं। अब देखिए एक्चुअल एग्जाम में क्या होगा, जब आपके 3 ऑप्शन मैच होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप यही सोच रहे होते हैं कि यार 10 माइनस 2 ही रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन में 8 दिया हुआ है और मेरा बाई चांस 12 आ रहा है। तो 3 ऑप्शन सही है। तो जैसे ही आपने लास्ट में आते आते सोचा कि नहीं, मैंने ही बाय मिस्टेक रफ पेपर में भी सॉल्व करते करते कि यहाँ पर तो ये हो सकता है माइनस ही रहा हो और ये 8, तो 10 माइनस 2 करते 8/89, जैसे आपने इसको मार्क किया तो ये तीनों सही मार्क करते करते आपने एक गलत मार्क कर दिया, -2 की पेनल्टी आ जाएगी। जो आपके पास से +3 मार्क्स आने वाले थे, ये गलत करते ही आपके पास से पूरा सवाल चला जाएगा। और ऐसा बहुत सारे सही करने वाले स्टूडेंट के साथ भी हुआ होगा, जब ये गलत वाले 24,000 स्टूडेंट्स हैं। तीनों सही होने के बाद चौथे में ऐसा दिखने लग जाता है शायद यार मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी है, तो वो टू द पॉइंट एक एक जगह चेक करने वाले हैं। तो दिस इज एक्चुअली 12/89। सो डी इज नॉट द फाइनल आंसर। तो अपने आप को कैलकुलेशन के लिए बहुत प्रो लेवल का स्टूडेंट बनाना है, ताकि हमारी कैलकुलेशन कभी मिस्टेक ना हो, बढ़िया से कैलकुलेशन अपनी रहे। तो करेक्ट आंसर इज ABC। अब जिसने ए मार्क क्या होगा उसको +1 मिलेगा, जिसने ए बी क्या होगा +2, जिसने AC मार्क क्या होगा उसको +2, जिसने ACD मार्क कर दिया होगा उसको -2 मिलेगा, और जिसने सिर्फ ABC मार्क क्या होगा उसको मिला होगा +4। और ऐसे मार्क्स लेकर आने वाले सिर्फ यहाँ पर 2% स्टूडेंट थे। ओनली 2% स्टूडेंट वर देयर, जो थे 3,293। और देश भर में 3,000 बच्चे भारत देश में होंगे सही जो इस बात को बना पाएंगे। तो ओनली 2% स्टूडेंट्स, बस टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा। और सवाल बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, शानदार है, सीखते रहिए। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश बाय पियर्सन।
मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप। मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Let M equal to matrix 0, 1A, 1, 2, 3, 3B1 and adjoint of matrix M is equal to -1, 1, -1, 8, -6 and 2, -5, 3 and -1. Where small a and small b are real numbers, then which one following the options are correct? ये पूछा गया है जेईई एडवांस 2019 के अंदर, पेपर 1 के अंदर, प्योरली मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, पर पूछा गया है एमसीक्यू के अंदर, जहां पर मार्किंग स्कीम ऐसी है कि एक भी गलत ऑप्शन अगर हमने मार्क किया तो मार्क्स मिलने वाले हैं -2। परसेंटेज वाइज बात करें कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, उस टाइम के स्टूडेंट्स में सिर्फ 3.84 स्टूडेंट ऐसे थे, यानी 6000 के आसपास स्टूडेंट सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूरा सही किया था। दे वर अवॉर्डेड विद +4 मार्क्स। वहीं पर गलत करने वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जो -2 घर पर लेकर गए होंगे। आप इस नंबर को देखिए, 25,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो -2 इस मार्क क्वेश्चन से लेकर गए होंगे। नहीं करने वाले भी 40,000 हैं जिन्होंने 0 मार्क्स लिया होगा। और पार्शियल मार्किंग भी है कि अगर किसी ने सही किया है तो +1 वाले आपके पास मार्क्स वाले हैं 36,000। 53 वाले ऐसे हैं जिन्होंने +2 मार्क्स भी लिए होंगे। तो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो डुएबल है। 53 और 36 अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यही हमारे पास तकरीबन 90 और 96,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही कर दिया है। तो चलिए फिर हम भी बनाते हैं। और सही मार्क्स लेकर आने वाले, टोटल मार्क्स लेकर आने वाले सिर्फ 6000 स्टूडेंट थे। चलो स्टडी कि क्या इसके अंदर पूछा गया है। सो एक मैट्रिक्स M है, एक एडजॉइंट लिखा हुआ है। तो आप देखिए जैसा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला यूज में आता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैसे ही बहुत एक फेमस फॉर्मूला है मैट्रिक्स के अंदर कि अगर कहीं पर एडजॉइंट ले लिया जाए, उसका उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होती है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस फॉर्मूला इज वेरी कॉमन फॉर्मूला। आप M लेकर आइए, पहले 0 है, 1 है, A है आपके पास से, फिर आता है आपके पास 1 2 एंड 3, यहाँ पर है अपने पास 3B एंड 1। एडजॉइंट लिखा गया है, देखिएगा -1 1 है, -1 है, हमारे पास 8 आता है, -6 आता है, 2 बनता है, -5 है, 3 है, -1 है। और ये मल्टीप्लाई हम करके देखेंगे, रो बाय कॉलम से आप कीजिएगा तो मेरे पास डेटा बनता है 8 - 5 है, ठीक है। 8 - 5 है, रो बाय कॉलम से 8 - 5 है, फिर इससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो -6 + 3 है, -6 + 3 है। और आगे जाइए, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले के साथ, तो मेरे पास आता है 2A - 2 - 8,
ये डेटा भी अपने पास बनता है ना। सिक्वेंशियली आगे बढ़ते हैं, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं या लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके देखें, सबकी कॉम्बिनेशंस बनाइए और याद रखिए किसके बराबर होगा। यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ m रहेगा और i होता है 0 1 0 0 1 0 0 0 1 और सीधा एक एक पोजीशन पर एलिमेंट्स कंपेयर होंगे तो हम डेटा बना सकते हैं। अब जैसे लास्ट वाले को आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा -3 बनेगा, 8b आपके पास से बनेगा और ये आपके पास से -3 है और ये -8 आपके पास यहाँ बनेगा। जब कंपैरिजन होगा, क्योंकि हमें ABC की वैल्यूज वगैरह सब निकाल के दिखानी है, तो उस बारे में भी हम फोकस होकर बात करेंगे कि कैसे डेटा बनाना चाहिए। तो देखिएगा सारे नंबर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कंपैरिजन होगा तो देखिए इस वाली एंट्री की वैल्यू 0 है तो यहाँ वाला डेटा आपका 0 आना चाहिए, यहाँ भी 0 है तो ये भी 0 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 - a 0 करना चाहिए, या इसको भी 0 करते हैं तो हमारे पास a का वैल्यू 2 बन जाता है। वहीं इस वाली पोजीशन की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, तो ये 8b - 8 है, ये भी 0 बनेगा। पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज वन। और फर्स्ट वाले एलिमेंट को आप कंपेयर कर दीजिए, सामने आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m। फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करते हैं, 5 - 8a, a का वैल्यू 2 है, 8 - 10, मेरे पास डेटा आ गया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 आती है। ठीक है, a आ गया है, b आ गया है, ये आ गया है। तो आप देख सकते हैं a + b का डेटा वाला जो ऑप्शन है, ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने इसको मार्क कर दिया होगा। वी आर हैविंग a + b as 3, तो पहला ऑप्शन सबका ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन एवरीबडी हैज मार्क फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए आप देख रहे हैं कितने सारे स्टूडेंट्स के इसके अंदर मार्क्स ही आगे थे। दूसरा डिटर्मिनेंट हमें पता है, तब आप देखिएगा जो एडजॉइंट ऑफ m होता है, अगर हमें कभी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये डिटर्मिनेंट पावर n-1 आता है। n रहता है उसका ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पर 3 - 1 यानी स्क्वायर बनेगा, -2 का स्क्वायर, डेटा बना 4। हमारे पास पूछा गया है सी ऑप्शन के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m²। ठीक है, तो एडजॉइंट की वजह से तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास पूछा गया है एडजॉइंट ऑफ m²। एडजॉइंट अगर कहीं पर हो तो वो आपके पास उसके डिटर्मिनेंट की पावर n-1 बनती है। ठीक है, तो ये नंबर आपके पास बनेगा, यहाँ रहेगा 2 पहले से, यहाँ भी 2 हो गया, इसका पावर बनेगा 4, ये डेटा आपके पास बनता है। हमारे पास वैसे पता है -2 है, तो -2 पावर 4 अगर आप बनाएंगे तो दिस नंबर इज कमिंग है 16। 81 दिया है, सी इज नॉट द आंसर। भूल कर भी सी मार्क नहीं करना है, वरना -2 हो जाएगा, तो सी आंसर नहीं आ रहा है, 16 इसका आंसर बनता है। आगे चलते हैं बी ऑप्शन पर, कि बी ऑप्शन में हमसे क्या पूछा गया है। बी में दे रखा है, देखिए एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स। पहली बात तो ये दोनों सेम ही होते हैं। कभी अगर हमें ये बोला गया कि एडजॉइंट लेना है आपको m इनवर्स का, नो प्रॉब्लम, पहले आप एडजॉइंट ले लीजिए, उसके बाद आप उसका इन्वर्स निकाल लीजिएगा। पहली बात तो ये दोनों क्वांटिटी सेम आती है। ठीक है, अब जो हमसे पूछा जा रहा है उस रिजल्ट के हिसाब से हम चले। जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है, अब आप देखिए क्या कहानी आ चुकी है। वहां पर m है, यहाँ है एडजॉइंट ऑफ m, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ m टाइम्स i। डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू हमें पता है -2i आ चुका है। यहाँ पर m इनवर्स की बात चल रही है, तो हम यही काम करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस m बाय m इनवर्स। तो आप देखिएगा ये बनेगा m इनवर्स, यहाँ है एडजॉइंट, यहाँ पहुंचेंगे m इनवर्स आपने रिप्लेस किया। ठीक है, इस रिजल्ट के अंदर सभी जगह m को m इनवर्स से रिप्लेस किया, ये रिप्लेस कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। अब आप देखिएगा ये m इनवर्स है, आपने दोनों साइड m से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यह एडजॉइंट ऑफ f इनवर्स, और ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, और दोनों साइड आपने m से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, दोनों साइड हमने इसके बाद m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो i बन जाएगा, इसका डेटा निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स आपके पास से आ गया, m i से मल्टीप्लाई के बाद m ही रहता है, यहाँ है आपके पास से डिटर्मिनेंट ऑफ m, ये डेटा आपके पास आया। ठीक है, चलिए अब बात बनाते हैं, पूछा गया है बी ऑप्शन में। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स क्या बनेगा।
अभी अभी मैंने बोला कि ये दोनों बातें तो सेम ही होती हैं, ये निकालो या ये वाली बात निकालो, एक ही बात है। तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स, और ये 2 है, इस रिजल्ट को यूटिलाइज कर लेंगे m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m। डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू -2 है, फाइनल आंसर हमारे पास है -m। बी ऑप्शन इज ट्रू। ए बी सी में से कैटेगराइज करके निकाल चुके हैं, ए और बी फाइनली सही है, सी नहीं है। अब बारी आती है डी की, कि डी के बारे में आपको क्या लगता है वो आप बताइए। अब डी के बारे में सिक्वेंशियली आगे चलते हैं, क्या पूछा जा रहा है उस बारे में फोकस करेंगे। एम हमें पता है कि एम मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, अल्फा बीटा गामा, और सामने है 1 2 3। अगर हम दोनों साइड एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो बात और रोचक बन जाएगी, कहानी आसान बन जाएगी। एम इनवर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए एम इनवर्स और एम तो चला गया, आई बन जाएगा, इट इज अल्फा बीटा गामा। लेकिन ये जो एम इनवर्स है ना, ये बनेगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम, देन इट इज 1 2 3। और एडजॉइंट ऑफ एम हमारे पास वो लिखा गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एम की वैल्यू हमारे पास है -2, ठीक है, और उस डिटर्मिनेंट को लिख लेंगे। -1 है आपके पास से, तो हर ऑप्शन पर मेहनत है, -1 1 1, फिर आता है 8 -6 2। तो जेईई एडवांस के लिए हमें यही है, एमसीक्यूज जिसको सॉल्व करना आता है, टाइम मैनेज करना आता है, उसकी अप्रोच बनाना आता है, जो कि प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट। और आप देखेंगे कोई भी मॉड्यूल आप कहीं की भी शीट सॉल्व करते होंगे ना, आपके एमसीक्यूज वहां पे कम होंगे, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो। इसीलिए बोलूंगा कि जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है, अलजेब्रा वाली बुक है, उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, सॉल्व दैम। ठीक है, ये बनी बात। कहीं पर भी प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ तो फिर मिस्टेक है। चलिए, यहां पर आता है -हाफ, रो बाय कॉलम से हम इसको बना देंगे। रो बाय कॉलम से आप देखेंगे तो आपके पास 1 है और ये 2 बनता है, -1 and 2 is 1 and 1 and -3 is -2। 8 आता है, 12 आता है, 8 and 12 is -4, -4 and 6 is 2, ये 2 बनेगा आपके पास से, -5 and 6 is 1, 1 -3 is -2। So we are having alpha beta gamma, -हाफ से डिवाइड करेंगे, this is what we are getting। So we are having alpha is 1, beta is -1, gamma is 1, and we are interested in alpha minus beta plus gamma। Final answer we are having this as 3। तो A सही था, B सही था, C सही नहीं था, D। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है ABD। तो ऐसे करने वाले आपने देखा पूरे देश भर में स्टूडेंट कैसे 3.84% के आसपास स्टूडेंट ही थे, यानी 6000 के आसपास थे। तो पार्शियली सोल्व करने वाले भी अच्छा नंबर है, लेकिन जिसने पूरा सही किया, तो हमें भी यही करना है, कंप्लीशन पर फोकस करना है, कंप्लीशन पर। एक भी अगर आधा अधूरा मन से बना दिया तो -2 की भी मार्किंग यहाँ पर थी। तो हम यहाँ से यहाँ सबको कोशिश ये करनी है कि इधर आए, यहाँ वाले स्टूडेंट भी इधर आए, ये भी इधर बने, ये भी इधर आए, ये वाले भी इधर आए, कैसे भी करके बस एग्जाम में उस टाइम को मैनेज करना, 2-2 3-3 मिनट के एक बार से रीचेक कर लिया, बस अप्रोच को सॉलिड बनाना है। और वो किसी जादू की छड़ी से नहीं होगा, प्रैक्टिस इज द ओनली की। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, जिससे बहुत सारे बच्चे खौफ खाते हैं, उस सवाल को हम डिस्कस करने वाले हैं। और मान के चलिएगा, आपको एक्चुअल डेटा उस टाइम पे जे स्टूडेंट्स का बताऊंगा कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट जिन्होंने जे एडवांस का पेपर दिया था, उन्होंने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। देखना चाहेंगे ऐसा कौन सा सवाल है? जी चलिए शुरुआत करते हैं। जे एडवांस 2019 के इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आप डेटा को देखिए, एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है 28% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को पूरा सही किया था, और 27 ऐसे हैं जिन्होंने पार्शियली सॉल्व किया था। दोनों आप ऐड करेंगे तो 55% के आसपास जा रहे हैं। तो फिर 45,000 प्लस 4 और 1 मार्क वाले स्टूडेंट आपके पास है 44 है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नंबर, जिस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को आप देख सकते हैं 55% स्टूडेंट इस चैप्टर को बना के जा रहे हैं। और बहुत सारे मैं ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूं जो इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं। तो दिस इज द रियल एनालिसिस। ये प्रोबेबिलिटी को एक सिंसियर बच्चा हमेशा स्कोरिंग मानकर चलता है,
और एडवांस में हमेशा उसको अटेम्प्ट करके आता है 55% का सही करना, ये बहुत अच्छी बात इसके अंदर आप देखने को मिलेगी। तो आप भी इस चैप्टर को छोड़कर मत जाइए, इसको अंदर कैप्चर कीजिए इसके मार्क्स जो आते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस कि क्या पूछा गया है। -2 वाले भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने -2 की मार्किंग ली है, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट में फंस गए होंगे। 34,000 स्टूडेंट ऐसे थे। नहीं करने वाले आप देख सकते हैं नंबर 37,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। क्या कॉन्सेप्ट पूछा गया है, आइए उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। There are 3 bags B1, B2, B3. Bag 1 contains 5 red and 5 green balls. B2 contains 3 red and 5 green balls. B3 contains 5 red and 3 green balls. जो इंफॉर्मेशन है ना उसको हम फटाफट से लिखते हुए चलते हैं। बॉक्स B1, बॉक्स B2 एंड द बॉक्स B3। B1 के अंदर आपके पास से 5 रेड हैं, 5 ग्रीन है। आगे चलते हैं, 3 रेड हैं, 5 ग्रीन है और आपके पास 5 रेड है और 3 ग्रीन है, ठीक है। B1, B2, B3 हैव अ प्रोबेबिलिटी 3/10, 3/10, 4/10 रिस्पेक्टिवली बीइंग चोजन, ठीक है। सो B1 वाले बैग को अगर हमने चूज़ किया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। हमने B2 वाला बैग चूज़ किया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी फिर से 3/10 है। और थर्ड वाला बैग अगर हमने चूज़ किया है, उस बात की प्रोबेबिलिटी है 4/10। अगर आप सभी का सम निकाल के यहाँ देखेंगे, अगर आप सभी का यहाँ पर सम निकाल के देखेंगे तो देखिए 3/10, 3/10 इज 6/10, 6/10 इज 4/10 इज 10/10 1। यानी इन्हीं तीनों बैग में से किसी न किसी एक बैग को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक्स मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर होता क्या है, अ बैग इज सेलेक्टेड रैंडमली and a ball is drawn at random from the bag, ठीक है। Which of the following options are correct? Probability that chosen ball is green, 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 यानी हर ऑप्शन के अंदर एक बैग सेलेक्ट किया जाए है, उसके बाद एक ग्रीन कलर की बॉल निकाली गई है। सो लेट्स इवेंट, एक जी इवेंट हम यहाँ पर जनरेट करते हैं, दैट ग्रीन कलर बॉल इज chosen from selected bag, ठीक है। ये हमसे पूछा गया। देखो डायरेक्टली ग्रीन कलर की बॉल नहीं आ सकती। इवेंट ऐसे हैं कि पहले हमें किसी एक बैग पर जाना होगा, उस पर्टिकुलर बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटीज ये रही हमारे पास। उस पर्टिकुलर बैग पर जाएंगे, एक कलर की बॉल निकालेंगे, फिर उसके ग्रीन होने के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि वो ग्रीन कलर की बॉल है, इस बात के क्या चांसेस हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला केस क्या बनेगा कि हमने बैग 1 चूज़ किया। जब बैग 1 चूज़ हो चुका है, उसके बाद उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, इन सिंबल्स को अगर आप समझते हैं तो सवाल बना देंगे। B1 बैग चूज़ किया है, B1 बैग चूज़ करने के बाद उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि B1 हो चुका है, फर्स्ट बैग आ चुका है, अब उससे ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी। और क्या हो सकता है, सिचुएशन सेकंड ये कहता है कि हमने सेकंड वाला बैग चूज़ किया हो, और सेकंड वाला बैग अगर हम चूज़ करते हैं, उसके बाद उसके ग्रीन कलर की बॉल वहाँ से निकालने की प्रोबेबिलिटी। थर्ड वाला बैग हमने चूज़ किया और थर्ड बैग के अंदर से ग्रीन कलर का बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं। सिक्वेंशियली आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला बैग चूज़ करेंगे, डेटा बनता है 3/10। आगे चलिए, फर्स्ट वाला बैग आ गया। अब देखिए फर्स्ट बैग के अंदर इक्वल क्वांटिटी है, तो ग्रीन है 5, टोटल बन गए 10, 5/10। सेकंड वाला बैग आपके पास है 3/10 है। सेकंड वाले बैग में ग्रीन कलर का बॉल है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी बनेगी 5/8। एंड द लास्ट वन, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 4/10 है। इसमें आप जाएंगे तो 3 ग्रीन है और टोटल 8 है। कहीं पर भी अगर हमने एक भी डेटा गलत लिख दिया तो हमारे आंसर खतरनाक आ जाएंगे, मैच ही नहीं करेंगे, टाइम खराब होगा एग्जाम में, वो अलग। सो वी हैव टू बी वेरी अवेयर कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या कॉपी कर रहे हैं। तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी ये हमने यहाँ से निकाल दी है। आप इन सब का डेटा देखिए एक बार क्या बनता है। यहाँ 10th है तो दिस इज 100, सो वी आर हैविंग दिस एज 5/2 से आप कैंसिल कर सकते हैं 2, सो आई एम हैविंग 3/20। यहाँ से सब डेटा बना सकते हैं हम। 15/80 and it is 12/80.
12, 12, 24, 12, 24, 39, 39/80। चलिए अब एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट चोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सेलेक्टेड बैग इज B3, ये हमसे पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। प्रोबेबिलिटी दैट चोजन बॉल इज ग्रीन, ये हमने निकाल दिया है। दिस इज द बी ऑप्शन। तो एक एक ऑप्शन के अंदर क्या लिखा है उसको अच्छे से समझते हुए हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले के अंदर क्या पूछा वो भी हम डिस्कस करते हैं, पर हमें देखा बी वाला ऑप्शन हम सॉल्व कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन, ग्रीन कलर की बॉल आ जाए, उसके 3 केसेस हैं, एक एक केस को बना के हमने देख लिया। फाइनल आंसर आ 39/80। क्लियर। फर्स्ट पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम बैग 3। तो ये जो हमारे पास ए ऑप्शन पूछा गया है, क्या बोला गया है वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। गिवन दैट ये हो चुका है, क्या हो चुका है? द सेलेक्टेड बैग इज B3, सो B3 बैग सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए हम थर्ड वाले बैग पे आ चुके हैं, थर्ड वाला बैग सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर 5 रेड हैं 3 ग्रीन है, तो ग्रीन होने के चांसेस 3 हैं। टोटल आपके पास से 5 + 3 बन जाएंगे 8, सो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। यही ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। पढ़ते हैं सी में क्या पूछा है। सी में पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये पूछा गया कि भाई जो बॉल चूज किया है वो ग्रीन है, ये गिवन दैट है। अब बताइए कि वो थर्ड वाले बैग से निकाला गया, इसको कहते हैं हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थ्योरम। तो यहाँ जो हमसे सी ऑप्शन में पूछा है वो ये बताया गया है कि सेलेक्टेड बॉल इज ग्रीन गिवन दैट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, गिवन दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन। ये हो चुका है, ये ग्रीन बॉल हो चुका है। अब बताइए द सेलेक्टेड बैग इज B3, सेलेक्टेड बैग इज B3, ये हम चाहते हैं। तो ये बनेगा आपके बेस थ्योरम के हिसाब से, ये वाली इवेंट पूरी हो चुकी है, थर्ड वाला पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, तो ये आपके फेवर में आएगा आपके पास से। तो ये हम बात करेंगे कि B3 हो जाए और फिर B3 और इसकी पॉसिबिलिटी और ये पूरे ग्रीन की पॉसिबिलिटी। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, ये टोटल आप लिख लेते हैं 39/80। इन तीनों के हिसाब से ग्रीन बॉल आया है। इसमें थर्ड इवेंट का क्या चांसेस है कि हमने B3 लिया होगा। तो 4 × 3/80 आपके पास है, ये कैंसिल हो जाएंगे। आई एम हैविंग 12/39 और कैंसिल कर सकते हैं आप 3 से, तो ये 4 आता है और 4/13 इज द आंसर। क्या लिखा है? 5/13। सी इज नॉट द आंसर, सी इज नॉट द आंसर। चलिए डी पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3, और फिर लिखिए यहाँ पे एंड लिखा है, यहाँ गिवन दैट जैसा कुछ नहीं है। और होता तो यूनियन आता, यहाँ एंड लिखा है। डी ऑप्शन की हम बात करते हैं। तो हुआ यह है कि सेलेक्टेड बैग इज B3 को आपने सेलेक्ट कर लिया है, एंड यानी कॉमन आपको लेना है द चोजन बॉल इज ग्रीन। अब बताइए क्या होगा। तो हमें B3 बैग सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद बताइए कि ग्रीन बॉल हमने वहाँ पर निकाला हो। तो आइए देखिए ये ऐसा कैसे बनेगा। ऐसा ऐसे बनेगा कि हमें सबसे पहले B3 वाले बैग को लेना होगा, और B3 वाले बैग को लेने के बाद उसमें इसके ग्रीन कलर की बॉल आए उसके चांसेस हमें बताने हैं। तो B3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/10 कि ग्रीन थर्ड वाला बैग सेलेक्ट किया और थर्ड वाले बैग में आने के बाद ग्रीन आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 3/8। ये डेटा आपके पास से बनेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये डेटा मेरे पास से बनता है 3/20। 3/20 इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये एंड वाला था, कॉमन वाली बात थी। डी भी हमारा ऑप्शन गलत है। सो ये आया है ए ऑप्शन 3/8 करेक्ट। ये रहा अपना बी ऑप्शन विच इज 39/80। सी ऑप्शन आया है 4/13, यहाँ लिखा है 5/13, और लास्ट वाला आंसर है 3/20, 3/10। करेक्ट आंसर्स आर ए एंड बी। बहुत सारे स्टूडेंट 55% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही किया। तो प्रोबेबिलिटी से दोस्ती कीजिए, लॉजिकली चलिए, और इंटरेस्ट आएगा आपको इस चैप्टर के अंदर। हाईली स्कोरिंग चैप्टर है एडवांस के हिसाब से, हम सब मिलकर इसके ऊपर मेहनत करेंगे। In a non-right angle triangle PQR, let PQR denote the length of sides opposite to the angles PQR respectively. The median from R meets the side PQ at capital S and perpendicular from P
meets a side QR at point E and RS and PE intersect at O. If small p is root 3, Q is 1, then find the radius of circumcircle of triangle PQR is 1. उसके बाद कुछ ऑप्शंस पूछेंगे जो हमें बनाना है। जेईई एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन है, पेपर 1 के अंदर पूछा है। MCQ सेक्शन है जहाँ पर -2 की मार्किंग है। तो सही करने वाले जो स्टूडेंट है वो 2.34 है, जिनको +4 मार्क्स मिला है। पार्शियल मार्किंग भी है 19% के आसपास, और रॉन्ग करने वाले भी काफ़ी हैं। वहीं पर 61% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो देखिए 3800 को मिला है +4 और 18000 को मिला है 1 मार्क, 2 मार्क्स मिले हैं 13000 को। गलत करने वाले 26000 है, -2 की मार्किंग है। वहीं 1 लाख के आसपास स्टूडेंट है जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया कि नहीं, हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ABC की जगह जो नोटेशन यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है वो है PQR का। सो लेट्स डिस्कस P कैपिटल Q कैपिटल R। जैसा जैसा दिया जाए वैसा वैसा बनाते जाओ। स्मॉल PQ की बात कर रहे हैं। स्मॉल P ये वाली जो लेंथ है इट इज √3, Q के सामने है Q, इट इज 1, और लेट्स से दिस इज स्मॉल r। ठीक है, हो रहा है कि मीडियन फ्रॉम R मीट्स द साइड PQ। मीडियन है तो इसके मिड पॉइंट को मीट करेंगे और कहाँ पे जाके मिलता है, S पर। वहीं से परपेंडिकुलर फ्रॉम P मीट्स द QR, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है एंड इट्स मीट्स द QR एट E। ठीक है, ये कहानी चल रही है। आगे बताते हैं। RS एंड PE इंटरसेक्ट एट O। RS एंड PE इंटरसेक्ट एट O, ये भी हमें गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल, तो कैपिटल R जो है अपने पास है, जो सर्कम रेडियस कहते हैं वो 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन रूल की ही बात करते हैं। साइन रूल अगर आपको याद हो तो वो रहेगा स्मॉल p अपॉन साइन p, q अपॉन साइन q, स्मॉल r अपॉन साइन कैपिटल R, एंड इट इज इक्वल टू 2r सर्कम रेडियस। तो a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r, ये साइन रूल होता है। सर्कम रेडियस हमें गिवन है, इट इज गिवन एज 2। स्मॉल p का डेटा हमें पता है तो लिखा गया है √3 बाय साइन p कैपिटल P। q हमें पता है, इट इज़ 1 बाय साइन कैपिटल Q, और ये सामने हमारे 2 लिखा गया। इन दोनों में दोनों डेटा ही नहीं पता है, यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट आता है साइन कैपिटल P की वैल्यू आती है √3/2, और यहाँ से डेटा आपके पास आता है साइन Q का वैल्यू बनता है 1/2। पॉजिटिव है तो ट्राइंगल में साइन 2 वैल्यूज लेगा, एक एक्यूट एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल। तो दिस इज कमिंग एज 60 डिग्री और 150 डिग्री, ये दोनों 120 डिग्री, ये दोनों इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। √3/2 ये 2 वैल्यूज है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाफ आया है तो आपके पास से Q वाला जो एंगल है वो आपके पास से 30 भी आ सकता है और 150 भी आ सकता है। साइन 30 भी हाफ होता है, साइन 150 भी हाफ होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। और एक लाइन और यहाँ पर गिवन है, आप ध्यान से देखें, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री पर नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल ये नहीं है, ये बात मना कर दी है। ठीक है, देखिए P अगर मैं 60 लेता हूं तो Q को मैं 30 नहीं ले सकता, क्योंकि इन दोनों को साथ में लेने से, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं P 60 और Q को 30 लेता हूं तो मेरे पास 90 डिग्री सम बन जाता है। तीसरा एंगल का सम तीनों का 180 है तो थर्ड एंगल 90 बन जाता है। तो पॉसिबिलिटीज की अगर मैं बात करूंगी, यहाँ P और यहाँ Q, इफ आई टेक दिस 60 दिस एज 30, दिस इज नॉट पॉसिबल। 90 बनता है तो R एंगल 90 आ जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। अगर मैं इसको 60 लेता हूँ, इसको 150 लेता हूँ तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इससे दोनों एंगल्स का सम ही 210 पहुंच रहा है, तीनों का सम 180 होता है, ये भी फिजिबल नहीं है। इसका मतलब बात बन सकती है, तो फिर ये 60 वाले दोनों केसेस मना हो गए हैं। ये 120 है और अगर ये 30 है तो ये बात पॉसिबल है। एक 120 और एक 150 वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों ही क्रॉस करके 270 पहुंच गए। तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है, वो जिंदा है, वो ये है, इससे स्पेसिफाई होकर पता चल गया कि P ही 120 है, Q अपने पास 30 है, तो आप यहाँ से R निकाल चुके हैं। फिर
ये 150 आ चुका है, 30 डिग्री ये बनेगा। इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास से आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसे है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी क्यू और आर दोनों एंगल सेम है। ये दोनों सेम है तो हमारे पास अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो इससे हमें पता चला कि स्मॉल आर जो साइड है वो भी 1 बन जाएगी। ठीक है, ये बात हमें पता चली। दिस इज 1, दिस इज 1। अब आगे हमें कौन कौन से डेटा पूछे उस बारे में भी हम बात करेंगे। पर देखिए, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉप किया है यही मीडियन है, ये मीडियन भी होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, क्योंकि ये दोनों साइड्स अब हमारे पास से इक्वल आने वाली हैं, तो इसको फिर हम थोड़ा सा बेटर करके बना देते हैं कि दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। तो यही परपेंडिकुलर तो है, ये O, ये था अपने पास E, ये है S। ये लेंथ 1 है, ये बन गया लेंथ 1/2, ये वाला लेंथ भी 1/2 क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। अब जो PE हमने बनाया है, PE इज ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन, दोनों ये बात बन जाएंगी। ऑल्टीट्यूड भी बनेगा और ये मीडियन भी बनेगा। अब सुनिए आगे कहानी। तो ये RS पहले मीडियन था, अब आइसोसेलेस है तो PE भी मीडियन हो गया। दो मीडियन जहां मिलते हैं तो पॉइंट O हमारे पास डिसाइड हो गया। जो RS है आपके पास है वो भी मीडियन है, तो डिसाइड हो गया कि O क्या है, O इज द सेंट्रॉइड। ये हमारे पास से डिसाइड हो गया, O इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में डिवाइड करेगा। वो सारी बातें भी अपने पास अब यहाँ पर एप्लीकेबल हो गई है। क्या क्या बातें पूछी जा रही हैं उस बारे में हम थोड़ा बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे OE लेंथ पूछा है तो हम PE लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटेशन हो सकता है। SOE इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, RS लेंथ इस वाले लेंथ को निकालना है, और इन रेडियस की भी बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कंप्यूट करें उस बारे में थोड़ा सोचते हैं कि और क्या डेटा हम यहाँ पर बना सकते हैं। एरिया निकाल सकते हैं सबसे पहले। तो देखो कैसे एरिया निकल सकता है। ये हमें पता है कि 30 डिग्री है, ये हमें पता है कि ये भी 30 डिग्री है, और ये हमें पता है कि ये है 120 डिग्री। अंडरस्टूड? तो PQR में ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ हमें पता है, तो हम डेल्टा निकाल लेंगे किसका? PQR का एरिया। ये बनेगा 1/2 PQ, फिर है PR, और ये आपके पास से इनके बीच के एंगल का 120। ठीक है, डेटा बना सकते हो। और यही हम हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। सो 1/2 QR इंटू PE, ये डेटा भी यहां से निकाला जा सकता है। PQ 1 है, QR PR भी 1 है, तो दिस इज 1, इट इज 1 √3/2। QR आपके पास से कितना है? QR की वैल्यू है √3, और ये PE आता है आपके पास से। PE का डेटा अगर आप निकालें, √3 से √3 कैंसिल है, वी आर हैविंग PE एज 1/2। PE की जो लेंथ है वो 1/2 है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि जो OE होगा ये 1/3 होगा PE का। जो PE की लेंथ है ये 1/2, इसका 1/3 होगा, ये 2:1 होता है, इसी 1/3। आपके पास से डेटा बनेगा फिर 1/3 इंटू 1/2, 1/6 आपके पास से इसके बाद आंसर बन जाएगा। सो वी कैन हैव इट दिस एज 1/6। ये वाला आंसर आपके पास 1/6 इज द आंसर। क्या हमारे पास तीनों के साइड्स आ चुके हैं? बिल्कुल, 1 है, 1 है, ये वाला साइड भी पता है, और ट्राइंगल का एरिया भी हम निकाल चुके हैं। एक बार आप देख लीजिए ट्राइंगल का एरिया कितना है। एक बार लिखने के लिए तो लिख ही सकते हैं, √3/4 है। कितना है ये? √3/4 है। इन रेडियस हम निकाल सकते हैं, सर्कल की इन रेडियस। तो रेडियस हम बात कर रहे हैं, इन रेडियस की बात हो रही है। इसका फॉर्मूला होता है Δ/4s। ये इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा, नहीं नॉट 4s, Δ/s। ठीक है, डेल्टा हमने निकाला अभी √3/4। ठीक है, √3/4, और सम ऑफ द पेरीमीटर, ये पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालिए, 1, 1 एंड √3, इसका हाफ करना है। 1, 1 एंड √3 इसका बनेगा हाफ। इस डेटा को आप कंप्यूट कीजिए। ये √3 है, आपके पास से 2 आता है, ये 2 + √3 लिखा गया है,
रैशनलाइज कीजिए, बस हम आंसर के बहुत करीब हैं। फिर यहां से डेटा है 2√3 - 3, दिस इज 2। ये नंबर आपके पास से बनता है, चेक करिए। √3/2 2 - √3, यस यही ऑप्शन है। √3/2 2 - √3, दो ऑप्शंस हो गए। आगे चलें, आगे बात सीखें जी। देखिएगा क्या पूछा, हमें RS लेंथ निकालनी, ये रही RS लेंथ। ये RS लेंथ हमें निकालना है। ये लेंथ मुझे पता है 1/2 है, ये लेंथ मुझे पता है कि √3 है। तो हम यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम इसको देखें RS लेंथ के लिए, तो आई एम राइटिंग cos Q। cos Q के हिसाब से अगर हम देखें ट्राइंगल QRS में, ट्राइंगल QRS के हिसाब से अगर हम बनाएं, तो ये आपके पास है cos 30 डिग्री। तो ये डेटा क्या बनेगा, देखिएगा सामने वाली साइड RS है जो हमें निकालना है, तो आगे बनेगा QS² + QR², QS² + QR² माइनस RS² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कोसाइन फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे। इट इज √3/2। QS कितना है हमारे पास, देख लीजिए, QS इज 1/2, इट इज 1/4। QR आपके पास कितना है, QR इज √3, so it is 3 and it is RS²। 2 times 1/2 √3। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 √3 यहाँ पर है, वी आर हैविंग 3/2। और ये डेटा अगर आप देखेंगे, दिस इज कमिंग है 13/4 RS²। RS का डेटा आप देखिए, 13/4 - 3/2, सो 4 एलसीएम लेंगे तो 13 - 6 आपके पास से बनेगा। ये अगर आप डेटा बनाएं, कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, बस फिर हम बिल्कुल आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। √7/2 इज व्हाट वी आर गेटिंग RS। डेटा पहुंचाइए, √7/2 इज द वैल्यू ऑफ RS। ये बना दिया √7/2। अब एरिया ऑफ SOE ये बात बन रही है। ये तो प्रॉपर्टी वाली कहानी है, आइए आपको समझाते हैं क्या बात है। 3 ऑप्शन हमारे अब तक सही आ चुके हैं, P है, Q है और ये R। आपने इसको ज्वाइन किया है, ये आपके पास से डेटा आता है S। यहां से हमने इसको बनाया, दिस इज E, ये S है। तो देखिएगा होगा क्या, इससे भी अगर हम एक डॉटेड पॉइंट बना दें, तो लेट्स कॉल इट एज एन M। ये जो पॉइंट है ना O, ये जो O पॉइंट है, ये PQR ट्राइंगल का भी सेंट्रोइड है, और जो मिड पॉइंट से बना हुआ ट्राइंगल है, ये उसका भी सेंट्रोइड होगा। सो O इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR and it is also the centroid of SME. That means triangle formed by midpoints, उसका भी ये सेंट्रोइड होगा, कोइंसाइड करेगा। सिंपल एवरेज लेके बात बना सकते हैं। अगर ये x1, x2, x3 है आपके पास से, एवरेज ले लिया, सेंट्रोइड आया। मिड पॉइंट्स क्या होंगे, x1 + x2/2, x2 + x3/3, x3 + x1/2, सब जगह /2/2, सीधा एवरेज लेके निकालोगे तो ये बात प्रूव आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो ये O जो है इस ट्राइंगल का भी सेंट्रोइड है और इसका भी सेंट्रोइड है। अब सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जो ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में एरिया वाइज डिवाइड करता है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एरिया बताइए। तो जो ट्राइंगल SOE है ना, पहली बात तो ये 1/3 होगा, जो पूरा मिड पॉइंट से बनेगा ना SME, उसका जो मिड पॉइंट से बने हुए ट्राइंगल का इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इनका भी सेंट्रोइड है। ये सेंट्रोइड की डेफिनेशन है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द एरिया इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। और जो मिड पॉइंट से बना हुआ ट्राइंगल होता है, वो जो बड़ा वाला ट्राइंगल होता है, इसका 1/4 होता है। जो ABC है, इसके मिड पॉइंट से अगर हम
ट्राइंगल बनाए तो उसका एरिया आता है, उस पहले वाले एरिया बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 आता है। तो ये बन गया टोटली आपके पास से फिर 1/12 आपके पास से पी क्यू आर का एरिया, और पी क्यू आर का एरिया हमने निकाला हुआ है √3/4 आता है। सो वी आर हैविंग √3/4/12, वी आर हैविंग √3/48 एज द फाइनल आंसर। √3/48 क्या ये आंसर दिया है? यहीं पर आके बस ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है बी। तो सोचिए सवाल बनाने वाले ने पूरी बातें अब चेक कर लिया आपको कितना आपको अच्छे से सवाल आता है। सो बी इज नॉट द आंसर, तो फाइनल आंसर इज ACD इज द फाइनल आंसर। जो इसको मार्क करेगा उसको मार्क्स मिलेगा। सीखते रहिए ऐसे ही। ट्राइंगल और सर्कल बहुत बेसिक ज्योमेट्रीज हैं जो आपसे पूछी ही जाएंगी। इसके बिना जेई अधूरी है, इसके बिना एक इंजीनियर कहलाना अधूरा है। पढ़ते रहिए। Define the collections E1, E2, E3 of ellipses and R1, R2, R3 rectangles as follows. E1 is x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1, and R1 stands for the rectangle of largest area with sides parallel to the axis and inscribed in E1, where En is the ellipse x square by an square plus y square by bn square is equal to 1 of largest area inscribed in R minus 1. ये भी largest area है. Then Rn rectangle of largest area with sides parallel to the axis and inscribed in En, and this keep on going on. चलता रहेगा। फिर 4 ऑप्शंस पूछे गए हैं। जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का सवाल है। एलिप्स और रेक्टेंगल्स को मिक्स करके सवाल बनाया है। एमसीक्यू सेक्शन के अंदर इसको पूछा गया जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस अपने करेक्ट होते हैं। करेक्ट ऑप्शंस करने वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 3.53 है, जिनको +4 मार्क्स मिला होगा। जो स्टूडेंट्स हैं 5700। कॉनिक सेक्शन वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ जेई एडवांस। पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट भी हैं 10,000 के आसपास। तो ये थोड़ा सा है, अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम प्रेशर में इसको बनाना। लेकिन जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार डुएबल है। किसी क्वेश्चन को घर पर आकर सॉल्व करना और किसी क्वेश्चन को रियल एग्जाम में सॉल्व करना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है। बस इसको अगर स्मूथ बना सकते हैं तो दैट्स प्रैक्टिस इज ओनली द की। जो रिसेंट टाइम में एग्जाम को जस्ट पहले अगर आप फ्लो में है तो सवाल बना पाएंगे। टॉपिक को रिवाइज किए हुए बहुत टाइम हो गया, हालांकि आपने उस टॉपिक को जब पढ़ा था तब बहुत अच्छे से आता था, लेकिन एग्जाम के आसपास अगर रिवाइज नहीं किया है तो फिर वो फ्लुएंसी नहीं बन पाएगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो 44,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो -2 मार्क लेकर गए हैं। 1 लाख के आसपास स्टूडेंट ने सही नहीं किया, इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। +4 वाले स्टूडेंट्स भी हैं और पार्शियल मार्किंग वाले +1 वाले स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, सो लेट्स सी क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है और इसको कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए। सो इलिप्स है, इलिप्स के अंदर मैक्सिमम एरिया का R1 इज द लार्जेस्ट एरिया, साइड्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सबसे पहले एक ज्योमेट्री बनाते हैं कि क्या हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हमने एक इलिप्स बनाया जिसके अंदर इनसाइड हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, इसका एरिया मैक्सिमम हो, और साइड्स कैसी हैं पहले बता दिया, साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बने, फिर इसको टच करता हुआ एक और इलिप्स है, इसको टच करता हुआ एक और इलिप्स बनाया। फिर जब ये बन जाएगा तो इसके अंदर फिर से हम एक ग्रेटेस्ट एरिया का रेक्टेंगल भी बनाएंगे। बस बहुत है, दो रेक्टेंगल, 2 इलिप्स का अगर हमने एनालिसिस कर लिया तो हमें एक पैटर्न मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इलिप्स को देखिएगा। जो हमारे पास इलिप्स गिवन है स्टैंडर्ड E1 वाला, वो है x² by 9 प्लस y² by 4 इज इक्वल टू 1। तो यहां से a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है। इसके ऊपर कोई भी हम एक पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स टेक द पॉइंट P as 3 cos थीटा, 2 sin थीटा। करेक्ट, ये हम पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। तब आप देखिए अगर ये पॉइंट ये वाला है तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपके पास यहां से भी बनेगा 3 cos 2 थीटा -2 sin थीटा, -2 sin 2 थीटा। यहाँ वाले पॉइंट भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे। तो अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल R1, क्योंकि ये है ओरिजिन, तो जितना इसका कोऑर्डिनेट है, लेंथ है, उतना ही ये लेंथ इधर भी आएगा और जितना हाइट है उतना ही डेप्थ भी आएगा। तो ये 3 cos थीटा अगर इधर है तो 3 cos थीटा यहाँ भी होगा। टोटल आपके पास से बनेगा 6 cos थीटा।
वहीं पर हाइट 2 साइन थीटा है तो डेप्थ भी है, ये आपके पास बना 4 साइन थीटा। क्या मैक्सिमाइज करना है वो लिखना बहुत जरूरी है। एरिया बोला गया है, लार्जेस्ट एरिया। तो यहां से अगर आप इसको देखें तो ये डेटा मेरे पास से 12 साइन 2 थीटा बनता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये मैक्सिमम आप जानते हैं इसका मैक्सिमम कितना होता है? इसका मैक्सिमम हमारे पास से वैल्यू 1 है, और ऐसा होगा भी कब? जब थीटा 45 डिग्री बनेगा। जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 बनती है तब हमारे पास से बन पाएगा, और थीटा 45 डिग्री होगा, और 45 डिग्री है तो हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ निकल के आ जाएंगी। R1 के लिए हम इसका लेंथ और विड्थ की डेटा निकाल देते हैं। तो अब आप जब यहाँ रखेंगे तो ये आपके पास से 2 है आपके पास से डेटा। सो वी आर गेटिंग दिस एज 3 आपके पास है, 3 इज A, तो 6 cos थीटा इज द डेटा। 6 cos थीटा cos 45, ये लेंथ बनेगा, ये विड्थ बनेगी, 4 sin 45। क्या डेटा बना हमारे पास से देख लीजिएगा। वी आर हैविंग दिस एज 3√2 एंड वी आर हैविंग दिस एज 2√2। ये R1 के लिए हमारे पास से डेटा बना। ठीक है, अब जब R1 की बात हो जाएगी यहां पर, जब ये R1 है, दिस इज R1, ये है फर्स्ट एलिप्स। अब देखिए R1 को, देखिए R1 को टच करता हुआ मैक्सिमम एरिया का हमने यहां पर एलिप्स बनाया है। तो जो R1 के कोऑर्डिनेट है वही इसकी मेजर एक्सिस बन गई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो इसका विड्थ है जितना, उसी को टच करते हुए मैक्सिमम एरिया का एलिप्स जब बना रहे हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर E2 नाउ, कि E2 क्या बनेगा। तो 3√2 जो था, 3√2 हमने टोटल की बात की है, तो यहां से ये लेंथ है तो टोटल है 3√2, आधा कितना होगा? 3/√2। तो इसके लिए अगर इक्वेशन बनेगी तो x² एंड y², ये डेटा आपके पास आएगा 3/√2 का स्क्वायर, और इसका आधा आप बनाएंगे तो आपके पास से बनेगा 2/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बना एलिप्स। तो जो सेकंड वाला जो एलिप्स है यहाँ पर, दिस इज द एलिप्स, इसके लिए ये इसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की आधी आधी लेंथ होगी। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर, ये टोटल लेंथ है R1 की, तो आधा लेंथ इसका ये टुकड़ा बनेगा। सो 3/√2 और 2/√2। ठीक है, ये E2 बना। अब E2 के अंदर R2 बनेगा, E2 के अंदर R2 बनेगा। तो क्या फर्क पड़ा, थोड़ा आप देखिएगा। ये 3 था A, तो ये 3√2 बना टोटल लेंथ। अब देखिए ये 3/√2 है इसका A, तो √2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से 3√2 हो गया है। तो मैं यहाँ पर अगर R2 के लिए विड्थ लिखना चाहूँगा तो आप मुझे बताइएगा। इसका A का 3√2 आप बनाएंगे तो बेसिकली आपके पास से 3 और यहाँ से 2 बनेगा। तो डिसाइड हो गया कि क्या पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो हर बार जो हमारी मेजर एक्सिस है जो 3 है, इलिप्स के लिए 3/√2 हो जाती है, और यहाँ पर अगर टोटल लेंथ इसकी 3√2 है तो ये भी √2 टाइम्स बन जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक कॉमन रेशियो √2 का चल रहा है, यानी 1/√2 का कॉमन रेशियो हमारे पास A के अंदर चल रहा है, और इसकी लेंथ और विड्थ के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है। जो यहाँ अगर हम लिखना चाहें कि AN BN क्या बनेगा, तो देखिए AN आपके पास से बनता है, जो हमारे पास शुरुआत में A है उसको √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और पावर बन जाएगी आपके पास से। GP बन चुका है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट टर्म ये है 1/√2 है, तो GP का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास से वो बताइए। GP का फॉर्मूला हमारे पास से बनेगा AR पावर n-1। तो A है 1/√2 पावर n-1 है, तो ये डेटा आपके पास से बन जाएगा A/√2 पावर n-1। वहीं अगर हम BN बनाएंगे तो वो B के साथ बन जाएगा कॉन्सेप्ट, B/√2 पावर n-1। ये A और B डेटा अपने पास बने। अब आगे चलते हैं, क्या पूछा जा रहा है, एक्सेंट्रिसिटीज वगैरह पे क्या फर्क पड़ने वाला है। एरिया की बात यहाँ पर पूछी जा रही है। लेटेस्ट रेक्टम E9 के पूछे जा रहे हैं। आगे जाके 2 डिस्कशन तो E9 पर ही है, तो वो तो हम डेटा बना के निकाल देंगे। पहले वाले पे चलते हैं, E18 E19 के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए इलिप्स के लिए अगर हम डेटा निकालना चाहें तो इलिप्स के लिए डेटा है x² अपॉन A का वैल्यू 3 है, तो ये है आपके पास है 3/√2 पावर n-1 होल स्क्वायर। y² आपके पास है, और B का डेटा कितना है अपने पास से 2 आता है, 2/√2 पावर n-1 का स्क्वायर 1।
एक्सेंट्रिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बी और ए का रेशियो लिया जाता है। वो सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस का रेशियोज की बात होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो √2⁻n-1 हमारे पास लिखा गया है। अगर हम इसकी एक्सेंट्रिसिटी का फंडा लगाएंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा है 2/√2⁻n-1 डिवाइडेड बाय 3/√2⁻n-1। तो दोनों ही जगह से हम देख सकते हैं कि n कैंसिल आउट हो जाता है। तो एक्सेंट्रिसिटीज आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन के कौन से एलिप्स के लिए निकाला जा रहा है। तो √2 कैंसिल बन जाएगा आपके पास है डेटा, एंड वी आर हैविंग 1 - 4/9। इट इज √5/3 आपके पास से डेटा बनेगा। इट इज सेम फॉर ऑल। सो एक्सेंट्रिसिटीज आर नॉट इक्वल, नो इट्स रॉन्ग ऑप्शन। एक्सेंट्रिसिटीज आर ऑलवेज इक्वल। किसी के लिए भी आप एक्सेंट्रिसिटीज निकाल दीजिए, E1 हो, E2 हो, E3 हो, दे ऑल आर इक्वल फॉर ऑल एलिप्स। आगे चलते हैं, एरिया की बात कर रहे हैं आरएन के लिए देखिए एरिया, ये फर्स्ट साइड है इसका √3 to √2, सेकेंड वाला 3 and 2। तो आइए बनाते हैं, एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ आरएन कितना कितना डेटा था देखिएगा, 3√2 and 2√2, 6 × √2²। आगे बनाते हैं एरिया ऑफ R2, तब साइड्स क्या बनी 3 and 2, 3 and 2 तो ये 6 आता है, पहले था 12 अब बन गया 2। तो बस हो गया डिसाइड क्या कॉमन रेशियो चल रहा है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है उस बारे में फोकस करेंगे। एरिया ऑफ RN, एरिया ऑफ RN एंड n स्टॉन्ड फ्रॉम 1 to N। तो ये आपके पास डेटा बनेगा, पहले 12 फिर 6 एंड दिस विल गोज ऑन। ठीक है, आप n टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला बताइए, 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। द फर्स्ट टर्म इज 12, जिससे मल्टीप्लाई चल रहा है वो आपके पास है हाफ। लेट्स सी, आई एम हैविंग 24, 24 बनेगा, यहाँ भी 24 है, 1/2⁻n। अब आप खुद देखिए 24 से एक नंबर माइनस हो रहा है, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन रहेगा 24, बिकॉज दिस इज अ सम पॉजिटिव क्वांटिटी जिसमें से माइनस होगी। तो 24 से ये डेटा हमेशा कम आएगा, यही हमसे पूछा गया है, लेसर देन 24। यस दिस इज ट्रू। आते हैं थर्ड पर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E9 और लेंथ ऑफ कुछ और बहुत बातें भी पूछी जा रही है। चलिए फिर हम इलिप्स E9 को लिख लेते हैं। इलिप्स E9, इट इज x² अपॉन y² अपॉन 1। डेटा देखिएगा क्या डेटा था, n के लिए लिखने जाते हैं तो ये 3/√2⁻n-1 है। 9 लिखेंगे तो 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला में वहीं पे लिखने लगा, पहले 3/√2 की पावर है n-1, इसका बनेगा स्क्वायर। ये आपके पास है 2/√2 की पावर है n-1 स्क्वायर। यहाँ पर n का वैल्यू 9 आप रखेंगे तो सीधा सीधा डेटा रख देते हैं, 3 है, यहाँ पर n-1 करेंगे ना तो आपके पास है 8 आएगा। और आप खुद देखिए √2 की पावर 8 ना 2 पावर 4 बनती है जो 16 बनेगी। इट इज सिंपली 3/16 का स्क्वायर है, टेंशन लेनी नहीं है आपके पास से। यहाँ से आप 16 रखेंगे यानी 1/8 रखेंगे। दिस इज E9। ठीक है, ये E9 हमारे पास से बन गया डेटा। पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालिए एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम द फॉर्मूला इज 2b²/a, ऐसा होता है। तो आपके पास से b वाला डेटा है 1/8, इसका सीधा ही स्क्वायर हो जाएगा और a आएगा इसका रूट यानी 1/this। यहाँ से आपके पास है 64 है, इट इज 3/16। थोड़ा डेटा बनाइएगा, ये 4 बार कैंसिल होगा और यहाँ से 2 बार। आई एम गेटिंग दिस एज 1/6। चेक करिए 1/6 ऑप्शन है क्या? यस, सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। सेंटर तो ओरिजिन है 0 0, फोकस आपके पास AE बन जाएगा। एक्सेंट्रिसिटी हमने कहीं निकाली है क्या? जी,
एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास डेटा अगर हम निकालना चाहें, एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास डेटा बना था यहाँ पर √5/3 है, यस √5/3। AE, तो A इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पर है 3/16 and it is √5/3. The distance between focus and center, √5/16 is the answer. √5/16 आएगा, यहाँ √5/32 लिखा है, इट्स रॉन्ग आंसर। तो आपके करेक्ट आंसर्स हैं बी एंड सी। तो यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में एक बात पे फोकस करना है कि ये जो एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल्स किस फॉर्मेट में बनते हुए जा रहे हैं। आपने दो का भी एनालिसिस कर लिया, क्योंकि सेम पैटर्न ऐसे बनते बनते अंदर आते चले जाएंगे। आई विल री एक्सप्लेन कि क्या हुआ है। ये एलिप्स हमें गिवन था, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, तो ये डेटा आपके पास बना 3 cos थीटा 2 sin थीटा। अब इसके अंदर अगर हम जाते हैं, ये आपने जो डेटा बनाया इस पॉइंट के हिसाब से सेटिस्फाई करता है। तो इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या बनती है, 3 cos थीटा यहाँ है, 3 cos थीटा यहाँ, टोटल बनता है 6 cos थीटा, और हाइट है 2 sin थीटा, नीचे भी 2 sin थीटा यानी 4 sin थीटा। तो आपके पास sin 2 थीटा यहाँ जनरेट हो जाता है, और sin 2 थीटा क्योंकि मैक्सिमम एरिया निकालना, थीटा आता है 45 डिग्री। 45 डिग्री आने से मेरे पास ये पॉइंट निकल के आ जाता है 3/√2 एंड 2/√2। लेकिन ये सिर्फ इतनी विड्थ की बात कर रहा है। अगर मैं टोटल एरिया की बात करूंगा तो रेक्टेंगल का विड्थ अलग है, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना, 6√2, 45 रखिए तो 6√2 बनेगा, यानी 3√2 और 2√2। पहले वाले रेक्टेंगल जिसके लिए मैक्सिमम एरिया पॉसिबल है वो डेटा हमने बनाया। अब सुनिए यहां पर ध्यान से वापस से, अगर ये रेक्टेंगल है, मुझे एक इलिप्स बनाना है इसके अंदर, तो आप ध्यान से देखिए ये इलिप्स इसको यहाँ टच कर रहा है, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये इसका सेमी मेजर एक्सिस बनेगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उसका सेमी माइनर एक्सिस बनेगा। तो क्या पता चला, ये जो हम लिख रहे थे ना, ये टोटल लेंथ था, ये पूरी विड्थ, तो आधी कितनी आएगी, इसका हाफ करेंगे 3/√2, और ये टोटल लेंथ है, आधा करेंगे इसका हाफ 2/√2, ये बना सेकंड वाला इलिप्स। तो क्या फर्क पड़ा इलिप्स के अंदर वो देखिए, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो ये 3/√2 का स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ 2/√2 का स्क्वायर बन रहा है। अंडरस्टूड? तो यानी क्या हुआ, जो पहले a था उसका a/√2 बन चुका है, अगले वाले के अंदर भी 2/√2 बन चुका होगा। तो जो जनरल ये इस पे जीपी बनेगी इसकी सेमी मेजर एक्सिस के अंदर, जिसका कॉमन रेशियो 1/√2 है, इससे ये एलिप्स आया। ये सेम चीज फॉलो हो रही है रेक्टेंगल के लिए भी। अगर ये 3 है तो इसकी लेंथ आई थी 3√2। अब अगर ये लेंथ रिड्यूस होकर 3/√2 रह गया है, तो ये √2 से मल्टीप्लाई होकर इसका डेटा 3 and 2 रह जाएगा। तो जो विड्थ लेंथ थी 3√2 वो रह गया 3, ये रह गया 2। इसी तरीके से हमारे पास ये सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस से ये इक्वेशंस आ गई। रेशियो लेते हैं एक्सेंट्रिसिटीज के अंदर, तो ये √2 पावर n-1 गेट्स कैंसिल्ड आउट। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और इसके आगे जो बातें हमसे पूछी गई वो सब हमने यहाँ पर बना ली। डुएबल क्वेश्चन है, एक कर्व के अंदर दूसरे कर्व के बारे में सोचना, सॉल्व करना, ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको ट्राई करते रहना चाहिए। डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव, और आपका ओवरऑल सब्जेक्ट भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, ऐसे सवाल आपको मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है, अलजेब्रा वाली बुक है, कोऑर्डिनेट वाली बुक है, जो भी आप सॉल्व करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट से ऊपर डेडिकेटेड बुक से उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। सोचना सीखना है और कैलकुलेशन को बचा के चलना, अच्छे से करके चलना, सारे चैप्टर्स आपके फेवर में रहेंगे। f is defined from R to R is given by fx as x power 5 plus 5x power 4 plus 10x cube plus 10x square plus 3x plus 1 when x is negative. When x is between 0 and 1, it is x square minus x plus 1. 2/3 x cube minus 4x square plus 7x minus 8/3 when x varies from 1 to 3. X is greater than or equal to 3, x minus 2 ln x minus 2 minus x plus 10/3, and the following options are asked. जेई एडवांस 2019 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर पूछा जा रहा है, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऑन टू फंक्शन, ये सब बातें पूछी जा रही है। किस तरह का रिस्पॉन्स टाइम के स्टूडेंट्स का रहा था तो आप देखेंगे, क्योंकि -2 की मार्किंग एमसीक्यू के अंदर 2015 के बाद या 2015 से इंट्रोड्यूस हो गई थी, और पार्शियल मार्किंग 2016 से इन्वॉल्व हुई थी। तो ये स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो 2.65 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया था, +4 मार्क्स वाले।
2.5% के आसपास स्टूडेंट है, यानी सिर्फ 4,278 स्टूडेंट के +4 आए थे। पार्शियल मार्क वाले देखें +1 जिनके मार्क्स बने थे वो 34,000 है, 28,000 ऐसे हैं जिनके 2 मार्क्स आए थे। तो आप देख सकते हैं रॉन्ग वाले भी अच्छा खासा नंबर है जो इसके अंदर -2 लेकर गए होंगे। एमसीक्यूज में तो बाबा भूल कर भी तुक्के मत लगाया कीजिए, -2 मिल जाता है, एक नंबर के फिराक में जा रहे हैं -2 मिल जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, कैसे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। आगे जाके देखिए इंक्रीजिंग लोकल मैक्सिमा ऑन टू, ये सब बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले हम स्मार्टली पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी पर क्या हो रहा है। जब जब डेफिनेशन बदल रही है तब तक फंक्शन का डेटा निकालें। 0 माइनस पर मैं डेटा निकालूंगा, ये सब खत्म है, मेरे पास सिर्फ 1 आता है। और वहीं अगर मैं f(0) और f(0+) पर डेटा निकालने जाऊं तो जो इससे डेटा बनेगा मेरे पास से 1 आया, सेम आ रहा भाई, कंटिन्यूस से 0 पर। सिमिलरली आई एम इंटरेस्टेड कि 1 माइनस पर क्या हो रहा है। 1 माइनस पर डेटा यहां से बनेगा 1 - 1, ये डेटा आता है 1। एंड लेट्स डिस्कस 1+ पर क्या हो रहा है और 1 पर भी क्या होने वाला है। 2/3, 8/3 -6/3, तो -2 बनता है, 7 - 2 इज 5, 5 - 4 इज 1, बराबर है, इक्वल आ गए, और यही f(1) है। 1 पर भी कंटिन्यूस फंक्शन है, नो प्रॉब्लम। 3 पर चेक कर लेते हैं। देखिए ln3 - 2 ln1, ln1 इज 0, और यहाँ 3 रखेंगे आप तो -3 + 10/3, 10 - 9 इज 1/3 आपके पास से आता है। सो आई एम इंटरेस्टेड कि f(3) और f(3+) ये डेटा आपके पास से 1/3 आता है। और आप यहीं पर अगर 3 यहाँ डेटा निकालेंगे तो वो देख लीजिएगा, 27/3 आता है, 9 आएगा, 18 बनेगा। और यहाँ पर भी हम डेटा थोड़ा बना लेते हैं, f(3) - 3 आप डेटा रखिएगा तो यहाँ 27 है, 9 आता है, 18, 3 रखिएगा, 9 × 4 = 36, यहाँ 3 रखिएगा, 21, 8/3। इस डेटा को और थोड़ा हम देख लेते हैं कितना नंबर बनने वाला है। इट इज 21, इट इज 18, सो द नंबर इज कमिंग एज 39, 39 इज 3, 3 इज 1/3, यस। सो इससे ये रिजल्ट पता चला कि f(x) इज कंटिन्यूस फंक्शन। f(x) इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ग्राफ कहीं पर भी इसका ब्रेक नहीं होगा, ये बात पता चल गई। ठीक है भाई, कंटिन्यूटी के बाद आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ऑन टू की बात कर रहे हैं, है ना, ऑन टू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी फिर तो आगे की कहानी है। ऑन टू ये कहता है कि भाई रेंज इसकी R आनी चाहिए, क्योंकि R से R में डिफाइन किया गया है, डोमेन इसकी R है, हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो देखिए 3 से आगे है आपके पास, इन्फिनिटी तक जाएगा, और log x x के पास लिखा गया है, तो क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, x अगर इन्फिनिटी चला गया तो आप फंक्शन को देखिए, आपके पास है इन्फिनिटी पर जाएगा तो इसका मुलाकात लॉग वाले फंक्शन से होगी, और लॉग वाला x से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा फंक्शन आपके पास +इन्फिनिटी चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। वहीं अगर x -इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो नेगेटिव, लीस्ट नेगेटिव पर फर्स्ट वाला डेटा है, और x⁻5 हमारे पास लिखा गया है, तो आपके पास से फंक्शन यहाँ पर भी -इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि ऑड पावर है, x⁻5 है, ऑड पावर, बाकी सब इसके आगे बच्चे हैं, x⁻5 इज द लीडिंग टर्म। सो -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी हम देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ से रेंज आ गया है, रेंज इज R, तो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज एन ऑन टू फंक्शन, सी ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, अब आ रही है डिफरेंशिएबिलिटी की, और वहीं से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इनका f(x) बनाने की कोशिश करता हूँ। f(x) बनाएंगे, 5x⁴ प्लस 20x³ प्लस 30x² प्लस 20x + 3 when x is नेगेटिव। 0 से 1 के बीच में आप डेटा देखिएगा, 2x - 1, 2x का स्क्वायर, 3 से डिफरेंशिएट किया, 8x आता है, +7। जब ये डेटा 1 से 3 के बीच में है, और जब 3 है तब log वाले का डेरिवेटिव देखिएगा, log x - 2 एंड इट इज़ 1, log वाला डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, और देयर इज 1 more -1, ये 0 है।
ये भी कैंसिल है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब ये देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमें कितनी बातें पता चल रही हैं। ये बात हम यहाँ से नोटिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है वहीं हम बात करते हैं। 1 पर पूछा है हमसे कि 1 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, इतना हमसे पूछा। लेकिन कौन, एफ डैश एक्स की बात हो रही है, एफ डैश एक्स के ही लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है। तो एफ के बारे में बात नहीं हो रही है, एफ के बारे में बात फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसलिए आपने देखा 2.5% के आसपास बच्चों का पूरा सही हुआ है। एफ यहां पर पूछा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ इंक्रीजिंग, इसके बारे में एफ डैश एक्स बताता है। चलिए, तो पहला डिस्कशन शुरू हुआ कि अगर एक्स की वैल्यू -∞ से 0 है, तो चलिए फिर एनालिसिस करते हैं एफ डैश एक्स का। नेगेटिव वाला रीजन फर्स्ट वाला है, यहाँ आप थोड़ा देखिए सब जगह से। अगर मैं यहाँ सब जगह से 5 कॉमन लेने चलता हूँ, तो मेरे पास है x पावर 4 प्लस 4x पावर क्यूब, 5 आपने कॉमन लिया, ये बनता है 6x का स्क्वायर। आपके पास यहाँ से फिर से 4x बनता है, और फिर हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस भी कर दिया। अब जिसको इंटरमिक्स चैप्टर सॉल्व करने की आदत है, उसकी आंखें इनको बता देंगी कि क्या लिखा हुआ है। ये नंबर है ना 1 4 6 4 1, ये क्या है, ये तो पावर 4 के अंदर एक्सपेंशन में आता है। सो बेसिकली दिस इज रिटन एज x प्लस 1 पावर 4 आपके पास है, तो इसलिए मैंने 5 ऐड करके 5 माइनस भी किया, ये डेटा मेरे पास से बनेगा। तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? नहीं, इसकी तो वैल्यू आएगी 0 बनेगा। ये 0 बन सकता है यहाँ पर। क्या ये हमेशा इंक्रीजिंग के लिए तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन अगर हम इसको देखें x की वैल्यू अगर इसमें -1 रखी जाए तो ये डेटा बन जाता है, गड़बड़ करता है ये डेटा। अगर हम -1 पर चेक करें इसको, सो एफ डैश -1 पर ही अगर आप चेक कर लेंगे तो -2 आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है। -1 डेटा अगर हम यहाँ पर रख के देखें तो 20 आपके पास से 40 बन जाता है, और ये 50 है, -10 बचेगा। अल्टीमेटली -2 आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है -1 पर, साइन दिख रहा है। सो दिस इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑप्शन इज रॉन्ग। ये हमेशा इंक्रीजिंग नहीं आने वाला है, ये हमेशा इंक्रीजिंग नहीं आएगा। अब आती है BOD के बारे में। BOD में क्या हो रहा है, एक पता चल गया नहीं है आंसर, सी पता चल गया है। अब आ रही है BOD। BOD में एक ही डिस्कशन, एफ डैश ठीक है, x = 1 x = 1, तो हमारे लिए पूरे फोकस राडार हमारा x = 1 के आसपास होना चाहिए। सो दीज आर द 2 डेफिनेशंस जिनके बारे में हम फोकस करें। 1 से कम इधर है, 1 से ग्रेटर इधर है। 1 पर क्या सिचुएशन है, एक बार आप चेक कर लीजिए। 1 पर, यहाँ पर 1 पर डेटा निकालेंगे तो 1 आता है, 1 पर डेटा निकालेंगे तो यहाँ से भी 1 आता है। आप चाहो जिस जगह इक्वल टू लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ डैश एक्स 1 पर किसी भी जगह से निकालो, कंटिन्यूस आने वाला है। अब हमें एफ डैश एक्स के मैक्सिमम मिनिमा की बात करनी है, तो हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। तो मैं पहुंचा इसके डबल डेरिवेटिव पर, तो देखिएगा 1 पर इधर से डेटा निकालो, इधर से डेटा निकालो, सेम आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब मैं इस रीजन में जाता हूँ और दोनों डिस्कशन 1 पर है, तो हम नेगेटिव और ग्रेटर देन 3 को पे इग्नोर कर देंगे, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पूछ लेते हैं 2x - 2, डिफरेंशिएशन इज 2। और सेकंड वाला ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये 4x - 8 आता है। देखो वो लीनियर था तो कांस्टेंट बन गया, क्वाड्रेटिक था तो ये डेटा बन गया। एफ डबल डैश 1 माइनस पर डेटा पॉजिटिव आ रहा है, और एफ डबल डैश 1 प्लस पर डेटा आप निकालेंगे -4 आता है। तो क्लियर दिख रहा है कि एट x = 1 एफ डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। कैसा दिख रहा है कि ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। एफ डैश एक्स तो आ रहा था, एफ डैश एक्स आप आगे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो यहाँ पूछा इज नॉट डिफरेंशिएबल, ट्रू, ये वाली बात सही है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस भी फंक्शन के बारे में बोले, अगर वो डोमेन में है तो उस पर उसका डेरिवेटिव या तो 0 आता हो या फिर नॉट डिफाइंड आता हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 पर क्योंकि एफ डैश एक्स का पूछा है, किसका पूछा है, एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश एक्स के बारे में एनालिसिस कौन करेगा, इसका डेरिवेटिव करेगा। ये डेटा रहा 1, एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 के पहले वाले बिहेवियर पे आप देखें तो ये प्लस है, और आगे अगर आप जाते हैं तो माइनस है। एफ डैश एक्स का एनालिसिस करवा रहे हैं तो उसके बारे में उसका डेरिवेटिव अगला वाला बताएगा। और एट x = 1 पर अगर आप देखें एफ डैश एक्स हमारे पास कंटिन्यूस आ रहा है।
तो इस पर तो कंटिन्यूस था वो, अभी हमने निकाला भी था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर निकाला था ना हमने एफ डैश 1 माइनस, फिर से बता देता हूँ, 1 माइनस पर डेटा 1 है, वही इसका एफ डैश 1 प्लस पर है, वही इसका 1 पर भी डेरिवेटिव बन जाएगा, सब तरफ से 1 आ रहा है। तो एफ डैश एक्स तो कंटिन्यूस है। आगे की बात कर रहे हैं तो देखो क्या है, एफ डैश एक्स बढ़ेगा घटेगा, यहाँ प्लस आ रहा है, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कांस्टेंट है, इधर नेगेटिव है, तो बढ़कर इंक्रीज हुआ, इसे इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो क्लियर है एट एक्स इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स हैज लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम प्योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि एफ एक्स के बारे में पूछना तो सब बच्चे जानते हैं, एफ डैश एक्स के बारे में पूछेंगे ताकि एग्जाम की जब उधड़ में जब पेरेंट्स बाहर खड़े होते हैं टिक टिक करके इन्विजिलेटर, प्रॉपर क्लासरूम का जो एक प्रॉपर एग्जाम का जो टेंशन होता है उसके अंदर एनालिसिस करना वो अलग ही बात है। और पूछा है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमम, यस, उसके पहले प्लस है, उसके आगे जाकर साइन चेंज हुआ है, माइनस हो गया है, तो एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, तो एफ डैश एक्स का यहाँ पर मैक्सिमम अपने पास बन जाएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज BCD एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टॉप क्लास क्वेश्चन है, और देखिए देश भर में इसको सॉल्व करने वाले जिसके पूरे मार्क्स आएंगे सिर्फ 4278 सब स्टूडेंट, 4278 स्टूडेंट्स। आप भी उनके अंदर आइए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऐसे ढेर सारे MCQ क्वेश्चन आपको जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है उसके अंदर देखने को मिलेगा। मेरे लेक्चर्स देखिए, पढ़ते रहिए, बहुत आसान है स्कोर करना। बस आपसे एक चीज़ चाहिए, वो है डिसिप्लिन। आपने डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया और सही जगह अगर आप पढ़े और किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं ये आपने सीख लिया, देन स्काई इज द लिमिट। और आपके टीचर्स अगर आपको जानते हैं बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, फिर वो आपको देखिए कैसे आखिरी तक आपको एग्जाम तक लेकर जाते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग और कीप रॉकिंग। ढंग से हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से लॉजिकली सोचकर चलिए, बात बनाइए। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर MCQ सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है, आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पे चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहाँ यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Let tau denote a curve y equal to yx which is in the first quadrant, and let the point 1, 0 lies on it. Let the tangent to the tau at point P intersect the y-axis at yp. If P of yp has length 1 for each point P on tau, then which one of the following option is an R correct? इसके अंदर से हमें ऑप्शन करेक्ट मार्क करना है।
जे एडवांस 2019 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है आपके पास यहाँ पर। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ये बेस्ड है, जहाँ पर हमें कर्व भी लेकर आना है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मार्क करनी है। ध्यान रखिएगा, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होने के चांसेस यहाँ पर है। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ऐसा रहेगा इस बात पर डिपेंडेंट, क्योंकि -2 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 5.68 स्टूडेंट ऐसे हैं परसेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। They scored, they were roughly 9,156, they scored +4 marks. पार्शियल मार्किंग 10,000 बच्चों के, तो रफली आप मान सकते हैं 19,000 इसके अंदर मार्क्स लेकर आए। वहीं 50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो -2 इसके अंदर लेकर गए थे। दिखने में ऐसा दिख रहा है, लेकिन इज अ बिट ऑफ अ डेंजरस क्वेश्चन। जो आसान कैटेगरी में दिखता है और सॉल्व करने पर माइनस मार्किंग काफ़ी है। नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी 92,000 हैं जिन्होंने 0 लिया, तो -2 से बेटर है 0 मार्क। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करने वाले हैं। कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी जो पॉइंट होगा x, y, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। एक पॉइंट है 1,0 जो इस पर लाई करता है। लेट टेंजेंट टू टाउ एट एनी पॉइंट p। देखिए p पॉइंट हमने ले लिया, वो है x1, y1। इसके ऊपर हम लिखने लगे टेंजेंट क्या है। टेंजेंट की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें तो आपके पास बनेगी बात y - y1, स्लोप आता है x - x1। ठीक है, y एक्सिस की बात हो रही है। y एक्सिस के लिए आप जानते हैं x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y की वैल्यू आपके पास है y1 - mx1। ऐसा करने से हमारे पास है yp पॉइंट आता है जो है 0, y1 - mx1। ठीक है, और ये m क्या है आप जानते हैं, m है dy/dx, उसका डिफरेंशिएशन एट पॉइंट p, ये पूछा गया है। yp हैज अ लेंथ दिस मच, तो ये yp है और ये p है आपके पास है x1, y1। सो pyp लेंथ इज 1, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। आप देखिएगा x1 - 0 होल स्क्वायर है, यहाँ से y1 - y1 प्लस mx1 होल स्क्वायर, एंड दिस लेंथ इज गिवन एज 1। x1 स्क्वायर प्लस आपके पास से m स्क्वायर है, x1 स्क्वायर है, डेटा 1 आता है। m स्क्वायर x1 का मतलब है 1 - x1 स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम m निकालना चाहेंगे तो वो बनेगा 1 - x1 स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम समझ पाए कि क्या डेटा यहाँ पर लिखा जा रहा है। mx1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - x1 स्क्वायर। m भी क्या है, dy/dx है p पॉइंट पर, दैट इज रिटर्न एज x1, y1। दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग। p एक वेरिएबल पॉइंट है, तो यही इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म होके बन जाती है x dy/dx इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन। अब इसको सॉल्व करना होगा आगे जाके, तो हमें देखो प्लस माइनस से दोनों ही कर्व दिख रहे हैं। इसका एक ऑप्शन ये भी दिखता है, y डैश है ये, एक ये भी दिखता है, तो हमें प्लस माइनस पे डिसाइड करना होगा, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। चलिए कर्व की तरफ लेकर चलते हैं, इंटीग्रेशन की तरफ। तो ये dy अगर हम रखेंगे तो ये प्लस माइनस है आपके पास है, अंडर रूट है 1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, इस वाले को अगर हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो यहाँ x से यहाँ पर x स्क्वायर लिखा गया है। वी आर राइटिंग दिस एज रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर हम लिख सकते हैं और ये बनेगा x dx। ये y है, यहाँ पर जो डेटा रखा गया है हम एक ही काम करते हैं कि रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर को t एज्यूम कर लेंगे। ये आपके पास है x dx की वैल्यू माइनस t dt बन जाती है। ठीक, तो यहाँ y है, ये है प्लस माइनस रूट की वैल्यू आती है t, x स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 - t स्क्वायर, एंड x dx की जगह हम रख सकते हैं माइनस t dt। प्लस माइनस आपके पास से आता है और ये यहाँ से आप देखेंगे तो बनेगा t स्क्वायर, अपॉन में भी हमारे पास माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये y आता है आपके पास प्लस माइनस है, आप 1/1 माइनस t स्क्वायर -1 dt आपके पास लिखा जाएगा।
ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, y इट इज प्लस माइनस टी, और ये आपके पास है 1/2 log ऑफ t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। ये डेटा अपने पास से बनेगा। ठीक है, तो t को वापस से उधार के साथ चुका देंगे। हमारे पास कर्व बनता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस, t का वैल्यू है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 log मॉड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये डेटा है एंड इट इज प्लस सी। देखो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास लिखा गया है तो इससे ये कहानी तो हमें पता चल ही जाती है कि x की जो भी वैल्यूज आएंगी -1 से 1 के बीच में आएंगी। ठीक है, यही इसकी पर्टिकुलर डोमेन होगी जिसके बाहर हम बात नहीं करेंगे। हमें एक बात और बताई गई है, क्या कि पॉइंट है 1,0 से पास होता है। सो देयर इज अ पॉइंट 1,0 लाइज ऑन इट, सो इट इज 0। आप 1 रखेंगे 0 है, ये लॉग आता है। आप 1 रखेंगे 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये इसका मॉड है प्लस सी। तो ये log 1 भी 0 आता है, सी की वैल्यू ही 0 आ गई आपके पास से, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 ln। अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड कैसे ओपन होगा वो आप देखिएगा। वो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 के बराबर या छोटा होगा तो आपके पास से ब्रैकेट बनेगा 1 माइनस अंडर रूट इस वाले डेटा के साथ, और ये डेटा हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें ऑप्शन कैसे दिए वो आप एक नज़र देख लीजिएगा, प्लस वाले बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, प्लस वालों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, सी की वैल्यू तो 0 है, ये डेटा हम पहुंच गए। सो वी आर हैविंग y एज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ लॉग है। डिनोमिनेटर वाला डेटा अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास से इसका होल स्क्वायर आता है, और वहीं पर ऊपर वाला हमारे पास से कुछ ऐसा डेटा बन जाता है। 1 से 1 चला जाएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर अपने पास लिखा गया है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा, ये आपके पास है, ये डेटा बनेगा। ये डेटा आपके पास से बन जाएगा। ठीक है, x के बारे में और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है, 0x पॉजिटिव है, तो हमारे पास x यहाँ पर और बेटर भी हम बोल सकते हैं क्योंकि बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, तो x इज पॉजिटिव ऑल्सो 0 to 1। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मॉड x बनता पॉजिटिव से ओपन होगा, ये कर्व से। अब यहाँ पर एक बात डिसाइड करनी है कि प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है, वो बात हमें डिसाइड करनी है। तो 2 कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 कैटेगरीज हैं। एक पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, रूट ऑफ दिस प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेटा है, जिसी को हम सिंप्लीफाई करके जैसा ऑप्शंस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शन बनेगा। ये कौन सा ऑप्शन है आप मैच कीजिए, इसमें ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन दिखता है मुझे, है ना। और हमने अभी यहाँ पर लिया है कौन सा साइन, प्लस साइन, तो यहाँ प्लस साइन लेने से बात बनेगी आपके पास। अभी हमने लिया है प्लस साइन, तो इसके साथ कंबाइंड होगा x डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू विच डेटा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं हम अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो एक ऑप्शन तो ये है, क्योंकि यहाँ हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। या माइनस साइन लेंगे तो ये नेगेटिव है, क्योंकि आसान सवाल दिखने में लग रहा है, वो उलझा देगा हमको। यहाँ लॉग है, ये x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये माइनस साइन ज़रूर है, इसको हम पलट सकते हैं तो माइनस माइनस आपके पास से प्लस हो जाएगा, ये डेटा आपके पास बनेगा। अब इस डेटा को पहचान कहाँ पर है, ये फर्स्ट डेटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस दिस इज एन ए ऑप्शन, दिस इज एन ए ऑप्शन। हमने माइनस साइन लिया है
तो फिर आप देखिए हमारे पास डेटा क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स एक्स टाइम्स माइनस साइन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शंस को फिगर आउट कर लो कि किस किस की जुगलबंदी एक साथ है। तो ये मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे शायद बी ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ हाँ माइनस है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा। सो दिस इज ए बी ऑप्शन। ये ए है और ये है बी। वहीं ये वाला डेटा मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है, ये रूट वाला प्लस में है, लॉग माइनस में है। दिस इज एन सी ऑप्शन एंड दिस इज एन डी ऑप्शन। अब बात ऐसा है, या तो ए बी आंसर होगा या सी डी आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहां आके मिस्टेक करके फंस गए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हमें गिवन है, क्या 1,0 से पास करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें 1,0 यूटिलाइज कर लिया, सी की वैल्यू 0 आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, ये बात समझाई जा रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उस बात को हमें चेक करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है 0 से 1 के बीच में एक से ज़्यादा रखेंगे तो ये अंडर रूट वाला डिफाइंड नहीं होगा। किसी ऐसे पॉइंट्स पर चेक करिए जो 0 से 1 के बीच में हम डिसाइड कर सकें। मैं यहाँ पर हाफ की वैल्यू निकालता हूँ, इसके साथ यही बनेगा, इसके साथ ये बनेगा, तो ये कर्व हमारी हेल्प कर सकता है। इफ आई टेक x इक्वल टू 1/2 और मैं चेक कर लेता हूँ क्या डेटा बनेगा। सो मैं इस पर्टिकुलर के लिए आई एम जस्ट टेकिंग x इक्वल टू 1/2। लेट्स सी y क्या बनता है। यहाँ है 1/2, ये डेटा आप देखेंगे 1 प्लस माइनस 1/4 रूट 3/2 बनता है आपके पास से। सिंप्लीफाई कीजिए, वी आर हैविंग रूट 3/2 माइनस लॉग टी आपके पास पहुंचेगा, इट इज 2 प्लस रूट 3। ये डेटा बनेगा 2t प्लस रूट 3। अब देखो ln का मतलब बेस e है, रूट 3 कितना होता है 1.32 के आसपास, 1.732। तो 1.732 का मतलब अगर आप आधा करेंगे 1 पॉइंट तो आपके पास है 855 के आसपास आप पहुंचेंगे। ठीक है, और यहां आप देखिएगा 1.7 के साथ 2 ऐड कर दिया तो ये बनता है आपके पास से 1.7 के साथ 2.7, और 2.7 बेस में भी लिखा हुआ है आपके पास, ये ई है और ये 2.71, यानी ये क्लोज टू 1 नंबर है। सो दिस इज क्लोज टू 1, और 8.7 से माइनस कर रहे हो, वी आर गेटिंग माइनस क्वांटिटी हियर। हमारे पास माइनस वाला क्वांटिटी आ रहा है, x हाफ लिखा है, y नेगेटिव आ रहा है, नहीं एक्सेप्टेबल है। यहाँ अगर आपने इसको चेक किया होता x इक्वल टू हाफ पर, तो मेरे पास डेटा इसी का बन रहा होता। ये देखिए यहाँ से माइनस रूट 3/2 आता और ये प्लस मेरे पास बनता 2 प्लस रूट 3। जो हम कह रहे हैं कि ये 2.732 के आसपास है, और जो थोड़ा सा ग्रेटर देन 1 रहेगा ये माइनस 8.55 के आसपास है, और ये थोड़ा सा एक है, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो वी आर गोइंग टू मार्क ए बी एज अ फाइनल आंसर। सी डी इसका फाइनल आंसर नहीं होगा। तो कई बार हमें ऐसा दिखता है कि एमसीक्यू में पूछा है तो प्लस माइनस वाले दोनों ही आंसर मार्क कर देंगे, नहीं, आंसर्स ए और बी आएंगे, सी और डी इसके आंसर नहीं होंगे। तो बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा, वरना आप देखिए इसके रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क पड़ा है। बहुत सारे 50,000 बच्चों ने इस सवाल को गलत कर दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें प्लस माइनस है, और जब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे थे यहाँ पर, तो डिस्टेंस से यहाँ पर स्क्वायर रूट से प्लस माइनस भी जनरेट होगा, तो मन करता है कि उसको मार्क कर दें। जैसे मार्क करोगे आप इन 50,000 बच्चों में शामिल हो जाओगे, और मार्क्स लेने निकले थे घर से, इस सवाल से -2 लेके निकल जाओगे। सो करेक्ट आंसर है ए एंड बी, सी और डी आंसर्स नहीं है इसके आंसर्स। कई स्टूडेंट्स ने इसको ऑब्जेक्टिवली भी सॉल्व कर लिया था कि सर मुझे ये दे रखा था और मुझे तो सिर्फ यही पता करना था कौन सा कर्व है, तो हमने 0 से 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर समझा रहा था, तो इससे एक ही बात था, इसके बीच में कोई एक वैल्यू निकाल दीजिए x की, जिससे y कोऑर्डिनेट जिससे पॉजिटिव आ रहा है वो हमारा कर्व बन जाएगा। ठीक है, स्मार्ट क्वेश्चन, स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट सॉल्यूशंस। डिटेल सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है, पर याद रखिए क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, गुड क्वेश्चन। Let L1 and L2 denotes the lines r vector is equal to I cap plus lambda times minus I cap plus 2j cap plus 2k cap. Lambda belongs to real number and r vector equal to mu times 2I cap minus j cap plus 2k cap, where mu belongs to real number respectively. If L3 is the line which is perpendicular to both lines L1 and L2 and cuts both of them, then which one of the following options are true? 4 options दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। एमसीक्यू कैटेगरी के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे करेक्ट रिस्पॉन्स सिर्फ 4.04% स्टूडेंट का ही है,
जहां पर पार्शियल मार्किंग 30% स्टूडेंट्स ने की है। नंबर्स की बात करें तो 6522 ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको +4 मार्क्स मिला होगा। 1 मार्क वाले स्टूडेंट अपने पास 31,579 हैं। 17,000 आपके पास है 2 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी हैं। वहीं पर रॉन्ग वाले भी हैं अपने पास 37,000 स्टूडेंट्स जिनको -2 मिला है। 68,000 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने 0 मार्क लिया है। तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। L1 L2 डिनोट करते हैं, 2 लाइन्स हमें दे रखी हैं, और L3 एक ऐसी लाइन है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। देखिए जो लाइन L1 है इसके अगर हम DRS देखें वो -1, 2 एंड 2 आते हैं। वहीं अगर हम L2 की बात करें इसके DRS अगर हम बनाएं तो वो 2 -1 एंड 2 बनते हैं। लाइन L3 जो है L1 के भी परपेंडिकुलर है और जो L3 है वो L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो ये अगर हमें A वेक्टर मान लें अपने पास जो लिखा गया है -i प्लस 2j प्लस 2k है, और अगर ये B वेक्टर है तो आपके पास आता है 2i माइनस 2j प्लस 2k। L3 इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो फिर कंफर्म हो गया है कि अगर हम A क्रॉस B निकालें, A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है जो A के भी परपेंडिकुलर होता है, B के भी परपेंडिकुलर होगा। तो A क्रॉस B वो डायरेक्शन होगी जिसके अबाउट L3 पैरेलल आ जाएगी। सो लेट्स टेक इट एज एन I J K। फर्स्ट वाला वेक्टर आपके पास है -1, 2 एंड 2 है, एंड 2 -1 एंड 2 आपके पास है, डेटा बनता है 4 + 2 वी आर हैविंग 6i। यहाँ से हटाया, ये हटाया, -2 है आपके पास से और -4 आता है, ये डेटा आपके पास से बनेगा 6j। k बनाएगा 1 - 4 आपके पास से बनेगा -3k। तो ये वेक्टर मिल गया, वो डायरेक्शन मिल गई जिसके अबाउट L3 पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं कि L3 के डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको निकालने हैं तो वो 6, 6 एंड -3 आप लिख सकते हैं, या फिर आप समझ सकें तो 2, 2 - 1 हम लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिर L3 की इक्वेशन क्या होगी, तो देखिए सभी जगह से, ये देखिए 2, 2 - 1, 2, 2 - 1, 2, 2 - 1, 2, 2 - 1, चारों ही ऑप्शन के अंदर ये डायरेक्शन दिख रही है। तो यहाँ तो हम भी पहुंच गए हैं। एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें पॉइंट्स की जरूरत होती है। क्या दिया गया है कि L3 एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो कंडीशन यूज में आ चुकी है एंड कट करती है दोनों लाइंस को। अच्छा, ऐसा हो गया है। तो देखिए ये L1 है, यहाँ पर ये L2 है, और L3 एक ऐसी डायरेक्शन है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। 2D के हिसाब से मत सोचिएगा इसको, ये 3D में है। यहाँ पर अब हम एक पॉइंट A अज्यूम कर सकते हैं L1 के ऊपर, और एक B पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं L2 के ऊपर। तो L1 के ऊपर हमने इस फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर A पॉइंट अज्यूम कर दिया। इट इज 1 - लैम्डा, i कैप के साथ लिखना चाहते हैं हम, ये बनेगा आगे 2 लैम्डा, और आपके पास से और आएगा 2 गामा, 2 लैम्डा। यहाँ से अगर हम देखें तो आपके पास है 1 - लैम्डा, और J और K कैप नहीं है, 2 लैम्डा 2 लैम्डा आपके पास है, 2 डेटा बने। वहीं B वाला पॉइंट हम सेकंड वाली लाइन पर ले सकते हैं, तो बनेगा 2 म्यू माइनस म्यू, 2 म्यू, ये डेटा भी आपके पास है। सो A एंड B आर टेकन ऑन लाइंस L1 एंड L2। अब आप देखिए A और B अगर हमें पता है तो हम 2 पॉइंट्स अगर मालूम हो तो हम इनके DRS निकाल सकते हैं। तो ये 2 म्यू माइनस 1 आप डेटा बना सकते हैं, तो बनेगा आपके पास से 2 म्यू माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा, ये डेटा हम बना दें, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, अब हमें ए बी ही तो लाइन L है, जो ए बी है वही तो लाइन L3 है। इसके DRS तो हमें पहले ही पता है कि DRS आपके पास से 2, 2 एंड -1 आते हैं। तो फिर क्या करना होगा, हमें इनको सॉल्व करना होगा, क्योंकि एक लाइन के 2 डायरेक्शन रेशियोज हो नहीं सकते, तो इनका रेशियो इक्वल आएगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं इनका रेशियो इक्वल आएगा। तो आप यहाँ से रेशियोज इनके इक्वेट कर दीजिए, जगह मुझे यहाँ ज़्यादा ठीक दिख रही है। तो 2 म्यू माइनस 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा अपॉन 2, ये डेटा है। और लास्ट वाला आपके पास है
2 म्यू माइनस 2 लैम्डा अपॉन 1, 2 माइनस 1। यहां से आप डेटा बनाइए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। 2 से 2 कैंसिल है, ये डेटा आपके पास यहां से बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, और इन दोनों को और हम थोड़ा देख लेते हैं, इन दोनों से क्या कंडीशन बनेगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली बात है, क्योंकि जो ऑप्शंस हमने देखे हैं डीआरएस के हिसाब से तो चारों ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं। अब पॉइंट की बात थी, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है म्यू प्लस 2 लैम्डा, इट इज 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा। तो डेटा यहां से बनेगा 3 म्यू इक्वल टू 6 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 2 लैम्डा आपके पास से आती है। किसी एक डेटा को उठा के आप यहाँ रख दीजिए, बात बन जाएगी। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, म्यू का डेटा रखते हैं 1 माइनस 3 लैम्डा बाई 3, 1 माइनस 3 लैम्डा बाई 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। आप देखिएगा 6 बनेगा, 6 और यहाँ से 9 बन जाएगा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास से 1/9 आती है, और वहीं अगर आप म्यू निकालना चाहेंगे तो म्यू की वैल्यू अपने पास से 2/9 आती है। ठीक है, लैम्डा म्यू दोनों आ गए, तो ऐसा करने से हमें हमारे पास पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स ढूंढिए। पहला वाला लैम्डा की वैल्यू है 1/9, तो 1/9 आप रखेंगे, पहला डेटा आता है 8/9, फिर यहाँ 1/9 रखेंगे, इट इज कमिंग एज 2/9, फिर आप अगला वाला रखेंगे, इट इज कमिंग एज 2/9। ये पॉइंट ए आता है, पॉइंट बी निकालेंगे म्यू का डेटा यहाँ से, so दिस इज कमिंग एज 4/9, म्यू आपने रखा, इट इज कमिंग एज माइनस 2/9, और अगला वाला आप लिखेंगे 4/9। अब देखिए इस लाइन की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं, इसके डीआरएस है 2 माइनस 1 जो हर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये दो पॉइंट्स हमको क्लियरली पता है कि ये L3 वाली जो लाइन है अपने पास ए और बी से जरूर पास होती है। पहला ऑप्शन देखिए 8/9, 2/9, 4, 2/9, ये देखिए पहला वाला ऑप्शन यही है। 8/9, 2/9, 2/9, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सेकंड वाला देखिए 4/9 माइनस 2/9, 4/9, बी ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब बाकी दोनों को भी हमें चेक करके देखना है कि इन पर भी लाइक करता है या नहीं करता। किसी भी एक पॉइंट को यूटिलाइज कर लीजिए L3 की इक्वेशन लिखने में। तो आई कैन टेक L3 एज x माइनस DRS तो हमको पता ही है 2, 2 एंड -1। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है 2, 2, -1, 8/9, 2/9, 8/9, 2/9 और Z भी यही है 2/9। ठीक है, अब C और D ऑप्शन की बात है। C ऑप्शन पे एक पॉइंट लिखा गया है, वो आप देखिए। C ऑप्शन पे हमारे पास एक पॉइंट है एंड दैट पॉइंट कोऑर्डिनेट इज, आप देखिए 2/3, 0 और 1/3, क्योंकि यहां पर हमें J कैप नहीं दिख रहा है। सो 2/3 है, 0 है और 1/3 है, ये डेटा आपके पास है। क्या इस चीज को वेरीफाई करते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो हम हर पॉइंट्स के हिसाब से इक्वेशन नहीं लिख सकते। इक्वेशन आ गई है, वेरीफाई करके रख सकते हैं, भाई बात बनती है या नहीं बनती है। आप देखिएगा 2/3 वहां पर रखेंगे तो आपके पास से बनेगा 2/3 माइनस 8/9/2, ये डेटा है। 0 आप रखिए, 2/9/2 आता है, और ये 1/3 माइनस 2/9/-1। एलसीएम लीजिएगा, 3 आता है आपके पास से। 6 माइनस 8 की वैल्यू -2/9 टाइम्स 2 बनता है। इट इज अगेन द सेम वे, ये भी हमारे पास -1/9 है। यहाँ 3 रखिएगा आप, -1/9। जी बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास सही आ गया है। A, B, C all are true till now. Let's discuss now the D point. D point पे फोकस कीजिए। यहाँ T टाइम्स करके लिखा है, आगे पॉइंट नहीं लिखा है, इसका मतलब पॉइंट ओरिजिन है। तो पॉइंट, अगला पॉइंट हमें चेक करना है क्या ओरिजिन इससे पास होता है। तो आप 0 रखने जाएंगे तो -8/9/2 बनता है। We just need to confirm क्या ये पॉइंट भी इसी पर लाई करता है। 4/9 आता है, 1/9 आता है, 1/9, ये तीनों ही इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट द आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ABC। क्या ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? आप सोचिए, क्या इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था? आई वुड रेट दिस क्वेश्चन एज एन वेरी एवरेज लेवल क्वेश्चन।
आप इसी को नेशनल फ्रंट पे देखेंगे कितने लोगों ने सही किया गलत किया, उस हिसाब से देखें तो बिल्कुल सही बात बनती है। 6000 ने पूरे मार्क्स लिए हैं, 31,000 ने 1 मार्क, 17,000 ने 2 मार्क्स लिए हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास 13 बनता है, 13 तो 44,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने इसको सही किया है। कोई सवाल 44,000 सही कर रहे हैं, एवरेज लेवल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। जब जे एडवांस 2019 के अंदर आया तो आपके पेपर में भी आएंगे, बस आपको ढूंढना होगा। लैंग्वेज देख के अगर आपने मेहनत की है तो आप उन सवालों को पकड़ पाएंगे, वहाँ आंसर तक पहुँच पाएंगे। और जब कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि मुझे आता है तो अगला स्टेप ये होता है एक प्रो लेवल के स्टूडेंट बनने का, एक IITian बनने का तरीका ये है कि उसको कम टाइम में हम सॉल्व करें। ठीक है, सो यस वी आर मार्किंग ABC एज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Let omega is not equal to 1 be a cube root of unity, then the minimum value of the set mod of a plus b omega plus c omega square whole square. A, B, C are distinct non-zero integers. कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूछा गया जे एडवांस 2019 पेपर 1 का एक क्वेश्चन जो पूछा गया है न्यूमरिक रेस्पॉन्स कैटेगरी के अंदर, जहां पर हमें इसके आंसर्स को मार्क करना है। मार्किंग स्कीम को समझना चाहें तो सही करने पर +3 है और बाकी सारे केसेस में 0 मार्क्स है, यानी स्टूडेंट्स इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। पर नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो आप देखिए कैटेगरी ये है कि हमें न्यूमरिक वैल्यूज में आंसर करना है और लास्ट के 2 डेसिमल पॉइंट्स तक हम इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्योंकि SCQ होता तो आंसर सामने होता है, MCQ में भी ऑप्शन सामने होते हैं, यहाँ ऑप्शंस नहीं है, तो एकदम से जिसको कॉन्सेप्ट आता है वही इसी के आसपास आंसर लगाएगा। डायरेक्टली तुक्का लगाना इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल काम है, फिर भी जनरली स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो इसके अंदर अटेम्प्ट कर ही सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उस टाइम के स्टूडेंट्स ने कैसा बिहेव किया था आइए समझते हैं। 10% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको सही किया, जिनको +3 मार्क्स मिला। गलत करने वाले स्टूडेंट 67 हैं जिन्होंने 0 मार्क्स लेकर गए हैं, और 21% ऐसे भी जिन्होंने भी इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है, जहाँ पर अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं तो 1 या 2 या 3 आंसर मार्क करके आया जा सकता है। तो आप देखिए 1 लाख के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसमें 0 मार्क्स लाए हैं। जिन्होंने क्वेश्चन छोड़ा है उनके भी 0 है। सही करने वाले स्टूडेंट हमारे पास 17,000 के आसपास है जिनको +3 मार्क्स इसके अंदर मिलने वाले। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नॉट इक्वल टू 1 दे दिया है, तो आपके पास ये मान के चलिए जो e पावर आयोटा 2π/3 होता है ना ओमेगा, जो डेटा इसका बनता है -1 + √3 आयोटा/2, ये होती है ओमेगा की वैल्यू। कभी अगर हमें ओमेगा स्क्वायर बनाना हो तो वो इसी का कॉन्जुगेट रहता है। और एक डेटा हमें बताया गया है कि A, B, C सब इंटीजर्स हैं और इनमें से कोई भी 0 नहीं है, ये बात बोल दी गई है। दे आर डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो इंटीजर्स आपको बोला गया है। एक क्वांटिटी है जिसके बारे में हमसे बोला जा रहा है, वो है A + B ओमेगा + C ओमेगा स्क्वायर के मॉड का स्क्वायर है। तो चलिए फिर बेटर है कि हम इसकी वैल्यू को ही रख दें यहाँ पर, -1 + √3 आयोटा/2 एंड वी आर हैविंग C -1 - √3 आयोटा/2, ठीक है, और इसके मॉड का स्क्वायर है दोनों साइड। ठीक है, चलिए इस डेटा के हिसाब से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि मॉड कैसे निकलता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ABC रियल नंबर से तो A - B/2 - C/2, ये डेटा आपके पास है। √3/2 है, B - C है और यहाँ है आयोटा, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो एक बात तो बनेगा रियल पार्ट का स्क्वायर और एक बनता है इन्हीं के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई करते हैं, A² आता है, B²/4 है, C²/4 है, AB आता है, AC आता है, BC/2 आता है, 3/4 डेटा आपके पास है, B² C² 2BC। इस पूरे डेटा को हम थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। 3/4 B²/4 इज B², इट इज A², B², C²। आगे चलिए, AB इट इज AC, यहाँ से आपके पास से 3/2 बनेगा और ये प्लस में है, -BC आपके पास बनता है। दिस इज द एक्सप्रेशन।
और ये बहुत कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सी जो होता है इसको हम लिख सकते हैं हाफ, और ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन पहले सिमिलर के ऊपर एक जेई में 2004 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछा है, या 2005 के अंदर एक सवाल ऐसा ही पूछा है जिसके उसी को रिपीटेशन यहाँ पर किया है 15 साल बाद 2019 के अंदर। अब यहाँ एक बात है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये मना कर दिया है कि आपको कि भाई ये जीरो नहीं होंगे, ठीक है, बाकी ये इंटीजर्स रहने वाले हैं। अब आप सोचिए दो दो के परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं। पहली बात तो ये सबको क्लियर है कि इसका डेटा यही होता है, आप ओपन करके देख लीजिए। तो ए स्क्वायर बनेगा, 2a स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, हाफ करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर -2ab -2bc -2ac हाफ करेंगे तो यही तीनों डेटा आ जाएंगे। ये बहुत हाईली कॉमन टर्म है, बहुत जगह दिखेंगी आपको। यहाँ पहुँचे, अब ABC इंटीजर्स है, हम इसकी मिनिमम वैल्यू चाहते हैं। मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो जीरो ले नहीं सकते, और अगर मैंने एक नंबर 1 और एक नंबर -1 लिया, जीरो के उधर या इधर लिया मैंने कोई नंबर्स, तो उनके बीच में डिफरेंस है ना, 1 और -1 के बीच में डिफरेंस 2 का बन जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। हम चाहते हैं कि इसकी आपके पास से मिनिमम वैल्यू आए। मिनिमम वैल्यूज के लिए अगर हम इसको देखें, इसको बनाना चाहते हैं, तो फिर हम कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करें, जैसे ए को 1 ले लें, बी को 2 ले लेते हैं, या सी को 3 ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस हमें यहाँ बनाना है। तो इस हिसाब से अगर हम बना के देखें तो ये डेटा आपके पास से बनता है 1/2 है, दोनों का डिफरेंस है तो 1 बन जाएगा, b माइनस सी ये भी 1, c माइनस से 2 आता है तो 4 बनेगा। वी आर गेटिंग दिस नंबर एज 3। क्या हम इससे और कम भी ला सकते हैं? देखो ला ही नहीं पाएंगे, क्यों? स्क्वायर किया जा रहा है, इंटीजर्स का स्क्वायर, इंटीजर का स्क्वायर कैसे? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है, उसके नीचे तो जा ही नहीं सकता, और इंटीजर है तो इंटीजर्स में आंसर आएंगे। इक्वल होते तब 0 बनता, इक्वल भी नहीं है, फिर भी हमने देखो हर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 1 1 क्रिएट कर दी है, और क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो तीसरा वाला 1 नहीं बन सकता। फिर दो इंटीजर्स के बीच में 2 का डिफरेंस भी आएगा एक जगह पर, तो यहाँ से 1 1 एंड 4 बन सकता है। और कोई कॉम्बिनेशन आप बना के देखिएगा, हमेशा आपके पास के वैल्यूज ज़्यादा ही आने वाली। तो यहाँ पर हमारे पास इस पूरे डेटा की मिनिमम की अगर हम आंसर की बात करें, सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज 3 एज द फाइनल आंसर। अब आप खुद सोचिए इसमें कौन सी ऐसी महान काम थी? महान काम था कि सिर्फ देश भर में 17,000 बच्चों ने इसको सही किया। आई से दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रॉब्लम। थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन वो वहाँ आपसे पूछेंगे, आपको ओमेगा की वैल्यूज टिप्स पर याद रहनी चाहिए, आप उसके बिना भी इसको कर सकते हैं। मॉड का स्क्वायर है तो आप इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकते हैं, जेड बार, वहाँ से भी आप बना सकते हैं ओमेगा बार मल्टीप्लाई कर करके भी। पर आई फाइंड दिस इज़ अ वेरी ईजियर वन, जिससे आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव इन योर फाइनल एग्जाम, बस पैनिक मत होना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन जो जेईई एडवांस 2019 के अंदर पेपर 1 के अंदर पूछा गया, एपीएम क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, उसी के ऊपर ये सवाल पूछा गया जेईई एडवांस के अंदर। वैसी बात है, थोड़ा बहुत तो उसमें वो स्टूडेंट को चेक करेंगे कि सोचने की पावर उसकी कैसी है। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को न्यूमेरिक रेस्पॉन्स कैटेगरी में पूछा गया है, और 10% स्टूडेंट्स ने ही इसको सही किया है। वहीं पर आप देखिए एपी का क्वेश्चन 34,000 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, 0 रॉन्ग किया है वो 1,10,000 बच्चों ने, 1,10,000 है, वो सही करने वाले सिर्फ 16,000 स्टूडेंट्स हैं। एपी का क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। क्या ऐसी बात पूछी जा रही है? आइए हम इसके अंदर सीखते हैं कि क्या ऐसा पूछा गया है। ए एंड जो तरीका है एपी A/D इज डिनोट द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ एन इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। A और फिर यहाँ पर आपके पास कॉलन लगा के D लिखा हुआ है, तो फर्स्ट टर्म है A और D है उसका कॉमन डिफरेंस। ऐसे करके हमारे पास ये सीरीज बनी हुई है। फर्स्ट वाला अगर हम समझें कि AP नंबर 1 क्या है, 1:3, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म है A, कॉमन डिफरेंस है 3। तो अगर हम यहाँ पर AP नंबर 1 के बारे में बात करते हैं कि AP नंबर 1 क्या है, तो आप देखिए फर्स्ट टर्म 1 आएगी,
फिर आप 3 इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास से बनेगा 4, फिर आप 3 ऐड करते हैं तो आपके पास 7, फिर आता है 10, फिर 13, फिर और आप आगे जाइए 16, 19, 22, 25, ऐसे ये पूरी सीरीज बनने वाली है। वहीं हमारे पास एक और सीरीज लिखी गई है एपी में 2:5 करके। इसका फर्स्ट टर्म रहेगा 2 और कॉमन डिफरेंस रहेगा, यानी ये A1 है, ये D1 है, ये A2 है, ये D2 है। इस वाले एपी की अगर हम बात करें, जो सेकंड एपी है, ये स्टार्ट होगा 2 से, 5 ऐड होगा तो 7, 5 ऐड कीजिए 12, 5 ऐड कीजिए 17, देन ऐड कीजिए 22, देन ऐड कीजिए 27, देन ऐड कीजिए 32, और ये पूरी सीरीज आपके पास से बन जाएगी। अगर हम इन दोनों में देखें तो कहानी क्या बनेगी, क्योंकि हमें कॉमन लेना है तीनों एपीज का, कॉमन लेना है। 2 एपीज से कॉमन डिफरेंस अगर D1 D2 है तो उनकी जो कॉमन टर्म्स होती हैं उनका कॉमन डिफरेंस उन दोनों का एलसीएम होता है। क्या हमें अभी तक कुछ टर्म कॉमन दिख रही हैं? जी बिल्कुल, 7 मुझे दिखा है, 7 यहाँ भी था, 7 यहाँ भी है, और 10 नहीं है, 13 नहीं, 16 नहीं, 22 मुझे दिखा है, 22 भी मुझे दिखा है। तो अगर हम इन दोनों का कॉमन लें, यानी मैं पूछ रहा हूँ AP 1:3 कॉमन, एक और AP 2:5, ये नंबर्स आपके पास आने वाले हैं, 7 है, 22 है। तो आप देखिएगा फर्स्ट टर्म इसकी 7 है, फिर 22 है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए एलसीएम क्या बनेगा, इनका D क्या बन जाएगा, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। D1 D2 कितने कितने हैं आप देखिए, ये 3 है और ये 5 है। 3 एंड 5 का एलसीएम अगर आप देखेंगे 15 आपके पास से आता है। कितना आता है, 15। तो देखिए 7 में 15 ऐड किया तो आपके पास से 22 आता है। फिर आप 15 ऐड कर लीजिए इसके अंदर, यहाँ से वापस से 15 अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास से बनेगा 37। 15 फिर से ऐड करते हैं तो हमारे पास से डेटा बनता है 52। फिर 15 ऐड करते हैं, हमारे पास 15 आपके पास से बनता है 67, और ये सीरीज चलती चली जाएगी। अब हमारे पास एक थर्ड एपी और लिखी गई है, सर एपी नंबर 3, जिसमें लिखा है 3:7, यानी थर्ड टर्म है इसका 3 और इसका कॉमन डिफरेंस है आपके पास है 7। तो एपी थर्ड की हम बात करते हैं तो देखिए 3 से शुरू होगा, दोनों ऐड होंगे 10 बनेगा, फिर 7 ऐड होगा 17 बनेगा। नेक्स्ट ऐड करते हैं 7 अगर इसके अंदर हम, और 24 आता है, फिर 31 आता है, 7 ऐड करते हैं 38 आता है, 7 ऐड करते हैं 45 आता है, 7 ऐड करते हैं 52 आता है, और इस तरीके से सीरीज बनती जाती है। क्योंकि हमें तीनों का कॉमन लेना है तो हमने इन दोनों का कॉमन ले लिया है, तो फिर इस दोनों के कॉमन से हम इसका कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब आपको दिख जाएगा कि तीनों का कॉमन अपने पास क्या बनेगा। क्या कोई नंबर है जो हमारे पास आता है, शुरुआत ही 7 है, 7 नहीं है, 22 नहीं है, 37 नहीं है, 52 दिख रहा है, ये रहा 52। 52 इज द कॉमन नंबर जो हमें दिखा। तो अगर हम देखें तीनों एपीज का कॉमन अगर लिया जाए, फर्स्ट एपी कॉमन, सेकंड एपी कॉमन, थर्ड एपी, इन तीनों के अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास से पहली टर्म ही 52 आती है। और मान के चलिए अगर हमें तीनों का कॉमन डिफरेंस लेना है तो वो जो कॉमन डिफरेंस बनेगा हमारे पास है D0, वो बनेगा एलसीएम ऑफ D1, D2 एंड D3। तो D1 इज 3, इट इज 5 एंड इट इज 7। यही नंबर्स देखिए 3, 5, 7। तो ये नंबर कितना बनेगा वो देख लीजिएगा, D0। 3 एंड 5 इज 15, 15 और 7 आपके पास है 105 आता है। 105 हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस बन रहा है। तो अगर ये 52 है तो आपके पास अगला नंबर 105 बनेगा, विच इज 157। ये नंबर आपके पास से बनेगा। तो जो हमें यहाँ लिखा गया है A एंड D, तो आप समझ जाइए यहाँ से A की वैल्यू 52 है जो कॉमन आया है, और जो D हमारे पास चलेगा दैट इज 105। वी आर लुकिंग फॉर A प्लस D। मेरे पास नंबर बनेगा 157 एज द फाइनल आंसर। 157 इज द फाइनल आंसर। इसीलिए आपने देखा 3 एपी से कॉमन टर्म्स पूछ लिए तो पूरे देश भर में एपी जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर सिर्फ 10,000 बच्चे थे। 10% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था, वो कितने कम स्टूडेंट्स बचे अपने पास इसके फाइनल आंसर तक लाने के लिए। 16,823। तो आसान सवाल कॉन्सेप्ट पर भी डिफ़िकल्ट पूछ लेना, उसको एग्ज़ाम प्रेशर में सोचना, तो क्या है सच में इतना डिफ़िकल्ट है? बिल्कुल नहीं है।
दो एपी से कॉमन टर्म से क्वेश्चन हम सभी लोग हर क्लास में करते हैं। यहाँ 3 का पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है और उसमें सिर्फ इतने स्टूडेंट्स इसको सही बनाया। प्रैक्टिस कीजिए और इसी के अंदर अच्छे से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर हाई, और हमें इन्हीं 16,000 स्टूडेंट्स के अंदर अपने आप को लेकर आना है। और मैं तो ये चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट हर कॉन्सेप्ट पे अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हर साल आने वाले पे ये नंबर भी बढ़ जाएगा। पूरे देश के अंदर इसके अंदर इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा कि एपी जैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट जो हम क्लास 10 से पढ़ते हैं, अगर उस पर एडवांस पे क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ तो वो अच्छी बात वहाँ पर पूछेंगे ही सही। ठीक है, सीखते रहिए। Let S be the sample of 3 cross 3 matrices with entries from the set 0, 1. Let the events E1 and E2 be given by E1 as A belongs to capital S, where determinant of A is 0, and E2 is A belongs to capital S. Sum of entries of A is 7. If a matrix is chosen at random from capital S, then conditional probability P of E1 by E2 is equal to, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिसेस का क्वेश्चन है जिसको मिक्स किया गया है, आपने लिया प्रोबेबिलिटी, जिसके लिए ये एडवांस जाना जाता है। 2019 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर। अप टू 2 डेसिमल के बाद तक हमें इसके आंसर देने की परमिशन होती है। देश भर में इस सवाल को सॉल्व करने वाले स्टूडेंट हैं 9.3%, जो कि रफली उस टाइम के हिसाब से बनता है 15,000। ठीक है, 15,000 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को परफेक्टली सही किया था। बाकी रॉन्ग रिस्पॉन्स 1 लाख के आसपास थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको भी 0 है और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको भी 0 ही मार्क्स है। सही करने वालों को +3 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जिसके अंदर हमसे प्रोग्रेशन, इसमें मैट्रिसेस के साथ मिक्सिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। E1 वो है जिसके लिए डिटर्मिनेंट 0 आता है। E2 वो है जब सम ऑफ एंट्रीज 7 है, या हमारे पास ये वाला डेटा पूछा गया है E1/E2। इसका मीनिंग आप हमें समझ के बताइए क्या पूछा गया है। इसका मतलब यह है कि आप यहां पर E1 कॉमन E2 अगर आपने बनाया तो E1 और E2 का कॉमन हो, और E2 की बात हम कर रहे हैं। E2 मतलब जब सम ऑफ एंट्रीज 7 आता है। हमारे पास एंट्रीज 0 और 1 है। जब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, आप खुद सोच के बताइए उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। तो हर रो के अंदर 3 एलिमेंट रहेंगे, टोटल एलिमेंट 9 है। सम ऑफ एंट्रीज 7 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए। सम ऑफ एंट्रीज अगर 7 है, इसका मतलब यह है कि वहां पर 1 1 1 1 1 ये 7 टाइम्स है, तभी 7 सम आएगा आपके पास, और 2 अपने पास 0 रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन इसके हिसाब से बनना चाहिए। यही कॉम्बिनेशन बनेगा कि हमारे पास अगर सम 7 आना चाहिए, 0 को तो कितनी बार भी ऐड कीजिए 0 ही रहता है। 1 1 1 1 7 टाइम्स आपके पास रहेगा। जब हम मैट्रिक्स बनाने निकले हैं तो साथ सभी का सम 7 आ रहा है, तो हमारे पास 1 7 टाइम्स है, 0 2 टाइम्स है। इनको अरेंजमेंट करने जाएंगे तो आप मुझे बताइएगा टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं, उसके बारे में भी हमें बात करनी है। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी ये मुझे बताइएगा इसके अंदर जो NE2 है। ठीक है, सो S इज अ सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3, और इवेंट E1 एंड E2 की हम बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ कितनी मैट्रिसेस हम इसके अंदर बना सकते हैं, आप सोचिएगा। तो देखिए ऐसा है 9 प्लेसेस हैं, उसमें से किसी 7 पर हमें 1 रखना है। सो 9 में से 7 प्लेसेस हम सेलेक्ट कर लेंगे, वहाँ पर 1 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि जो रखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं, तो रखने का एक ही तरीका होगा, और 2 जगह बचेंगी, वहाँ दोनों जगह हम 0 0 रख देंगे। तो इतनी मैट्रिसेस हमारे पास से बनने वाली है। 9 × 8/2 फैक्टोरियल, सो विच इज़ 36 हमारे पास से बनता है। अब इसके अंदर से ये बोला गया, इस प्रोबेबिलिटी को समझिए, E2 हो चुका है, यानी जो मैट्रिक्स हमने चूज की है उसके अंदर सम ऑफ एलिमेंट्स 7 आता है। अब ये बताइए कि उसके डिटर्मिनेंट कितनों का 0 आएगा। और जब आपके पास 7 टाइम्स 1 है, 2 बार 0 है, डिटर्मिनेंट अगर हम बनाना चाहें तो कितने मैट्रिसेस के बना सकते हैं, ये हमें सोचना है।
तो एक पर्टिकुलर केस में बनाना चाहता हूं, जैसे आप ये देखिए 6 बार 1 आ गया और ये पर्टिकुलर 1 आपके पास है, 2 बार 0 है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अब अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो आप देख लीजिए इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास से 0 आता है। निकाल के देख लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट अपने पास, क्योंकि 2 रो सेम आ गई है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि अभी हमें 1 1 1 है, इसको भी मैंने सेम रखा और मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में आप सोचें, इन दोनों को मैंने सेम रखा है और ये 0 0 1 बन गए। तो अभी हमने क्या किया, इन 36 में से कॉम्बिनेशंस हम काउंट कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट वाली रो को मैंने चेंज किया है तो 3 मैट्रिक्स बन गई है। ये 3 कॉम्बिनेशन अभी मैंने थर्ड रो में अप्लाई किया है। यही 3 कॉम्बिनेशन सेकंड रो में भी अप्लाई किया जा सकता है, यही 3 कॉम्बिनेशन फर्स्ट रो में भी अप्लाई किया जा सकता है। सो 3 + 3 + 3 9 टाइम्स तो हमारे पास रोज के लिए बना सकते हैं और 9 मैट्रिसेस हमारे पास कॉलम्स में भी ये बनेंगे। जब मैं इसके कॉम्बिनेशन 1 0 0 करके बनाऊंगा तो ये मेरे पास कैसे बन जाएंगे इस वाले केस के अंदर, और 9 बनेंगे जब हम ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, नाइन यहां से भी मैट्रिसेस अपने पास बन जाएंगी। तो ऐसी मैट्रिसेस हम कितनी बना पाएंगे, तो अब इन आउट ऑफ दीज 36 कितनों का डिटर्मिनेंट 0 होगा वो देखिए, 9 + 9 / 36। तो वी आर हैविंग 18/36 विच इज 1/2, 0.5 हमारे पास बात बनती है प्रोबेबिलिटी। क्या कुछ और केसेस भी इसके अंदर बन सकते हैं? आप देखिए 7 जगह तो 1 ही लिखा हुआ है, तो बाकी सारी मैट्रिसेस जितनी पॉसिबल हैं सब इसके अंदर अपने पास काउंट होके आ जाएंगी। हाफ इज गोइंग टू बी द आंसर। तो 9 मैट्रिसेस वो हैं जब हमने 1 0 0 0 1 0 के हिसाब से सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो में कॉम्बिनेशंस बनाए, और सेम ऐसे ही हम कॉलम वाइज जाएंगे तो 9 मैट्रिसेस यहाँ भी आ जाएंगे। सो फाइनल आंसर इज 0.5, जिसको पूरे देश भर में 16,000 स्टूडेंट्स ने ही सही किया, 15,000 के आसपास बच्चों ने। आप भी कोशिश कीजिए, इंटरमिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, सवाल जरूर बनते हैं। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज का सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पे चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। Let point B be the reflection of point A 2, 3 with respect to the line at x minus 6y minus 23 equal to 0. Let tau A and tau B be the circles of radius 2 and 1 with centers A and B respectively.
Let T be the common tangent of circles tau A and tau B such that both circles lie on the same side of T. If C is the point of intersection of T and the line passing through point A and B, then the length of line segment AC is. JEE Advanced 2019 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन, पेपर 1 के अंदर पूछा गया है, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सही करने पर +3 है, पर अप टू 2 डेसिमल हम इसका आंसर दे सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। सही करने वाले स्टूडेंट पूरे देश भर में अगर हम देखें 5.58 है। यहाँ पर इसी पेपर के अंदर मैट्रिसेस एंड प्रोबेबिलिटी के कंबाइंड क्वेश्चन को 10% स्टूडेंट ने सही सॉल्व किया था, और ये कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन हम देखें तो सिर्फ 5% बच्चे हैं जिन्होंने इसको सॉल्व किया। ओनली 9000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने +3 मार्क किया। तो क्या ये सच में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? गलत करने वाला स्टूडेंट 97,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 0 मार्क लिया। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी 54,000 स्टूडेंट्स ने ट्राई नहीं किया। बताइए, पेपर तो कम से कम क्या इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से पढ़ के हमें अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम सभी लोग फायदा उठा सकें। कोई बस नो नेगेटिव मार्किंग, एटलीस्ट इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए थी। आते हैं क्वेश्चन पर कि क्या हमें पूछा गया है। बी इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है, इस पॉइंट ए का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन है बी। लेट टॉ एंड टॉ बी विद द सर्कल ऑफ रेडियस 2 and 1 रेस्पेक्टिवली विद द सेंटर ए एंड बी। आइए, तो एक सर्कल का रेडियस तो ज़्यादा है और एक सर्कल का रेडियस कम है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया अपने पास से ए, एक पॉइंट हो गया है बी। रेडियस का ध्यान रखा है कि टॉ ए जो है अपने पास रेडियस 2 है, ये इसको हमने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, ये कहानी है। इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 1 है। सेंटर हो गए ए एंड बी, दैट्स फाइन। और एक पॉइंट ए है, ये हमें दिया हुआ, इट इज 2,3। ठीक है, ए और बी इसका रिफ्लेक्शन है अबाउट द लाइन। तो एक लाइन होगी मिरर की तरह जिसको हम ट्रीट करेंगे। इट्स अ मिरर इमेज। जो लाइन है हमारे पास से 8x - 6y - 23, ये दोनों इसके मिरर इमेज, यानी यहां का इमेज यहां आकर बनेगा। यह वाला इधर आ जाएगा, मिरर इमेज बन गया। क्या पूछा है? T इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज टू। कॉमन टेंजेंट देखो इस पर्टिकुलर केस में कई सारी बनाई जा सकती है, ऐसे भी आ सकती है, इधर भी आ सकता है, इंटरनल भी जा सकता है। क्या बोला गया है? सच दैट बोथ सर्कल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ T। ठीक है, टेंजेंट ऐसी है कि इन दोनों के सर्कल्स उसके सेम साइड लाई करते हैं, सेम साइड लाई करते हैं, सेम साइड लाई करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा। इस कंस्ट्रक्शन को एग्जाम में जब टाइम भाग रहा होता है, हम तीनों सब्जेक्ट से लड़ रहे होते हैं, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है क्या जल्दी से कैसे बनाएं, क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रैक्टिस जिसने की है वही बना पाएगा। तो देखिए, टेंजेंट टी के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो ये दोनों सर्कल सेम साइड पे, इसके रेस्पेक्ट में सेम साइड पे। अगर मैं ऐसे टेंजेंट बनाता तो फिर ये अपोजिट साइड पर आ जाते, पर अभी क्या बोला है? सेम साइड पर। तो सेम साइड पे हमने बनाया। C is the point of intersection of T and the line passing through A and B. This is C. ये वाला C हमें दिया हुआ है। अब पूछा है लेंथ ऑफ AC। AC के लेंथ हमें चाहिए। देखिए, ये हमने इसका मिरर इमेज है, सो दिस पॉइंट इज M। तो आप A से M का लेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट है, लाइन है। तो फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c अपॉन रूट ऑफ a² + b²। आप डेटा बनाएंगे, ये 16 है, ये 18 है और ये 23 है। अंडर रूट ऑफ आपके पास से आता है 64 है प्लस 36 है। डेटा बना दीजिए, यहाँ से 2 आएगा तो 25 बनता है। 25/10 है। वी आर गेटिंग दिस एज 2.5। कितना है? AM इज 2.5। अब बात बना के चलिए, जो AM है वही MB है। ये 2.5 है तो ये भी 2.5 है। ठीक है, अब हमें इनके रेडियस पता है। अगर ये टच करके गए हैं तो ये एंगल 90 है, ये टच करके गए हैं तो ये वाला एंगल भी 90 है। यहां से अगर हम इसको देखें, दिस रेडियस इज 2, दिस रेडियस इज 1। तो यहां पर हमें सीधा सीधा एक ट्राइंगल यहां पर कंस्ट्रक्ट होता हुआ दिखेगा। ये ट्राइंगल, क्योंकि दिस एंगल इज गोइंग टू बी सेम, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा आपके पास से बनेगा। तो मैं बात करता हूं, यहां पर कुछ पॉइंट्स हम ले लेते हैं।
let's say this is P point, this is Q point. So triangle CPB and triangle CQA are similar. मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे, मैं सोच रहा हूँ साइन थीटा लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो आई एम राइटिंग साइन थीटा. साइन थीटा देखिएगा आप इसके हिसाब से, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज 1 अपॉन BC. और यही आपके पास इधर वाले बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर है 2 और यह है AC. तो ये सामने वाली साइड आएगी 2 और ये है बेस. आप राइट एंगल ट्राइंगल समझ पा रहे हैं. इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस होता है. सो 1 अपॉन BC इट इज 2 अपॉन AC. ठीक है, ये डेटा हमें चाहिए. तो यहाँ से क्या हमारे पास BC लेंथ है, हमारे पास BC लेंथ अभी नहीं पता. BC लेंथ बनेगी आपके पास से AB प्लस BC. AC को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये डेटा आपके पास है. ठीक है, AC लेंथ टोटल लेंथ है आपके पास से. आप यहाँ से देखिएगा AB आप कितना लिख सकते हैं, और ये लेंथ हमारे पास से 2.5 आ रहा है. तो जो AB लेंथ बनेगा, AB length is twice of this, twice of AM. This is 5. AB length हमारे पास 5 आ गया है. तो आप सोचिए AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC. It can be written as AB प्लस BC is equal to 2BC. AB का वैल्यू 5 है and this is the length of BC. हमारे पास BC का लेंथ 5 आ गया है. तो टोटल लेंथ जो हमें रिक्वायर्ड है AC. नाउ AC क्या है, AC इज AB प्लस BC. AB is 5, BC is 5. We are having 10 as the final answer. इस ज्योमेट्री के लिए देश भर में इसको सॉल्व करने वाले मात्र 9000 बच्चे थे जिन्होंने इसको सॉल्व किया था. ओनली 9000. सच में डिफिकल्ट नहीं है. अपने पेपर को ढंग से प्लान कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डिवीजन अच्छे से कीजिए ताकि आपको मैथ्स का प्रॉपर टाइम मिले. कहाँ है ये डिफिकल्ट, सिंपल 2 सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड वी आर गेटिंग द फाइनल आंसर. कोई कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री. अब जेई के सिलेबस में आपसे सर्कल और ट्राइंगल तो पूछेंगे ही ना, इसके बिना हम इंजीनियर कैसे बन पाएंगे. तो मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए. नए क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज हो या कोई नया थॉट आ रहा हो, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा अगर आप सिंसियरली पढ़ेंगे जो आपको एकदम से वहाँ जाके नया लगे. सारे वही होते हैं, बस ये होता है कि अगर आपने रिवीजन प्रॉपर किया है तो सब चीज़ आ जाएंगी. फ्लो में होना हमारा ज़रूरी है. ठीक है, सो यू आर गेटिंग 10 एज द फाइनल आंसर. If I equal to 2 by pi minus pi by 4 to pi by 4 dx upon 1 plus e to the power sin x upon 2 minus cos 2x, then 27 I square equals. J Advanced 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सही करने वाले स्टूडेंट सिर्फ 13.64 स्टूडेंट्स हैं, जो रफली 22,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया जे एडवांस के अंदर. और मैं आपको बता दूं, जैसे ये 22,000 स्टूडेंट्स है ना, ये ऑलमोस्ट मान के चलिए सभी को अच्छा कॉलेज मिलने वाला जो होता है टॉप वाले, पर ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का उतना डिफिकल्ट नहीं है. इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में रहते हैं, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े हों, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कम हैं. रीज़न क्या होता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर एक बात होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़ा डरते हैं इंटीग्रेशन से. 1,02,827 ने गलत आंसर दिया, 36 ने इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया. क्या सच में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? आइए सबसे पहले हम जैक रूल को अप्लाई करेंगे. -a to a fx dx अगर अपने पास लिखा गया है तो इसको बना सकते हैं हम 0 to a f of x plus f of -x dx आपके पास से आता है. ये लिखा हमने i, डेटा है 2/पाई, ये डेटा आता है 0 से π/4 डेटा बनेगा. तो ये आता है 1/1 प्लस e पावर साइन x ये डेटा आपके पास 2 माइनस cos of 2x आपके पास आता है, प्लस आएगा 1/आएगा
1 प्लस ई पावर माइनस साइन एक्स 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस 2x, ये डेटा आपके पास है, dx बन जाता है। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आई आता है 2 बाई पाई है, 0 से पाई बाई 4 है। आप इसका एलसीएम लेके देखिए एक बार। 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स हमने लिखा, 2 माइनस कॉस ऑफ 2x आपके पास है। यहाँ ये एलसीएम आएगा e पावर साइन एक्स प्लस 1, यहाँ भी यही डेटा आपके पास से बनेगा। 2 माइनस कॉस ऑफ 2x भी आपके पास से डेटा बनता है। दोनों साइड एलसीएम अगर आप देखें तो सेम सा दिखता है, तो आप देखेंगे क्या ये डेटा बनेगा। ऊपर डेटा बनता है 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स, यहाँ है 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। ये दोनों कैंसिल हैं, ये डेटा आपके पास बना 2 बाई पाई 0 से पाई बाई 4 dx है, यहाँ 1 यहाँ 2 है, माइनस है, cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से डेटा बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यह है 2 बाई पाई 0 से पाई बाई 4। एलसीएम लीजिए इसका, तो ये डेटा आपके पास बनेगा 2 माइनस 1 इज 1, इट इज 3 टेन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आपके पास से डेटा बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx, ये डेटा है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम ले लिया, यहाँ हम पहुँचे। ये बहुत यूजुअल सिंपल इंटीग्रेशन है कि यहाँ पर अगला काम होता है tan x को t पुट करना। tan x को आप t पुट करिए। अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करने चलें कि tan x को हमने t पुट किया, तो आप देखिए आपके पास से सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू dt में चेंज हो जाएगा। कोई बात नहीं, सीखेंगे। x अगर 0 है तो t की वैल्यू भी 0 आती है, और x अगर पाई बाई 4 है तो हमारे पास से t का वैल्यू 1 निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं। अब यही इंटीग्रेशन आपके पास से बन गया 2 बाई पाई 0 से लेके, लिमिट्स चेंज कर दी जाती है, जैसे सब्स्टिट्यूशन किया लिमिट चेंज हो जाएंगी। सेक स्क्वायर एक्स dx आपके पास से बना dt, और यहाँ ये आपके पास से बनता है 1 प्लस 3t स्क्वायर, ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई हुआ, ये i की वैल्यू है, तो आपके पास से 2 बाई 3 पाई आता है आपके पास से, 0 to 1 है, dt है, यह है टी स्क्वायर 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके पास से डेटा है 2 बाई पाई, ये 1 अपॉन 1 बाय रूट 3 आपके पास से बनेगा, और इसका डेटा बनेगा tan इनवर्स t 1 बाय रूट 3, लिमिट्स है 0 से 1। ये आई आएगा आपके पास से 2 बाय रूट 3 टाइम्स पाई बनता है tan इनवर्स रूट 3 माइनस 0, 2 बाय रूट 3 डेटा बना लें, इसको सिंप्लीफाई करें एंड लेट्स सी कि क्या डेटा अपने पास बनता है। इट इज पाई बाई 3। वी आर हैविंग i अपॉन 3 रूट 3 एज द फाइनल आंसर। बट क्या हमसे यही डेटा पूछा है, ये भी हमें चेक करना है। 3 रूट 3 हमसे पूछा है 27i स्क्वायर, ये डेटा पूछा है। तो आप अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो डेटा है हमारे पास 3 रूट 3 i का वैल्यू 2 बनता है, स्क्वायर करेंगे इधर तो ये बनेगा 27i स्क्वायर। द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 4। इसका फाइनल आंसर आपके पास से 4 आ जाएगा। तो हमने देखा 22,000 स्टूडेंट से इसका आंसर लेकर आ पाए थे, पर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियली अगर इसको देखें तो ये बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड है, बिल्कुल हाई फाई सवाल इंटीग्रेशन का नहीं पूछा है, डुएबल क्वेश्चंस हैं, बनना चाहिए। 2019 में समझ सकते हैं कि उतना ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, पर आज के ज़माने में तो ऐसे ढेरों सवाल आपको हर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आज ये सवाल पूछा जाए तो सिर्फ 22,000 नहीं, कम से कम इसका डबल नंबर इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व करते हुए आपको दिखेंगे। तो कंपटीशन बिल्कुल डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, उसी हिसाब से हमें हमारी प्रिपरेशन को भी इंक्रीज करना है। सो कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस ऑन योर एग्जाम।
Three lines are given by r vector equal to lambda times I cap, lambda belongs to real number, r vector equal to mu times I cap plus j cap, mu belongs to real number, and r vector equal to nu times I plus j cap plus k cap, nu belongs to real number. Let the lines cuts the plane x plus y plus z equal to 1 at the point A, B, C respectively. If the area of triangle ABC is delta, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 डेल्टा स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा गया जे एडवांस 2019 पेपर 1 के अंदर। प्लेन का क्वेश्चन है, लाइन के साथ है, और ये मान के चलिए सवाल बहुत आसान है, फिर भी बहुत सा स्टूडेंट्स ने इसको नहीं सॉल्व किया। आप देखिए सिर्फ 6.39% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको सॉल्व किया, क्योंकि प्लेन लाइंस बस देखकर डर बहुत जल्दी जाते हैं स्टूडेंट। मतलब 10,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही करके +3 मार्क्स लिया। रॉन्ग करने वाले इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 0 है। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनके लिए भी 0 ही रहेगा। तो आप सोचिए क्या सच में इतना डिफिकल्ट है? लेट्स सी द सॉल्यूशन। जी बिल्कुल नहीं, इतना कोई डिफिकल्ट ये सवाल नहीं है। पहले वाली जो लाइन है, अगर हम देखें फर्स्ट लाइन की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें तो वहाँ देखो लैम्डा मतलब ये डायरेक्शन है, और म्यू मतलब ये डायरेक्शन है, न्यू मतलब ये डायरेक्शन है। पॉइंट दिया ही नहीं है, तो तीनों ही लाइंस हमारे पास से ओरिजिन से पास होती हैं। और डायरेक्शन रेशियोज अगर इनके देखें आप तो 0 ये हम लिख सकते हैं, दिस इज L1। इसके ऊपर हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो वह लैम्डा 0 0 लिया जा सकता है। और अगर हम प्लेन की बात करें कि प्लेन को कहाँ पर कट करेगा, तो हम इस नॉर्मल जो सिंपल पॉइंट लिया, जेनरिक पॉइंट लिया, यहाँ से सेटिस्फाई करके देखते हैं तो हमारे पास लैम्डा 1 आ जाता है। सो 1 A पॉइंट इज 1 0 0। सिमिलरली अगर मैं लाइन 2 की बात करूं, ये भी ओरिजिन से ही पास हो रहा है। आप देखिए जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, I N J है, यानी ये 1 1 0 है। आप यहाँ पर इसके आगे म्यू ले लीजिए, यहाँ लैम्डा ले लिया है। सो वी कैन टेक द B पॉइंट एज म्यू कॉमा 0। और B ये कहाँ पर कट करेगा ये देख लीजिए, प्लेन को x प्लस वाई प्लस जेड इज 1। तो यहाँ से हमारे पास म्यू प्लस 0 है। वी आर हैविंग म्यू एज 1/2। सो पॉइंट B इज नोन टू अस 1/2 1/2 0। सिमिलरली द लाइन 3 ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, चेक कर सकते हैं। इनके DRS आपके पास से 1 1 1 है और ये न्यू के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हमें कोई पॉइंट लेना हो तो हम न्यू और न्यू ले सकते हैं। और जो प्लेन हमारे पास दिया है वो है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 है। यहाँ पर जब आप ये सारे डेटा लाई करेंगे तो आपके पास से 3 न्यू इक्वल टू 1 बन जाएगा। न्यू का वैल्यू आता है 1/3। सो वी आर हैविंग द पॉइंट C एज 1/3 1/3 1/3। अब 3 पॉइंट आने के बाद उनका एरिया निकालना, इससे बढ़िया सवाल और हो क्या सकता है? फ्री के मार्क्स है। आप एक AB वेक्टर निकाल दीजिए, एक AC वेक्टर निकाल दीजिए। AB वेक्टर A पॉइंट आपके पास 1 0 0 है, ये B वेक्टर है, आपके पास से आता है -I/2 प्लस J/2। दिस इज एन AB वेक्टर। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, हाफ -1 -1/2, और ये यहाँ पर ये। वहीं पर हम AC वेक्टर भी निकाल देंगे। दिस इज C वेक्टर, वो A है आपके पास से, तो आप बनाएंगे -2/3 I कैप प्लस 1/3 J कैप प्लस 1/3 K कैप। सो लेट्स कंप्यूट नाउ AB क्रॉस AC। क्रॉस प्रोडक्ट एरिया कंप्यूटेशन के लिए सबसे बढ़िया रहता है I J K -½ प्लस ½ 0 -2/3 1/3 1/3। आप लिखिए यहाँ से I कैप के साथ क्या बनेगा, 1/6 बनेगा। J कैप के साथ आप लिखिएगा -1/6 बनेगा, जो आपके पास से प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे आप जाएंगे -1/6 एंड प्लस 1/3, -1/6 एंड प्लस 1/3 y/6। This is what we are getting AB cross AC. So now the area of triangle ABC. It is just the magnitude half of AB cross AC. This is what we are looking for. 1/2 है, 1/6 है, और आपको यहाँ से इसी का मैग्नीट्यूड लेना है। यहाँ पर 1/12 अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 1 √3 आपके पास से डेटा है। दिस इज द नंबर।
चाहते क्या है वो देख लीजिए, 6 टाइम्स डेल्टा, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। 6 डेल्टा का भी स्क्वायर हम चाहते हैं, 6 डेल्टा स्क्वायर। 6 से डेल्टा आप लिखिए √3/12 स्क्वायर। √3/2 का हम स्क्वायर करेंगे, डेटा बनता है 3/4। द करेक्ट आंसर इज 0.75 इज द फाइनल आंसर। 0.75। क्या इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल? सब आसान तो है, जेईई एडवांस ऐसी बदनाम कर रखा है, इट्स वेरी मच ए डूएबल क्वेश्चन। पर अगर हम डेटा को देखें एक्चुअल के जितने स्टूडेंट से सही किया सिर्फ 10,000 है, परसेंटेज वाइज ओनली 6.39% स्टूडेंट। डरिए मत, बस डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, ढंग से पढ़ेंगे। इवन ये कहेंगे ना, अगर आपने सिलेबस को अगर अच्छा खासा 90% के आसपास कवर कर रखा है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही। डरिए मत, बस डर में मत जिए कि नहीं होगा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे पेपर के अंदर अगर मैं बात करूँ, पेपर 1 के अंदर इसके अंदर बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे से, मतलब एटलीस्ट 7 या 8 सवाल तो ऐसे थे जो आराम से हो रहे थे। बस आप सही टाइम पर उसका रिवीजन करते हुए चलिएगा, तो बस स्पीड मेंटेन कर ली तो आप बैलेंस बना पाओगे। ठीक है। जे एडवांस 2019 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो मैट्रिसेस के ऊपर पूछा गया है। एक बढ़िया उम्दा क्वालिटी का एमसीक्यू है, जहां पर आप जानते हैं -2 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, जिसका कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट होगा। जो डीप लेवल पर स्टडी करता है वही इन सवालों को बना पाएगा, क्योंकि हमें विद इन टाइम फ्रेम भी करना है। क्वेश्चन 1 है, ऑप्शंस यहाँ पर 4 पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स आप देखिएगा। पूरे ऑप्शंस को करेक्टली फुल्ली सॉल्व करने वाले स्टूडेंट सिर्फ एंड सिर्फ 6% है, यानी 9,678 जिन्होंने +4 मार्क्स लिए। जिन्होंने पार्शली सॉल्व किया 1 मार्क मिला वो 25,991। 2 मार्क्स वाले जो हैं वो भी 26,000। तो देख सकते हो तकरीबन 60,000 के आसपास स्टूडेंट्स से मार्क्स मिले हैं। वही -2 की मार्किंग थी तो रॉन्ग वाले स्टूडेंट भी अच्छे खासे हैं, 37,000 के आसपास है। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो 62 है, इनको 0 मार्क्स इसके अंदर मिला होगा। फेयर इनफ। हमारा एग्जाम नहीं हुआ है, इसीलिए हम इस वीडियो पर देखने आए हैं, सॉल्यूशन देखने आए हैं। मास्टर करेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स को। ABCD में 4 बातें पूछी जा रही है, कैसे इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को सीखने का कैसे अप्रोच किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टडी द क्वेश्चन। P1 इज I 10000100001, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम P2 P3 P4 P5 P6 अगर इन सबको ऑब्जर्व करें तो आप नोटिस करेंगे हर रो के अंदर एक 1 है और 2 जीरोस हैं, उन्हीं को एडजस्ट किया गया है। एवरी रो हैज 1 and 2 जीरोस, मैच कर लीजिए। उसके 6 कॉम्बिनेशंस हमें दिए जा रहे हैं। एक कैपिटल X करके सिग्मा दिया है कि A की वैल्यू 1 to 6 है, PK है, एक मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स इनमें से किसी से मैच नहीं होता है। देन ट्रांसपोज ऑफ PK लिखा गया, समेशन 1 to लेके 6 है, यानी 6 मैट्रिसेस का यूटिलाइजेशन होगा। और बोल दिया है PK is a transpose of this, then they are asking for 4 options. Let's assume कि जो A हमने assume कर लेते हैं एक मैट्रिक्स को जो यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है 2 1 3 is equal to 1 0 2 and we are having 3 2 1. डायगोनल के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, ये 2 है, ये वाला भी 2 है। यही इसके ट्रांसपोज की वैल्यू भी होगी। अगर हम इसी का वापस से ट्रांसपोज निकालें तो हमारे पास सेम आता है। तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, इसका मतलब हमें पता चल गया कि A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A अपने पास से सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ठीक है, अब जो डेटा हमसे पूछा जा रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। यह है सिग्मा, K की वैल्यू है 1 से लेके 6 तक। यहां है PK, ये है A, यहाँ है PK और ये है ट्रांसपोज। ये डेटा आपके पास लिखा गया है। ठीक है, आगे चले, इसके हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें यहाँ पर X का ट्रांसपोज लेना है तो फिर बारी हम इसके बारे में लगा देते हैं। ये आता है ट्रांसपोज। तो 6 टर्म्स एडेड है, पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो बात क्या बनेगी आप ये बताइए।
बात ये बनेगी कि इसकी एवरी टर्म के ऊपर हमारे पास ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा, हर टर्म के ऊपर ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लगता है तो एक प्रॉपर्टी याद करिएगा कि अगर ए बी सी का ट्रांसपोज हमें लेना है तो फिर ये रिवर्स में ओपन होता है, सी टी बी टी एंड ए टी, ऐसा ये ऑप्शन बनेगा। यहाँ से डेटा बना, ये है सिग्मा, के की वैल्यू 1 to 6 है और यहाँ से डेटा बनाइए, ये आपके पास है ट्रांसपोज, रिवर्स में आएंगे देन इट इज पी के ट्रांसपोज, ये फिर ये तीनों आता है डेटा, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, करेक्ट। अब देखिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम आता है और अभी हमने देखा कि ए टी भी ए के ही इक्वल है, यह आया 1 to 6 यहाँ पर देखिएगा, और इसके साथ एक और रिजल्ट हम यूटिलाइज कर लेते हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी सेम रहता है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूले हम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक। आइए वापस आते हैं, ट्रांसपोज ट्रांसपोज सेम, और बिकॉज हम जानते हैं कि ए टी ए के इक्वल है और ये वापस से ये बना दिया, तो आप नोटिस करेंगे यही तो एक्स था, यस यही तो एक्स था। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया एक्स टी एक ऐसा मैट्रिक्स का समेशन है, फाइनली ये जो मैट्रिक्स बना है इसका ट्रांसपोज लेने पर फिर से डेटा सेम आता है, और अगर फिर से डेटा सेम आता है तो रिजल्ट ये निकला कि एक्स मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स, इसका मतलब समझिए सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स का मतलब ट्रेस है। तो अगर हमारे पास, अगर हमें एक कॉन्सेप्ट पता हो कि अगर ट्रेस ऑफ कभी ए बी सी पूछा गया है तो आप उनका साइक्लिक ऑर्डर सेम रखते हुए आगे पलट सकते हैं, आप उनको ये भी लिख सकते हैं, ये बात सही होती है। अगर ए बी सी का ट्रेस निकालेंगे तो आप ए बी सी, सी ए बी का ट्रेस भी सेम रहता है। हमें इस एक्स का ट्रेस निकालना, सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे ट्रेस ऑफ कैपिटल एक्स, जिसका मतलब है सिग्मा, के की वैल्यू है 1 to 6, आपके पास ये डेटा है, पी के है, ए है, और ये पी के का ट्रांसपोज है, ये बनाया हमने ये। और इन जैसे मैंने बोला कि ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं अगर ट्रेस पूछा जा रहा है, तो इनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। ये डेटा आता है ए बी सी, सी ए बी, ये बना के हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक बात नोटिस कीजिएगा, जब हम यहाँ K1, K2, K3 बनाएंगे, K की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखेंगे, क्योंकि ट्रेस की काउंटिंग करवानी है, तो आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए। देखो ये तो I है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी कोई सा भी एक नंबर ले लो। जैसे मैं P5 लेता हूँ, आप एक बार P5 में P5 का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके देखिएगा। तो मैंने P5 का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, फिर P5 लिखता हूँ। सिमेट्रिक ये बिल्कुल नहीं है, तो ये बनेगा 0 0 1। इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ये डेटा आपके पास है 0 0 1 1 0 0 0 1 0 आपके पास है। रो बाय कॉलम से आप देखिएगा, रो है, ये कॉलम है, आई कैन हैव 1, ये रो है, ये कॉलम है 0, ये रो है, ये कॉलम है 0। देखिएगा मल्टीप्लाई करके, इस वाले को इससे 0, इस वाले को इससे, आप डेटा मल्टीप्लाई आराम से कीजिएगा, 0 0 1 0 0 1 1, इस वाले को इससे 0, यहाँ वाले से 0, ये वाला इस वाले से 0, ये वाला इससे मल्टीप्लाई 1। तो क्या देख पा रहे हैं, जो पी टी ट्रांसपोज ऑफ P5 लिखा हुआ है, दिस इज I। तो रिजल्ट ये निकल रहा है कि अगर हम यहाँ पर इनमें से किसी का भी आप करके देखिएगा तो ये डेटा आपके पास से I आता है। तो ये जो समेशन आपके पास से, अब ये जो डेटा आपके पास बनने वाला है वो आप बना सकते हैं कितना, क्या आई कैन राइट दिस एज ट्रेस ऑफ सिग्मा, के का वैल्यू हो गया 1 से 6, दिस डेटा इज I, दिस इज A। तो मेरे पास ये ट्रेस ऑफ A, अब I से मल्टीप्लाई होने के बाद तो
ए ही बन जाएगा। अब ए कितनी बार बनेगा, इट इज 6 टाइम्स ए। आप इसको 6 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए लिख सकते हैं। ट्रेस ऑफ ए कितना है, ए का ट्रेस निकालिए 201। आई एम हैविंग 18 एज द फाइनल आंसर। 18 हमारा आंसर आ रहा है। वी आर मार्किंग सी ऑल्सो एज द आंसर। बी और सी मार्क कर दिए हैं। अब बारी है ए और डी के बारे में। ठीक है, दो ऑप्शंस बना दिए हैं। एक्स लिखा हुआ मल्टीप्लाई 111, अल्फा लिखा है मल्टीप्लाई 111। यहां से हमसे बात पूछी जा रही है और एक्स वापस से यही मैट्रिक्स है जो हमने लिखा है यहां पर। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या बनेगा। अल्फा लिखा है सामने, ध्यान रखेंगे 111। ठीक है, एक्स क्या था समझिएगा, सिग्मा। अब दो ऑप्शंस बचे, उनकी तरफ हम चल रहे हैं। के की वैल्यू है 126 एंड इट इज पी के टाइम्स ए है और पी के का भी ट्रांसपोज है। ध्यान रखिएगा, ये जो हमने ऑर्डर चेंज किया है ये सिर्फ ट्रेस के लिए कर सकते हो आप, हमेशा मैट्रिक्स बराबर नहीं है ना। तो ट्रेस के लिए बात अलाउड है कि इसके अभी ट्रेस सेम आता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। एक्स जो है पी के ए और पी के ट्रांसपोज है और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है L111, यहाँ भी 111 है। यहाँ हम पहुँचे। अब आप देखिएगा, हमें लेट्स से दिस मैट्रिक्स इज द क्यू मैट्रिक्स 111, दिस इज अ मैट्रिक्स क्यू। इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x का q के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हम पहुँचते हैं k की वैल्यू 126, दिस इज एन पी के, ये a है, ये पी के का ट्रांसपोज है और ये आता है q, ये बनता है q अपने पास से, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पी के और q है, q की एक खास बात है तीनों एलिमेंट 1 है। आप यहाँ पर जब लिखने जाएंगे तो ये समेशन आपके पास से बनता है। मैं इसको बता देता हूँ, ये है P1A टाइम्स P1 का ट्रांसपोज Q, इट इज P2A P2 का ट्रांसपोज Q, इट इज P3A P3 का ट्रांसपोज Q, P4A P4 का ट्रांसपोज Q, इट इज P5A P5 का ट्रांसपोज Q, इट इज P6A P6 का ट्रांसपोज Q। ये डेटा आपके पास से बनता है। ठीक है, ये जो डेटा हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, सिंप्लीफाई हमें इसको करना ही है। ये वाले डेटा पर हम थोड़ा फोकस करते हैं कि इनको हम क्या लिख सकते हैं। तो P वाले मैट्रिक्स को कोई सा भी एक ले लीजिए आप। यहाँ इस बार P4 ले लीजिए। P4 का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, एक बार P4 आप देख लीजिए है क्या, 0 1 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है, सो आई एम टेकिंग P4 एज 0 0 1 0 1 0 1 0 0। एक बार मैं ध्यान से सही से लिख लो, 0 1 0 0 0 1। ये गलत लिख दिया, 0 1 0 0 0 1। अभी ठीक है, 0 1 0 0 0 1 1 0 0। ये डेटा आपके पास है। मैं ये वाला डेटा निकाल देता हूँ, कोई सा भी आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं बोलूँगा कि आप इसकी जगह आप ये काम कीजिए कि इसका लीजिए ट्रांसपोज और क्यू से कीजिए मल्टीप्लाई। 0 1 0 0 0 1 1 0 0। क्यू ढूंढिए, क्यू आपके पास से 1 1 1 आता है। मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम से होगा। ये रो बाय कॉलम आपके पास से 1 है, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्यू बनता है। क्योंकि ये जितने भी हैं आपके पास, आप ध्यान देंगे ऐसे है कि हर रो के अंदर एक 1 है, 2 जीरोज है, एक 1 है, 2 जीरोज है, चाहे इनके पास पोजीशन चेंज होता जा रहा है। जब ये क्यू से मल्टीप्लाई होंगे जो कि 1 1 1 है, रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, हर रो के अंदर 2 जीरोज है, तो 2 एलिमेंट तो खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा और वो 1 है। 1 से 1 का मल्टीप्लाई होकर फिर से 1 बन जाएगा। तो जब यहाँ पर डेटा अपने पास है, ये सारे डेटा अपने पास जितने भी लिखे गए हैं, मैं ये लिखना चाहता हूं कि PTQ हो या P2Q हो या फिर P3Q बने, ये सब आपके पास से फाइनली मल्टीप्लाई के बाद Q ही आते हैं। तो हमारे पास डेटा बना XQ का। ये जितना डेटा आपके पास लिखा गया है, इट इज P1 टाइम्स AQ, इट इज P2 टाइम्स AQ, इट इज P3 टाइम्स AQ
एंड दिस गोज ऑन P6 टाइम्स AQ। यहाँ सब जगह से हम क्या देख सकते हैं कि लास्ट में हमारे पास P1, P2, P3, P6 टाइम्स AQ आपके पास लिखा गया है। AQ सब जगह से कॉमन आ जाएगा आपके पास से और ये डेटा यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, XQ की वैल्यू इतनी लिखी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये X है, ये Q है, ये अल्फा टाइम्स बनना चाहिए, इस बारे में बात हो रही है। ये जो P1, P2, P3, P4, P6 है, इसका समेशन हमें निकालना है, मल्टीप्लाई करना है A के साथ, और यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है Q, जो हमें Q ही लिखा गया है। सो लेट्स सी क्या डेटा अपने पास बनता है। तो P को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। P को अगर हम सबको ऐड करेंगे तो फर्स्ट एंट्री देखिएगा 1 1 2 0 0 0 0, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऐड करने पर 2 आएगा। फिर 0 है 2 आता है, 0 है 2 1 आता है, तो 1 और 1 मिलके फिर से हुए 2। सेकंड एलिमेंट 2 है, थर्ड 0 0 0 0 1 1, थर्ड एलिमेंट 1 और 1 सिर्फ 2 बार है, वापस से 2 बनेगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट सबके समेशन के अंदर 2 2 2 बन रहा है। फोर्थ एलिमेंट 0 0 1 0 1 0, फिर से 2 आता है। आप सबको ऐड कर लीजिए, हमारे पास ये मैट्रिक्स 2 2 2 2 2 2 और यहाँ भी 2 2 2 अपने पास से बनता है। अंडरस्टूड। आगे हम पहुंचते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमें पता 2 1 3 1 0 2, 2 1 3 1 0 2, and the next number is 2 1 3 2 1 3 2 1। ये नंबर अपने पास है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो बाय कॉलम से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। सो वी आर गेटिंग दिस एज एन 4, दिस इज 2, दिस इज 6, फिर यहाँ पर वैल्यू 2, ये 0, यहाँ से 4। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस बनाते हुए चलिए। 4 आता है, रो बाय कॉलम 4 2 6, फिर रो बाय कॉलम 2 0 4, फिर 6। ठीक है, तो इनका ऑर्डर आप देखते हुए चलिए। हमारे पास जो नंबर्स हैं एक काम करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इतना भी क्यों लोड लेना, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है सब जगह से, और 1 1 1 हमारे पास से डेटा बन जाता है। सो लेट्स टेक 2 एज ए कॉमन एंड इट इज 1 1 1 1 1 1 1 1 1 and it is 2 1 3 0 1 2 3 2 1 and the value of Q is 1 1 1। ये डेटा है। तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहीं से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको तो सेम ही रखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं लास्ट वाले को 1 1 1। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। मल्टीप्लाई के बाद आपके पास ये डेटा बनेगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप देखिएगा 6 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6 बन जाएगा। ये आपके पास से इसका ऑर्डर आया। यहाँ पे आप देखिएगा 2 अपने पास कॉमन है, इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1, तो आप देखेंगे 6 + 3 + 6, क्योंकि ये 1 1 1 है हर जगह, इन्हीं का बार बार सम आपके पास से निकल के आने वाला है। और दिस नंबर इज कमिंग एज 12 है, 15 15 15, 15 बाहर है, 30 आ जाएगा 1 1 1। क्या देखा? यस, x टाइम्स 1 1 1 इज अल्फा टाइम्स 1 1 1 एंड दैट इज अल्फा इज कमिंग एज 30। यस, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 30। एक ऑप्शन हमें ये भी सॉल्व करने को बोला गया है। बढ़िया सवाल है, टॉप क्लास। ए भी हमारा इसका आंसर निकल के आता है। अब आते हैं डी पर। x - 30i इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसके बारे में बात की जा रही है। x - 30i, अभी क्या रिजल्ट आया है वो देखिए। xq इज इक्वल टू 30 टाइम्स q, ये रिजल्ट आया। और यहां से दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूं। यहां से x - 30 के साथ कुछ नहीं है तो हम i ले सकते हैं। ये रिजल्ट आपके पास से बना। q कितना है? 1 1 1। इसके डिटर्मिनेंट की बात की जा रही है, x - 30i। देखिए ध्यान से क्या पूछा है। इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल उसको कहते हैं जिसका इनवर्स डिफाइन होता है, इनवर्स निकाला जा सकता है। तो ए और डी ऑप्शन सिमिलर से हैं, सेम ही जगह से कनेक्ट हो रहे हैं। यहां देखिएगा पहला केस, लेट x - 30i का डिटर्मिनेंट इज नॉट 0।
माना कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब क्या निकल के आया, मतलब ये इन्वर्टिबल है, मतलब ये आपके पास से एग्जिस्ट होगा। और अगर ये एग्जिस्ट होगा तो फिर हमने दोनों साइड इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। इनवर्स और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास से आई बनेगा, ये क्यू है, सामने 0 है, तो आपके पास रिजल्ट आता है कि क्यू 0 आ रहा है। लेकिन क्यू तो 1 1 1 है, क्या क्यू 0 मैट्रिक्स है? नो। सो दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया है वो वाली बात गलत है। सो इसका मतलब ये वाली बात, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हमने अज्यूम किया था कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। 0 आता है इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता उनको हम कहते हैं कि वो नॉन इन्वर्टिबल है। सो दैट मीन्स इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, मैं कहाँ लिखूं, इसको लिख सकते हैं कि x minus 30i, hence x minus 30i is non-invertible matrix. It is non-invertible matrix. ये एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। यहां पे हम पहुंचे, ये डी वाला ऑप्शन इसका नहीं आएगा, और जिसने भी गलती से डी मार्क कर दिया उसके -2 मार्क्स हो गए। जो 37,000 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो हमने देखा इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर्स हमारे पास है ए, बी एंड सी। डी इज नॉट द फाइनल आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्योरली कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि ये प्रॉपर्टीज इसके अंदर यूटिलाइज हो रही हैं। 6 मैट्रिक्स आपको यहाँ दिख रही थी, फिर एक समेशन आपके सामने दिया हुआ है। टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर हम एग्जाम के पहले, हमारे फाइनल एग्जाम के पहले इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी फाइन और वी विल बी इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। बस आपको एक अच्छा टीचर और एक बढ़िया रिसोर्स अगर मिल जाए, तो जो आपके पिन डॉट डाउट्स चल रहे हैं वो अगर आंसर हो जाए तो फिर क्या कहना। उसके लिए आप मेरी जो अलजेब्रा वाली बुक है उसको यूटिलाइज कीजिए। उसमें ऐसे आपको कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे, चाहे कैलकुलस के लिए कैलकुलस है, सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल बुक्स हैं। स्टडी हार्ड एंड मैं तो हुई आपको गाइड करने के लिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। जे एडवांस 2019 पेपर 2 मैट्रिसेस का सेकंड क्वेश्चन। मैट्रिसेस के ऊपर 2 सवाल पूछे गए पेपर 2 के अंदर, और दोनों ही एमसीक्यू सेक्शन के अंदर थे। एमसीक्यू सेक्शन के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए। बिहेवियर अगर हम देखें स्टूडेंट्स का इसको सॉल्व करने के लिए, तो जिनको फुल मार्क्स मिले हैं वो सिर्फ 5% स्टूडेंट्स हैं। 8158 जिनको +4 मिला है। 60,000 के आसपास स्टूडेंट हैं जो -2 लेकर गए हैं। 26,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्हें +1, 67 0 मार्क्स। ऐसा क्या पूछ लिया गया है इसके अंदर कि ये इस तरीके का बिहेवियर स्टूडेंट्स का रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन। लेट x इज a रियल नंबर एंड लेट p इज a मैट्रिक्स 1 1 1 0 2 2 0 0 3 q is 2xx 0 4 0 xx 6 एंड r is pq p इनवर्स लिखा हुआ है। फिर आगे आपके सामने कुछ डेटास बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको हम डील करें। PQ इक्वल टू QP है, देयर एग्जिस्ट एंड मैट्रिक्स देयर मैट्रिक्स एंड X सच दैट मैट्रिक्स PQ इक्वल टू QP। तो चलिए ए ऑप्शन के लिए हम सबसे पहले PQ इक्वल टू निकाल लेते हैं। PQ क्या बनेगा, तो ये नंबर है आपके पास 1 1 1 0 2 2 0 2 3 एंड देयर इज अ Q जो है 2xx आपके पास है 0 4 0 एंड xx 6 आपके पास लिखा गया है। रो बाय कॉलम से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास से पहला डेटा 2 + x आता है। रो बाय कॉलम से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x + 4 आता है। रो बाय कॉलम से इसको देखेंगे आपके पास से x + 6 आता है। सिमिलरली अगर हम QP बनाना चाहेंगे तो पहले आएगा Q मैट्रिक्स 0 4 0 x x and 6 and then we are having 1 1 1 0 2 2 0 3 0 0 3। ये रो बाय कॉलम से अगर हम देखें, ये रो बाय कॉलम आपके पास से 2 बनता है। रो बाय कॉलम आपके पास से है 2 2x, ये 2 आता है, यहां से 2x आता है।
ये 0 बनेगा, और लास्ट वाला और देख लीजिए, वो बनता है 2, यहाँ है 2x और ये है 3x, दैट इज 5x प्लस 2, ये डेटा यहाँ पर। सो 2 आता है, 2x आता है, 3x आता है, 5x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे, और भी एलिमेंट्स आएंगे। मैं तो कहता हूँ पहले इनको कंपेयर करके हम देख लेंगे क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं, क्योंकि अगर मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो एक एक एलिमेंट उनका इक्वल निकल के आता है। यहां से देखिए पहले वाले से एक 0 आ रहा है, जबकि यहां से देखते हैं तो 4 इक्वल टू 2 आता है। चाहे कितने ही मैथ्स पढ़ ले, ये 0 बता रहे हैं, यहां से 4 इक्वल टू 2, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी x के लिए कि पी क्यू क्यू पी के बराबर आए। तो पूरा परफेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही हम ये बात बता सकते हैं। आगे पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ r निकाल के देखिए क्या है। तो देखिए r क्या है आपके पास से, r इज p q एंड p इनवर्स, ये लिखा हुआ है। हम डिटर्मिनेंट ऑफ r निकालते हैं तो ये आपके पास से ये बनेगा, यहां से इसका डिटर्मिनेंट, q का डिटर्मिनेंट और ये इसका डिटर्मिनेंट, ये p का डिटर्मिनेंट है, ये q का डिटर्मिनेंट है, 1/p का डिटर्मिनेंट है, सब कैंसिल हो जाएंगे। r का डिटर्मिनेंट है, q का डिटर्मिनेंट आपके पास है। r का डिटर्मिनेंट आप निकाल दीजिए यहाँ से, ये हटाएंगे, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से 12 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, 4 आपके पास है, 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एक सेकेंड, q इज द डिटर्मिनेंट ऑफ q, ठीक है। ये हमारे पास से q का डिटर्मिनेंट आया, सो इट इज रिटन एज 4 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। q का डिटर्मिनेंट निकाला 4 के अबाउट 12 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ r। आगे क्या पूछा, यहां से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ r आएगा, अब निकाला है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस प्लस 8, ये आपके पास से आ रहा है 48 माइनस 4x का स्क्वायर। अब इसी का बी ऑप्शन का अगर हम RHS निकालना चाहते हैं और इसका डिटर्मिनेंट बनाना चाहते हैं तो बनाइए इसका, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये भी 4 के अबाउट शुरू होगा और 10 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, सो इट इज 4 टाइम्स 10 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इज प्लस 8, 40 प्लस 8 इज 48 माइनस 4x का स्क्वायर, यस दोनों सेम है, बी ऑप्शन इज ट्रू। बी वाला ऑप्शन हमारे पास से सही आ रहा है, बी ऑप्शन हमारे पास से ट्रू है, ए इज रॉन्ग बट बी इज ट्रू। आगे चलते हैं सी ऑप्शन के लिए, x की वैल्यू 0 है, फिर हमसे कुछ डेटा पूछा है। डी में पूछा है x की वैल्यू 1 है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिट वेक्टर अल्फा बीटा गामा फॉर विच दिस इज 0। अब देखो इसको सॉल्व करने में पहले किसको चूज करेंगे, ये डिसीजन लेना हमें आना चाहिए। इन वीडियो से मैं आपको यही सिखाता हूँ प्रॉब्लम्स अप्रोच कैसे करनी है, क्योंकि टाइम का बड़ा फैक्टर होता है, और अगर आधा अधूरा भी सॉल्व किया तो पार्शियल मार्किंग से मार्क्स मिलते हैं। देखो सामने 0 0 0 है, ये होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी, तो इसके पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले डेटा को। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ r है और आपके पास यहाँ दिया है अल्फा बीटा है गामा है, और सामने आपके है 0 मैट्रिक्स, दिस इज 0 मैट्रिक्स। इस r की बात हम करते हैं जब x की वैल्यू 1 आती है, r कहाँ पर था, वो रहा, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ r निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ r आपके पास से आया कितना था, ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ r, इट इज कमिंग एज 48 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब मैं इसमें x की वैल्यू 1 रखता हूँ, सोचिएगा जब मैं इसे x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे पास से 44 इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। अब अगर r का डिटर्मिनेंट आ रहा है जो 0 नहीं है, r का डिटर्मिनेंट अगर आ रहा है जो 0 नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि R इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बन जाएगा, और R इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो इस मैट्रिक्स में हम दोनों साइड R से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 मैट्रिक्स है तो 0 ही रहेगा, और हमारे पास अगर आप देखें इससे क्या रिजल्ट निकला, R इनवर्स और R का मल्टीप्लाई 1 आता है, I मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ से आप रिजल्ट देखिए तो हमारे पास है अल्फा बीटा गामा, ये बना है I के बाद यही बनेगा, सामने दिया है 0 0 0, जिससे पता चला अल्फा 0 है, बीटा भी 0 है और गामा भी 0 है, सब 0 आ रहे हैं। और अगर 0 0 0 आ गए तो क्या ये यूनिट वेक्टर बन पाएगा, नहीं,
ये यूनिट वेक्टर इस वाले केस के अंदर जो लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर नहीं है, इट इज अ नल वेक्टर। ये एक नल वेक्टर बनेगा। डी इज नॉट द आंसर, डी इसका आंसर नहीं होगा। अब बारी आती है हमारे पास सी ऑप्शन की। ठीक है, सी को देखिएगा, आर से मल्टीप्लाइड है 1ab इक्वल टू 6 है 1ab, और x इक्वल टू 0 की बात हो रही है, वहां पूछा गया है a प्लस बी की वैल्यू 5 आएगी। चलिए सी ऑप्शन की अब हम बात करते हैं। बात है x की वैल्यू 0 है, r लिखा गया है मल्टीप्लाई में 1ab, ठीक है, और अगला लिखा हुआ है 6 टाइम्स 1ab। ये डेटा भी अपने पास है। a प्लस बी का डेटा हमें कंप्यूट करके निकालना है, वो देखेंगे। r कौन है ढूंढिए, r वो रहा, p q p इनवर्स, r वेक्टर इज p q p इनवर्स, ये मैट्रिक्स है। सोचते हैं p मैट्रिक्स, x की वैल्यू 0, तो p को लेकर आइए, p तो ये रहा 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0 0 3, दिस इज p। आगे चलते हैं, q कितना है, x को हमने 0 रखना है इस वाले के अंदर, 2 0 0, x को 0 रखना है, 2 0 0 0 4 0 एंड 0 0 6। और फिर हमें इसी का p का इन्वर्स भी निकालना है, हमें इसका इन्वर्स भी निकालना है, दिस इज p। इसके हमें इन्वर्स की भी बात करनी है कि दिस इज p इन्वर्स। ठीक है, ये डेटा हम कंप्यूट करना चाहते हैं। p नंबर ये रहा, p इन्वर्स आप चाहो निकाल सकते हो, पर हमें ab से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। अब इसको कैसे जल्दी किया जाए उस बारे में हम सोच रहे हैं। p और q है, ये मल्टीप्लाई अगर हम करना चाहें बना सकते हैं, p इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स अगर निकालना चाहते हो, देखो सबसे पहले तो p का डिटर्मिनेंट निकालिए इसके हिसाब से, दैट इज कमिंग एज 6। 1 है, इसी के अलॉन्ग ओपन कर देंगे इसको, तो 6 आता है इसका डिटर्मिनेंट। और हमें इसका p इनवर्स अगर निकालना है तो वो बनेगा एडजॉइंट ऑफ p अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p, इट इज 1/6। आप इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दीजिए, p इनवर्स भी जनरेट हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। इसका कोफैक्टर आप लिखेंगे तो 6 आएगा, यहाँ से आप लिखिएगा तो 0 है, ख़त्म हो गया। इसके लिए लिखेंगे 0 है, ये भी ख़त्म है। अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर 3 आता है, कोफैक्टर का साइन -3 रहेगा इस वाले एलिमेंट के लिए। बीच वाले के लिए आते हैं 0 0 है, लास्ट वाले के लिए आते हैं, अगर हम बस थोड़ा आराम से चेक कर लेते हैं गलती ना हो जाए। इसको हटाया, इसको हटाया, आई एम हैविंग 3, ठीक है। बीच वाले को बनाते हैं तो ये 3 आता है, फिर से ऐसी मिस्टेक है। कोफैक्टर की पोजीशन बीच वाला एलिमेंट है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, 3 आता। और फिर लास्ट वाले पे चलते हैं, लास्ट वाले पे चलोगे तो 0 आएगा। फर्स्ट पे चलते हैं, 2 - 2 0, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, वी आर हैविंग 2 यानी -2। लास्ट वाले पे चलेंगे, डेटा बनेगा 2। इसका निकालना है हमें ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकाल दीजिए, 6 0 0 -3 3 0 0 -2 2, ये डेटा है। तो 6 0 0 -3 3 0 0 -2 एंड 2, ये ट्रांसपोज बना आपके पास से p इनवर्स। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसके हिसाब से हमें डेटा बनाना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स से क्या डेटा बनेगा। रो बाय कॉलम से आपके पास से 2 बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 आता है, यहाँ से डेटा 6 बनता है। रो बाय कॉलम ये 0, ये दोनों 0, 8, यहाँ पे चलिए 12, ये डेटा 0, ये डेटा बनाइए 0, ये वाला डेटा यहाँ 18। इट इज कमिंग एज 1/6 मल्टीप्लाई 6 - 3। तो एक ऑप्शन ऐसा है जो थोड़ा आपसे टाइम ले रहा है, क्योंकि आपको वहाँ वैल्यू निकाल के दिखानी है, इसीलिए हमने पहले जज कर लिया कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा, रो बाय कॉलम से इधर से देखिएगा, 2 और 6 आपके पास से 12 आता है। रो बाय कॉलम अभी आगे चलेंगे, -6 आता है और यहाँ से 12 आता है, 6 बनेगा, -6 एंड 12। आगे चलिए, यहाँ से 0 है, -8 आता है और 12 आता है,
-8 और 12 आपके पास से 4 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 0, ये दोनों एलिमेंट यहाँ से ख़त्म। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे 0 हो गया। ये यहाँ पर 24 24 और आगे बढ़िए, इसका मल्टीप्लाई इधर से भी होगा। सो यहाँ से -16 और ये 24 आता है। -16 एंड 24 8 आता है। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई 0, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई 0। आराम से सीक्वेंशियली मल्टीप्लाई करते हुए चलिए। वी आर हैविंग 36, ये नंबर है। अब ये नंबर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? ये आ गया आपके पास से 1/6 के साथ है, एंड दिस इज r, दिस इज r। अब ये किसके इक्वेट है वो हम देख सकते हैं। सो जो रिटर्न इक्वेशन है वो देखिएगा, r - 6i में लिख सकता हूं, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1ab इज इक्वल टू है 0। ये डेटा देखिए ध्यान से, 6i होगा, 1ab कॉमन है और ये इधर बन जाएगा। इसको इस साइड ले आए, ये डेटा बनता है। आप इन सब में से 6i को घटा दीजिए, r में से 6i क्या होगा, पहले 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो आपके पास से बनता है 2 0 0 1 4 0। यहाँ से आपके पास से 2/3, ये डेटा आपके पास से 4/3, ये डेटा है 6 आपके पास है 0 0 0 0 6 0 0 0 6। ये मल्टीप्लाई होगा 1ab, देन इट इज अ जीरो मैट्रिक्स जो कि 0 0 0 है। एक बार हम ये देख लें, दो इंटीजर्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये डेटास अगर हम देखें लास्ट वाला 4 8, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, -8 आता है और ये 12 आता है। ठीक है, कोफैक्टर्स देख लें। अच्छा, हमने क्या इसका ट्रांसपोज लिया या नहीं लिया? ले लिया ना ट्रांसपोज, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़िए, मल्टीप्लाई कीजिए। वी आर हैविंग द सिंप्लीफिकेशन कीजिए दिस डेटा, ये नंबर है जिससे मल्टीप्लाई होगा। -4 + a + 2b/3, this is row by column, and the second one is -2a + 4b/3 is equal to 0। a का वैल्यू है 2b/3 और आप यहां पर ये डेटा रखिएगा। b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू 2 है। a + b का वैल्यू 5 आपके पास से मार्क कर देंगे। कैसा लगा क्वेश्चन? तो हमें ऑप्शंस में ये भी देखना होगा कौन से टाइम टेकिंग है, कौन से नहीं है। ये भी उसी स्टूडेंट को पता चलता है जो पढ़ने वाला है कि यार इसमें जल्दी हो जाएगा, इस वाले में टाइम लगने वाला। वैल्यूज पूछी है, या सिर्फ यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, एक्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो मान के चलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको टाइम लगेगा। स्मार्टली ऑप्शंस में से पिक करना सीखिए। ये वाला ऑप्शन जल्दी हो गया, ये बाद में हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। मैट्रिक्स के चाहे में कितने ही कॉन्सेप्ट आते हों, चैप्टर पढ़ के गए, थ्योरी पढ़ के गए हैं, वो क्वेश्चन को अप्रोच करना अगर हमें नहीं आता है विद इन टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो प्रैक्टिस से ही होगा और कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे आप उसको सीख पाए। ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन सवाल जे एडवांस 2019 पेपर 2 के अंदर पूछा गया। जिस स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा लाइटली लेते हैं, पर आप देखेंगे इस सवाल में तो धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर देश भर में पता करें सर ये आपने क्यों बोला, क्या इतना डिफिकल्ट है। देखिए, कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आसान लगे, मुझे आसान लगे, पर किसी क्वेश्चन के टफनेस लेवल अगर हम बात करें तो वो पूरे देश में आकी जाएगी कि कैसी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ 1.33% स्टूडेंट से हुआ था, मतलब बाकी सबसे नहीं हुआ था। देखिए, जो होते हैं सिर्फ 2149 स्टूडेंट्स। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है तो मल्टीपल वाले भी सही है। 20,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 1 मार्क लिया है,
वहीं पर 8,471 स्टूडेंट से 2 मार्क्स भी लिए हैं और सिर्फ पूरे मार्क्स लेने वाले 2,000 बच्चे हैं। दिस इज क्वाइट लो परसेंट के 1.33 देश भर में निकाला जाए, इसलिए मैंने उसको बोला कि क्वेश्चन धज्जियां उड़ाने वाला है, थोड़ा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट का सवाल है, टाइम लगेगा, पूरा सॉल्व करके आना फाइनल एग्जाम के अंदर। कॉन्सेप्ट देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ये बेस्ड है, एक बार ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सिंप्लीफाई होकर FN निकल के आ जाता है, उसके आगे की कहानी फिर आसान रहती है, आगे आने वाले ऑप्शन सब इजी हैं, पर इस ट्रिगो को सॉल्व करने में ही पूरे मार्क्स हैं। -2 लेने वाले स्टूडेंट्स भी कम नहीं है जो भी ट्रिग्नोमेट्री को लाइटली लेते हैं। देखिए -2 29,225 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत किया और घर लेकर गए -1, और 1 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो घर चले गए चुपचाप, किसी अटेम्प्ट ही नहीं करना। 1 लाख स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया कि चलो भाई घर चलते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑब्जर्व ऑल दिस द स्टैट्स, किसके हिसाब से देश भर में इसका रिस्पॉन्स रहा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोच। यहां पर FN लिखा हुआ है, k = 0 to n है, sin A sin B लिखा गया है, यहां साइन स्क्वायर करके 2 डेटा लिखे गए हैं, एक समेशन ऊपर है, एक समेशन नीचे है, 2 समेशन हमारे पास दिए जा रहे हैं, एक न्यूमरेटर का समेशन है, एक डिनोमिनेटर का समेशन है। sin A sin B हमारे पास लिखा गया है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले सिग्मा के बारे में बात करते हैं। k की वैल्यू 0 से लेके n है आपके पास से, यहाँ है साइन k+1 टाइम्स पाई अपॉन n+2, एक और डेटा है साइन k+2 टाइम्स पाई अपॉन n+2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बनता है 2 sin A sin B। ये फॉर्मूला हमारे पास से बनता है 2 sin A sin B। क्या फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B का? तो चलिए बताइए, ये बनेगा आपके पास से cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B, ठीक है। ये 1/2 हमने बनाया, ये है सिग्मा, k की वैल्यू 0 to n, पहले बनाएंगे cos ऑफ A माइनस B, आप डिफरेंस लीजिएगा तो बनता है -पाई अपॉन n+2, फिर आता है माइनस कॉस, दोनों को ऐड करेंगे हम, 2k + 3 n+2 टाइम्स पाई, ये डेटा आपके पास है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है, यहां पर डेटा आपके पास है, ये बनता है पाई अपॉन n+2, ये डेटा आपके पास से बनेगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये जो सिग्मा लिखा गया है ना, ये जो डेटा है, यहां पर तो k है ही नहीं, तो बार बार यही टर्म आपके पास से फर्स्ट वाले समेशन में आने वाला है। सो यस वी कैन से 0 से लेके n तक है, सो दिस इज काउंटेड बाय 1 2 3 4, हाउ मेनी टाइम्स? n+1 टाइम्स, तो ये डेटा आपके पास बन जाएगा, क्योंकि देखिए 1 से लेके n तक n टर्म्स है और ये स्टार्ट 0 से हो रहा है, तो टोटल टर्म्स कांस्टेंट टर्म बार बार n+1 टाइम्स आएगा, तो ये तो यहाँ बन गया। फिर बारी है आपके पास से सिग्मा आगे जाएगा, 0 से लेके n है, यहाँ कॉस हमने लिखा है, ये है 2k + 3, दिस इज द डेटा। हम इस समेशन को हमें देखना है कि ये समेशन क्या बनने वाला है, एक समेशन के अंदर एक नया समेशन बन गया। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, cos ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, इस फॉर्मूले को लिखना चाहूंगा मैं cos ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा। मेरा एम ये है कि सभी स्टूडेंट सीखें कि इसको फॉर्मूला होता है आपके पास है साइन ऑफ n टाइम्स बीटा/2, जो एंगल बार बार ऐड हो रहा है उसको n टाइम्स करके आप बीटा/2 कर दीजिए और n टाइम्स। कोसाइन है तो आप लिखेंगे इसके अंदर फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। याद रखिएगा कैसे मैं समझा रहा हूं, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, ये यहां पर रखना है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। तो ये समेशन मेरे पास जो लिखा गया है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्लोज करता हूं। तो आई एम हैविंग S1 एज 1/2, इट इज n+1 cos ऑफ पाई अपॉन n+2, ये समेशन जाएगा। आप चाहो तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें,
k इक्वल टू 0 से क्या डेटा बनता है आपके पास से, वी आर राइटिंग 3 पाई अपॉन n+2 कॉस आता है, आपने 1 रखा तो ये डेटा आपके पास से बनता है 5 पाई अपॉन n+2, 1 रखा फिर 2 रखिए तो आपके पास से 7 आता है, 7 पाई अपॉन n+2 एंड दिस गोज ऑन टिल हाउ मेनी टर्म्स, आपने यहाँ n रखा, cos ऑफ 2n+3 पाई अपॉन n+2, ये डेटा आपके पास है। आप यहाँ पर समेशन निकालिए, 1/2 आता है, यहाँ से n+1 है, cos बनेगा पाई अपॉन n+2। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। पहली बात तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 0 से लेके n है तो फिर n+1 टर्म्स हो गए, यहाँ पर n की जगह n+1 रखा जाएगा। फर्स्ट टर्म कौन सा है, 3 पाई बाई n+2, और कौन सा एंगल बार बार ऐड हो रहा है उसके बारे में सोचते हुए चलिएगा। तो अल्फा हमारे पास यहां पता चल रहा है, फर्स्ट एंगल इज 3 पाई n+2, n+1 आपके पास से टर्म्स हैं, और ऐसा कौन सा एंगल है जो बार बार ऐड हो रहा है, आप देखिएगा 3 पाई अपॉन 2n+2, ये 5 पाई है, तो जो ऐड हो रहा है वो 2 पाई अपॉन n+2 है, इट इज 2 पाई अपॉन n+2 आपके पास से डेटा बनता है। तो साइन के हिसाब से हम डेटा बनाएंगे, आता है माइनस साइन, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास से है n+1, ठीक है, और ये बीटा को हाफ कर दीजिए, पाई अपॉन n+2, ये डेटा है, यहां पर भी साइन आता है, पाई अपॉन n+2, ये डेटा आपके पास है, ठीक है। अब आप आगे की बात बनाइए, तो क्या बनाया जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करना है हमें, ये कोसाइन की सीरीज है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये डेटा हमने बना दिया, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या डेटा बनता है। सो आई एम राइटिंग नाउ फर्स्ट टर्म एज 1/2, डेटा अपने पास है n+1 cos पाई अपॉन n+2, पाई अपॉन n+2, इस डेटा को देखिएगा और उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, है ना। तो ये बनता है 2n+6 बनता है, उसको हाफ हम करने वाले हैं, तो 2n+6 इज n+3, ठीक है। साइन है अपने पास से n+1 पाई अपॉन n+2, ठीक। और यहाँ देखिए 2n+6 का हाफ करेंगे n+3 बन जाएगा, cos n+3 n+2 टाइम्स पाई, ये डेटा हमने बनाया, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा है, साइन पाई अपॉन n+2, साइन पाई अपॉन n+2, ये डेटा है, ब्रैकेट हुआ क्लोज। समझिए बात क्या लिखी जा रही है। ये जो डेटा लिखा गया है आप इसको थोड़ा सा चेक करिए, तो मैं कहूंगा कि ये पाई माइनस पाई अपॉन n+2 है, चेक कर लीजिए। n+2 में से 1 जाएगा तो n+1 बचेगा, यही बनेगा। और यहाँ वाला डेटा भी आप देखिए, ये लिखा गया है पाई अपॉन पाई प्लस n+2 आपके पास से लिखा है, एलसीएम लीजिए, n+2 + 1 इज n+3। सो कॉस पाई प्लस थीटा, और ये है साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, और ये साइन थीटा इस वाले साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास से, और कॉस पाई प्लस थीटा आपके पास से जो डेटा बनेगा, पता चला 1% स्टूडेंट से देश भर में क्यों हुआ। एग्जाम टाइम में ये बातें सोचना, कॉस पाई प्लस थीटा यहाँ प्लस बन जाएगा आपके पास से, और ये बनेगा कॉस पाई अपॉन n+2, ये डेटा आपके पास आता है, ठीक है। अभी हम फर्स्ट टर्म की तरफ चल रहे हैं, ये देखिए S1, ये दोनों टर्म सेम है, यहाँ है n आपके पास लिखा हुआ, तो ये बनेगा n+2 पाई n+2 बाय 2 कॉस ऑफ दिस डेटा। फर्स्ट समेशन अपने पास से बन गया है। अब हम जाते हैं सेकंड समेशन की तरफ, जो पूछा गया है। न्यूमरेटर हैज बीन सिंप्लीफाइड, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड डिनोमिनेटर टर्म। सेम है, 0 से लेके n है, साइन स्क्वायर है। आइए सेकंड टर्म S2,
समेशन है के का वैल्यू 0 से लेके n है, साइन स्क्वायर आपके पास लिखा गया है k प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 टाइम्स पाई, k प्लस 1 n प्लस 2 टाइम्स पाई, ये डेटा आपके पास। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है ना, ये डेटा आपके पास है। चलिए इसको डबल एंगल में चेंज करते हैं। k की वैल्यू है 0 से लेके n, 1 माइनस कॉस ऑफ ये डेटा आपके पास आता है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आपके पास से डेटा बना। अब ये 1/2 कितनी बार बनेगा आप सोचिए। सिग्मा के हिसाब से इसको अपन अलग कर सकते हैं और उस वाले सिग्मा को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो k इज इक्वल टू 0 टू n, इट इज 1/2। यहाँ भी 1/2 है, सेपरेट करेंगे। ये है 0 से n, ये कॉस है 2k प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 2। k/2 हाउ मेनी टाइम्स, n प्लस 1 टाइम्स। आप यहाँ 0 करिएगा, कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन n प्लस 2, आप 1 रखिएगा यहाँ पर, तो आपके पास से 4 पाई अपॉन n प्लस 2, आप 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रखिए, 2 रखेंगे आपके पास है, तो यहाँ 6 पाई अपॉन n प्लस 2। और ये भी एक कोसाइन का समेशन का फॉर्मूला चल रहा है, आप n रखिएगा यहाँ से, तो ये आपके पास से डेटा बनता है 2 टाइम्स n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 2। ये डेटा मैंने बना दिया। अब इसके अंदर फिर से वही समेशन का फॉर्मूला हम लगाने जाएंगे, तो S2 हमारे पास से बन रहा है n प्लस 1/2 माइनस द इज एन हाफ। इसमें पहचानिए अल्फा बीटा गामा कितने हैं। अल्फा कितना है, सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 2 पाई अपॉन n प्लस 2। और कौन सा वो एंगल है जो बार बार ऐड हो रहा है, वो देखिए सेम एंगल ही बार बार ऐड हो रहा है। यही अल्फा है, यही बीटा है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है n प्लस 1 है। सो 1/2 साइन n प्लस 1 बीटा बाई 2, इट इज पाई अपॉन n प्लस 2। यहां पर डेटा आपके पास है बीटा बाई 2, देन देयर इज अ कॉस, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज 2 पाई, और ये वाला 2n प्लस 1 पाई, इनका एवरेज लेंगे हम 2 पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n प्लस 2। ये डेटा बना देंगे, पहले और आखिरी को ऐड कर देंगे, 2 पाई प्लस 2 टाइम्स n प्लस 1 पाई बाई 2 n प्लस 2। ये डेटा आपके पास से बना, ठीक है, ये एवरेज हो गया। इस वाले डेटा को अगर आप देखना चाहें तो बना सकते हैं कि हम n प्लस 1 को लिख सकते हैं n प्लस 2 माइनस 1, और वहां से बनेगा साइन पाई माइनस थीटा। अगर आप इसको और ढंग से लिखना चाहें कि सर ये क्या रिजल्ट बनता है, तो आप इसको बिल्कुल एड्रेस कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आपके पास से बनेगा। आई एम सेइंग इट इज पाई माइनस पाई अपॉन n प्लस 2, आप चेक कर लीजिए। और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा आता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डेटा बचेगा ये। कॉस आपके पास आया 2, हम कैंसिल कर देंगे, आपके पास बचता है ऊपर n प्लस 2, यहाँ भी n प्लस 2 है, और यहाँ आता है पाई। कॉस पाई डेटा बनेगा, कॉस पाई की वैल्यू आती है -1 आपके पास से इसका रिजल्ट आता है। सो दिस इज -1, तो मेरे पास रिजल्ट आया n प्लस 2/2, दिस इज S2, दिस इज S2। तो रिजल्ट क्या बना हमारे पास, S1 का क्या रिजल्ट है, S1 समेशन, सेकंड समेशन का डिवीजन लेंगे, Fn अपने पास निकल के आ जाएगा। तो देखिए अपने पास सारे डेटा कंप्लीट है, S1 का डेटा बना है अपने पास, दिस इज S1 और ये S2 है। सो नाउ जो हमसे पूछा गया है कि f ऑफ n क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ S1 समेशन एंड S2 समेशन। n प्लस 2/2 है, ये भी n प्लस 2/2 है, ये मेरे पास से रिजल्ट आ गया कि जो फंक्शन है वो आ रहा है cos पाई अपॉन n प्लस 2। क्या डेटा बन रहा है, cos पाई प्लस n प्लस 2 है, और ये तीन ऑप्शन हमसे अब यहाँ पर
पूछे जा रहे हैं कि भाई क्या क्या डेटा बनेगा। जैसे आप 4 और n इन्फिनिटी पर डेटा निकाल दीजिए, 4 और n इन्फिनिटी पर डेटा बना देते हैं। तो वी आर हैविंग fn एज कॉस ऑफ, जो डेटा अपने पास बना है, पाई अपॉन n प्लस 2। इज इट द सेम डेटा? यस। सबसे पहले f ऑफ 4 हम निकालेंगे। 4 प्लस 2 इज 6 और इसकी वैल्यू आती है आपके पास से √3/2। और n अगर इन्फिनिटी हमने लगा दिया, n टेंस टू इन्फिनिटी, उस बारे में बात करते हैं। लिमिट है आपके पास से n टेंस टू इन्फिनिटी, कॉस आता है पाई अपॉन n प्लस 2। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बनता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है। ऑप्शन देखिए हमारे पास जो डेटा बना है उसका, तो इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 आती है, बी इज अ रॉन्ग ऑप्शन एंड ए इज करेक्ट। f ऑफ 4 की वैल्यू √3/2 है। अब आप आगे देखिएगा, f5 और f6 ये दो डेटा और निकाल लेते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। f5 कितना है, 5 रखेंगे आप, π/7 बन जाएगा। एंड f6 ये आपके पास से π/8 बन जाएगा। π/8 का मतलब हो गया है आपके पास से √2 माइनस ये आपके पास 22.5। ठीक है, आगे बात करते हैं। अल्फा की वैल्यू है अल्फा कॉस इनवर्स f ऑफ 6। देन पूछा जा रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 0 है। अल्फा है tan कॉस इनवर्स f6। आइए सी ऑप्शन की बात करते हैं। अल्फा है tan कॉस इनवर्स f6 ढूंढिए, ये tan है। कॉस इनवर्स है कॉस π/8 आता है, ये 22.5 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये डेटा बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनवर्स अंदर और बाहर कैंसिल हो जाएगा, ये डेटा बनेगा। और आपको इसकी अगर वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें इसका डबल एंगल पता है कि कॉड जो फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक बना के आंसर पूछा जा रहा है कि tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। सो लेट थीटा इज π/8, तो मेरे पास डेटा बनेगा tan π/4 2 tan π/8 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। tan π/4 इज 1, यही रिजल्ट अपने पास से निकल के आता है। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 = 0। आप अगर इधर नहीं जाना चाहते और दूसरे तरीके से इसको बनाना चाहते हैं कि सर मुझे तो इसकी वैल्यू ही पता है कि √2 - 1 होता है, वैल्यू पता है तो नो प्रॉब्लम, आप यहां से बना सकते हैं। तो फिर आपको पता चला अल्फा प्लस 1 की वैल्यू √2 है, आप यहां पर आके इसका स्क्वायर कर दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 सामने आ गया 2। तो आप यहां से भी इसके बारे में कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां से भी ला सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया हमारे पास ट्रू। अगर आपको वैल्यूज मालूम है तो ठीक है, यहां से निकाल दीजिए। आगे पास पहुंचते हैं। सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन, साइन 7 टाइम्स कॉस इनवर्स f5, इसका वैल्यू 0 दिया है। अब हम यहां पर हैं डी ऑप्शन पर, साइन 7 टाइम्स कॉस इनवर्स f ऑफ 5। ये साइन है, ये 7 टाइम्स है, कॉस इनवर्स है, f ऑफ 5 की वैल्यू π/7 है, ये लिखी हुई है। f ऑफ 5 कॉस π/7 है, ठीक है, कॉस π/7 है। तो ये एक्यूट एंगल है, आपके पास π/7 ही आएगा। जो डेटा आपके पास बन जाएगा साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू है 0। डी ऑप्शन हमारे पास से 0 आया है। डी ऑप्शन भी हम इसके अंदर मार्क कर देंगे। कैसा लगा सर? इतनी सारी बातें एग्जाम में आपको बनानी है, तो यहाँ तो मैं आपको फॉर्मूला लिख लिख के समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला होता है, आप अल्फा बनाइए, बीटा बनाइए, पहचानिए, इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कीजिए,
एग्जाम में तो हम बिल्कुल फ्लुएंट होने चाहिए। क्या अल्फा बीटा आया, समेशन ओपन किया, n+1 बना, ये अलग से बना दिया। इतना ओपन कर करके थोड़ी देखेंगे, फिर तो हम समझ जाएंगे फर्स्ट कितना है, कितना ऐड हो रहा है, और सीधा यहाँ पहुँचेंगे। इसको फिर सिंप्लीफाई करने वाली बात है कि ये सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बनता है, यहाँ पहुँचे। ऐसे यहाँ स्क्वायर है 2 थीटा, टाइम तो लगेगा ही सही। देश भर में सिर्फ 1.5% बच्चे भी नहीं है, 1.5 भी, 1.33% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको कंप्लीटली सॉल्व किया होगा, कंप्लीटली सॉल्व किया है। तो जब हम देश भर में इतने कम स्टूडेंट्स के अंदर आगे जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हमें और अच्छी चाहिए होगी। ठीक है, सिर्फ 2000 बच्चे हैं, टॉप 2000 स्टूडेंट्स आप मान के चलिए। उसमें से भी हर बच्चे की मैथ्स अच्छी नहीं होती है, इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी फिजिक्स अच्छी होगी, केमिस्ट्री अच्छी होगी, है ना, टॉप 2000 के अंदर। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो 2000 बच्चे हैं, क्या इन्हीं की टॉप 2000 में रैंक आई होगी? नहीं, ये वो अच्छे हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है और ये सवाल उन्होंने सही किया। तो हो सकता है उनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक हो तो उनकी एक्चुअल रैंक 8000 आई हो, 10,000 आई हो। अब मैथ्स स्ट्रांग चलते हुए इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था कि कॉस सिंप्लीफाई होकर आता फंक्शन की वैल्यू cos ऑफ पाई अपॉन n+2। सो अपने बेसिक्स को स्ट्रांग कीजिए, मेहनत करते रहिए। जी बिल्कुल, एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं जो टॉपर डिसाइड करने वाले होते हैं। लेस देन 1% वाले भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, लेस देन 5% वाले थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। हमें पर वो पहचानने भी आने चाहिए कि इस सवाल में कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम बनने वाला है। ये सब प्रैक्टिस से ही बनने वाली सब बातें। ठीक है, कीप लर्निंग। That f is defined from R to R be a function. We say that f has a property 1 if limit s tends to 0, fh minus f of 0 upon root of mod of h exists and it is finite. And property 2 says if limit s tends to 0, f of h minus f of 0 upon h square exists and it's finite. Then which of the following option is not true? ऐसे करके 4 ऑप्शन हमें दिए हुए, 4 फंक्शंस अलग अलग के लिए पूछा जा रहा है कौन सी प्रॉपर्टी वो फॉलो करते हैं। जे एडवांस 2019 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा गया है। अगर हम देखें तो 17.86% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको कंप्लीटली सही किया था, यानी ये सवाल इजी कैटेगरी में माना जाएगा। 28,818 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +4 स्कोर किया है। वहीं पर 24,000 ऐसे जिन्होंने पार्शली 1 मार्क भी इसके अंदर लिया होगा। लेकिन वहीं पर आपको अगर मैं इजी कैटेगरी बोल रहा हूं तो ये डेंजरस बात है, क्योंकि देख के चलिए 72,000 स्टूडेंट ऐसे जो इसके अंदर -2 मार्क कर लेकर गए होंगे। 45% स्टूडेंट ऐसे। डेडली क्वेश्चन है, आसान सवाल, आसान है, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर मार्क कर दिया, -2 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। एक तो होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसको देख के काफी सारे बच्चे स्किप करके चले जाते हैं, और एक होता है आसान दिखने वाला सवाल पर वो गुगली है, उसमें फंस गए। बहुत बड़ा नंबर है, 72,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत किया और -2 की मार्किंग लेके गए। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसको अटेम्प्ट करने के बाद नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा होगी। ये वो सवाल है इस पेपर का। चलिए आइए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। क्या पूछा गया है, देखिए प्रॉपर्टी 1 के ऊपर हमें 2 फंक्शंस को चेक करना है, प्रॉपर्टी 2 के ऊपर हमें 2 अलग फंक्शंस उनको चेक करना है। यानी जो mod x है और x पावर 2/3 को हमें प्रॉपर्टी 2 पर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम सीक्वेंशियली चलते हैं आगे, ए ऑप्शन की बात करते हैं कि हमें ए में क्या करना है। mod x को प्रॉपर्टी पे चेक करना, आ जाइए कि फंक्शन हमने ले लिया है mod x, लिमिट लगा, h टेंड्स टू 0 है, fh हमें लिखना है, mod h आएगा 0 है, रूट है, ये डेटा है। आगे पहुंचे, ये रूट है, यहाँ रूट नहीं है तो यहाँ भी रूट लग जाएगा, 0 पर वैल्यू 0 आती है, और मॉड है एब्सोल्यूट वैल्यू है, चाहे आप LHL निकालें RHL निकालें, दोनों ही जगह मॉड लगाने पर वो h के बहुत क्लोज वैल्यू बनेगी, लिमिट लगाने के बाद 0। ये फाइनाइट होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये प्रॉपर्टी 1 को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है, ये ऑप्शन इज ट्रू। Let's move to the second option. fx equal to 2/3. fx equal to x पावर 2/3। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए बोला है, हम भी वहीं चले जाएंगे। देखिए यहां पर मॉड लगा रखा है और यहाँ h पावर 1/3 का स्क्वायर भी मुझे दिख रहा है।
अगर आप थोड़ा ध्यान दें, ये लिखा गया है h² और ये है 1/3। बहुत बेसिक बात होता है कि जो h² होता है ना, वो mod h का ही स्क्वायर होता है। ये बात आपको अगर पता है तो फिर आप इस सवाल को खींच ले जाएंगे। तो फिर आप अल्टीमेटली देखेंगे कि ये तो mod h की पावर 2/3 है और यहाँ पर है हाफ पावर। दिस इज हाफ पावर, दिस इज 2/3 पावर। जब हम ये लिमिट अप्लाई करने लगते हैं, ये 4 - 1 आपके पास से 4 - 3 आपके पास से 1 आता है, 1/6 आता है, ये 0 है। दिस इज 0। 0 फाइनाइट भी है, एग्जिस्ट भी करता है, इट इज बी। बात करते हैं हम सी की। fx आपके पास से x mod x लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी 2 है, वो भी प्रॉपर्टी 2 है, यहाँ प्रॉपर्टी 2 है। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। fx आपके पास है जो है x mod x। लिमिट x टेंड्स टू 0, डेटा बनाएंगे। h mod h आता है, f of 0 0 है, यहाँ पर h² आपके पास है। एक h से एक h कैंसिल है, ये डेटा बनता है। एक h से एक h कैंसिल है, ये डेटा बना। अब देखो बाय डिफॉल्ट हम h को पॉजिटिव मान के चलते हैं, वो केस यहाँ पर नहीं या दिया नहीं कि h पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर हमने RHL पिक किया तो ये प्लस से ओपन होके 1 बन जाएगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ये मॉड माइनस से ओपन होगा और -1 बनेगा। दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब उसका LHL RHL दोनों सेम आते हैं। So this does not exist. Limit will does not exist. So C, we can't mark C as the final answer. तो स्टूडेंट के एग्जामिनर के बाद पता है कि स्टूडेंट H के साथ बहुत कंफर्टेबल है। जब हम f of x plus h लिखते हैं तो H को पॉजिटिव मान के चलते हैं वहां पर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम H यहाँ यूटिलाइज किया गया है। ठीक है, आ जाइए, यहाँ समझाया नहीं है। यहाँ पर sin h की बात हो रही है, d sin x के लिए। इफ fx इज sin x, किसके लिए बोला है? सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। आइए पहुंचे यहाँ पर, लिमिट है h टेंड्स टू 0, तो हमने लिख दिया साइन h अपॉन h² -0। क्या ये वैलिड है? देखिए साइन h बाई h आपके पास है और यहाँ 1/h है, तो यहाँ दो बातें हैं। ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करने वाली ना, ये 1 आ भी जाएगा तो ये तो 1/h है, आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों तरफ चला जाएगा। 1/h तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पे बात करना चाहते हो तो वो भी मैं समझा दूं कि मैं यहाँ पर क्या लिखना चाह रहा था। मैं ये समझाना चाह रहा था यहाँ पर कि ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है। इफ h इज पॉजिटिव तो ये 1 × 1/h है एंड दिस विल लीड टू प्लस इन्फिनिटी। वहीं अगर h नेगेटिव की तरफ जाता है तो ये स्टैंडर्ड लिमिट तो 1 आएगा एंड दिस विल लीड टू माइनस इन्फिनिटी। फाइनाइट आने चाहिए, नहीं आ रहे, इनफाइनाइट आ रहे। सो D इज नॉट ऑल्सो द आंसर। तो स्टूडेंट्स जिसने भी C और D में जो उलझ गया, बस आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक चंक है स्टूडेंट्स का जो इसमें उलझे हैं, और 72,000 के बाहर के स्टूडेंट्स, इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, -2 की मार्किंग इस सवाल के अंदर लिया है। तो आसान जो दिखता है वो ज़्यादा फंसाता है। A और B इज द करेक्ट आंसर जो इसके अंदर हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डुएबल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, वरना MCQs के अंदर तो प्लस मार्क्स आते आते अचानक से -2 में चेंज हो जाते हैं। वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन आज इन JEE 2019 पेपर 2 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन सवाल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके अंदर स्ट्रगल करते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। और बेहतरीन सवाल है, स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, इसका एक्चुअल एनालिसिस पता चलता है कि उस टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको कैसे एड्रेस किया, क्या उनका रिस्पॉन्स रहा। तो आप देख सकते हैं MCQ सेक्शन के अंदर है जहां पर -2 की मार्किंग भी है, पार्शियल मार्किंग भी है। अगर एक भी गलत ऑप्शन मार्क करोगे तो -2 भी है। ओनली 2.152% के आसपास स्टूडेंट है जिन्होंने इसको सही किया था एंड दैट नंबर्स कम्स एज 3,470। इतने स्टूडेंट्स ही है बस। पार्शियल मार्किंग वाले 21 स्टूडेंट 21% भी है, यानी 20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 1 मार्क मिला है
और 13,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको +2 मार्क्स लिखा है। 4 मार्क्स मिले हैं सिर्फ 2% स्टूडेंट्स को। गलत करने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 28,000 है, और नॉट अटेम्प्टेड वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने 0 मार्क्स लिया है इसके ऊपर। चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या हमसे यहाँ पर पूछा गया है। f(x) गिवन है sin πx अपॉन x स्क्वायर if x is positive. Let x1 is greater than x2 is greater than x3 ऐसे करके पूरा डेटा गिवन है विद द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम। आई थिंक मैंने गलत बोला, x1 is lesser than x2, x2 is lesser than x3 dot 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 xn is lesser than, the numbers goes on. Similarly, y1 is less than y2, y2 is less than y3 goes on all the points of local minimum of the function f. Then which one of the following options are correct? A, B, C, D में से कौन सा सही है हमसे पूछा जा रहा है। फंक्शन का एनालिसिस करते हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है sin πx डिवाइडेड बाय है x स्क्वायर, और पॉजिटिव में हमें डिस्कशन करना है। जब बात लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम की हो रही है तो हमें इसके डेरिवेटिव की तरफ चलना चाहिए, और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर f'(x). न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा अपने पास। डिनोमिनेटर का स्क्वायर x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन पाई cos πx, देन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, आपके पास है sin πx, आपके पास है डेटा बना। f'(x) को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ x पावर 4 है, ऊपर x मुझे कॉमन दिख रहा है तो एक बचेगा, क्यूब बचेगा यहाँ पर। πx आपके पास से आता है, ये है cos πx माइनस x हमने हटा दिया है, दिस इज 2 sin πx। नोटिस कीजिएगा x पॉजिटिव है, सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, बिकॉज x इज पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट्स की बात की जा रही है तो वहां पर हम बात करते हैं कि f'(x) कहां पर 0 आ रहा है। सो लेट्स फिगर आउट दोज पॉइंट्स। यहां पर हमने डेटा बनाया, ये डेटा हमने बना के 0 कर दिया, तो आपके पास है πx cos ऑफ πx, 2 sin πx, ये डेटा है। cos से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेटा बनता है, दिस इज द डेटा। इसके सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। tan πx और सामने है πx/2। इसके जितने सॉल्यूशंस आएंगे उतने हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आने वाले हैं तो अब आप देख लीजिए, x पॉजिटिव की तरफ बात हो रहा है, ये πx है, ये πx/2 है, तो tan x का ग्राफ बनाते हैं। tan x का ग्राफ में tan πx का ग्राफ कैसे बनेगा ये सोचिए। जो ग्राफ होता है ना tan x का, उसको 1/π से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास tan ऑफ πx का ग्राफ बन जाएगा। यहीं पर हम इसको प्लॉट करते हैं और यहीं पर इसके बारे में सोचते हैं कि कैसे इसको ड्रॉ किया जाए। ठीक है, आइए पॉजिटिव साइड पर बनाना है तो tan x का ग्राफ अगर हम बनाएं, एक पीरियोडिक ग्राफ रहेगा, रिपीट करता अपना बिहेवियर। कुछ नंबर्स हैं, थोड़ा बिहेवियर बनाने के लिए थोड़ा आगे तक चले जाते और कुछ नंबर्स इन्वॉल्व करेंगे कि कैसा इनका वैल्यूज होना चाहिए। tan थीटा का ग्राफ होता तो ये वाला पॉइंट आपके पास से π/2 आता। मुझे tan πx बनाना है तो π/2 की जगह सिर्फ ये बचेगा 1/2। ठीक है, ये tan थीटा पाई पर 0 आता है, पाई से डिवाइड करेंगे 1, 3π/2, द वैल्यू इज 3/2, इट इज 2π तो 2 बनेगा, ये 5π बनेगा, 5π/2 तो 5π, इट इज 3, और ये 7 है तो ये 7/2 बनता है। और आगे आप जाना चाहते हैं और आगे भी आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये डेटा आपके पास रहता है, 3π के आप और आगे चले जाइए, 7π/2 का आगे इज 4 एंड दिस नंबर्स कम्स एज 9π/2। ठीक है, ये डेटा हमने बना दिए। इसके बाद हमें एक लाइन और यहाँ पर ड्रॉ करनी है, दैट लाइन इज πx/2। तो दो ग्राफ बनाए जा रहे हैं, एक ग्राफ है y इज इक्वल टू दिस डेटा एंड द सेकेंड कर्व इज y इज इक्वल टू दिस। तो एनालिटिकली मैथमेटिकली हम इसके बारे में, मैथमेटिक्स से तो इनके सॉल्यूशंस निकाल नहीं सकते, ग्राफिकल अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं कि क्या बात बनी। तो y इक्वल टू ये जो लाइन है इसका स्लोप अगर आप देखें
स्लोप पाई बाय 2 है जो 1 से ज़्यादा होगा 1.57, तो 45 डिग्री से ज़्यादा एक लाइन यहाँ पर बनने वाली है जो इसको आकर यहाँ पर कट करेगी। कट हमने कर दिया, दिस इज दैट लाइन। जब ये दोनों इक्वेट होंगे तो यहाँ पर आकर ये कट करते हैं, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऐसे इन्फाइनाइट पॉइंट्स हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है। अब जो पहला पॉइंट, और देखो x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो 0 के आगे डिस्कशन करना है। ऑन द 0 क्या हो रहा है, हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर 0 और गोइंग फॉरवर्ड क्या डेटा बनने वाला है। x1, x2, x3 आर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड y1, y2, y3 आर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो हमें इसको एड्रेस करना है कि क्या होगा, कि पहले मिनिमा का पॉइंट आया, मैक्सिमा का पॉइंट आया है, या क्या बना है, ये हमें देखना है। तो देखिए 1 आप इसके अंदर रख सकते हैं 1, क्योंकि पहली बार ये जो कट किया है 1 से 3/2 के बीच में कट किया है। दूसरी बार जो कट हुआ है वो 2 से 5/2 के बीच में कट हुआ है। थर्ड टाइम ये 3 से लेके 7/2 के बीच में कट है। नेक्स्ट वाला 4 से 9/2 के बीच में कट है। सो लेट्स ऑब्जर्व द साइन ऑफ f' इन बिटवीन। इसका साइन हम ऑब्जर्व करते हैं कि f' का साइन बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं f' का साइन बिहेवियर यहां बना लेता हूं, तो यहाँ पर मैं इसको बनाना शुरू किया, तो ये है 0 के इधर तो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं 1 पर चेक करता हूँ, ये इसके आगे बनेगा। अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा नीचे तो पॉजिटिव है, यहाँ से पाई बनेगा और ये कॉस पाई बनेगा। पाई और कॉस पाई की वैल्यू -1 आती है, तो -पाई बनेगा, साइन पाई 0 बन जाएगा। तो मुझे 1 पर इसका बिहेवियर नेगेटिव नजर आता है। सो दिस इज नेगेटिव टिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट तक ये नेगेटिव रहेगा, दिस इज नेगेटिव। हम यहाँ पर डेटा बना के देखें तो हमें पता चला कि f'1 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। -पाई बन रहा है, रख के देखिए आप, पाई बनता है cos पाई -1, ये 0 है, -पाई बन रहा है विच इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। वहीं अगर हम f'2 निकालना चाहें कि 2 पर क्या डेटा है, तो देखिएगा ये 2 पाई बनेगा, cos 2 पाई 1 होता है, sin 2 पाई 0 है, 2 आपने रखा है तो ये 2 पाई है, cos 2 पाई 1 है, सो इट इज कमिंग एज 2 पाई, 2 रखा आपने 8 आता है, दिस इज कमिंग एज पॉजिटिव। सो 2 पर ये पॉजिटिव बनने वाला है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इधर माइनस है, इधर प्लस है। तो अगर f' माइनस से प्लस में गया है तो क्या हुआ है, माइनस मतलब डिक्रीज कर रहा है, प्लस मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा। कि अगर वो इधर 1 पर नेगेटिव है, 2 पर पॉजिटिव है, बीच में किसी एक पॉइंट पर 0 बना होगा, दैट इज द पॉइंट जिस पर ये 0 बनेगा। तो आप बताइए नेगेटिव से पॉजिटिव गया है तो ग्राफ डिक्रीज होकर इंक्रीज गया है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए कौन सा पॉइंट आएगा, x1 पहले आएगा या y1 पहले आएगा? मिनिमम की बात हो रही है, सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज y1 नॉट x1। मिनिमम बनेगा, ये क्या बनेगा, मिनिमम। तो y1 पहले आएगा आपके पास से, क्योंकि इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, y1। ये जो फंक्शन हमें दिया है 0 के आगे सभी जगह कंटिन्यूस फंक्शन है। जब एक फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑल्टरनेट में आते हैं। तो इट इज एन y1, तो ये आपके पास से x1 बनेगा। तो एक लोकल मिनिमा, एक लोकल मैक्सिमा, फिर आपके पास से वापस से लोकल मिनिमा और फिर वापस से लोकल मैक्सिमा। दिस इज गोइंग टू बी द हायरार्की। ये हमारे पास पूरी हायरार्की यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ y1 होगा, फिर x1 आएगा, फिर y2 आएगा, फिर x2 आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। साइन को हम यहाँ पर आराम से बना सकते हैं। अभी अभी हमने देख लिया है कि y1 इसके पहले तक तो नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस से प्लस है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। y1 y2 आर मिनिमा, x1 x2 आर द मैक्सिमा। तो y1 बड़ा है या x1 बड़ा है या y1 बड़ा है, आप देख लीजिए। राइट साइड पर x1 आया है, y1 की वैल्यू कम होगी, दिस इज द x कोऑर्डिनेट। y1 x1 का मतलब क्या है, तो मैंने पॉइंट शो कर दिया है, दिस इज y1, दिस इज x1। तो x1 विल बी हैविंग हायर वैल्यूज, a इज द रॉन्ग ऑप्शन। 2% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था, कंप्लीट। सो x1 ज्यादा होगा, y1 छोटा होगा, ये वाली बात गलत हो गई। आइए यहाँ पर कुछ बातें पूछी जा रही है, उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। ये क्या पूछा गया है वो देखिए, x1 किसके बीच में बिलोंग करता है। आप n की वैल्यू 1 रखिए, आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 2 से लेकर 2.5 के बीच में। तो बिल्कुल x1 किसके बीच में लाई करता है, देखिए 2 से लेकर 2.5 के बीच में, करेक्ट बात है।
अगर हम n को 2 रखते हैं तो 2 रखिए तो बनता है 4 से लेके 4.5 के बीच में, बिल्कुल 4 से लेके 4.5 के बीच में x2 लाई करता है। C इज द करेक्ट आंसर। डिसाइड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने इसको चेक कर लिया कि n की वैल्यू 1 रखते हैं तो x1 हमारे पास आता है 2 से लेके 2.5, बिल्कुल सही बात है। x2 को चेक कर लिया हमने 4 से लेके 4.5, ये भी सही बात है, दिस इज ट्रू। इन ऑप्शंस को देखते हैं। xn+1 xn के डिफरेंस 2 से ज़्यादा आता है, x1 y1 का डिफरेंस जो है 1 से ज़्यादा आता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। चलिए देखिए, ये जो लाइन है इसका स्लोप आपने देखा, स्लोप कैसा है, स्लोप ग्रेटर देन 1 है। इन सब लाइन का स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है, ये तो एसिम्प्टोट है, ये जो कर्व धीरे 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 इन्फिनिटी को चला जाता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा, पहले इस वाले के बारे में बात करना चाहते हैं। x1 और x2 के बीच में फोकस कीजिए। ये जो लाइन है जिस पर ये इन्फिनिटी चला जाता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इसने पहले कट कर दिया और जब ये हाई स्टीप जाके कट करेगा तो ये डिफरेंस कम रहेगा। क्या ये बात आप समझ पाते? ये जहां पर इसने इसको कट किया है, ये आगे जाके और जाके ऊपर जाके कट किया है। आई एम सेइंग दिस डिफरेंस एंड कंपेयर टू द दिस डिफरेंस जो यहां पर आके कट करेगा, कौन सा कम होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। जब ये इस तरीके से इसका स्लोप ग्रेटर देन 1 है तो ये जो और ऊपर जाके कट करेगा तो ये धीरे धीरे ये जो डिफरेंस है ना ये कम हो जाएगा और यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। तो आई एम सेइंग 5/2 माइनस x1, ये जो लेंथ है ये लेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू 9/2 माइनस x2, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाता चला जाएगा वो जो कर्व ऐसे जा रहा है और ये दोनों जो मिल रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज गेटिंग नैरोवर, ये कम होते जा रही है, क्लोज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे चले जाएंगे ऊपर जाते चले जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर कट करेगा और आगे जाएंगे और ऊपर कट करेगा। तो हम इतना कह सकते हैं कि ये जो गैप है 5/2 माइनस x1 और यहाँ जो गैप है ये जो आपके पास पॉइंट बनेगा x2, इन दोनों में अगर हम देखें लेंथ की कंपैरिजन करें तो 5/2 माइनस x1 है और एक है 9/2 माइनस x2। कौन सा लेंथ ज़्यादा होगा? शुरुआत में कट किया है तो ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी और 9/2 माइनस x2 की वैल्यू कम आएगी। ये डेटा आपके पास से बनेगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको तो ये बनता है x2 माइनस x1, ये है 9/2 माइनस 5/2, आपके पास से 4 बनता है, 2 से ज़्यादा होगा। दिस इज व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग। x2 माइनस x1 ये जो डेटा है ये ट्रू है। आप किसी भी n के लिए चलते चले जाइए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जो इतना डिफरेंस है वो डिफरेंस रिड्यूस होता चला जाएगा। आगे आते हैं डी ऑप्शन पर। अब देखिए x1 y1 कंपेयर करना है। ये तो पता चल चुका है कि x1 ग्रेटर है, y1 कम है, डिफरेंस कितना है इनके बीच का। तो देखिए फिर वही कहानी लगेगी यहाँ पर भी। जैसे जैसे इसका स्लोप बढ़ता चला जाएगा ये लाइन में, मैं कहूँगा कि ये जो डिफरेंस है ये ज़्यादा होगा, ये वाला डिफरेंस कम होगा। अगर इन दोनों डिफरेंस को हम कंपेयर करें, क्योंकि tan πx एक पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करता है वैल्यूज। सो आई एम सेइंग इसमें अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो ये स्लोप 1 से ज़्यादा है, लाइन कट कर रहा है, ये जो लेंथ है और यहाँ जो लेंथ है इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिएगा ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है इसमें से दिस लेंथ इज ग्रेटर, दिस लेंथ इज स्मॉलर, क्योंकि ये ऊपर जाके कट करेगा एंड दिस पोर्शन इज गेटिंग थिनर एज वी कट्स अपसाइड। इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो एक कंपैरिजन है 3/2 माइनस y1 है, एक है 5/2 माइनस x1। कौन सा लेंथ ज़्यादा होगा? दिस लेंथ इज बिगर, ये लेंथ छोटा होगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर कट करेगा स्लोप लाइन का 1 से ज़्यादा है तो 5/2 माइनस x1 इज अ लेसर वैल्यू और 3/2 माइनस y1 जो लेंथ है अपने पास से ये ज़्यादा होगी। तो यहाँ हम पहुँचते हैं, ये x1 y1 वी आर गेटिंग 5/2 माइनस 3/2 एंड द डेटा इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट आता है। तो x1 माइनस y1 इज ग्रेटर देन 1। D is also true. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज B, C, D। देश में ऐसे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सही करने वाले मात्र 3,470 स्टूडेंट थे जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल इसको कंप्लीटली सही किया। A was wrong and B, C, D is correct। जो परसेंटेज आप देखेंगे क्लोज टू 2% स्टूडेंट्स। स्लोप 1 से ज़्यादा है, गैप कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इस बात को एनालाइज करना, f' का बिहेवियर एनालाइज करना, बस यही बात है। पर क्या है सच में इतना डिफिकल्ट है?
अगर आपको मेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आई है तो आप सीख जाएंगे कि हाँ यार, देश का एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल पर अगर किसी को ये पता करना है कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना सोच सकता है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस टॉपर डिसाइड करने वाले भी होते हैं। हमें भी वैसे ही कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ऐसे और आपको बेहतरीन सवाल अगर एमसीक्यू के स्पेशली ट्राई करने हैं, जो बच्चे जेई एडवांस को एम करके चल रहे हैं, हो सकता है आपके मॉड्यूल में वैसे सवाल ना हो तो आप मेरी कैलकुलस वाली बुक को लीजिए, बहुत सवाल आपको उसके अंदर सोचने पे मिलेंगे, देखने को मिलेंगे और माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है, सीखते जाइए। जेई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज का सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए पांचों रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। For a belongs to R, mod A is greater than 1, let limit n tends to infinity 1 plus 2 power 1 by 3 dot 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 n power 1 by 3 upon n power 7 by 3 plus the summation 1 upon an plus 1 whole square 1 upon an plus 2 whole square dot 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 1 upon an plus n whole square is equal to 54. Then the possible values of A is, ये हमसे पूछा गया है। जेईई एडवांस 2019 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है। जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करने वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। तो उस टाइम पे स्टूडेंट से क्या बिहेवियर था आप देखिएगा। 9.75 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल सही किया था, पार्शियल मार्किंग वाले भी क्लोज टू 9% है। तो 15,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +4 मार्क्स इसके अंदर लिए थे। पार्शियल मार्क वाले स्टूडेंट हमारे पास +1 वाले 14,000, क्लोज में दोनों मिला लें अगर 30,000 के आसपास, थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन 30,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने सही किया। वहीं पर 88,000 स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, जो 0 मार्क लेकर गए। और -2 वाले स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, 42,228 स्टूडेंट्स। ये डेटा मैं बार बार आपको हर सवाल के साथ पीवाईक्यूज में इसलिए बताता हूं ताकि आप अपनी करंट प्रिपरेशन को जज कर सकें कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। क्या आपने एक ऑप्शन सही किया था, क्या 2 ऑप्शन सही किए थे, सारे सही किए थे, क्या अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था, सवाल शुरू ही नहीं कर पाए, या गलत आंसर आपके आए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो, किसी स्टूडेंट के लिए आसान हो, देश भर में डेटा जब आता है तो हमें करेक्ट पिक्चर मिलता है कि एक्चुअल में एक जनरल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए क्या उसका रिस्पॉन्स रहा है। अब बात आती है कि चलिए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाए। तो जो हमें गिवन है, अगर हम उसको सिग्मा वाले फॉर्म में लेकर चलें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारे पास है, ऊपर एक सिग्मा है, तो आप देखिएगा थर्ड रूट निकाला जा रहा है सभी जगह। और फर्स्ट टर्म है तो 1 है, सेकंड है तो 2 है, nth टर्म है तो n है, यानी rth टर्म होगा तो r आएगा।
और समेशन स्टार्ट होगा इसका 1 से लेके n तक। फिर एक सिग्मा आता है, उसको आप देखिएगा, एक और सिग्मा हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि एक सम नीचे भी लिखा गया है 7 पावर n पावर 7/3 एंड सिग्मा से इट इज an+1 r का होल स्क्वायर। r की वैल्यू 1 से n है। तो देखिए an+1 an+2 an+n, तो यहाँ 1 2 n लिखा हुआ है, यहाँ r आ जाएगा 1 से लेके n तक। ठीक है, स्क्वायर 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 लिखा हुआ है, ये डेटा यहाँ पर लिखा गया है 54 आपके पास से डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 से लेके n तक चले जाएंगे, ये पूरा कंप्लीट सम आपके पास से बनेगा और यहाँ भी ये डेटा आपके पास है। इस टॉपिक में आपको पता हो तो कुछ सब्स्टिट्यूशन किए जाते हैं, जैसे कहीं पर अगर r/n है तो उसको लाया जाएगा और x से रिप्लेस किया जाता है। तो वो तरकीब क्या है कि हमें उधर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाएंगे तब हम वैसा सोच पाएंगे। तो ये जनरेट करते हैं कि r/n लेकर आया जाए, लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सिग्मा है, r की वैल्यू 1 to n है। यहाँ मैंने r/n बनाया और यहाँ पर ये डेटा बनाया। ठीक है, बात बनती है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए 7/3 है, इसमें से 1/3 ले लिया तो मेरे पास यहाँ पर n का स्क्वायर बनता है और यहाँ से हमने फिर से भी n का स्क्वायर कॉमन लिया तो ये a+ r/n यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया। r की वैल्यू है 1 से लेके n तक। इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हमें दोनों साइड, क्योंकि इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए 1/n और चाहिए, तो हमने दोनों साइड 1/n वाला डेटा भी लेकर आ गए। 1/n dx बन जाएगा, r/n हमारे पास से x बनेगा और सिग्मा लिमिट बन जाएंगे dx। तो ये दोनों आपके पास से कन्वर्ट हो जाएंगे a+x का होल स्क्वायर एंड दिस इज द डेटा विच इज रिटन एज लाइक दिस। x पावर 1/3 dx, यहाँ 1/a+x होल स्क्वायर dx, दिस इज द इंटीग्रेशन जो हम चाहते हैं। इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाला डेटा बनाइए, ये बनता है x पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, इट इज 0 to 1। यहाँ वाला डेटा बनाइए, -1/a+x आपके पास से आता है, यह है 0 से 1, दिस इज कमिंग एज 54। 3/4 बना दीजिए, ये डेटा आपके पास से बन जाएगा। वी आर राइटिंग दिस 1/a माइनस 1/a+1, 54 आपके पास से डेटा बन जाएगा। चलिए और सिंप्लीफाई करें, a+1 है, a है, कैंसिल हो जाएंगे आपके पास से। यहाँ 3/4 लिखा गया है, a इंटू a+1 टाइम्स आपके पास से है 3/4, a+1 माइनस a इज 54। कैंसिलेशन कीजिए, a इंटू a+1 18 है और यहाँ से 72 आपके पास से बनता है डेटा। आप चाहो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो और a² a माइनस 72 आपके पास से बनता है। अब ये देखिए a+9 और a माइनस 8, दो इनके फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, सो वी आर हैविंग a as -9 एंड 8 आपके पास से डेटा बनता है। दीज आर द टू नंबर्स जो हमें दिख रहे हैं, a की वैल्यू -9 है और 8 लिखा गया, दिस इज -9 एंड दिस इज 8। -9 और 8 हमारे पास से फाइनल आंसर्स निकल के आते हैं। AD आपके पास से फाइनल आंसर बन जाएगा। तो डुएबल क्वेश्चन है, जैसा मैं दिख ही रहा था यहाँ पर। ये कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक सवाल नहीं है कि इसको इतने स्टूडेंट छोड़कर जाए, डुएबल है। लेकिन एग्जाम में परफॉर्म जब हम करने जाते हैं तो थोड़ी सी टेंशन ज़रूर रहती है, लेकिन प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। और कोई बात काम नहीं आती सवाल को बनाने का तरीका, कि अगर हमने एग्ज़ाम के रिसेंट टाइम पर ट्राई किया है वही हमारे काम आएगा, वही हमारा मेन स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, सो वी आर मार्किंग फाइनल आंसर जो हमने बना दिया है। अपने पास से आंसर आया है ए एंड डी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, let f function is defined from R to R given by f of x as small f of x as x minus 1, x minus 2, x minus 5. Define capital fx equal to 0 to x small f t dt for x positive, and they are asking for the 4 options, which one of the following reasons are correct. JEE Advanced 2019 पेपर 2 का पूछा गया क्वेश्चन, जो MCQ सेक्शन के अंदर पूछा है, जहां पर पार्शियल मार्किंग इनेबल है
और गलत करने पर -2 की पेनल्टी भी है। तो देखते हैं गलत करने वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स कितने हैं। 42,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने -2 लेकर गए हैं। नहीं अटेम्प्ट करने वाले 0 मार्क्स लेकर जाने वाले 24,000 स्टूडेंट हैं, और 14,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसके अंदर कंप्लीट मार्क्स लिया होगा। पार्शियल मार्किंग वाले भी स्टूडेंट्स इसके अंदर हैं। देखिए 2 मार्क्स वाले 60,000 और 1 मार्क वाला 19,000। मतलब ये सबसे आसान सवाल स्टूडेंट्स को लगा है। देखा जाए सम को अगर हम निकाल के देखें यहाँ पर, तो देखिए 50% स्टूडेंट ऐसे, 49% स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन को कर लिया, 9% क्लोज टू 60% स्टूडेंट ऐसे जिसने इसके अंदर जरूर मार्क्स लेकर आए हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या सवाल के अंदर पूछा गया है। हमें कोशिश ये करनी है कि पार्शियल मार्किंग से अपने आप को सेटल नहीं करना है, हमें फुल मार्क्स चाहिए, और ध्यान रखना है कहीं जल्दबाजी के चक्कर में -2 ना मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कैसे इसको अप्रोच किया जाए। हमारे पास कैपिटल fx दिया गया है जो है 0 से लेके x है, एंड इट इज ft/dt अपने पास बना गया है, जहां पर x पॉजिटिव है। जिस भी फंक्शन के बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा पता करना है, उसके डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। सभी ऑप्शंस में कैपिटल F की बात हो रही है, मैक्सिमा मिनिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, तो हम इसी को डिफरेंशिएट करने चलते हैं। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट। पहुंचे इसको डिफरेंशिएट करने, तो यहां पर लेबनीज रूल की रिक्वायरमेंट हमें होगी डिफरेंशिएशन के लिए। तो आप यहां पर f(x) लिख लेंगे, और x का डेरिवेटिव 1, और f(0) और 0 का डेरिवेटिव है 0। कैपिटल fx आपके पास से आया, यहां पर आप स्मॉल fx लिखेंगे। x-1 है, x-2 है, और x-3 है, x-5 है। ध्यान रखिए ये सब डिस्कशन तब है जब x पॉजिटिव है। नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करने पहुंचे तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। 0 के इधर जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, ये पूरा फंक्शन तभी डिफाइंड है जब x पॉजिटिव है। स्मॉल f जरूर r से r में डिफाइंड है जी। 5 से बड़ा नंबर रखिए आप यहाँ पर 6, तो वी आर गेटिंग प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस। ऑल्टरनेट में प्लस माइनस साइन है, आप चाहे इनका बिहेवियर चेक कर ले। ये यहाँ पर देखिए डिक्रीज करके इंक्रीज गया है, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये आपके पास है लोकल मिनिमा का वैल्यू है। प्लस से माइनस गए हैं, तो ये हमारे पास है लोकल मैक्सिमा की बात करेगा, और यह माइनस से प्लस है तो डिक्रीज होकर इंक्रीज जाएंगे, तो फिर से आपके पास से लोकल मिनिमा वाले पॉइंट यहाँ पर बनेंगे। तो क्या बात पूछी जा रही है, आइए ऑप्शन में देखते हैं। 1 पर पूछा है, तो 1 पर लोकल मिनिमा है, यस ए इज ट्रू। लोकल मैक्सिमा 2 पर है, यस लोकल मैक्सिमा 2 पर है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो समझ में आ रहा है क्यों 60% स्टूडेंट ने सही कर दिया। सी में पूछा कि 2 लोकल मैक्सिमा है और 1 लोकल मिनिमा है, ना 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 ना, 2 लोकल मिनिमा है 1 लोकल मैक्सिमा है, ताकि एग्जाम में हड़बड़ी में कोई ना कोई इसको गलत कर दे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हैं जिनको -2 मिला है। यहाँ लिखा है कि 2 लोकल मैक्सिमा, नो दे आर 2 लोकल मिनिमा एंड 1 लोकल मैक्सिमा, उल्टा लिखा गया है। सी इज नॉट द फाइनल आंसर। ठीक है, बारी आती है डी की। एफ ऑफ कैपिटल fx 0 से 5 के बीच में कभी भी 0 नहीं होगा, ये बात बोला गया है। ठीक है, पॉजिटिव में बात की जा रहा है। देखिए 2 इसका लोकल मैक्सिमा है, तो हम एक काम करते हैं f(2) निकाल लेते हैं। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने पहुंचे 0 से x आता है, आपके पास से t स्मॉल वाला है f का वैल्यू, ये डेटा अपने पास है। सो वी नीड टू फिगर इट आउट कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है इसका, इसको हम निकालने पहुंचे। एक ऑप्शन कुछ अलग बोला, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि भाई पार्शियली एनालिसिस तो काफ़ी बच्चे कर दिए हैं। जिन्होंने फुल्ली सॉल्व किया होगा वो लास्ट वाले के बारे में भी बात किया होगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ये t³ आता है, सम ऑफ द रूट आ जाएगा 5 2 7 और ये 8 बनेगा 8t²। फिर 2 का मल्टीप्लाई तो इट इज 2, इट इज 10 12, और आपके पास और कितना बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है आपके पास से 10, इसका आता है 5 और इसका 7 है, 17 बनता है, और माइनस तीनों का मल्टीप्लाई तो वो आपके पास से 10 बनता है। दिस इज द प्रोडक्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही डेटा हमारे पास से बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, श्योर हो जाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन बनाएंगे। इसका इंटीग्रेशन है t⁴/4 8t³ 17t²/2 एंड इट इज 10t, जो 0 से लेकर 2 के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है। x का वैल्यू 2 है,
सो लेट्स फिगर इट आउट, क्या डेटा बनेगा। 2 आप रखेंगे, 2 पावर 4 16 आता है, 4 से डिवाइड करेंगे 4 ही बचेगा। यहाँ 8 आता है विच इज है 64/3, ये 34 बनेगा आपके पास है, और ये 20 है, और ये 0 है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें 38 है, 38 में से 20 चला जाएगा 18 आएगा। वी आर हैविंग 54 माइनस 64/3 जी, पता चल गया। ये जो कैपिटल एफ(x) है जो 2 पर मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो आप देखिए हमारे पास से f(2) का वैल्यू ही नेगेटिव आ गया है। आपके मैक्सिमम मार्क्स ही नेगेटिव है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू -10/3 आया है, तो ये इसके मिनिमम पे और कम वैल्यूज रखेगा, ये इस पर हमेशा इसके वैल्यूज कम ही रहने वाली है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि f(x) हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, अगर हम जिस इंटरवल में यहाँ पर बात करने वाले हैं उन सभी जगह पर। तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, वही हमारे पास कितनी है, नेगेटिव आ रही है। तो 0 से 5 के बाद, 5 के बाद ये फिर से बढ़ेगा, लेकिन हमसे 0 से 5 के बीच में पूछा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी सब इससे कम रहने वाले हैं, और मैक्सिमम वैल्यू जो लोकल मैक्सिमम वही नेगेटिव है, तो बाकी और वैल्यू से और कम रहेंगी, यानी 0 से 5 में नेगेटिव रहने वाला है। और अगर ये नेगेटिव है तो फिर कंफर्म हो गया कि ये कभी 0 नहीं बनेगा। सो डी इज ऑल्सो ट्रू। वी आर गोइंग टू मार्क फाइनल आंसर्स एज ए बी डी मार्क करेंगे, और जो टोटल मार्क्स इसके अंदर लेकर आने हैं, पार्शियल तो बात है ही सही, हमें 14,000 स्टूडेंट्स या 10% 9% स्टूडेंट्स के अंदर अपने आप को लेकर आना है। सो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए, डेफिनेटली थिंग्स विल इंप्रूव। कॉन्सेप्ट लर्न करोगे, टाइम बाउंड के अंदर सॉल्व करना सीखोगे और मार्क्स भी लेकर आओगे। डिसीजन मेकिंग इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप, कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करें, कैसे उसको एड्रेस करें, ठीक है। Three lines L1 is r vector equal to lambda times I cap. Lambda belongs to real number. L2 r vector equal to k cap plus mu times j cap. Mu belongs to r vector r. And L3 is r vector equal to I cap plus j cap plus mu times k cap, when mu belongs to real number. Are given for which point on Q on L2 we can find a point P on L1 and a point R on L3 so that P, Q, R are collinear. ठीक है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। ये पूछा गया है जे एडवांस 2019 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा गया है। स्टूडेंट्स का बिहेवियर अगर आप देखें तो 33% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको रॉन्ग किया है, मतलब 53,000 स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड इट एज रॉन्ग, -2 मार्क्स इनको मिला होगा। वहीं 13,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरे मार्क्स +4 लिए होंगे। पार्शियल मार्किंग भी रही है तकरीबन 18,000 स्टूडेंट्स को, और 76,000 स्टूडेंट्स ने वेक्टर 3D का इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया। सो लेट्स डिस्कस L1 वाली जो लाइन है, हम L1 के ऊपर लेट्स से वी कैन टेक अ पॉइंट P। तो P पॉइंट आपके पास से देखिए आई कैप है, यानी लैम्डा है, J और K नहीं है, 0 0 पॉइंट रहेगा। वहीं जो L2 वाली लाइन है वहां देखिए आई कैप नहीं है हमारे पास, J कैप के साथ म्यू लिखा है, और K कैप है अकेला, दैट इज 1। और वहीं L3 लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट ले सकते हैं R, जो वेरिएबल पॉइंट है वो भी I और J दोनों 1 1 है, एंड दिस न्यू, तो ये न्यू हम बना देंगे, दिस इज पॉइंट R। ये तीनों पॉइंट्स आपके पास से पी क्यू आर कोलिनियर आने चाहिए। आप खुद सोचिए, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं, दिस इज अ P, दिस इज Q एंड दिस इज R। आप देख सकते हैं, आप पी क्यू वैक्टर बना दीजिए और पी आर वैक्टर बना दीजिए, इन दोनों कैसे बन जाएंगे, पैरेलल रहेंगे। पी क्यू वैक्टर अगर आप बनाएंगे तो माइनस लैम्डा टाइम्स आई एंड म्यू टाइम्स जे आपके पास से बनेगा। वहीं अगर मैं पी आर वैक्टर बनाना चाहूँगा पी से आर, तो आप देखिएगा ये बनेगा पी आर वैक्टर, ठीक है। तो ये डेटा बनेगा आपके पास से 1 माइनस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप एंड इस न्यू टाइम्स के कैप, बिकॉज ये दोनों पैरेलल रहेंगे, कोलिनियर है, ठीक है। तो यहां से आप देखिए किसी एक वेक्टर को, यानी इनका रेशियो मेंटेन होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है, इनका रेशियो हम मेंटेन करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा, ये म्यू है आपके पास से, और पी क्यू वैक्टर के अंदर जब आपने डेटा बनाया है तो आपके पास से के कैप भी रहेगा, आधा लिखा हमने, देखो 0 माइनस लैम्डा म्यू और ये के,
ठीक है, तो रेशियो लेते हैं तो आपके पास है दिस डिवाइडेड बाय दिस, आपके पास इन दोनों का रेशियो लिया गया, यहाँ पर म्यू बाय 1, और ये डेटा अगर आप देखेंगे तो 1 बाय न्यू करके लिखा है। ठीक है, अब क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं उसके बारे में सोचिए, और यहाँ पर हमें मार्क करना है विच पॉइंट ऑन क्यू, तो क्यू ये वाला पॉइंट है। तो म्यू के बारे में अगर हम देखें, ये डेटा तब बनेगा जब म्यू का वैल्यू -½ है। ये डेटा तब बनता है जब जे का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यानी म्यू 0 है। ये तब है जब म्यू ½ है, और ये तब है जब म्यू का वैल्यू 1 है। तो 4 ऑप्शंस है जब म्यू की वैल्यूज बताई जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो बस इतना देखना है क्या ये परमिसिबल वैल्यूज हैं या नहीं, इतना हमें देखना है। जैसे अगर हम म्यू को 0 ले लेते हैं, आप देखिए म्यू अगर 0 है तो ये रिलेशन क्या बनेगा, -λ1 -0 है और यहां से 1 बाय म्यू है। अब इससे आप डेटा निकाल नहीं सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। 1 बाय न्यू 0 है तो न्यू की वैल्यू तो आपकी सोल्यूशन लिख नहीं सकते, इन्फिनिटी आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है। सो म्यू इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। म्यू का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो वो आप देखिएगा, दिस इज 1, जो म्यू है उसको हमने 1 ले लिया। आप यहाँ सॉल्व करने जाइए, -λ1 -λ, हमारे पास है डेटा आएगा 0 बराबर 1, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये वाला डेटा भी अपने पास से फिजिबल नहीं है। म्यू की वैल्यू क्या ½ हो, ±½ हम रख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ½ रख सकते हैं। इन दोनों पर हमें कोई दिक्कत ऐसी दिखती नहीं है। इससे न्यू आपके पास से फाइनाइटली 2 आता है, और जब हम इसको रखने जाते हैं 2 रखना चाहते हैं तो डेटा बनता है -2λ इज इक्वल टू 1 -λ। यस, वी आर हैविंग लैम्डा एज -1, तो ये परमिसिबल है। ये वाला डेटा फाइनाइट आ रहे हैं आपके पास, लैम्डा और न्यू की वैल्यू, ये चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। वहीं अगर हम म्यू का वैल्यू -½ रखते हैं तो +½ वाला एक्सेप्टेबल है। -½ अगर हम रखेंगे तो आपके पास से क्या डेटास बनेगा, थोड़ा बस हमें वही ऑब्जर्व करना है। तो न्यू का वैल्यू -2 आता है, और यहाँ पर अगर हम डेटा देखें तो माइनस हटा देंगे, 2λ, लैम्डा की वैल्यू 1/3 बनती है। तो आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग दिस एज 1/3, और ये 2/3 बनेगा। जी बिल्कुल सही, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो परमिसिबल नहीं है, दिख रही थी, ये वाला वैल्यू भी आपका पॉसिबल है। तो अब ये सिंपल क्वेश्चन है, कोलिनियरिटी की बात की गई है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स बहुत कम हैं जिसको सही करने वाले। तो लाइन के ऊपर पॉइंट अज्यूम करना, तीनों के ऊपर पैरेलल है, कोफिशिएंट बना दिया, रेशियोज ले लिए। कुछ वैल्यूज पॉसिबल नहीं है रखना, और कुछ वैल्यूज पॉसिबल है, जो पॉसिबल है उनको मार्क कर देंगे। तो देखा जाए क्वेश्चन तो रिलेटिवली आसान ही है, लेकिन फिर भी अगर हम इसका नेशनल लेवल पे एक्सपोजर देखें, 53 स्टूडेंट्स हैं तो इसको गलत किया कि -2 लेके गए हैं, वहीं 76,000 स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। कॉन्सेप्ट्स पकड़ के चलिए, तब जाके बात बनेगी। बाकी वेक्टर 3D एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टॉपिक बना के चलें, क्योंकि मेंस के अंदर भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और एडवांस में तो इसके ऊपर है ही सही। दूसरा, ये चैप्टर किसी और चैप्टर के साथ भी मिक्स होता है, ठीक है। तो सिक्वेंशियली पढ़िए, डेप्थ तक पढ़िए, थिंग्स विल बी इन योर फेवर। बायनोमियल थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन है, जे एडवांस 2019 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर, जिसमें अप डेसिमल के बाद अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स तक हमें आंसर देना है, अप टू 2 डिजिट्स तक, ठीक है। कहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बस सही करने पर +3 मार्क्स मिलने वाले थे। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखिए रॉन्ग रेस्पॉन्स 69% स्टूडेंट्स का गलत है, यानी 1,12,282 को 0 मार्क्स मिला होगा। और आपको पता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी 43,000 स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। और सही करने वाले स्टूडेंट सिर्फ 3.69% स्टूडेंट्स हैं, 5,949, 6,000 के आसपास बच्चे हैं, +3 मार्क्स इन्होंने इसके अंदर लिया। चलिए डिस्कस करते हैं ऐसा क्या इसके अंदर पूछा गया है। 2 डेटा हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला वाला इसके अंदर सिग्मा लिखा गया है, k है 0 से लेके n तक, ये k लिखा गया है। आप सम लिखेंगे तो ये 1 + 2 + 3 ... और ये n तक है। तो फर्स्ट डेटा इज क्लियर, n × n + 1/2 आपके पास लिखा गया है।
इन सब में आपको देखना ही पड़ेगा, डिटर्मिनेंट 0 बनाना है। इन दोनों को तो काफी बार आपने देखा होगा, लास्ट वाला भी फिगर आउट किया जा सकता है कि क्या लिखा गया है। k का वैल्यू 0 से लेके n है, यहाँ है nck 3 पावर k। तो एक्चुअल में ये nc0 3 पावर 0 है, ये nc1 3 पावर 1 है, और ये चलते चलते आपके पास है nc3 ncn 3 पावर n भी है। तो एक्चुअल में ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 + 3 पावर n का, 1 + 3 पावर n का, तो एक्चुअल में 4 पावर n है। इन दोनों को हमने डिसाइड कर दिया है। अब बचा है ये थर्ड वाला एलिमेंट, इसको बनाते हैं। इसको आप देखिए क्या डेटा बनता है अपने पास से। n के की वैल्यू है 0 से लेके n तक, यहाँ है nc k टाइम्स k। बाइनोमियल थ्योरम में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ k लिखा है तो हम दोनों इंडेक्स, जो अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स को आगे ला सकते हैं, और एक एक नंबर हम यहाँ से इनमें से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो nck कैन बी रिटन एज n/k, और एक एक नंबर रिड्यूस कर दिया जाए तो जो वेरिएबल है वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ये सिग्मा के अंदर बनेगा 0 से लेके n तक, इट इज n-1 ck-1, और ये बनता है आपके पास है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। 0 रखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, -1 का लिखने का कोई मतलब नहीं, इसे इग्नोर करेंगे। तो k = 1 से फर्स्ट टर्म आपके पास से शुरू होगी, and this goes on n-1 cn-1। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आपके पास है 2 to the पावर, सेम इंडेक्स पावर आ जाती है जो ऊपर लिखा गया है, मोस्ट कॉमन रिजल्ट है ये। सो वी आर हैविंग दिस इज n टाइम्स 2 to the पावर n-1। अंडरस्टूड? तो पहला वाला नंबर बना n × n+1/2, दिस इज 4 पावर n, और यह है n टाइम्स 2 पावर n-1। अच्छा सवाल है, 3.5% के आसपास स्टूडेंट्स ने ही से सॉल्व हुआ था, तो इसका हमें बनाना है इंडेक्स, डिटर्मिनेंट निकालना है। सो वी हैव फिगर इट आउट, इट इज n × n+1/2। ये नंबर अभी अभी हमने निकाला, इट इज n × 2 पावर n-1, एंड दिस नंबर इज रिटन एज 4 to the पावर n। एक सम हमारे पास और बचा है, उसके बारे में बात करते हैं। k की वैल्यू है 0 से लेके n, और ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट जिसने सिंसियरली तैयारी की होगी उसने ये एक्सप्रेशन ना देखा हो। ये बहुत कॉमन है, मेरे तो क्लास इलस्ट्रेशन के अंदर ही रहता है। फिर से वही, दोनों को आगे ले आएंगे, एक एक नंबर रिड्यूस करेंगे। यहाँ है k², n अपने पास आउटसाइड है, k का वैल्यू 0 से लेके n है, और यहाँ एक k बचेगा। ठीक है, नाउ इट हैज वेरी कॉमन ट्रिक इसके ऊपर लगती है कि k-1 है, यहाँ k है। देखिए यहाँ k था, यहाँ k था, तो आगे ले आए, एक एक रिड्यूस कर दिया। यहाँ k-1 है, यहाँ k है, तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में यही करना है कि इसको हम k-1 + 1 करके लिखें, ताकि ये दोनों सेम आ जाएंगे। फिर हम वापस से इसको अगले वाले नंबर पर बना सकते हैं। k का वैल्यू 0 से n है, यहाँ है ये k-1, n-1 ck-1, और ये 1 से जो मल्टीप्लाई होगा तो ये समेशन और आगे जाएगा। ये है बॉक्स, यहाँ भी बॉक्स है। ये सिग्मा है, k का वैल्यू 0 से लेके n है, रिड्यूस करते हैं, n-2 है, ck-2 है। ये आप देखेंगे तो आपके पास है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, -1 बनेगा, n-1 c1, 0 आता है, 1 रखते हैं तब, फिर ये 1 बनता है, आगे चलते चलते आपके पास है n-1 बनता है। ये तो इग्नोर कर देंगे, और यहाँ से k-1 से k-1 भी अपने पास से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बनता है n-1, k का वैल्यू 0 से n है, ताकि हर तरह के स्टूडेंट को इसका सोल्यूशन समझ में आए, इसलिए मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको 0 से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बनेगा 2 to the पावर n-1। ठीक है, इसको पहचानिए। यहाँ पर आपने n लिखा है, इट इज n-1, और आप -0 जब रखते हैं तो देखिए इस पर कितने टर्म्स आपकी माइनस होने वाली, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। फिर आप 1 रखेंगे तो -1, इसको भी आप इग्नोर करिए। फिर जब आप 2 रखेंगे तो पहले बार 0 बनेगा, फिर आप 3 रखेंगे तो 1 बनेगा, और ऐसे करते करते जब आपने n रखा तो ये नंबर आपके पास से बनेगा।
तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं आप देखिएगा, ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है, हेडर पे लिखा है n-2, तो वी आर हैविंग दिस एज 2 to the power n-2 प्लस n-1 से मल्टीप्लाई 2 पावर n-2 प्लस 2 पावर n-1। कॉमन ले लेते हैं 2 पावर n-2, अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये n-1 है और यहाँ पर एक 2 बचेगा, 2 क्योंकि ये इससे एक नंबर कम है, इससे 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 2 to the power n-2 ये नंबर बना आपके पास, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग दैट वैल्यू ऑल्सो। अब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास ये नंबर भी आ चुका है जो ये है, तो इस डिटर्मिनेंट को हमें करना है 0। तो देखिए डिटर्मिनेंट बनेगा, वहाँ ना फंसते हुए हम सारे डेटा यहाँ रख लेते हैं। वी आर हैविंग n इंटू n प्लस 1/2, ये मुझे पता है 4 पावर n है। थर्ड वाला एलिमेंट n इंटू 2 पावर n-1 एंड द सेकेंड टर्म जो सबसे इन सब का हीरो है जो आया है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 2 रेज़ टू पावर n-2, ये डेटा है। अब ये डिटर्मिनेंट हमें करना है 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, वहां से आएगा n, उसके बाद भी मार्क्स नहीं देने हैं, उसके बाद फिर एक और सीरीज निकलवाएंगे, समझ गए। इसीलिए आपको पता चला क्यों परसेंटेज कम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, स्टूडेंट्स के क्यों इसको कम सॉल्व किया है। तो यहाँ देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो हमारे पास है 2 क्रॉस 2 है, तो डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट माइनस n इंटू n स्क्वायर आ गया आपके पास है n प्लस 1 2 पावर n-1 2 पावर n-2 0, ये डेटा आपके पास आता है। n इंटू n प्लस 1 यहाँ से डेटा है आपके पास है 2 पावर n, आप लिख सकते हैं। तो जितना नंबर आपके पास से बन जाएगा उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 पावर n/2 n स्क्वायर n प्लस 1 2 पावर 2n-3 इज इक्वल टू 0। कुछ तो कॉमन ही ले लेते हैं डेटा, ये 2 पावर 2n बन जाएगा, यहाँ by2 रहेगा, यहाँ n है, ये 2 पावर 2n/3 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए और जितना कॉमन उतना ठीक। 2 पावर 2n कॉमन है, दिस इज हाफ, n है, ये 2 पावर क्यूब भी आपके पास से बनेगा, -3 पावर है, ये सब तो आपके पास से 0 होंगे नहीं, नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ से अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, n-4/8 इज इक्वल टू 0। सो गाइज आई एम हैविंग n इज इक्वल टू 4 आने के बाद अभी हिम्मत बचा के रखनी है और आखिरी वाले को निपटाना है। k की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी 0 से लेके अगर हम इसको यही सॉल्व करना चाहें तो k की वैल्यू 4 आया है। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। k का वैल्यू यहाँ से इतना है और n का वैल्यू 4 आया है। कितना आया है डेटा एक बार चेक करें। यस, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ n एज 4, नॉट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। k n की वैल्यू 4 आया, सो n इज 4, सो इट इज 4, समेशन 4 तक जाएगा। वी आर हैविंग 4ck अपॉन k प्लस 1, ये समेशन हमें निकालना है। तो जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की देखिए, nck को मैंने n और k आगे ले आया और एक एक रिड्यूस कर दिया। तो अगर मुझे k-1 के अगला नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, करेक्ट। जैसे nck है, n और k हम आगे लेकर आते हैं तो एक एक नंबर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये डेटा हम निकालना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर मुझे k-1 के आगे एक नंबर लिखा हुआ है तो हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो यहां पर 4 का जो अगला नंबर है वो बनता है 5। हमने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये नंबर हमने यहां पर बनाया। अब आप थोड़ा सा उल्टे तरीके से सोचिएगा, k का नेक्स्ट नंबर k प्लस 1 है, 4 का नेक्स्ट नंबर 5 है, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं बना सकते कि k इक्वल टू 0 है, यहाँ 4 है, इसको 5ck प्लस 1 लिख दिया जाए। देखिए, तो अगर हम दोनों को आगे ले आएंगे तो 5 और k प्लस 1 आगे आ जाएंगे, एक एक रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पहुंच सकते हैं। ऐसे जल्दी समझ में आता है, 5 और k प्लस 1 को आगे ले आए और एक एक रिड्यूस करके यहाँ पहुंच गए।
तो हमें इसका रिवर्स भी सोचना आना चाहिए कि अगर ये ऑलरेडी आगे लिखे हुए इसका नेक्स्ट नंबर ये है तो ये ऊपर भी जा सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस एज 5 टाइम्स 5 CK+1। ठीक है, अब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम मुझे नजर आता है। आप डेटा बना के देखिए तो बनता है, पहले 1 रखेंगे तो आपके पास से 5C1 बनता है, फिर हम अगला लिखेंगे तो डेटा बनेगा 5C2, इट इज 5C3, इट इज 5C4, और आपने अगर 4 रखा तो ये बात बन गया 5C5। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट सारे यहाँ पर बन रहे हैं। वी कैन राइट इट एज 1/5, ये बनेगा 2^5। बस एक नहीं है इसके अंदर, दैट इज 5C0। 2^5 32 होता है, 1 हटाएंगे 31 बनेगा। ये डेटा बनाइए, 31/5 लिखा हुआ है विच इज 6.2। तो इसका फाइनल आंसर हम मार्क करने वाले हैं, 6.2 इज द फाइनल आंसर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम इसको आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आया 6.2। और इस फाइनल आंसर को लेकर आने वाले स्टूडेंट्स कितने थे वो आप देखिए। ये बिल्कुल जो जेई में टॉप स्टूडेंट होते हैं 6000 स्टूडेंट्स वही है, क्योंकि इसमें तुक्का लगाना नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये 6000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +3 मार्क्स लेकर आए हैं। यहीं पर हमें पहुंचना है, हर चैप्टर को अच्छे से सीखना है, उस कॉन्सेप्ट को सीखे। मैं बता दूं आपको, जिन कॉम्बिनेशन से सवाल बनाया है ये सब आसान है, अलग अलग। चाहे इसके बारे में पूछें, ये भी बहुत कॉमनली यूज है, चाहे आपने दुनिया में पूरे इंडिया में कोई सा भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व किया हो, ये जरूर उसके अंदर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को सीखना, NCR NOR आगे लेकर आना, एक एक रिड्यूस करना, कॉमनली यूज्ड है। बस इस बात का फर्क पड़ता है कि एग्जाम वाले ड्यूरेशन में आपने इस चैप्टर को ढंग से उसी फ्लो में आए या नहीं आए जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया था। ठीक है, तो उस फ्लो में आना जरूरी है, उसका रिवीजन करना जरूरी है, देन क्वेश्चन डूएबल है। देश भर में सिर्फ लेस देन 6000 बच्चे थे जो इसको बना पाए थे। मेहनत करेंगे और हम भी इस लेवल तक पहुंचेंगे और मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है। Five person A, B, C, D, and E are seated in a circular arrangement. If each of them is given a hat of the 3 colors red, blue, and green, the number of ways of distributing hats such that the person seated in adjacent seats gets different colored hats. JEE Advanced 2019 पेपर 2 का एक क्वेश्चन PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से पूछा गया। ये जो सवाल है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, आप देखिए कितने स्टूडेंट से सही हुआ था। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आप देखेंगे सिर्फ 3% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको सही किया था। पूरे देश में सिर्फ 3%, जो कि 4882 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया। रॉन्ग आंसर्स आप देखिए, 1,30,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर 0 मार्क लेके आए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। वहीं पर नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी एक अच्छा खासा नंबर है, 26,000। लेकिन फिर भी सोचिए, 1,30,000 स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया, अटेम्प्ट किया, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो थोड़े बहुत तुक्केबाज इसके अंदर जरूर रहे होंगे। बस सही करने वाले स्टूडेंट है 4882। ये वही नंबर है जिसके आसपास बच्चे जेई में सेलेक्ट हो जाते हैं, 5000 के अंदर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं क्या ऐसा कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूछा गया है। 5 पर्सन है, ABCDE, सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। ईच वन ऑफ देम गिवन अ हैट ऑफ वन ऑफ द 3 कलर रेड, ब्लू और ग्रीन। 3 कलर की हैट्स हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। द पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट्स गेट्स डिफरेंट कलर्ड हैट्स। सर्कुलर अरेंजमेंट हम बनाने शुरू किए। जरूरी नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही रहे, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं कि या A हो या आपके पास C आ जाए। ऐसा तो नहीं है कि आर टू बी सीटेड। अच्छा ठीक है, ये इसी ऑर्डर में रहेंगे, ABCD। हेड्स के साथ हमें इसको अरेंज करना। जो कलर्स हैं अपने पास, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। अब सुनिएगा, अगर ये इनका सर्कुलर अरेंजमेंट है तो हमें ये सोचना है कितने किसकी क्वांटिटी हेड्स की वो नहीं बताई गई है, नहीं बताई गई। तो हम ये सोचते हैं क्या हमारे पास किसी भी एक कलर की 3 क्वांटिटी हो सकती है, कि जैसे मैंने इसको रेड बना दिया, अब इसको नहीं पहचान सकते, ये एडजेसेंट है, इस वाले को रेड बनाया, ये इसके पास वाला, ये दोनों नहीं हो सकते, यहाँ रेड चले गए। तो देखिए रेड बनाने से ये दोनों पास पास हो जाएंगे। जब ये दोनों पास पास हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या पता चला, 5 लोगों में किसी भी एक कलर की हैट 3 नहीं हो सकती है। जैसे मैंने इसको रेड लिया तो ये दोनों रेड नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक रेड आप ले सकते हैं।
यहाँ रेड ले लेंगे तो ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो किसी भी एक कलर की मैक्सिमम क्वांटिटी 2 हो सकती है। ईच कलर हैड्स लेस देन और इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ, किसी भी कलर का हैट निकालेंगे उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी 2 है, 3 नहीं हो सकती है। अब क्या हम ये बात बना सकते हैं कि ईच वन ऑफ देम गिवन द हैट ऑफ वन ऑफ द 3, क्या ऐसा हम बना सकते हैं कि 2 ही कलर से सारे कॉम्बिनेशन बना दें? जैसे रेड और ब्लू अगर हमने ले लिया, जैसे रेड इसको ले लिया तो यहाँ रेड ले लिया, इन दोनों को रेड नहीं देंगे, यहाँ रेड ले लिया, ठीक है। फिर बचता है अपने पास से ब्लू कलर, यहाँ ब्लू ले लेंगे, यहाँ ब्लू ले लेंगे, यहाँ रेड ले रखा, तो ये दोनों ब्लू नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि तीनों कलर्स रिक्वायर्ड होंगे, तीनों कलर्स रिक्वायर्ड होंगे। रेड भी चाहिए, ब्लू भी चाहिए, ग्रीन भी चाहिए। सिर्फ 2 कलर से हम 5 के ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते जिससे कि दोनों के एडजेसेंट वालों के कलर्स डिस्टिंक्ट आए। तो तीनों कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये मैंने आपको भी समझाया, ठीक है। अब मतलब तीनों की रिक्वायरमेंट होगी। अब सोचिए, तीनों की मैक्सिमम वैल्यू किसी एक कलर की मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेकिन लोग 5 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, 2 कलर की 2 क्वांटिटी यूटिलाइज होंगी और एक कलर एक क्वांटिटी का होगा। अब इसमें से हमारे पास जो रेड है, जो ब्लू है और ग्रीन है, रिक्वायरमेंट ऐसी है, एनी 2 कलर्स ऑफ क्वांटिटी 2, 2 क्वांटिटी के होंगे ईच, और जो थर्ड कलर का एक चाहिए हमें, थर्ड कलर 1 क्वांटिटी, तब हमारे पास से 5 चल जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर चालू होगा डिस्कशन इस बात का कि 2 इनमें से 2 कलर लेंगे जो इसकी क्वांटिटी 2-2 चाहिए, लेकिन एक कलर ऐसा होगा जिसका सिंगल पीस रहेगा, ठीक है, सिंगल कलर की हैट रहेगी। यानी आप इसमें कई सारे केसेस बना सकते हैं कि 2 रेड हो जाए, 2 ब्लू हो जाए, 1 ग्रीन हो जाए, 2 ब्लू हो जाए, 2 ग्रीन हो जाए, 1 रेड हो जाए। तो मतलब मैं ये कॉम्बिनेशंस इनका बनाकर आपको समझाता हूं कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। ये तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। हमारे पास कितनी हैट्स होंगे, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है कि ग्रीन एक लिया जाए, हो सकता है ब्लू एक लिया जाए, हो सकता है कि रेड एक लिया जाए। तो पहले तो ये बात बनी। अब इनमें से कोई एक सिचुएशन होगी, इनमें से कोई एक सिचुएशन होगी कि कौन सा ऐसा कलर है जिसकी एक क्वांटिटी ले। आप इसको 3C1 से भी समझ सकते हैं, या तीनों अलग अलग केस बना दिए, ठीक है, सिचुएशन बनती। तो मैं यहां पर वो नंबर लिखना भी शुरू कर देता हूं कि रिक्वायर्ड वेज क्या बनेंगे। आप इसको 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आपने लिख लिया 3 पॉसिबिलिटीज है। हम किसी एक के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिसके भी अकॉर्डिंग आपको ठीक लगता है। आप बताइए कौन सा वाला केस ले ले। ये वाला केस ले लेते हैं, या फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं, ये वाला भी ले सकते हो, एक ही बात, कोई खास बात नहीं है ना। इसमें बोला गया है कि ग्रीन 1 है और 2 रेड है और 2 ब्लू है आपके पास से। सो रेड कलर के हमारे पास से 2 हैट्स हैं और ब्लू कलर के भी हमारे पास से 2 हैट्स हैं और ग्रीन कलर का हमारे पास से 1 हैट है। 3 पॉसिबिलिटीज है, वो 3 में लिख चुका हूं। अब इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सुनिए, इन 5 लोगों में से किसी एक को सबसे पहले ग्रीन पहना दो, क्योंकि जिसकी एक क्वांटिटी है वो इन 5 में से किसी को भी पहनाया जा सकता है। सो आई एम सेलेक्टिंग बाय दिस एज 5C1। किसी भी एक को आप वो कलर पहना दीजिए, किसी एक को ग्रीन पहना दीजिए। लेट्स से हम यहाँ पहुंचे और हमने इसको ग्रीन पहना दिया, अंडरस्टूड। 5 में से किसी एक को पहना दिया, एक ही क्वांटिटी थी। अब सोचिएगा ACDE आपके पास से बचे, रेड के 2 हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज आप देखिएगा, या तो इसको रेड पहनाएंगे या इसको रेड पहनाएंगे। ये दोनों तो रेड रेड पहनेंगे नहीं, और इन दोनों में से भी कोई एक होगा। यहाँ ग्रीन है, तो यहाँ हमें डिसाइड करना होगा कि रेड कौन पहनेगा। तो देखिए कॉम्बिनेशन ACD और C आपके पास लिखा है ना। तो लेट्स से पहली सिचुएशन ये है कि मैं रेड कलर से लिख देता हूँ कि इसने रेड पहना है। अब ऑल्टरनेट के हिसाब से इसके पास ब्लू जाएगा, और ये ब्लू है तो ये वाला बना रेड, और ये रेड है तो फिर ये वाला बन गया है ब्लू। एक कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से दिख गया, क्लियर। अब आप दूसरा कॉम्बिनेशन सोच सकते हैं कि दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं।
उसको मैं लिख लेता हूँ व्हाइट कलर से। तो एक कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा ये है कि हम इसकी रेड की जगह ब्लू रखें। ये जब ब्लू होगा तो यहां पर अब हमारे पास ग्रीन तो यूटिलाइज हो चुका है, वापस से ब्लू रख नहीं सकते, तो आपके पास फिर रेड बचेगा। जब ये रेड आ गया है तो दूसरा रेड यहां रख नहीं सकते, यानी यहां चाहिए ब्लू, और यहां ब्लू है तो फिर आपके पास यहां बनेगा रेड। तो हमारे पास सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन है, एक तो जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा है वो, और एक जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है वो। तो हमारे पास वी आर हैविंग जस्ट ओनली टू कॉम्बिनेशंस, कि हम इसके हिसाब से किसी भी एक जगह पर ग्रीन पहनाने के बाद 5C1 से सेलेक्ट कर लिया। तो रेड ब्लू बना सकते हैं, या फिर ब्लू रेड बना सकते हैं। बस दे आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए। सो वी आर हैविंग 3 into 5 into 2, so the number is coming as 30. 30 is the correct number. 30 हमारा इसका आंसर बन के आ जाएगा। जो क्वेश्चन जो लेस देन 3% के आसपास स्टूडेंट्स ने सही किया है, 4882। जितना अच्छे से हमें सवाल समझ में आएगा उतना ही अच्छे से हमें सॉल्यूशन आता है। कई बार हम सवाल को समझ ही नहीं पाते क्या पूछा है, और डायरेक्टली सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये दिया गया है, हमें क्वांटिटी नहीं बताई गई थी कि रेड कलर की हेड्स कितनी हैं, ब्लू कलर की कितनी हैं, और ग्रीन कलर कितनी हेड्स है। तो पहले हमने यही सोचा क्या एक ही कलर की 3 हेड्स हो सकती हैं क्या, वो फिजिबल नहीं था। जैसे इसको रेड ले लेते, अगर हम देखें जिस कॉम्बिनेशन के पास पास वाले नहीं हो सकते, उस हिसाब से हमने शुरुआत में ही देखा कि मैक्सिमम जिस कलर की हेड्स हो सकती हैं वो 2 हो सकती हैं। मैं समझा रहा था कि ये रेड ले लेते तो ये दोनों रेड नहीं होते, तो फिर इन दोनों को रेड में ले नहीं सकता था, पास पास आ जाते। तो एक ही कलर की 3 हेड्स नहीं हो सकती। तो मैं लिखा कि मैक्सिमम हेड ईच कलर की 2 हो सकती हैं, क्योंकि 5 लोग हैं। तो अगर किसी को 2 हेड दे दी गया तो तीसरे वाली क्वांटिटी फिर 1 रहेगी। तो किसकी 1 रखें, तो इसके 3 केसेस हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई किया गया 3 से। अब जिसकी क्वांटिटी 1 है, चाहे हम फर्स्ट वाले केस के हिसाब से बात करें तो ग्रीन 1 है, सेकंड में बात करते तो ब्लू 1 होता, फर्स्ट की थर्ड की बात करते तो रेड 1 होता। तो तीनों पॉसिबिलिटी से किसी एक को अगर हमने 1 रखा तो 5 ऑप्शन है, ABCD में से कौन सा एक बंदा होगा जिसके पास सिर्फ एक कलर, जो यूनिक कलर है, जिसका कोई डबल कॉपी नहीं है, वो वाली हेड कौन पहनेगा। 5C1 से हमने यहाँ पर डिसाइड किया। जिसकी क्वांटिटी 1 है वो जिसने पहना, और उसको पहनाने के बाद जो 4 लोग बचते हैं, हमारे पास 2 क्वांटिटी की 2 कलर की हेड बची हैं, उसके सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक मैंने ग्रीन कलर से शो कर दिया है कि रेड ब्लू, और दूसरा व्हाइट से बना दिया ब्लू रेड, ताकि कोई भी एडजस्टेंट 2 वाले पर्सन के पास सेम कलर की हेड नहीं हो। एक बार फिर से जो मैंने बोला उसको आराम से सोचिएगा, अगर बात समझ में नहीं आई है देन थिंग्स विल क्लिक। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ इस चैप्टर को, कोई बड़ा काम नहीं है, बस रियल टाइम में थोड़ा सोचना होता है। दैट इज़ द गेम ऑफ प्रैक्टिस। इसमें एक और चीज़ रहती है, कई बार ये चैप्टर हमने एग्ज़ाम के 6 महीने पहले पढ़ा है, 1 साल पहले पढ़ा है, और अगर ढंग से रिवाइज नहीं किया तो फिर हम एग्ज़ाम में उस फ्लुएंसी के साथ सोच नहीं पाते हैं। तो रिवीजन इसका प्रॉपर कीजिएगा, डुएबल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन या अजीब से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप बना पाओगे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिसका आइडिया आपको एडवांस के अंदर भी PYQ से लग जाएगा। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर MCQ सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा से, ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी।
बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज का सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। So let's discuss that particular question जो probability में पूछा गया। क्यों मैंने इसको सबसे difficult बोला है वो आप देखिए। सिर्फ 0.05% स्टूडेंट ऐसे जिनका ये सही हुआ था, 0.05, जो कि लेस देन 100 स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो अंडर 100 वाले स्टूडेंट्स रहे होंगे उनमें भी सबका ये सही नहीं हुआ होगा। जो टॉप AIR वाले स्टूडेंट है उसमें भी सबका ये सही नहीं हुआ है। जो पूछा जा रहा है आपसे इंडिपेंडेंट एसोसिएटेड है, सेट्स के बाद बात कर रहे हैं, इक्वली लाइकली है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 78 स्टूडेंट। एक और मेरा सवाल आपसे, जो 78 स्टूडेंट्स ये हैं, क्या ये टॉप AIR 78 है? जी नहीं। किसी स्टूडेंट की अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो जरूरी नहीं है उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अच्छी हो। बिल्कुल सही बात, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है इन 78 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट वैसा भी हो जिसकी टॉप 1000 जो रैंक आई हो 2000 के आसपास हो, कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसकी रैंक बिल्कुल 500 के आसपास हो, ठीक है। तो ओनली 78 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को सही किया था। जेईई एडवांस 2019 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं, क्या इसके अंदर ऐसी बात पूछी गई है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इतना फेमस हो गया। जहां पर डेटा, अगर ये डेटा रिलीज नहीं किया जाता ना तो फिर हम तो इसको पहचान ही नहीं पाते कि ये स्टूडेंट्स पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट्स का इतना लो रेस्पॉन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रहा था। देखो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी, कौन सी मार्किंग स्कीम के साथ वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के ऊपर पूछा गया है जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अप टू 2 डेसिमल तक उसके आंसर पूछे गए थे डेसिमल के बाद, ठीक है। तो ऐसी केस में यहाँ पर तुक्का लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर पूछा गया है। अगर ये SCQ में होता सेम क्वेश्चन तो डेफिनेटली ये जो नंबर है ना काफ़ी बढ़ गया होता। 78 की जगह हो सकता है कि हमें 7000 स्टूडेंट्स मिल जाते। हम किसी छोटी क्लास की बात नहीं कर रहे, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, इंडिया जहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट ये एडवांस का पेपर देते हैं उन सब की बात कर रहे हैं। 0.05 78 स्टूडेंट्स। वहीं पर गलत करने वाले कितने हैं? 1,29,800 इनको मिला है 0 मार्क, और यहाँ नॉन अटेम्प्ट वालों के भी 0 ही मार्क है। दे आर गेटिंग +3 मार्क्स। सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि क्या यहाँ पर पूछा गया है। ये जो साइन है ऑपरेटर बनाया गया है, x denotes a number of element in set x and S is 1 2 3 4 5 6 be the sample space where each element is equally likely to occur. If A and B are independent events associated with S, then number of ordered pair A comma B such that 1 is less than or equal to this operator times B and lesser than the operator times A. मॉड बोल लो, कैसे भी आप बोल लो, पर ये सिग्निफाई करता है कि उस पर्टिकुलर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। देखो, जब सैंपल स्पेस S की बात हो रही है तो यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6, और ये एक ऐसा सैंपल स्पेस है जहाँ पर ईच एलिमेंट इज इक्वल लाइकली टू अकर। बिल्कुल जैसे डाई होता है, डाई को हमने फेंका तो 1 से 6 तक एलिमेंट वहाँ पर लिखे रहते हैं। ये इस लाइन का मतलब क्या हो गया? इक्वल लाइकली का मतलब ये है कि सबके इक्वल चांसेस हैं। जैसे फेयर डाई होता है, उसको अगर हम रोल करेंगे तो 1 से 6 में किसी के भी इक्वल आने के चांसेस, किसी के भी अपीयर होने के चांसेस इक्वल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट एसोसिएटेड विद S, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A B के बारे में पूछा जा रहा है। एक तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कहीं से ये फील नहीं आता कि क्वेश्चन PNC का है या प्रोबेबिलिटी का है। कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी वर्ड यूटिलाइज नहीं हुआ है।
लेकिन जो प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाली टर्म्स है वो यहां पर लिखी जा रही है। ईच एलिमेंट इज इक्वल लाइकली, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये बात हमसे पूछी जा रही है। तो देखिएगा, लेट मान लेते हैं जो सेट ए है उसके अंदर x एलिमेंट आते हैं, जो बी सेट है उसके अंदर y एलिमेंट है, और जो दोनों का कॉमन बन रहा है उस सेट के अंदर अपने पास z एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो ये हमने अज्यूम किया कि सेट ए के अंदर x एलिमेंट है, सेट बी के अंदर y एलिमेंट है, और जब दोनों का कॉमन लेंगे उसके अंदर z एलिमेंट है। बोला गया है a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी में इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ए कॉमन बी जो होता है, दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आती है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशन होती है। अब आप देखिए, दोनों के कॉमन एलिमेंट है z, ठीक है, z एलिमेंट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, और टोटल एलिमेंट 6 है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी आई z/6। आगे हम पहुंचे, ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ए के फेवर में x एलिमेंट है, ऑल आर इक्वी प्रोबेबल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी x/6 बनेगी। बी के फेवर में y है तो यहां से y/6 आपके पास है, एक कंडीशन ये बन जाएगी। यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास रिजल्ट आता है xy की वैल्यू है 6 टाइम्स z। अब हम चाहते क्या है, उस बारे में हमें बात करना है। हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताने a, b सच दैट ये सिचुएशन हो रही हो। इसको आप समझिए, ये क्या डेटा हमें दे दिया है। इसका मीनिंग ये निकल के आया कि यहां पर y रहेगा, यहां पर ये x रहेगा। इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें ऑर्डर्ड पेयर a, b निकालना। सेट a और सेट b के कितने कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, उनकी काउंटिंग हमें करके इसके अंदर बताना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ये 1 से सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पर ये डेटा देखिए। अब आप बताइए, एक पूरे सेट के अंदर ही 6 एलिमेंट हैं, ए के अंदर उसी से बनाने वाले हैं, तो ये जो x और y है अपने पास, दोनों डेटा के मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये काउंटिंग की बात करता है। मैक्सिमम 6 हो सकता है, उसके बाहर तो जा नहीं सकते। ये जो z लिखा गया है, इस कंडीशन को भी अगर हम सेटिस्फाई करते हुए चलें, पहली बात तो कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। तो z की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं बनेगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन जाएंगी। जब दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते हैं, अगर 0 एलिमेंट कॉमन आएंगे, उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी 0 बन जाएगी, तो वो वाला केस तो नहीं बनेगा। तो काउंटिंग के लिए, इसके केसेस बनाने के लिए सबसे पहले z को हमें देखना होगा। तो मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ कि लेट z इज 1। अब आप देखिए, z की वैल्यू 1 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास xy के प्रोडक्ट की वैल्यू बनती है 6। xy का प्रोडक्ट बना 6। अब आप पॉसिबिलिटी ऐसे बताइएगा कि x ज़्यादा रहे, y कम रहे। कोई फैक्टर्स करके देखिए। फैक्टर्स करके देखेंगे तो पहला फैक्टर क्या बन सकता है कि प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो x की वैल्यू 6 हो जाए और y की वैल्यू 1 हो जाए। क्या ये बात सही है? क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आराम से आप देख लीजिए। यस, दिस इज बीन क्लियर। इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6 आता है। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखता है कि z अगर हम 1 लेते हैं, xy की वैल्यू 6 अपने पास है, तब आप देखिए और भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि x 3 हो जाए, y 2 बन जाए। इज दिस पॉसिबल? यस, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि x को ज़्यादा ही रखना है तो हम शफल नहीं कर सकते कि इसको 2 रख दें, इसको 3 रख दें, तो फिर प्रोडक्ट तो 6 आ जाएगा, पर इस कंडीशन का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, और बताइए, z की जगह अगर हम 1 की जगह यहाँ पर 2 रखते हैं तो xy का जो प्रोडक्ट है आप यहाँ से देखेंगे तो ये 12 बनेगा। और अगर ये 12 है तो अब आप मुझे बताइए x को कैसे रखें हम? इसको हम 6 ले सकते हैं, इसको हम y को 2 ले सकते हैं। इज दिस फिजिबल? 6 and 2 is 12, x is greater than y। ये वाला केस भी अपने पास पॉसिबल है, बिल्कुल सही। और क्या पॉसिबिलिटी ली जा सकती है कि अगर z 2 है तो अपने पास से xy की वैल्यू 12 है, x को 4 लिया जा सकता है। मैं तो बस 12 के फैक्टर कर रहा हूँ। 12 के फैक्टर हमने 6 और 2 किए हैं, तो एक 4 और 3 भी बनाया जा सकता है, 4 and 3 भी बनाया जा सकता है, इससे भी 12 ही डेटा बनता है। और कोई फैक्टर 12 के आप सोचें, नेगेटिव में जाने का मतलब नहीं, क्योंकि x और y क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर है, सेट्स में कितने एलिमेंट है उसकी बात होती है। तो एक 6 and 2 बन गया, एक 4 and 3 बन गया, क्योंकि x ग्रेटर देन होना चाहिए और कोई पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है।
वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं, z की वैल्यू 3 लेते हैं, हमारे पास xy का वैल्यू 18 आता है। अब बताइए 18 के फैक्टराइज कीजिए। याद रखिएगा x और y दोनों टोटल नंबर 6 हो सकते हैं, तो 6 से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी मत बनाइएगा। तो यहाँ पर आप सोचेंगे 9 और 2 ले लें, नॉट फिजिबल, 9 हो ही नहीं सकते, एलिमेंट 6 ही एलिमेंट है, बस 6 हो सकता है और y 3 हो सकता है। दिस इज कमिंग एज 18। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखता है इसके अंदर कि सर यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, तो सोच के देखिए, बनाइए। 18 के फैक्टराइज कर रहे हैं, 9 और 2 हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। 6 and 3 इज फिजिबल। और कोई केस नहीं है जब x ग्रेटर हो। हाउ अबाउट z को अगर हम 4 ले लें, तो 6 से मल्टीप्लाई होकर 24 बन जाएगा। 24 के फैक्टराइज कीजिए, एक 12 and 2 बनेगा जो पॉसिबल नहीं है, एक 6 and 4 बन सकता है, ये आपके पास से 24 बन जाएगा। आगे हम पहुंचते हैं, z अगर हमने 5 ले लिया तो मेरे पास xy की वैल्यू 30 आती है, ठीक है, 30। और 30 के फैक्टराइजेशन कीजिए, 15 and 2 है, 30 and 1 है, नॉट एक्सेप्टेबल, 10 and 3 है, नॉट पॉसिबल, 6 and 5 पॉसिबल। x का वैल्यू हमने 6 ले लिया और y का वैल्यू हमने 5 ले लिया। यस, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग काउंटिंग शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है पढ़िएगा, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी। अभी हमने सिर्फ काउंटिंग की बात की है कि इसमें 6 एलिमेंट हो, इसमें 1 एलिमेंट हो, इसमें 3 एलिमेंट हो, इसमें 2 एलिमेंट हो, लेकिन कौन से एलिमेंट हो। वी आर हैविंग द सेट ऑफ 6 एलिमेंट्स, तो वी नीड टू मेक ऑल पॉसिबल केसेस फ्रॉम नाउ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस वाले केस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है वो हम बात करेंगे, फिर इस वाले के लिए, फिर इस वाले के लिए। हमारे पास 6 एलिमेंट है, मैं चाहता हूं x के अंदर 6 एलिमेंट रहें, तो 6 के 6 मुझे सेलेक्ट करने होंगे। बोले यस और नो, 6 से 6। और देखिए फिर उसके बाद z1 का मतलब क्या है, z क्या है, z दोनों का कॉमन है, z दोनों का कॉमन है। तो देखो अगर हमने सेट A के अंदर ऑल 6 एलिमेंट रख दिए, अब उन 6 में से ही किसी को लेकर मैं y में रखूंगा। आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लीजिए तो वो कॉमन ही रहेगा, क्योंकि सेट A के अंदर सारे एलिमेंट आ चुके हैं। 6C1 आप जैसे लिखेंगे एक एलिमेंट कॉमन आ चुका होगा, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं। इस वाले में आपको और बेटर समझ में आएगा। अब मुझे x3 चाहिए, यानी सेट A के अंदर 3 एलिमेंट चाहिए, 6 एलिमेंट है, 6C3 सेलेक्ट हो गए। अब 3 एलिमेंट आ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, z इक्वल टू 1 है। ये जो 3 एलिमेंट हमने सेट A के अंदर रखे हैं, इसमें एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, यानी वो किस में जाएगा, y में। तो इन 3 में से एक एलिमेंट जो A के अंदर आ चुका है, उन 3 में से किसी एक को कॉमन लेने के लिए पिक करेंगे और y में रख देंगे। y की रिक्वायरमेंट 2 की थी, एक कॉमन वाला रख दिया। जो A के अंदर 3 एलिमेंट थे उसमें से एक कॉमन चूज करके उसमें रख दिया, ताकि एक कॉमन हो गया दोनों में। y का टोटल काउंटिंग 2 है, अब मुझे अब एक और चाहिए। तो ये जो एक है ना, ये इन 3 में से नहीं आएगा, ये उस बचे हुए 3 में से आएगा। टोटल 6 है, 3 एलिमेंट A के अंदर आए, उन 3 कॉमन में से एक सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे Z1 चाहिए। Z रिप्रेजेंट्स के कितना कॉमन है। और आगे जब हम जाएंगे तो हमारे पास बचते हैं 3 आउटसाइड जो चूज नहीं किए गए हैं। उन 3 में से अगर हमने एक ले लिया तो बात बन जाएगी। आपको ये बात नहीं समझ में आई, वापस से बोलता हूँ, सुनिएगा। Z रिप्रेजेंट करता है A और B में कॉमन कितने एलिमेंट हैं। x इक्वल टू 3 का मतलब A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और y इक्वल टू 2 का मतलब है कि B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इस तरीके से केस बनाना है A और B को कि इनके अंदर एक एलिमेंट कॉमन रहे, ठीक है। चलिए, सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो क्या हुआ, 6C3 से 3 एलिमेंट चूज कर लिए। अब मुझे एक कॉमन चाहिए, तो वो A के अंदर जो 3 है उसी में से कॉमन आएगा एक, दैट इज 3C1। ये कॉमन ले लिया, और ये कॉमन वाला उठा के A में तो था ही से किस में रख दिया, B के अंदर, ताकि कॉमन एक एलिमेंट आ जाए। अब B के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। हमने 3 चूज किए थे, जो दूसरा एलिमेंट हो बचे हुए 3 में से होना चाहिए, दैट इज फॉर 3C1। अंडरस्टूड। ये वाला अब आप और बेटर समझोगे। ये देखिए, 6 एलिमेंट हमें चाहिए, तो मैं लिखूंगा 6C6। 6 के 6 एलिमेंट हमने चूज कर लिए। जब हम सारे ही सेलेक्ट कर चुके हैं तो होगा क्या, अब मुझे y के अंदर 2 एलिमेंट चाहिए। तो जब हमने सारे चूज कर लिए हैं और मुझे यहाँ कॉमन भी 2 एलिमेंट चाहिए, ये पूरा सैंपल स्पेस यहाँ आ चुका है 6C6 से,
तो उन 6 में से कोई से भी 2 एलिमेंट हम चूज करेंगे तो वो पहले वाले के साथ कॉमन रहेंगे, तो यहाँ अलग से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन नंबर्स को बना लेते हैं। ये 6 बनता है, ये आपके पास से बनेगा 20 एंड इट इज़ 9, इट इज़ 180। ये आपके पास से बनेगा 6 एंड 5 15। चलिए यहाँ बनते हैं। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, सबके बारे में आराम से सोचते हैं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसको देश भर में लेस देन 100 स्टूडेंट्स, मतलब जिनकी टॉप AIR 10 आई थी ना, उनसे भी ये सवाल नहीं हुआ था। आ जाइए, z = 2 है और ये है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। बनाते हैं, बनाइए बात। 4 चाहिए मुझे, तो आई विल राइट 6c4। 4 एलिमेंट चूज कर लिए, लेकिन मुझे कॉमन 2 एलिमेंट चाहिए इसमें से, क्योंकि सारा सैंपल स्पेस नहीं लिया है। इन 4 में से मैं 2 एलिमेंट चूज करूंगा, ठीक है। अब 2 के बाद सामने कितने बचे? 4 ले चुके हैं, यहाँ 2 बचेंगे और मुझे यहाँ पर कितना काउंटिंग चाहिए? 3। उसमें से 2 कॉमन है, 1 बचा है, 2c1। फिर से समझिए, दिमाग में सोच सोच के लिखना पड़ेगा, तब बात बनेगी। मुझे 4 एलिमेंट चाहिए 6c4, आया समझ में? A के अंदर 4 एलिमेंट रख दिए, 1 2 3 4 5 6 के अंदर से। Z की वैल्यू 2 है, यानी इसमें से 2 एलिमेंट कॉमन है। तो ये जो 4 सेलेक्ट किए हैं, इसमें से 2 एलिमेंट Y में रख दो, ताकि 2 एलिमेंट कॉमन आ जाए, 4c2, ठीक है। तो Y के अंदर अब 2 एलिमेंट आ चुके हैं। Y के अंदर टोटल एलिमेंट कितने चाहिए? 3। 2 तो कॉमन आ चुका है, अब रिक्वायरमेंट 1 की है, तो वो 1 जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, 4 के अलावा 2 एलिमेंट बचेंगे, उसमें से 1 सेलेक्ट होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अगला वाला केस बनाते हैं। ये देखिए, x को 6 चाहिए, तो 6c6 हमने सारा ही कॉमन ले लिया है। अब जब सेट B बनाएंगे तो कोई से भी 3 इसमें से सेलेक्ट कर लो, आपके पास से 6c3 बन जाएगा नंबर। और सारे एलिमेंट ले लिए हैं, तो जो भी 3 एलिमेंट बनाओगे कॉमन भी उसके अंदर 3 आ चुके होंगे। नेक्स्ट नंबर इज 6c6, फिर से लिया, 4 एलिमेंट हमें चाहिए, 6c4 बन जाएगा। जब सारे एलिमेंट ले लेते हैं तो टेंशन की बात ही खत्म हो जाती है फिर तो, ठीक है। चलिए इस नंबर की हम बात करते हैं, कितना बनेगा। 6c4 आपके पास से नंबर आपके पास बनता है, ये कितना? 15। एंड दिस इज 6, दिस इज 2, तो ये नंबर आपके पास से 180 आता है। आगे नंबर बनाए, 6c3 आपके पास है, दिस इज 20, और ये आपके पास है 15, दिस इज 6। तो आप सबको ऐड कर दीजिए। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसका कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं। सो वी आर हैविंग 6 और यहाँ से 21 है, 21 आप यहाँ ऐड करेंगे तो आपके पास से 201 बन जाएगा। यहाँ 180 है, ये 200 है, 200 आपके पास है, और ये 215 226 आपके पास से बनेगा, 221, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो जी हाँ, ये है बच्चों, 422 इज द करेक्ट आंसर। जब न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में आंसर क्वेश्चन होता है ना, तो उसका आंसर गैस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर ABCD होता तो फिर भी गैस वर्क काम करता है ना, नहीं, और कोई कॉन्फिडेंस भी आता है सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया। और एक भी केस में अगर हमने मिस्टेक कर दिया, आप सोचिए इस एग्जाम को रियल पेपर में हो रहा है, जब पेरेंट्स आपके सेंटर के बाहर बैठे हुए हैं, जिस दिन आपको सारी बातें याद आ रही हैं कि हाँ 2 साल से 3 साल से मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अब मुझे सामने सवाल आया है, सवाल नहीं बने, कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे चल रहा होता है, एक साथ तीनों सब्जेक्ट्स आप हैंडल कर रहे होते हैं, उस टाइम पर इन केसेस को बनाना, आपने देखा रियलिटी में, मैं बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 78 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया था। तो बने रहिए, सीखते रहिए मैथमेटिक्स, और सिखाते रहेंगे आपको ऐसे ही। सवाल आपको और करने हो तो मेरी जो अलजेब्रा वाली बुक है उससे आप इसके और भी सवाल कर सकते हैं, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स वाले, कैलकुलस में कैलकुलस वाली बुक से कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब आपके लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन जे एडवांस 2019 पेपर 2 के अंदर पूछा गया, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर सवाल पूछा गया है। एक समेशन के साथ ट्रिग्नोमेट्री लिखी गई है, और लास्ट में आते आते ITF की वैल्यू इसकी पूछी है, सेकंड वर्स की वैल्यू, पर मैं इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि इस समेशन को हमें सॉल्व करना है मेजरली। देश भर में उस टाइम पे एक्चुअल एनालिसिस करें तो स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने इसको सही सॉल्व किया था? 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही कर दिया था, 25,000 स्टूडेंट।
इसमें मैं मान के चलूंगा, क्योंकि इसका आंसर कुछ ऐसा आता है। जनरली इसमें नेगेटिव मार्किंग जब नहीं थी तो लोग तुक्का भी उसी नंबर का लगाते हैं। देखेंगे क्या वो आंसर है, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। और गलत करने वाले स्टूडेंट 92,000 भी हैं जिनको 0 मार्क मिला है। और देखिए नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी कितने हैं, 44,000, जबकि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब भी स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। मैं तो हमेशा कहता हूँ कभी कोई आंसर ना आए तो कम से कम 0, 1 या 2 कोई इनमें से एक नंबर लिख कर आ जाया करो। क्या पता उस दिन आपकी किस्मत हो और थोड़ा बहुत मार्क्स आपके आ जाए, क्योंकि +3 की बात हम कर रहे हैं। और इसी पेपर में हमने देखा है कि MCQ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें पार्शियल मार्किंग होती है, -2 की पेनल्टी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है उन क्वेश्चंस पे कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आया करो, 0 से लेकर 5 के बीच में, शायद आपके चांस बन जाए। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, एड्रेस करते हैं कि यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। ये जो सेक और सेक यहाँ दोनों जगह लिखा गया है, यहाँ पर अगर हम इस डेटा को देखें तो इस समेशन की बात हम सबसे पहले करेंगे कि डेटा हमारे पास क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ लिखा गया है, ये है सेक इनवर्स, यहाँ से आपके पास है 1/4, ये है सिग्मा, के की वैल्यू है 0 से लेकर 10 तक। मैं चाहूँगा कि सेक को हम कॉस में चेंज कर लें, और ये 1/cos आपके पास से आता है 7π/12 प्लस k π/2। अगला वाला नंबर भी आपके पास है 7π/12 प्लस k π/2 एंड प्लस π/2 भी हमारे पास लिखा गया है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये डेटा यहाँ और यहाँ दिख रहा है, एक π/2 एक्स्ट्रा है। ये जो नंबर आपके पास लिखा गया है, यहाँ जो नंबर है इसमें π/2 और लिखा गया है। आप बताइए cos 90 प्लस थीटा कितना बनता है? ये जो डेटा हमारे पास यहाँ जनरेट हो रहा है, इट इज cos 90 प्लस थीटा, ये -sin थीटा आपके पास से बनेगा। तो अगर मैं इस डेटा को थीटा लेता हूं तो ये cos 90 प्लस थीटा है, ब्रैकेट हो गया क्लोज। तो आराम से अगर हम इसको बना के देखें, सेक इनवर्स एक माइनस साइन आया होगा, यहाँ से डेटा आपके पास से -1/4 बन जाता है। 0 से 10 आपके पास लिखा गया है, ये आपके पास से कॉस है, कॉस यहाँ पर 90 है तो यहाँ से आपके पास से साइन थीटा बनेगा। अब आप देखिए, ये दोनों एंगल सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 यहां से लिया जा सकता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू sin 2 थीटा से जनरेट हो जाएगी। यहां हम पहुंचे -1/2 है, k का वैल्यू है 0 से लेकर 10। ये डेटा हमने बनाया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये डेटा आप बनाएंगे, 7π/12 है तो आप इसको 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। sin 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, दोनों जगह सेम है, 2 यहां से ले लिया, sin 2 थीटा। सो लेट्स सी क्या डेटा हम यहां पर बनाने वाले हैं। k का वैल्यू है 0 से लेकर 10 तक, sin 2 थीटा 1/ आपके पास से डेटा है, ये आता है sin 7π/6 प्लस k आपके पास से नंबर बनता है k। अब k sin 7π/6 लिखा है, k इंटीजर्स हैं आपके पास से, होल नंबर्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप देखेंगे तो जब जब ये ऑड मल्टीपल होगा, पाई है, 3π है, 5π है, तब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और लेकिन जब ये 0 रहेगा, 2π रहेगा, 4π रहेगा, कुछ आप ऐड करोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और यहाँ रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस के साथ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस के साथ आएगा। तो जब जब ये k का वैल्यू ऑड होगा तो ये माइनस बनेगा, और जब इवन होगा तब ये प्लस बनेगा। तो हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स टेक इट एज सेक इनवर्स -1/2, सिग्मा मैंने लिखा, k का वैल्यू 0 से लेके 10 तक है। अब आप बताइएगा k प्लस समथिंग, तो देखिए साइन k प्लस थीटा अगर आपके पास लिखा है तो मैं लिख सकता हूं कि -1/k साइन थीटा होगा। k अगर ऑड है तो -1 की पावर ऑड करूंगा तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं। ऑड देखिए 135, और ऑड होगा तो नेगेटिव आएगा, और -1 की पावर ऑड करते हैं तो नेगेटिव आता है। वहीं अगर ये इवन हो गया, 2, 4, 6, 8 बनेगा, तो फिर ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां प्लस होना चाहिए। इवन नंबर रहेगा तो फिर ये आपके -1 पावर इवन इज प्लस। ठीक है, तो यहां से हम इस डेटा को क्या लिख सकते हैं, ये जो 7k वाला डेटा है ये बनेगा -1 पावर k
दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, -1 पावर k। थीटा हमारे पास है साइन 7 पाई बाय 6 लिखा है, ये डेटा बनता है मेरे पास है साइन 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 कितना बनता है? इट इज पाई प्लस पाई बाय 6। तो अगर हम इसका डेटा बनाएं कि साइन 7 पाई बाय 6 कितना है, इट इज साइन पाई प्लस पाई बाय 6। जो डेटा आपके पास बनेगा माइनस साइन पाई बाय 6, डेटा है -12। ये -12 है, यहां भी -12 लिखा हुआ है, दोनों कैंसिल। तो डेटा हमारे पास अगला बना सेक इनवर्स सिग्मा के की वैल्यू 0 से 10 है, 1/-1 की पावर k आपके पास से आता है। सो इट इज -12, दिस इज -12, कैंसिल हो गया है, ये डेटा आपके पास आया। और ये क्या बना हुआ है? ये 0 से लेके 10 तक आपको समेशन करेगा 1/-1 पावर k। जब जब इवन पावर होगा तब ये 1 बनेगा, जब जब ऑड पावर होगा तब ये -1 बनेगा। तो इसी को ओपन कर लेते हैं, आप देखिएगा पहला वाला तो 1 बन जाएगा, दूसरा वाला -1 है, 0 पर 1 बनेगा, फिर 1, फिर -1, ये डेटा आपके पास से बनता चलेगा। 9 आप करेंगे तो फिर से -1 है, 10 आप करेंगे तो डेटा 1 बनेगा। 0 से 10 में 11 टर्म्स आती हैं, एडजेसेंट टर्म्स सब कैंसिल होती हुई चलती हैं। लास्ट वाला टर्म हमारे पास बचेगा एंड दैट इज सेक इनवर्स 1। और कोई रोल नहीं है यहाँ पर ITF का, बस लास्ट में इतना बताना है कि सेक इनवर्स 1 क्या है। पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। सेक इनवर्स 1, इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? जब वो 0 होता है। सेक 0 की वैल्यू ही 1 आती है, तो सेक इनवर्स 1 इज 0। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसलिए भी सही हुआ, उन्होंने इसका आंसर तुक्का लगा दिया, 0 है, 0 ही हमारा इसका फाइनल आंसर निकल के आता है। तो 0 इज द फाइनल आंसर। इसलिए अगर आपको लगे कि भाई यहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वालों का, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 15% ही है, इसका आंसर 0 निकल के आया। तो कभी कुछ ना आए, कम से कम इनसे तो बेटर है 44,000 स्टूडेंट अटेम्प्ट ही करके नहीं आए। सो वी आर गेटिंग फाइनल आंसर एज 0। JEE एडवांस 2019 पेपर 2 के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा है और न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा है, जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही करने पर 3 मार्क्स हैं, गलत करने पर 0 हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और फिर भी इसके अंदर सही करने पर +3 है। लेकिन स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग नहीं, थोड़ा बहुत इसके अंदर रिस्क लेंगे, पर अप टू 2 डेसिमल तक इसका आंसर हमें मार्क करके बताना है, डेसिमल के बाद भी। स्टूडेंट्स का करेक्ट रेस्पॉन्स क्या रहा आप देख सकते हैं, 13,000 स्टूडेंट ही हैं बस पूरे देश में जिन्होंने इसको सही किया। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर जो वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं सवाल पूछे जाएंगे सर, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है। मैं ये बता दूँ, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं क्लास में हम करवाते हैं, थ्योरी लेक्चर में ही करते हैं। फिर भी 13,000 स्टूडेंट ही हैं इसको सही करने वाले। गलत करने वाले आपके पास से 1,16,000 है। 31,000 ने तो अटेम्प्ट ही इस क्वेश्चन को नहीं किया। सो लेट्स फिगर आउट करते हैं क्या इसके अंदर ऐसा पूछा गया है। सो वी आर टेकिंग दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। यहाँ पे आप जाएंगे तो 3 आपके पास है रूट कॉस थीटा है, यहाँ से आपके पास बनता है रूट कॉस थीटा, यहाँ आपके पास है रूट साइन थीटा, पावर है 5 d थीटा। लेट्स मार्क इट एज ए नंबर 1 कंडीशन। ठीक है, फिर यहाँ पर हम किंग रूल अप्लाई करते हैं कि लेट्स रिप्लेस थीटा एज a + b माइनस थीटा से, जो आपके पास से बनेगा π/2 माइनस थीटा। बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये। जब आप कॉस के साथ इसको रिप्लेस करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास से चेंज होकर बन जाएगा साइन थीटा, और वहीं पर जो साइन 90 माइनस थीटा वाला डेटा है वो बन जाएगा कॉस थीटा, पावर है 5, ये है डी थीटा। सिंप्लीफाई करना है इसको, आगे पहुंचते हैं 0 से π/2। यहाँ 3 है आपके पास से डेटा आया, जैसा मैंने बोला रूट साइन थीटा, रूट साइन थीटा, रूट कॉस थीटा, पावर 5 d थीटा। दिस इज कंडीशन नंबर 2 एंड वी आर एडिंग बोथ ऑफ देम 1 and 2। तो आपके पास डेटा बनता है 2i, 0 से π/2 है, रूट कॉस थीटा है, रूट साइन थीटा है,
रूट साइन थीटा है, रूट कॉस थीटा है, पावर है 5 एंड इट इज डी थीटा। ठीक, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड वी आर हैविंग दिस एज 1/2। कई बार ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि 2y के 2 फैक्टर को भूल जाते हैं, तो पहले लिख लेते हैं हाफ आएगा, और 3 भी आपके पास पहले से लिखा गया है, 0 से π/2 वी आर हैविंग 3, एक टर्म कैंसिल है, रूट साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा, पावर बचेगा 4d थीटा, दिस इज द टर्म। ठीक है, अब देखिए कॉस है, साइन है, यहां पर अगर हम कॉस रूट कॉस थीटा को कॉमन अगर लेने की सोचते हैं, जो 3/2 है, 0 से लेके π/2 अगर आपने बनाया, दिस इज डी थीटा, तो ये जो कॉमन आप लेंगे ना, तो रूट कॉस थीटा पर पावर रहेगा 4, और वहीं जब ये डिवाइड में जाएगा तो ये डेटा बनेगा आपके पास है रूट tan थीटा प्लस 1 पावर 4, जो हमारे पास से आकर बनने वाला है, बिकॉज ये कॉस थीटा है, हाफ पावर स्क्वायर बनेगा, यहां आके आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा, और ये डेटा हमारे पास है रूट tan थीटा प्लस 1 पावर 4। अब tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की कितनी अच्छी रिश्तेदारी ये सब बच्चे जानते हैं, इसको देखकर कई सारे स्टूडेंट्स अभी बनाने लग जाएंगे, सर रूट tan थीटा प्लस 1 को टी पुट कर देते हैं, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट रूट tan थीटा प्लस 1 एज टी। इस पूरे डेटा को रखा हमने, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास से आता है tan थीटा को हम लिख सकते हैं t-1, यहां से आप जाएंगे तो ये t-1 का है स्क्वायर, डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज 2 टाइम्स t-1 dt, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती है वहां पर। तो इफ थीटा इज 0 तो आपके पास से t का वैल्यू 0 + 1 यानी 1 बनेगा, और थीटा हम π/2 तो रख नहीं सकते, π/2 से थोड़ा कम रखेंगे, तो tan 90 माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज इन्फिनिटी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 2 टाइम्स t-1 dt, और ये डेटा आपके पास से t है, दिस इज कमिंग एज t पावर 4। 1 से इन्फिनिटी है, थोड़ा सा आप इसको देखिए क्या लिखेंगे, ये t-1 जो है ना, इट इज एक्चुअली t देन देयर इज अ माइनस साइन। अब ये डेटा आप बना दीजिए, यहां बनेगा t पावर -3, यहां बनेगा t पावर -4, क्योंकि हमें ये इंटीग्रेशन निकालना है, उस डेटा का जरूरत है, और अप टू 2 डेसिमल तक इसको निकालना होगा। सो t से एक बार बनेगा, क्यूब बनेगा, t पावर -4 है। सो लेट्स सी फर्दर क्या अपने पास बनता है, -2 अपॉन -2, -3 अपॉन -3, 1 to इन्फिनिटी इज द इंटीग्रेशन। ठीक है, आइए बनाते हैं इस डेटा को। इंटीग्रेशन हमारे पास है 3, सिंप्लीफाई करते, -1 अपॉन 2t स्क्वायर, माइनस पावर नीचे ले आएंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/3t क्यूब एंड इट इज 1 to इन्फिनिटी, डेटा रखेंगे 1 to इन्फिनिटी, यहाँ 3 है, आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये सब तो इन्फिनिटी में चला जाएगा, जो कि 0 बनेगा, इट इज 1/2 एंड इट इज 1/3, ये डेटा आपके पास है, दिस इज 0, वी आर हैविंग 6, यहां पर बन जाएगा आपके पास है -3 एंड +2, इट इज 1/6, जो आपके पास से आता है 1/2। फाइनल इंटीग्रेशन वी आर हैविंग एज 0.5, तो इसका आंसर हम मार्क करेंगे 0.5, दिस इज 0.5 इज द फाइनल आंसर। 13,000 स्टूडेंट ही ऐसे थे जिसको बना पाए थे। आई होप आप भी इस लेवल तक जरूर पहुंचेंगे। ढेर सारे सवाल कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में मेरे इसके ऊपर दिए हुए हैं, बुक के अंदर भी, लेक्चर्स में आपको दिख जाएंगे, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। देखो इंटीग्रेशन को महारत हासिल करने का एक तरीका है, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन कब क्या पुट कर देते हैं, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा भी है, तो इसको सीक्वेंशियली पढ़ोगे ना कि अच्छा ऐसा हो तो ये करते हैं, ऐसा हो तो ये करते हैं, तब सोच पाओगे। रैंडम तरीके से करोगे तो फिर एक अप्रोच नहीं बन पाएगी। तो अप्रोच बनाने के लिए आपके टीचर का योगदान बहुत बड़ा है कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाया है। ठीक है, सो कीप लर्निंग।
that A vector is equal to 2i cap plus j cap minus k cap, B vector is equal to I cap plus 2j cap plus k cap be two vectors. Consider a vector C, alpha A vector plus beta B vector, and alpha beta belongs to real number. If the projection of C vector on vector A plus B is 3 root 2, then find the minimum value of C minus A cross B dot C vector equals. ये पूछा गया JEE Advanced 2019 पेपर 2 न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया है. लेट्स सी उस टाइम के स्टूडेंट्स ने कैसे इस क्वेश्चन पर रिस्पॉन्ड किया था. एक्चुअल एनालिसिस उस टाइम पे जो भी स्टूडेंट्स रहे थे, नेगेटिव मार्किंग इस सेक्शन के अंदर नहीं थी, तो रॉन्ग करने वाले स्टूडेंट भी 1,10,000 है जिन्होंने 0 मार्क्स लिए. नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी 30,000 है, इन्होंने भी 0 मार्क्स लिए. +3 वाले स्टूडेंट हैं 20,000, अप्रोक्स 12.54. एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है. अप्रोच करते हैं कैसे इसको बनाया जाए. प्रोजेक्शन सी वेक्टर का a प्लस बी पर निकालना है हमें, और अल्फा बीटा भी इन्वॉल्व है यहाँ पर, a प्लस बी भी लिखा हुआ है. सो लेट्स फिगर आउट पहले a प्लस बी वेक्टर क्या बनता है. 2i यहाँ से आपके पास है 3i माइनस j आपके पास है, इट इज़ 3j कैप. के कैप कैंसिल है, तो एक तो इसका मॉडुलस का हमें रिक्वायरमेंट होगा जो आपके पास है 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 + 1, 3 रूट 2 बन जाएगा. ठीक है. और सी वेक्टर है अल्फा ए कैप प्लस बीटा बी कैप, बी वेक्टर. प्रोजेक्शन सी वेक्टर का इस वेक्टर पे निकालना है जो हमें 3 रूट 2 दिया है. सो जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन है जिसकी बात हो रही है वहाँ हम पहले बात कर लेते हैं. रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन क्या बनेगा. सी वेक्टर डॉट होगा इसका a प्लस बी के साथ, डिवाइडेड बाय जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालते हैं ना उसके मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड करते हैं. जैसे p वेक्टर का q वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ p वेक्टर ऑन q वेक्टर, इट इज p वेक्टर डॉट q वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ q वेक्टर. जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड. सो ऑन द वेक्टर दिस, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा. और ये हम निकाल भी चुके हैं, 3 रूट 2 है. सी वेक्टर हमें पता है कि इट इज अल्फा टाइम्स ए वेक्टर प्लस इट इज बीटा टाइम्स बी वेक्टर. इसका हमें डॉट करना है a प्लस बी के साथ, डिवाइडेड बाय आपके पास है इसका मॉडुलस है 3 रूट 2, और सामने भी आपके पास है 3 रूट 2 है. आप डॉट कीजिएगा अल्फा a डॉट a, तो मॉड a का स्क्वायर बन जाएगा, b टाइम्स b डॉट b यानी b के मॉड का स्क्वायर. अल्फा बीटा आप देखेंगे a डॉट b और b डॉट a आपके पास से बनेगा अल्फा प्लस बीटा, इट इज a डॉट b. सामने आपके पास से 3 रूट 2 का स्क्वायर है विच इज एन 18 वैल्यू. चलिए a का मॉडुलस बताइए. a का मॉड आपके पास से 4 + 1 + 1. बीटा b का मॉड बताइए 1 + 4 + 1. और अल्फा प्लस बीटा हमने लिखा. a और b का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं. a और b का डॉट निकाल दीजिए, इट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 18. ये नंबर आपके पास है. 4 + 1 is 6, ये भी 6 है, यहाँ से 3 आता है. सो द नंबर वी आर हैविंग इज 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और ये 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज 18. दोनों सेम ही है, 9 टाइम्स बन गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2 आती है. कंडीशन नंबर 1 ध्यान रखेंगे जी. आगे क्या जानना चाहते हैं, इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है. ओके, C माइनस A क्रॉस B डॉट C, ये हमें निकालना है. इसके बारे में हमें कंप्यूटेशन करनी है कि क्या ये डेटा बनेगा. तो देखो C आपके पास बनेगा, ये बन जाएगा C डॉट C, ये है A क्रॉस B डॉट C. ये अपने पास से डेटा है. C का मॉडुलस हमें निकालना है. C का मॉड हम निकाल सकते हैं. C का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ से अगर हम इस C वेक्टर को देखते हैं, C वेक्टर आपके पास है अल्फा टाइम्स A वेक्टर, ये अल्फा से मल्टीप्लाई होगा जो है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, एंड इट्स ए बीटा टाइम्स आपके पास एक और वेक्टर है i प्लस 2j प्लस k कैप. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम C वेक्टर देखें तो ये है 2 अल्फा प्लस बीटा टाइम्स i कैप, अल्फा प्लस 2 बीटा टाइम्स j कैप,
एंड इट इज बीटा माइनस अल्फा टाइम्स के कैप। ये भी नंबर आपके पास है, ठीक है। बी क्रॉस सी और सी वेक्टर का डॉट निकालना। देखो सी वेक्टर तो है, वो तो ए और बी के साथ ही है। अगर हम यहां पर इसको ओपन करके लिखें कि ये है अल्फा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स बी वेक्टर, आप खुद सोचिए। ए क्रॉस बी डॉट ए करेंगे जीरो आएगा, ए क्रॉस बी डॉट बी करेंगे वो भी जीरो आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल आ जाए दैट वैल्यू इज जीरो। यहां पर हमें डेटा निकालना है। इट इज रिटन एज मॉड ऑफ सी होल स्क्वायर, एंड ये आपके पास से आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो मैं लिख देता हूं दिस डेटा, और जो समझदार बच्चे हैं वो इसको डायरेक्टली भी जीरो देख पाएंगे। जो थोड़े कच्चे हैं अभी वो सीख जाएंगे भाई बॉक्स की वैल्यू जीरो आ, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। मॉड ऑफ सी की वैल्यू वहां से निकल के आती है, बनाएगा ये बनेगा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 2 बीटा का होल स्क्वायर, एंड इट इज बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू जीरो। डेटा बनाते हैं 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा। वी आर हैविंग दिस एज बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर हमारे पास है 6 आता है, 6 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। 4 अल्फा या 2 अल्फा है, यहां से ये भी डेटा अपने पास है, अल्फा बीटा बनता है, ये नंबर अपने पास से आता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, और हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब आप देखिए इसको थोड़ा और हम परफेक्टली बनाएं तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा लिखना चाहते हैं, क्या लिख पाएंगे? जी बिल्कुल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, एक अल्फा बीटा कैंसिल होकर सेम डेटा बन जाएगा आपके पास। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो ये डेटा आपके पास बना, इट इज 2 स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, बट हम अल्फा इंटू बीटा नहीं जानते, अल्फा प्लस बीटा तो हम जानते हैं। तो देखिएगा डेटा को, ये आपके पास से आया है कितना, 6 टाइम्स 4 आता है अल्फा बीटा, इसकी बात हो रही है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, ये हम इंटरेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 लिखा है, ये 4 है, ये अल्फा है, बीटा की जगह हम 2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, 2 अल्फा, दिस इज एन अल्फा स्क्वायर। आप पहुंचे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 हमने लिखा, और सिंपल इसको अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 हमने लिख दिया। किसी भी रियल नंबर का अल्फा बीटा रियल है, रियल नंबर का स्क्वायर आप देखिए 0 से ग्रेटर ही होता है। तो अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो मिनिमम वैल्यू 6 है, होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 है। द फाइनल आंसर आई एम गोइंग टू मार्क इट एज एन 18। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम मार्क करेंगे 18 इज द फाइनल आंसर। 18 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। जो हमने देखा कि करीब 12% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था, 20,000 स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें ऐसी कौन सी नई बात इसके अंदर है, इट्स अ रूटीन क्वेश्चन। मॉड निकालना था, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और इसके मिनिमम की बात की तो हमने सी वेक्टर निकाल दिया, यहाँ रख दिया। डॉट प्रोडक्ट से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये दोनों जीरो हैं। वैसे भी हम ये कह सकते हैं सी वेक्टर ए और बी में लाई करता है, और यहाँ लिखा हुआ है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी का उसके प्लेन वाले सभी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। उतना नहीं सोच पाते तो आप तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से देखो, ए बी ए जीरो, ए बी बी जीरो। यहाँ आती है बात, दोनों डेटास पता थे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, बनाते चले गए, परफेक्ट स्क्वायर बना के हमने उसकी मिनिमम वैल्यू की तरफ मान गए। तो पूरे इंडिया के 20,000 बच्चे थे जो इस सवाल को बना पाए थे। क्या आपको सच में इतना डिफिकल्ट दिखता है? कोई बात नहीं, लैक ऑफ प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस में आ जाइए, और उसके बाद देखिएगा, आपको नहीं मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप डिसिप्लिन रहते हुए ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो ऐसे कई सारे इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन्स आप बना पाएंगे। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है।
दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर PSN की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहता है उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। जेईई एडवांस 2019 पेपर 2 का एक ऐसा सवाल जो पूछा गया है, एक तरीके से 2 क्वेश्चन एक साथ हैं, यानी कॉम्प्रिहेंशन आप समझ सकते हैं, और ऊपर मैच द कॉलम है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपस में मैच करना है। उसके ऊपर जैसे कॉम्प्रिहेंशन में आपको थ्योरी दी जाती है वैसे ही दी जाती है, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 की मैचिंग होगी, और यहाँ पर सिंगल करेक्ट है, एक ऑप्शन सही होगा, इसके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए। मार्किंग स्कीम ऐसी थी कि इनमें से सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, सही करने पर +3 है और गलत करने पर -1 की पेनल्टी है। तो 15 और 16 दोनों क्वेश्चन एक साथ इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आपको मिक्स ऑफ मैच द कॉलम एंड जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, दोनों के मिक्स क्वेश्चन आपको पूछे गए, ठीक है। तो एक तो फॉर्मेट को समझना, और देखिए इसको सही करने वाले स्टूडेंट, करेक्ट स्टूडेंट 50,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको सही किया था क्वेश्चन नंबर 15 को। वो 16 को सही करने वाले तो और भी बेटर थे, 62,000 थे। ABCD के अंदर जी हम मानते हैं इसके अंदर तुक्के वाले स्टूडेंट भी होंगे। रॉन्ग रेस्पॉन्सेस में -1 लेने वाले आप देखिए अच्छा खासा नंबर है। वहीं पे 50,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे भी वहीं पे 50,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। 50,000 के आसपास किसके लिए मार्क्स आ रहे हैं 0, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस इट कि क्या हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। fx दिया है sin पाई cos x gx, तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। मार्किंग स्कीम समझाना, स्टूडेंट का रेस्पॉन्स क्या है ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं, जो फैक्ट है जो सटीक बातें हैं उसके ऊपर आप रिलाई करें, ठीक है। चलिए आइए, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ 15 के अंदर फर्स्ट सेकंड का मतलब x एंड y की बात हो रही है। x एंड y के अंदर 2 सेट्स दिए हैं, यानी x वाला सेट और y वाला सेट। x के अंदर बोला गया है fx = 0, तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो x की बात करता है। तो सेट x बनाइए, जब fx अपने पास 0 आता है, fx की वैल्यू है sin पाई cos x = 0। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पूछी जा रही है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है 3-3 करके, तो ट्रिग्नोमेट्री एक अच्छा खासा वेटेज रखता है स्टूडेंट्स। तो देखिए साइन के अंदर पाई cos x लिखा है, जब sin x 0 होता है तो आपको पता होगा सॉल्यूशन ये बनता है कि अंदर वाला डेटा आपके पास से n पाई सॉल्यूशन लेकर आएगा। साइन 0 है, इसका मतलब उसके अंदर पाई का मल्टीपल रखा गया है, साइन बस वहीं पर 0 आता है, पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, -100 पाई, 0, इन सब ये 0 रहता है। तो अंदर वाला डेटा आपके पास से n पाई बनेगा। यहाँ हम पहुंचे, cos x का डेटा आपने देखा, पाई से पाई कैंसिल है और n आता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि n होता है एक इंटीजर, यहाँ पर भी n एक इंटीजर है। हम जानते हैं cos x का वैल्यू किसके बीच में रहता है, -1 to 1। अब ये एक इंटीजर लिखा गया है, तो आप बताइए फिर cos x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है।
कॉस की वैल्यू इंटीजर्स अगर हम बात करें -1 से 1 के बीच में 3 इंटीजर्स पॉसिबल है, -1, 0 और 1। ये डेटा हमारे पास फिजिबल है। कॉस एक्स की वैल्यू -1, 0 और 1 पॉसिबल है। यही 3 इंटीजर्स यहाँ पर आते हैं। अब आप बताइए कॉस एक्स 0 बने, 1 बने, -1 बने। तो देखो जब कॉस एक्स आपके पास से +-1 है और एक बार कॉस एक्स आपके पास से 0 है, तो यहां से सॉल्यूशन आपके पास है। जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आता है ना, तब बात बनती है। π/2 का ऑड मल्टीपल जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, तब cos 0 आता है। 1 और -1 में तो आई थिंक कहानी सिंपल सी है, आप पाई का मल्टीपल बना दीजिए। जब जब वो इवन मल्टीपल रहेगा, जब जब वो इवन मल्टीपल रहेगा तब cos की वैल्यू 1 आती है। जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा, यानी cos पाई है, cos 3π है, cos -पाई, तब वैल्यू -1। इन दोनों को अगर आप क्लब करके लिखना चाहें तो ये π/2 का ऑड मल्टीपल है। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखें मैं इसको लिख सकता हूँ 2k लिख सकता हूँ और यहाँ पर π/2 लिख सकता हूँ। तो दोनों जगह π/2 आ गया। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं या तो वो ऑड होते हैं या वो इवन होते हैं, दोनों केसेस हमारे पास आ चुके हैं। यानी इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास बनेगा π/2 का मल्टीपल। π/2 का मल्टीपल आप लिख दीजिए। जब जब ये इवन मल्टीपल बनेगा इधर वाले सारे आंसर्स आ जाएंगे, जब जब ऑड वाले मल्टीपल बनेगा ये वाले सारे आंसर्स आ जाएंगे। और मुझे दिया हुआ है कि x कैसा है, देखिए ध्यान से, x इज पॉजिटिव। तो अगर मैं सबसे छोटे आंसर की तरफ जाता हूं, इसका सेट बनाना चाहता हूं कैपिटल X, तो आप देखिएगा इसके लिए मुझे P जो रखना होगा वो नेचुरल नंबर रखना होगा। जब आप 1 रखेंगे तो मेरे पास π/2 बनता है, आप 2 रखेंगे तो पाई बनेगा, 3 रखेंगे 3π/2, 4 रखेंगे तो आपके पास से 2π जनरेट हो जाता है। आगे जाएंगे 5π/2 बनेगा, आप 6 रखिए, आपके पास से 3π आता है, फिर बनता है 7π/2 और ये चलता चला जाएगा। क्या ये सब AP जनरेट कर रहे हैं? बिल्कुल, हर बार π/2 इंक्रीज हो रहा है। तो दे आर फॉर्मिंग एन AP विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ अ π/2। ये AP कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो I किस किस से मार्क होगा वो देखिएगा। पहली बात तो ये AP बनाते हैं, सो इट्स Q से जरूर मार्क होगा। ए ऑप्शन देखिए, π/2, 3π/2, 4π, 7π, ये सब इसके अंदर आने वाले हैं। इस सिंबल को समझिए। ये अगर मैं ऐसे लिखूं ना कभी कि A इज अ सबसेट ऑफ B लिखा गया है, ठीक है, और अगर ये कभी ऐसे लिख दिया जाए, इसका मतलब A इसका सबसेट है। तो यहां पर यही वाला साइन दिया है, तो ये सबसेट है। क्या ये इसके अंदर आता है? बिल्कुल, π/2 आएगा, 3π/2, आगे जाके 4π, 7π सब आएगा। P इज ऑल्सो द आंसर। फर्स्ट जो है P और Q से मार्क करते हैं, आगे चलते हैं। π/2 नहीं, π/6 आ रहा है, π/3, π/4 ये सब नहीं है। P और Q से फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना मार्क हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिया, PQ से ये मार्क हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट इज गोइंग टू मार्क विद PQ, ठीक है। यहाँ देखिए आप, फर्स्ट को PR से मैच किया, गलत है। फर्स्ट को QU से, ये भी गलत है। तो यहां से आपके पास 2 बचे। अब हमें सेकंड वाला ऑप्शन ट्राई करना है। तो लर्निंग क्या है, फर्स्ट हमारा मैच हो गया है P, Q से, ठीक है। आइए वापस से सॉल्व करते हैं। अब बारी है Y की, जो कि सेकंड पे लिखा गया। Y क्या है? f'(x). f'(x) इसका निकालिए डेरिवेटिव। साइन है आपके पास से, तो ये बनेगा cos π cos x। चेन रूल लगेगा, साइन का हो गया। अब आगे जाएंगे, -π cos x का बनेगा sin x इज इक्वल टू 0। ये डेटा है। यहां से 2 बातें हैं। एक डेटा ये बनता है कि cos π cos x ये 0 है, और दूसरा है आपके पास से sin x की वैल्यू 0 है। ये डेटा आपको दिख रहा है। अब आप देखिए sin x अगर 0 है ना, तो x का वैल्यू आपके पास से nπ आ जाता है, nπ आ जाता है। ये आप देखिएगा, ये π/2 आया है, यानी cos π/2 होना चाहिए तभी 0 आएगा। cos 0 कब बनता है? cos 0 तब बनता है जब वो π/2 का ऑड मल्टीपल हो। तो ऑड मल्टीपल हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहां से आपके पास है 2n + 1 π/2। ये सॉल्यूशन बनेगा।
अब आप देखिए पाई से पाई कैंसिल है, cos x के पास आता है 2n + 1/2, पर हम सब जानते हैं cos x किसके बीच में रहता है, -1 से 1 के बीच में रहता है। तो कौन सी वैल्यूज फिजिबल है, आप थोड़ा रख के देख के बताइए। जैसे आप इसके अंदर -2 रखेंगे, अगर -2 रखते हैं ना तो -3/2 बनता है, रेंज में नहीं है। आप -1 रखिए इसके अंदर तो -½ आता है, 0 रखिए आप इसके अंदर तो +½ आता है, आप 1 रखिए यहाँ से 3/2 आता है, इसको बाहर निकल गया है। तो cos x की वैल्यू +½ और -½ आ रही है, यानी इसको हम एक बेटर सोल्यूशन बना सकते हैं कि cos² x आपके पास से cos² π/3 बन रहा है, 1/3 1/2 ± दोनों आ जाएंगे। यहाँ से आप डेटा बनाएंगे तो ये आपके पास से nπ ± π/3 डेटा बन जाता है। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट और करके लिखा है। तो दोनों का हमें यूनियन लेना है और हम जानते हैं कि x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो आप मुझे पॉजिटिव आंसर्स इसके बताइएगा। मैं बनाता हूँ यहाँ पर y वाला सेट, सबसे छोटी वैल्यू बताइए। n को 0 रखेंगे तो पहला नंबर आपके पास से π/3 बनता है, फिर आप 1 रखिएगा तो π - π/3 = 2π/3, ये डेटा बनेगा। यहाँ देखिए 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, फिर आप 1 रखोगे π + π/3 = 4π/3, फिर आप यहाँ 2 रखेंगे 2π - 3 आपके पास से बनेगा 5π/3, और यहाँ जाइए 2 रखिए तो 2π भी बनता है। तो देखिए सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब मैं इसको बनाने चाहता हूँ और यह बना हुआ है, देखो दे आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हम भी लिख रहे हैं। क्या ये बन रहा है, देखिए π/3 का डबल π/3 ऐड हुआ, फिर π/3 ऐड होता है तो पाई क्या है, इट इज एक्चुअल में 3π/3, 4π/3, 5π/3, 2π/3। ये एक AP बन रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास चल रहा है π/3, नंबर 1। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये AP बनेगा। क्या π/2, 3π/2, पाई 7π इसके अंदर है क्या, 7π तो आएगा, पर क्या π/2 बन रहा है, नहीं। 30 डिग्री 60 डिग्री है, 120 डिग्री, π/2 तो नहीं है। P इज रॉन्ग, R की तरफ नॉट एन AP, नहीं, दे आर इन AP। π/6 है क्या इसमें, 30 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा है, सेकंड वाला मार्क हुआ है आपके पास से Q से, 30 डिग्री नहीं। ये वाला देखिए आप T, 60, 120, 180, ये रहे तीनों, Q भी आया है, T भी आया है। और चलिए आपके पास से R, ये π/6, देयर इज नो π/6। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपके पास से मैच हो रहा है QT। फर्स्ट वाला था आपके पास से PQ मैच नहीं है यहां पर, ये वाला भी नहीं है, ये रहा, ये भी नहीं है। सेकंड वाला मैच होगा QT के साथ। स्टूडेंट से पता है, ये तो मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। बच्चों ने तो इधर उठा के वैल्यू चेक करी है, सॉल्व थोड़ी करते हैं। अरे सर मैं देखा था π/2 रख के देखा सर इसके अंदर, तो sin π/2 तो नहीं आया 0, cos π/2 की वैल्यू 0 आती है, और cos π बन गया अपने पास से, cos 0 वैल्यू 1 आता है, तो 0 नहीं आ रहा था, तो मैंने पहला वाला गलत कर दिया कि ये तो नहीं आएगा। फिर π/6 रख के देखा तो cos π/6 की वैल्यू आती है √3/2, cos π √3/2, ये तो कोई नंबर अजीब सा आएगा। यहाँ π/6 रख के देखा तो हाफ आता है, ये वाला डेटा भी 0 नहीं आता, तो इसको भी छोड़ दिया मैंने, समझ गए। फिर पहुंचा π/3 पर, sin π/3 √3/2 है, लेकिन यहाँ मैंने जब π/3 रखा तो cos π/3 हाफ आता है, हाफ आया तो cos π/2 बन गया, 0 वैल्यू आ गई, मन में लड्डू फूटा, मार्क कर दिया सर T आएगा, T वाला मैच होना चाहिए। और AP तो बना ही दिया क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल सॉल्यूशंस आते हैं, मार्क कर दिया, बिना पेन चलाए सवाल हो गया। और मैं यहाँ आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच बताने जा रहा हूँ, तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन के अंदर ये देख पा रहे हैं कि क्यों इतना बड़ा परसेंटेज है कि 50%, 50,000, 62,000 स्टूडेंट्स इसको सही कर पाए थे। वो ऑप्शन से चेक कर रहे थे। फर्स्ट वाले के अंदर भी आप ऑप्शन से देख सकते हो, जैसे ये तो यही वाला डेटा है, आपने सीधा ही π/2 रख दिया, cos π/2 0, sin 0 0, ठीक है, मैच हो रहा है। 3π/2 0, sin 0 0, 4π रखा, cos π की वैल्यू 1 आती है, sin π 0, पहला वाला मैच हो गया, AP आ गया, ठीक है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, इसीलिए वो परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है। तो मैंने आपको सिस्टमैटिक अप्रोच बता दिया कि कैसे डेटा बन रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आते हैं 16 नंबर पे। 16 पे थर्ड एंड फोर्थ की बात की गई है, आप इनको भी ऑप्शन से बना सकते हैं।
कि थर्ड एंड फोर्थ तो कैसे बनाए, है ना। पर मैं आपको जेनरिक अप्रोच बताता हूँ। इसमें gx को 0 करना है। अब आप देखिए z के लिए हम कहानी सुनाएंगे। gx कितना है लेकर आइए। gx है आपके पास से ये रहा cos 2 पाई sin x इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए cos कब 0 होता है? जो उसके अंदर लिखा गया है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए। ये कहानी है। हम आगे पहुंचे, हमारे पास है sin x आया, 2n + 1/4 आपके पास से डेटा है और n एक इंटीजर है, ठीक। अब आप सोचिए, जैसे हम जानते हैं कि sin x तो -1 से 1 के बीच में रहता है, यहाँ पर हमारे पास n एक इंटीजर है, तो इंटीजर रखना शुरू करते हैं। आप जैसे -1 रखेंगे ना तो डेटा मेरे पास से -1/4 बनता है, और आप अगर -2 रखना चाहते हैं तो -2 भी रखिए आप, तो -4 + 1 ये -3/4 भी बनता है। -3 रखेंगे तो गड़बड़ है, सो -3/4 बना, -1/4 बना, उस हिसाब से हम डेटा बनाते हैं। 0 रखेंगे तो 1/4 आएगा, और 1 रखेंगे तो 3/4 आता है। ये 4 नंबर्स हमारे पास से आते हैं। sin x की वैल्यू 3/4, 1/4। अब जानते हैं ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज तो है नहीं। साइन की वैल्यू हमने 1/2 भी नहीं है, 1/4 है। हमें तो कौन सी साइन की स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है? जो सामने ऑप्शन है π/2 है, π/6 पे साइन हाफ होता है, 7 π/6 पे -½ होता है, π/3 पे √3/2 है, 3 π/4 पे 1/√2 है। तो ये तो यहाँ पर कभी मैच नहीं होने वाला, यानी हमारे पास P, S, T और U ये तो इसके ऑप्शन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इन सब पर तो ये सेटिस्फाई ही नहीं होने वाला। क्या ये AP बना रहे हैं वो आप देखिएगा। देखो स्टूडेंट्स कैसे फंसते हैं। sin x AP बना रहा है कि इसमें 1/2 ऐड हो रहा है, पर बात तो सेट में x की हुई थी। gx 0 होना चाहिए, तो x की बात हो रही है। तो sin की वैल्यूज AP में है, x की वैल्यूज नहीं है AP में। जब आप इनके जनरल सॉल्यूशंस लिखने जाएंगे, या मैं अगर sin का ग्राफ बनाता हूं तो आप देखिएगा पहले वाला डेटा है 1/4, 1/4 यहां आता है, 3/4 ऊपर आएगा, एक डेटा यहां बनेगा, एक डेटा यहां बनेगा, एक डेटा यहां बनेगा, एक डेटा यहां बनेगा। ये जितना गैप होगा ये उतना ही गैप मेंटेन करेगा, कोई जरूरी नहीं है। सो दे आर नॉट इन AP, फर्स्ट थिंग। फिर यहाँ पर जो गैप आएगा, फिर आपके पास यहाँ पर -1/4 इधर बनेगा। सो दे आर नॉट इन AP। आपके पास से थर्ड वाला जो ऑप्शन है, दे आर नॉट इन AP, आपके पास से सिर्फ R ऑप्शन बनेगा। थर्ड का सिर्फ R है और कोई आंसर थर्ड के साथ नहीं है। थर्ड के साथ सिर्फ R आएगा और कोई ऑप्शन इनको सेटिस्फाई नहीं करता है। थर्ड के साथ ये देखिए दोनों गलत हो गए, ठीक है। सिर्फ बचता है अब फोर्थ ऑप्शन। अब हमें फोर्थ की तरफ जाना है। तो दे आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग एनी AP, कोई AP नहीं बनाने वाले, कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज भी ये नहीं है। आगे चलते हैं। आपके पास से g' की बात बनी है, वो W है। g' हम बनाएंगे। G आपने देख लिया है क्या है, ये है cos 2 पाई sin x। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, -sin 2 पाई sin x, और फिर अंदर वाले का डेटा 2 पाई cos x, ये डेरिवेटिव है। अब यहां अगर हम देखें तो दो बातें हैं कि sin 2 पाई sin x, एक तो ये डेटा 0 आ जाए, या फिर हमारे पास से cos x से 0 आ जाए। जब cos x 0 बनेगा तो आपके पास से 2n + 1 π/2 ये डेटा बन जाएगा। sin 0 बनेगा तो आपके पास से इसका वैल्यू आपके पास से n पाई आना चाहिए। तो मेरे पास यहां से sin x का वैल्यू हाफ आता है, n/2 आता है। कितना आता है? n/2, ठीक है। और ये नंबर आपके पास यहां से आता है, π/2 का ऑड मल्टीपल। अब देखिए sin x आपके पास फिर से कैसा होता है, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में है, और n हमारे पास इंटीजर है। तो डेटा हमारे पास एक तो ये 2 की वैल्यू -2 रखिएगा तो ये बनेगा -½ 0 1/2 एंड 1। ये नंबर्स आपके पास से आते हैं। sin x -1 हो, -½ हो, 0 हो, 1/2 हो, 1 हो। अब आप जानते हैं sin x जब -1 और 1 होता है ना, उस टाइम पे cos 0 आता है। जब sin x की वैल्यू 1 और -1 होती है, क्योंकि sin x² θ + cos x² θ = 1,
तो ये दोनों सॉल्यूशंस पर ये वाले सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाते हैं, तो इसको अलग से देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जब जब ये π/2 का मल्टीपल होगा तो आपके पास -1 एंड 1 समझ में आ जाएंगे। π/2 का ऑड मल्टीपल, तो sin π/2 1, 3π/2 -1। तो ये सारे सॉल्यूशन इसके अंदर आ चुके हैं। अब चलिए इसके बारे में आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो हमें बात करनी है कि कब कब कहाँ कहाँ पर डेटा इसके बनेंगे। तो x के बारे में बात करें तो देखिए क्या कुछ रिजल्ट बनता है। सबसे पहली वैल्यू पॉजिटिव में हमें बात करना है। सबसे छोटा नंबर अगर आप देखेंगे तो आपके पास π/2 आता है, दैट इज π/6। फिर अगला नंबर आपके पास से 1 आता है, दैट इज π/2। फिर वापस से हाफ आएगा, दैट इज 5π/6। फिर आपके पास से 0 बनेगा क्योंकि पॉजिटिव में हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास से नंबर आया पाई के आप आगे जाएंगे, अब नेगेटिव आएगा आपके पास से, ये लिखा हुआ है, इट इज कम्स एज 7π/6। फिर -1 है, इट इज 3π/2। फिर आपके पास माइनस हाफ आएगा, इट इज 13π/6। देन इट इज 2π, और ऐसे सीरीज आपके पास चलती जाएगी। क्या ये एपी है? आप ध्यान दीजिए, 30 में 90 आया तो 60 ऐड हुआ है, 90 में 60 ऐड करते हैं तो आपके पास से 150 आता है, 150 में 30 ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट एन एपी। आप अगर ध्यान से देखें तो ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। कोई ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो बात बताइएगा। देखो π/2 इसके अंदर आ रहा है, 3π/2 आ रहा है, 4π भी आएगा, सब आएंगे। तो आपके पास से जो W है, जो आपके पास से करेक्ट होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू मैच विद फर्स्ट P के साथ होगा। चाहे एपी बना रहे नहीं, दे आर नॉट फॉर्मिंग एपी, इट इज आपके पास से R। ये गलत हो गया, एपी भी नहीं बना रहे। ऐसा आप देखिए π/6 है क्या, ये रहा, 7π/6 ये रहा, 13π/6 ये भी यहीं पर है, जो S भी आपके पास आता है। π/3 है क्या, π/3 इसके अंदर नहीं है, दिस इज नॉट देयर। π/6 है, बिल्कुल है। क्या 3π/4 है? आई डोंट सी एनी 3π/4, ये भी नहीं है। फोर्थ आपका मैच हो रहा है PRS से, वही हमने देखा था कि थर्ड हमारा मैच हो रहा था सिर्फ R से। तो आप मैच कीजिए, दोनों तो गलत हो गए थे। फोर्थ आपके पास है PRS आता है, गलत है, तो ये आपके पास बनती बात। स्टूडेंट्स इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से वैल्यू रख के भी काम बना सकते हैं। मुझे तो आपको एक क्वेश्चन को अप्रोच करना सिखाना है, कैसे क्वेश्चंस अप्रोच होते हैं। पॉजिटिव बोला था तो पॉजिटिव वे में हम इनके सबके इंक्रीजिंग डेटा यहाँ पर बनाते हुए आगे की साइड बढ़ गए। अंडरस्टूड? सो ब्रिलियंट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री को आप हल्के में मत लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं, अच्छे से फाइट कीजिए, सॉल्व कीजिए और डेटा तक पहुंचिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं अगर आप हिट एंड ट्रायल से वैल्यूज रख के चेक कर रहे हो। उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा रैंडम रहती है चीज़ें, लेकिन अगर आप ऑप्शन से आप बना सकते हैं तो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट याद रखिए कोई केस मिस ना हो जाए, कहीं आप कुछ गलत मार्क ना कर दें, क्योंकि ये आसान सवाल है। और सिस्टमेटिक अप्रोच से भी आप इनको बना सकते हैं, जेनरिक अप्रोच पे जाएंगे तब। प्रैक्टिस इज द ओनली की। ट्रिगो पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, फ्लो में नहीं है, तो फिर उसको सोचना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक या टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, कीप लर्निंग। जेईई एडवांस 2019 पेपर 2 के अंदर जो पूछा गया है, मैच द कॉलम कॉम्प्रीहेंशन वाली स्टाइल के अंदर पूछा गया है कि एक सेट ऑफ नॉलेज पहले दे दी गई है, उसके ऊपर 2 सवाल हैं 17 एंड 18, जो SCQ करेक्ट है, सही करने पर +3 मार्क्स है और गलत करने पर -1 की पेनल्टी है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल के ऊपर कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर सर्टेन इन्फॉर्मेशन के बाद देयर इज अ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इनको मैच होगा। ठीक है, जेईई एडवांस के अंदर ये खास बात रहती है कि हमेशा वो मार्किंग स्कीम और जो क्वेश्चन का पैटर्न है कि सेगमेंट के सेक्शन के अंदर कैसे मार्किंग स्कीम रहेगी, ये नई रहती है। इसके बारे में स्टूडेंट्स को ही सबसे पहले पता चलता है, टीचर्स को नहीं पता चलता। तो टीचर्स को तो पेपर के बाद पता चलता है। इससे वो ये चेक करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट IITian बनना चाहता है वो एक प्लानिंग बना सकता है नहीं बना सकता, फाइनल डे के दिन स्ट्रेटेजी बना सकता है नहीं बना सकता। अटेम्प्ट करेगा तो मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करे, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाए। कमिंग टू द क्वेश्चन, इसका बिहेवियर अगर हम देखें तो +3 मार्क्स मिले हैं 10.76% और अगले क्वेश्चन के लिए 11.61% यानी कि नंबर आता है 17,360 फॉर क्वेश्चन नंबर 17
और अगले वाले नंबर के लिए 18,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सही किया। वहीं -1 ले जाने वाले भी अच्छा खासा नंबर है, रफली 40,000 38,000 के आसपास ये नंबर से। नहीं करने वाले आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में 1,04,000 के आसपास है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स 11th क्लास में पढ़ते हैं तो जनरली अगर वो प्रैक्टिस में नहीं है तो यूजुअली दे प्रेफर नॉट टू अटेम्प्ट, या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है नॉट अटेम्प्ट का कि आधा अधूरा सॉल्व हुआ हो, लास्ट पे जाके तुक्का नहीं मारा हो कि नेगेटिव ना हो जाए, और ये भी रीज़न हो सकता है कि टाइम ना बचा हो, क्योंकि ये पिक्चर रियल एनालिसिस उस टाइम के जो स्टूडेंट्स ने पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कैसे हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। देयर इज अ सर्कल C1, देयर इज अ सर्कल C2 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट X एंड Y। दो सर्कल एक दूसरे को X और Y पर कट करते हैं। सपोज दैट अनदर सर्कल C3 सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। दो सर्कल्स दे रखे हैं, ध्यान रखेंगे, और वो कट करते हैं दो जगह पर, यानी इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं दो, ठीक है। सर्कल C3, द सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विद C1 एंड C2, यानी तीनों सर्कल्स के सेंटर कोलिनियर हैं। C1 C2 बोथ लाइज इनसाइड C3, ओके, C3 के अंदर हैं C1 C2, एंड C3 टचेस C1 एट M एंड C2 टचेस एट N, दोनों टच भी करते हैं, तीनों के सेंटर कोलिनियर हैं। तो हो कुछ ऐसा रहा है कि एक तो है अपने पास कोई ग्रेटर सर्कल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास से दो सर्कल्स हैं जो आपस में कट भी करते हैं और एक दूसरे को कट करेंगे और इस सर्कल को टच करते हैं। एक सर्कल यहां बना रहा हूं मैं, और एक सर्कल एक और है जो भी इसको टच करेगा, ऐसा। सो वी आर टेकिंग दिस है C1, दिस है C2 और ये वाला है C3। रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो रफ डायग्राम हमने बनाया। ये दोनों जहां पर कट करते हैं दैट इज कैपिटल X एंड कैपिटल Y। सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि C1 सेंटर जो है इसका सेंटर है ओरिजिन 0 0, C2 का सेंटर है 3,4। C1 का सेंटर हमारे पास आता है इट इज 0 0, ओरिजिन O, वी कैन टेक इट दिस एज 0 0। ये आपके पास इसका सेंटर है, इसका सेंटर हम ले सकते हैं, दूसरे वाले का सेंटर है आपके पास से A पिक कर लिया। A कहीं और यूटिलाइज तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। सो दिस पॉइंट इज 3,4 और बोला गया है कि तीनों के सेंटर कोलिनियर हैं, इस तरीके से टच कर रहे हैं। तो जब हम तीनों को टच कराएंगे तो आप टच करवा दीजिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहीं पर रहेगा, फिर जहां ये टच कर रहे हैं दीज आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और आप एक बात देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाले की रेडियस है R1, ये सेकेंड वाले की रेडियस है R2, और थर्ड वाले की रेडियस के बारे में भी हमें पता करना है। C3 टचेस C1 एट M एंड C2 एट N। तो C1 C3 को टच करता है M पर, दिस इज एन M पॉइंट, एंड C2 को टच करता है N पर, दिस इज N, ठीक है। पॉइंट्स हमने बनाए, ये R1 है, ये R2 है आपके पास से। अब हम OA डिस्टेंस निकाल सकते हैं। OA, ये डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपके पास से आता है 9 + 16, तो डेटा इज 5, ये 5 आ गया। क्योंकि तीनों सेंटर इसी पे लाई करते हैं, ये टचिंग पॉइंट्स आपके पास यहां बने हुए हैं, तो सोचिएगा ये जो OA डिस्टेंस हमें पता है, ये जो MN है, MN इज द डायमीटर ऑफ सर्कल C3, जिसकी रेडियस अगर हम देखें तो हमें R² दे रखा है, रेडियस इज R²। तो ये डायमीटर है तो आपके पास से 2R बन जाएगा, विच इज नाउ MO + OA + AN। MO आपके पास से कितना है वो हम देख लेंगे। ये है MO आपके पास है R1, इट इज 5 एंड इट इज R2। आप खुद देख सकते हैं फर्स्ट सर्कल की रेडियस कितनी है, 9 लिखा है तो दिस इज 3। सेकेंड वाले सर्कल की रेडियस 16 है, सो वी कैन टेक इट एज 4। तो ये आपके पास से है 3 + 5 + 4, ये कितना नंबर बनता है आपके पास से 12। R का रेडियस आ गया है 6, तो ये है हमारे पास थर्ड सर्कल की रेडियस R3। R3 इज द रेडियस, ठीक है। अब देखिए इसका रेडियस 6 है, यानी ये टोटल आपके पास से 12 बन रहा था। R1 हमारे पास 3 है, तो ये 3 है तो ये वाला भी 3 है, तो यहां से लेके यहां तक लेंथ 6 आ चुका है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द सेंटर, ये आपके पास से सेंटर बन गया है। C3 का सेंटर यहां होगा, ये 3 है, ये 3 है, रेडियस आया 6, सो दिस इज द सेंटर।
क्या बना सकते हैं यहां से लेंथ एग्री, कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है, ओ ए एन मैंने मान लिया, लेट्स कॉल इट एज अ बी। सो डिसाइड हो गया है बी क्या है यहां पर, सो बी इज एच कोमा के, एच कोमा के विच इज द सेंटर ऑफ सर्कल C3। ठीक है, एक ऑप्शन में हमारे पास जो पूछा गया है वो देखिएगा, क्या डेटा हम निकालना चाहते हैं वो देख लीजिए। 2h प्लस के है, अल्फा है, ये दो डेटा निकालने हैं, फिर आगे लेंथ है ZW MNW, ये भी हमें निकालने हैं। तो पहले h और k के बारे में भी रिलेशन हमें यहां पर निकालना होगा। अंडरस्टूड? देखिए ये जो लेंथ है OA, इसका हम स्लोप जानते हैं और ये डिस्टेंस मुझे पता है OB, दिस डिस्टेंस इज 3। तो स्लोप ऑफ OA अगर हम निकालें, इट इज 4 - 0 एंड 3 - 0, इट इज रिटन एज 4/3। ये हमने tan थीटा ले लिया स्लोप के हिसाब से। आप यहाँ पर cos थीटा लिखेंगे तो 3/5 बनेगा, और sin थीटा अगर हम लिखेंगे तो वो डेटा हमारे पास से 4/5 बनता है। ठीक है, O के रिस्पेक्ट में हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से इसको लिखेंगे। O के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस 3 रहने वाली, B के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ B के लिए, x - x1 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन sin थीटा, और कितने डिस्टेंस पे आप देखें ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ 3,4 है, यहाँ y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, तो हमें 3 डिस्टेंस पे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। वी आर यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से आप डेटा बनाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आता है, वी आर हैविंग x as 9/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ h, एंड वी आर हैविंग दिस as 12/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। हमें डेटा निकालना है, 2h प्लस k का डेटा निकालना है। शायद एक बार देखें, यह h प्लस 2k है, 2h प्लस k हमें डेटा निकालना है। सो लेट्स फिगर इट आउट, क्या डेटा बनेगा आपके पास से। 2h प्लस k is 18 plus 12/5, वी आर हैविंग 30/5 is 6। पहले वाले ऑप्शन का आंसर आएगा 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा के बारे में सोचते हैं कि अल्फा क्या है। XYZ इंटरसेक्ट करता है एंड X एंड Y इंटरसेक्ट C3 एंड Z एंड W। एक बात और देखिए, X एंड Y को मिलाने वाले की अगर इनको मिलाया जाए तो ये C3 को Z एंड W पर मीट करते हैं। इस बारे में भी फिर हम एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ये यहाँ से लाइन आएगा, यहाँ आके कट करता है, दिस इज कैपिटल X, दिस इज कैपिटल Y, और ये मीट करते हैं कहाँ पर, Z एंड W। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्या कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है हमसे, देखिए, लेट अ कॉमन टेंजेंट C1 एंड C3 बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला। ठीक है, C1 और C3 की एक कॉमन टेंजेंट बनानी है जो पैराबोला को टच करेगी, और फिर एक ऑप्शन में अल्फा पूछा है। तो अब आपको सिर्फ C1 दिखना चाहिए, दिस इज C1 एंड दिस इज C3। ये दोनों इंटरनली टच करते हैं, तो इस पॉइंट पर आकर टच करते हैं, तो इनकी कॉमन टेंजेंट अगर बनेगी तो वो इस पॉइंट पर आकर बनती है। तो यहां वाला वो पॉइंट होगा जिस पर इसका कॉमन टेंजेंट बनेगा, दिस इज द कॉमन टेंजेंट T। T यूटिलाइज तो नहीं हो रहा नाम, नहीं, दिस इज द कॉमन टेंजेंट T जिसकी बात हो रहा है। अब आप देखिए, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, हमें इसका स्लोप पता है, वी नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन। OA का स्लोप है 4/3, तो इसका स्लोप पता चल गया, करेक्ट। निकालना क्या है, इस इक्वेशन की लाइन, तो हम M भी निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान दे तो। ओरिजिन यहां है, B यहां पर है, H यहां पर है, तो क्या हमारे पास B पॉइंट आ गया है, यस, दिस इज द B पॉइंट। 9/h है, 12/5 आपके पास लिखा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ओरिजिन और M और B का मिड पॉइंट ओरिजिन है, तो आप M पॉइंट को लिख सकते हैं, सेम आएगा बस नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ BM का मिड पॉइंट ओरिजिन रहेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट यहां है। तो ये अगर मुझे पता है कि ये 9/5 और 12/5 है, तो मेरे पास M पता चल गया। क्या मैं उस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, मेरे पास OA का स्लोप है तो मुझे इसका स्लोप पता है, और यहां पर मुझे अब पॉइंट M भी पता चल गया है कि पॉइंट M के कोऑर्डिनेट कितने हैं। सो M इज नोन फॉर अस, वी आर हैविंग M एज -9/5 -12/5। जो OA का स्लोप है वो मेरे पास 4/3 आ रहा है, तो टेंजेंट का स्लोप मेरे पास -3/4 रहेगा। सो कॉमन टेंजेंट की हम बात करते हैं, कॉमन टेंजेंट T, y
12/5 प्लस बन जाएगा -3/4 x प्लस 9/5। थीटा बनाते हैं, 5y प्लस 12 आता है, यहाँ -3/4 है, ये 5x प्लस 9 आएगा, डिवाइड बाय 5 5 गेट कैंसल्ड आउट। मेरे पास डेटा है 20y प्लस 48 प्लस 15x प्लस 27। दिस इज द इक्वेशन। 15x है, 15x प्लस 20y, यहाँ से आप थोड़ा और डेटा बना दीजिए, 7। सिंप्लीफाई कर लें, 5 से कैंसिल कर रहे हैं हम इसको, 5 से आप कैंसिल कीजिए। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये है वो कॉमन टेंजेंट। अब बताइए, ये कॉमन टेंजेंट इस पैराबोला की भी टेंजेंट है। पैराबोला हमारे पास दिया है, पैराबोला x² इक्वल टू 8 अल्फा y। तो आप देखिए y का डेटा यहाँ रख दीजिए। आप अगर y का डेटा निकालेंगे तो माइनस आएगा 3x, माइनस से 15 डिवाइडेड बाय 4 है, डिवाइडेड बाय 4 से ये कैंसिल है, -2 अल्फा आपके पास है, 3x प्लस 15 आपके पास है, डेटा बना दीजिए। आई एम हैविंग x² प्लस 6 अल्फा x, 30 अल्फा आपके पास है डेटा। ठीक है भाई, सही बना रहे। कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, कैलकुलेशन कभी आज तक किसी की सगी नहीं हुई है भाई, वो हमेशा गड़बड़ अपना रोल प्ले करते रहते हैं। अब देखिए, ये इसकी कॉमन टेंजेंट थी, ये इसकी भी टेंजेंट है, तो d कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से b² इक्वल टू 4ac का फंडा लग जाएगा, इसका स्क्वायर आप कीजिए, 36 अल्फा स्क्वायर 4ac, a 1 है, c यहाँ पर 30 अल्फा है। अब अल्फा 0 हो नहीं सकता वर्ड, क्योंकि वर्ड पैराबोला बोला है, वरना फिर ये पैराबोला नहीं बचेगा, तो अल्फा कैन नॉट बी 0। तो मेरे पास से आता है 36 अल्फा इज 120 टाइम्स। अल्फा की वैल्यू आप देखेंगे तो दिस इज कमिंग एज 120 बाय 36। 12 से काट दीजिए 10 बार, 12 से कटता है 3 बार, आपके पास अल्फा की वैल्यू आती है 10/3। मेरे पास से नंबर आता है अल्फा का। तो दो डेटाज आए हमारे पास, एक डेटा बना है 2h प्लस k, 2h प्लस k का डेटा आया है 6, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास से आ रही है कितनी, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है, वी आर गेटिंग दिस एज 10/3। तो कितना डेटा अपने पास हुआ है, अभी उसको मैच कर लेते हैं। वी आर हैविंग दिस एज 6, और ये डेटा मेरे पास आ रहा है 10/3। ठीक है, दो ऑप्शन तो मैच हो गए। फर्स्ट अगर मैच होगा तो p के साथ मैच होगा, और अल्फा कनेक्ट होगा तो फिर 10/3 के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल में क्या पूछा है। लेंथ ऑफ ZW निकालिए, लेंथ ऑफ XY निकालिए, MZN एंड ZMW, ये भी डेटा आपसे पूछे जा रहे हैं। वापस से आते हैं बैक टू के क्वेश्चन में, डायग्राम में क्या क्या बातें हमें पता थी। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। तो इस डायग्राम को हमने देखा। अब इस डायग्राम को हम नहीं छेड़ना चाहते हैं, हम एक काम करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं, बाकी बचे हुए दो ऑप्शंस के लिए। ठीक है, सो एक और फिर से हम नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेते हैं। एक बड़ा डायग्राम पहले बनाया, सर्कल C3, और दो सर्कल्स और आएंगे। डेटास का हमें थोड़ा ध्यान रखना है, सर्कल सर्कल जैसा दिखना चाहिए, नहीं दिखता तो मजा नहीं आता है। ठीक है भाई, अभी ठीक है, अब मान लेंगे सर्कल है। चलिए इस डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। M है, N है, B यहां पर पॉइंट था, ओवर A था, X और Y था। ठीक है, ये M है, ये N है, ये X है, ये Y है, ये पॉइंट B है जो इसका मिड पॉइंट था, यहाँ O था, यहाँ A है। दिस इज R1, दिस इज R2, और ये लेंथ आपके पास, ये भी R1 है, इसी का एंड पॉइंट है, और यहाँ एक Z और W भी आपके पास से पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या हम रिक्वायर्ड है उस पर थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं, क्या हमें चाहिए। ZW और XY की लेंथ हमें चाहिए, ZW और XY की लेंथ आ जाइए।
ZW और XY के लेंथ। देखिए ये जो इक्वेशन है ना ZW या XY, ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आप नोटिस करें तो ये जो इक्वेशन है क्या है, रेडिकल एक्सिस से कॉमन कोड की इक्वेशन है। तो हमारे पास सर्कल 1 की इक्वेशन जितनी मुझे याद आ रही है x² + y² - 9 = 0 है। और जो सेकंड वाला सर्कल था उसकी इक्वेशन थी x - 3 का होल स्क्वायर y - 4 का होल स्क्वायर -16। लेट मी कंफर्म इट कि डेटा भी ठीक लिखा है, 3 4 16। जी बिल्कुल यही बात, यही डेटा था। तो कॉमन कोड की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो इक्वेशन ऑफ XY आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ XY बोलें या फिर हम ZW बोलें, दैट इज रेडिकल एक्सिस C1 - C2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, फिगर आउट करते हैं क्या क्या डेटास हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, x² y² ये सब कैंसिल है आपके पास से। आप यहाँ से डेटा देखिए 16 भी कैंसिल है। वी आर हैविंग हियर एज 6x + 8y - 9। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, अब आप नोटिस करिएगा यहाँ से हम क्या बनाने वाले हैं। ओ से अगर हम इस रेडिकल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, दिस इज द परपेंडिकुलर, लेट्स कॉल दिस एज अ पॉइंट P यूटिलाइज नहीं हुआ है तो ओरिजिन से इसके ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला जा सकता है एंड वी कैन मेजर दिस लेंथ एज OP। ये इक्वेशन है, इक्वेशन को ध्यान से देख लेंगे, गड़बड़ तो नहीं हो रही। गड़बड़ हो गई है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 18 आएगा आपके पास से। दिस इज एन 18। ओके, दिस इज एन 18। तो आप ओरिजिन से ये लेंथ निकाल दीजिए OP। तो आपके पास बनेगा 0 + 0 - 18 अपॉन √of 36 + 64 which is at 10। 18/10 I am having this as 9/5। OP लेंथ इज 9/5। अब आप इस ट्राइंगल को थोड़ा नोटिस करिए, ये एक ट्राइंगल हम बना सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और ये लेंथ R1 रहेगी क्योंकि फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस है। OP हमें पता है, XP हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे अगर हम यहाँ पर तो आप देख सकते हैं OX का स्क्वायर इज इक्वल टू OP² + XP²। ठीक, OX इज R1, R1 इज 3 विच इज अ 9। OP आपको पता है 81/25 एंड इट इज एन XP²। 9 - 81/25 आपको XP निकालना है। 9 कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ से आपके पास से 9/25 बचेगा। आप रिटेन कीजिए, 16/25 बचता आपके पास से। ठीक है, विच इज अ 4/5 विच इज वी आर गेटिंग एट 12/5। ठीक है, XP लेंथ हमारे पास निकल के आ गया, XP इज 12/5 तो XY लेंथ हमारे पास बन गया है। सो XY लेंथ इज 2 times XP लेंथ विच इज 24/5। ये डेटा आपके पास आया। अगला क्या पूछा वो भी ध्यान से देखिए। अगला पूछा है XY लेंथ निकालिए, क्या है ZW लेंथ निकालिए। ZW, Z एंड W ये लेंथ हमें निकालना है। इस ZW को कैसे निकाला जाए ये हमें सोचना होगा कि ZW को कैसे बनाया जाए। तो देखिए ये इस वाले सर्कल का सेंटर B है, मुझे OP डिस्टेंस निकालनी है। अगर मैं OB डिस्टेंस को देखता हूं तो वो XP + PB है अपने पास से। ध्यान से देखिएगा, OP + PB है ना, लिखा गलत मैंने, OP + PB। OB डिस्टेंस R1 है, दिस इज R1। फर्स्ट वाले का सर्कल रेडियस 3 आता है। OP + PB, OP पता है, PB पता है, दिस इज 3। OP हम निकाल चुके हैं क्या? यस, वी हैव 9/5 एंड इट इज PB। हमारे पास से PB लेंथ आएगा 3 - 9/5 और ये यहाँ से आपके पास से 15 आता है। 15 में से आपके पास से 9 जाएंगे। वी आर गेटिंग दिस एज 6/5। इज इट फाइन? चेक कर लो। 6/5 इज द PB। अब आप 6/5 PB है तो आप इसको ध्यान से देखिए, इस वाले ट्राइंगल को। आप इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देख पा रहे हैं, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ 90 है तो इधर भी 90 है। सो PB का स्क्वायर ZP का स्क्वायर ZB के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ट्राइंगल
ZPB के अंदर आप देखेंगे ZB का स्क्वायर विच इज एन रेडियस 3, थर्ड रेडियस, ये क्या है, सेंटर है इसका, ये इसकी रेडियस है, दिस इज R3, इसका स्क्वायर आपके पास है PB एंड ZP बनेगा। ZB स्क्वायर इज PB स्क्वायर प्लस ZP स्क्वायर। क्या हमारे पास डेटा पता है? जी बिल्कुल। R3 का रेडियस हमें पता है, R3 कितना बना था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ R3, यहां पर हमने कैलकुलेट किया था, थर्ड रेडियस 3 is 6, इट वाज 6, तो 6 का स्क्वायर आपके पास है 36, PB हमें पता है, इसका स्क्वायर 36/25 प्लस ZP स्क्वायर। ZP स्क्वायर आप देखेंगे 36 आपके पास से कॉमन है, 24/25, सो दिस इज द नंबर। ZP हमें पता है तो ZW निकालना है जो इसका डबल होगा, इट इज ट्वाइस ऑफ ZP, वी कैन हैव 12/5 √24। अब जो हमसे पूछा है उस बारे में हम फोकस करते हैं, लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ XY, लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ XY, ये ZW का लेंथ ये रहा 12/5 अपॉन √24 और XY का लेंथ हमने निकाल रखा है, ये रहा, द लेंथ ऑफ XY इज 24/5। तो ये आप देखेंगे अगर, तो ये √24 आता है, डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, √24 को हम 6 into 4 लिख सकते हैं, तो √4 आपके पास से 2 बन जाएगा, इट इज 2√6 अपॉन 2, वी आर गेटिंग दिस एज √6, इसका डेटा हमारे पास है √6 आया, सो दिस इज गेटिंग कनेक्टेड विद √6। ठीक है, अब बारी बचती है एक और ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल MZMW। MZN ढूंढिए, MZ कहाँ है, M है, Z MZN, MZN एक तो ये डेटा है, तो हम इसी का एरिया यहां कंप्यूट करते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट, ट्राइंगल का एरिया MZN डिवाइडेड बाय ट्राइंगल ZMW। ठीक है, MZN और ZMW का एरिया में निकालना। देखिए MZN ये इसका क्या बन चुका है, दिस इज द डायमीटर MN और ये इसका परपेंडिकुलर हम ZP लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपके पास एरिया का बनेगा 1/2, द बेस इज MN, द बेस इज MN एंड द परपेंडिकुलर इज ZP, परपेंडिकुलर इज ZP। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ZMW इसकी बात करते हैं। ZMW के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ये देखिए ये भी एंगल 90 है, तो ZW बेस लेंगे और ये परपेंडिकुलर MP बन जाएगा। ZW इज द बेस, हाफ ZW एंड दिस परपेंडिकुलर MP इज द लेंथ। हाफ से हाफ कैंसिल है और ये सारे डेटा हम कंप्यूट कर चुके हैं। एग्जाम टाइम में इन सबको बनाना, हालांकि यहाँ पर ऑप्शंस भी आपकी काफी सारी हेल्प करने वाले हैं, है ना, वो भी हम देखेंगे, पहले इसको फिगर आउट कर लेते हैं। MN कितना है, MN इज द R3 का डबल, MN डायमीटर है, R3 का डबल बन जाएगा। ठीक है, एक डेटा और पूछा है ZP हमने निकाला है कहीं पर, PZ या ZP, ये रहा ZP, दिस इज द लेंथ ऑफ ZP, इसको यूटिलाइज करेंगे। सो ये आपके पास है 2 into 6 आता है और ZP की लेंथ है आपके पास से 6/5 √24 डिवाइडेड बाय ZW निकालना है। क्या ZW निकाला हमने, ये रहा ZW, ये रहा आपके पास है 12/5 √24, 12/5 √24 एंड MP या PM कहीं पे निकला है क्या, देखो MP this length, MP can be written as R1 plus OP, it is R1 plus OP, this is the length। अब आप चेक करिएगा तो कई सारे डेटा कैंसिल है, इससे कैंसिल है, 5 से 5 कैंसिल है, यहाँ पर आपके पास 6 है,
6 और 2 12 होता है, ये 12 भी चला जाएगा, आपके पास सिर्फ 6 बचेगा। ये रेट आपके पास है। R1 अगर आप देखेंगे, R1 हमारे पास थर्ड है, 3 वैल्यू आती है। और OP कितना है, OP हमने फिगर आउट किया 9/5 है, OP इज 9/5। यहाँ से 15 है, ये 9 है, ये 6 × 5/24। कैंसिल कीजिए इसको, ये 3 से कैंसिल होगा, 8 टाइम्स से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। वी आर गेटिंग 5/4 एज द आंसर। 5/4 इज दिस। सारे ऑप्शन मार्क कर दी, 3 3 3 ये मार्क्स से क्वेश्चन है। चलिए फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन बनाते हैं। 1 इज कनेक्टेड टू S, नो। 1 इज कनेक्टेड टू U, नो। सेकेंड इज कनेक्टेड टू Q, सेकेंड इज कनेक्टेड टू Q, करेक्ट। तो मतलब 17 क्वेश्चन उनके लिए जिन्होंने फर्स्ट 2 ऑप्शन सॉल्व किए हो, ये दे। पर इसमें क्या है, यहां पहुंचने के लिए तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ जाता है। अब थर्ड एंड फोर्थ की बात करते हैं। फर्स्ट पी से आप देखो, यहां पूछा है इनकरेक्ट बताइए, यह मजेदार सवाल है। इसका मतलब इसमें 3 ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट पी से कनेक्ट होगा, ये तो सही बात है। फोर्थ U से कनेक्टेड होगा, ये भी सही बात है। थर्ड आपका R से कनेक्ट होगा, ये भी सही बात है। फोर्थ आपका S से कनेक्ट हो रहा है, फोर्थ S से कनेक्ट नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। सो इसका आंसर करेक्ट बनेगा C, लेकिन इसका आंसर आपका बनेगा D। तो CD इज द फाइनल आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ज्योमेट्री के ऊपर पूछा गया, सर्कल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, पैराबोला भी हालांकि यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है, कॉमन टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म, सबसे इसको फुल्ली हमने सॉल्व करके देखा। देयर कुड बी अ मल्टीपल अप्रोच ऑल्सो, दिस वन इज द इजीएस्ट वन जो हमने यहाँ बनाई है। सीखते रहिए ऐसे ही बेहतरीन सवालों को, जब आपसे वो पूरा आपके दिमाग को ऑक्यूपाई करेगा जे एडवांस वाला। तो जितने बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, जो हाईली मतलब क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं, सवाल में घुस जाते हैं, तभी ये कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन पूछेंगे। कॉम्प्रीहेंशन प्लस मैच द कॉलम विद नेगेटिव मार्किंग, SQ फॉर्मेट, ये नया सेक्शन बनाया जे 2019 पेपर 2 के अंदर। ब्रिलियंट क्वेश्चंस, ब्रिलियंट अप्रोच, जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स है, लेकिन फिर भी आपने देखा काफी सारे अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसको सही किया था। परसेंटेज इज क्वाइट गुड, 10%, 11%, 17,000, 18,000, ठीक है। और इतने ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पर कोशिश कीजिएगा आप भी इस कैटेगरी के अंदर आए एंड कीप लर्निंग। जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है, तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं, उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर MCQ सेक्शन, जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसी बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं, तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube, ठीक है। और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है। चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन, जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9, 10 के बाद तैयारी करना चाहता है, उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि स्टूडेंट 9, 10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें। बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।